स्टूडियो गुलाबों की गहरी खुशबू से भरा हुआ था और जब हल्की गर्मियों की हवा बगीचे के पेड़ों के बीच से गुजरती तो खुले दरवाजे से कभी लैलेक की तीखी महक आती तो कभी गुलाबी फूलों वाले कांटेदार पौधे की ओर भी कोमल सुगंध भीतर चली आती। फारसी काठी बैगों से बने दीवान के कोने पर जिस पर वह अपनी आदत के अनुसार लगातार सिगरेट पीते हुए लेटा था, लॉर्ड हेनरी वॉटन को बस इतना दिखाई दे रहा था कि लैबरनम के शहद सी मीठी और शहद रंग की कलियां चमक रही थीं, जिनकी कांपती हुई शाखाएं मानो इतनी ज्वाला जैसी सुंदरता का भार मुश्किल से ही सह पा रही थीं। और कभी-कभी उड़ते हुए पक्षियों की विचित्र परछाइयां उस विशाल खिड़की के सामने लगे लंबे टसर रेशम के पर्दों पर से फिसल जाती, जिससे एक पल के लिए किसी जापानी दृश्य जैसा प्रभाव पैदा हो जाता और उसे टोक्यो के उन फीके जेड चेहरे वाले चित्रकारों की याद आ जाती, जो ऐसी कला के माध्यम से जो स्वभाव से स्थिर होती है, तेजी और गति का एहसास व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। लंबे, बिना कटे घास के बीच रास्ता बनाती मधुमक्खियों की भारी भनभनाहट या धूल से भरे सुनहरे सींगों जैसी लकड़ी की बेल के चारों ओर उनकी एक रस जिद्दी उड़ान इस शांति को और भी बोझिल बना देती थी। दूर से आती लंदन की मध्यम गर्जना किसी दूर के ऑर्गन के गहरे स्वर जैसी लग रही थी। कमरे के बीचों बीच एक सीधे खड़े ईजल पर कसकर लगाया हुआ एक पूरे कद का चित्र रखा था, एक ऐसे युवा का जिसकी व्यक्तिगत सुंदरता असाधारण थी। और उसे थोड़ी दूरी पर स्वयं चित्रकार बेसिल हॉलवर्ड बैठा था, जिसकी कुछ वर्ष पहले अचानक हुई गुमशुदगी ने उस समय जनता में भारी हलचल पैदा कर दी थी और अनेक अजीब अटकलों को जन्म दिया था। जब चित्रकार अपनी कला में इतनी कुशलता से उतारी गई उस सुंदर और मनोहारी आकृति को देख रहा था, तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता की एक मुस्कान तैर गई और मानो वहीं ठहर जाने वाली थी। लेकिन वह अचानक चौंक कर उठ बैठा और आंखें बंद कर अपनी उंगलियां पलकों पर रख लीं, जैसे वह अपने मस्तिष्क में किसी विचित्र स्वप्न को कैद कर लेना चाहता हो, जिससे उसे डर था कि कहीं वह जाग न जाए। यह तुम्हारा सबसे अच्छा काम है बेसिल, अब तक की तुम्हारी सबसे बेहतरीन चीज, लॉर्ड हेनरी ने डीले अंदाज में कहा। तुम्हें इसे अगले साल ग्रोस वेनर में जरूर भेजना चाहिए। अकादमी बहुत बड़ी और बहुत भद्दी है। जब भी मैं वहां गया हूं, या तो इतने लोग होते हैं कि मैं चित्र देख ही नहीं पाता जो भयानक है, या इतने चित्र होते हैं कि मैं लोगों को देख नहीं पाता जो उससे भी बुरा है। सच कहूं तो ग्रोसवेनर ही एकमात्र जगह है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कहीं भेजूंगा, उसने सिर को उस अजीब ढंग से पीछे झटकते हुए जवाब दिया, जिस पर ऑक्सफोर्ड में उसके दोस्त अक्सर हंसा करते थे। नहीं, मैं इसे कहीं नहीं भेजूंगा। लॉर्ड हेनरी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और अपनी भारी, अफीम सुगंधित सिगरेट से उठते पतले नीले धुएं के घुमावदार छल्लों के बीच से उसे आश्चर्य से देखा। कहीं नहीं भेजोगे मेरे प्रिय मित्र? क्यों? क्या कोई वजह है? तुम चित्रकार लोग भी बड़े अजीब होते हो। नाम कमाने के लिए दुनिया भर की हर चीज कर डालते हो, और जैसे ही नाम मिल जाता है उसे फेंक देने का मन करने लगता है। यह मूर्खता है, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज है जो लोगों के तुम्हारे बारे में बात करने से भी बदतर है, और वह है कि लोग तुम्हारे बारे में बिल्कुल बात ही न करें। ऐसा चित्र तुम्हें इंग्लैंड के सभी युवकों से बहुत ऊपर उठा देगा और बूढ़ों को भी काफी ईर्ष्यालु बना देगा, अगर बूढ़े लोग कभी किसी भावना के काबिल होते हों। मुझे पता है कि तुम मुझ पर हंसोगे, उसने उत्तर दिया, लेकिन सच में मैं इसे प्रदर्शित नहीं कर सकता। मैंने इसमें अपने आप को बहुत ज्यादा डाल दिया है। लॉर्ड हेनरी दीवान पर फैल गया और हंस पड़ा। हाँ, मुझे पता था कि तुम हंसोगे, लेकिन यह बात फिर भी बिल्कुल सच है। इसमें तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा डाल दिया है। सच कहूं तो बेसिल, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने घमंडी हो। और सच में मुझे तुम्हारे इस कठोर, मजबूत चेहरे और कोयले जैसे काले बालों में और इस युवा एडोनिस में, जो मानो हाथी दांत और गुलाब की पंखुड़ियों से बना हो, जरा भी समानता दिखाई नहीं देती। क्यों? मेरे प्रिय बेसिल, ये तो नार्सिसस है, और तुम, खैर, तुम्हारे चेहरे पर बौद्धिक अभिव्यक्ति तो है,
और वह सब। लेकिन असली सुंदरता वहीं खत्म हो जाती है, जहाँ बौद्धिक अभिव्यक्ति शुरू होती है। बुद्धि अपने आप में अतिशयोक्ति का एक रूप है और किसी भी चेहरे की सामंजस्यता को नष्ट कर देती है। जैसे ही कोई बैठकर सोचने लगता है, वह पूरा का पूरा नाक बन जाता है, या पूरा माथा, या कोई और भयानक चीज़। किसी भी विद्वान पेशे में सफल लोगों को देखो, वे कितने भद्दे होते हैं। बेशक चर्च के लोगों को छोड़कर, लेकिन चर्च में वे सोचते नहीं हैं। एक बिशप 80 साल की उम्र में भी वही बातें दोहराता रहता है जो उसे 18 साल की उम्र में कहने को कहा गया था, और स्वाभाविक परिणाम ये होता है कि वह हमेशा बिल्कुल प्रसन्न और आकर्षक दिखता है। तुम्हारा वह रहस्यमय युवा मित्र, जिसका नाम तुमने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन जिसकी तस्वीर मुझे सचमुच मोहित कर देती है, वह कभी सोचता ही नहीं होगा। मुझे इसका पूरा विश्वास है। वह कोई सुंदर, निहब-बुद्धि प्राणी है, जिसे सर्दियों में हमेशा यहाँ होना चाहिए, जब हमारे पास देखने के लिए फूल नहीं होते, और गर्मियों में भी हमेशा यहाँ होना चाहिए, जब हमें अपनी बुद्धि को थोड़ा ठंडा करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। अपने आप को धोखा मत दो, बेसिल। तुम उससे बिल्कुल भी मिलते-जुलते नहीं हो। तुम मुझे समझ नहीं रहे हो, हैरी, कलाकार ने उत्तर दिया। बेशक मैं उसके जैसा नहीं हूँ, ये मुझे पूरी तरह पता है। सच कहूँ तो मैं उसके जैसा दिखना भी नहीं चाहूँगा। तुम कंधे उचकाते हो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। शारीरिक और बौद्धिक विशिष्टता के साथ एक तरह की नियति जुड़ी होती है। वही नियति जो इतिहास में राजाओं के डगमगाते कदमों का पीछा करती प्रतीत होती है। अपने साथियों से अलग ना होना ही बेहतर है। इस दुनिया में बदसूरत और मूर्ख लोगों की हालत सबसे अच्छी होती है। वे आराम से बैठ सकते हैं और नाटक को घूरते रह सकते हैं। अगर उन्हें विजय का अनुभव नहीं होता, तो कम से कम उन्हें हार का ज्ञान भी नहीं सहना पड़ता। वे वैसे ही जीते हैं जैसे हम सबको जीना चाहिए, बिना किसी बाधा के, उदासीन और बिना चिंता के। वे न तो दूसरों पर विनाश लाते हैं, न ही कभी किसी पराये हाथ से उसे प्राप्त करते हैं। तुम्हारा पद और धन, हैरी, मेरी बुद्धि जितनी भी है, मेरी कला, जिसकी भी जो कीमत हो, और डोरियन ग्रे की सुंदरता, देवताओं ने हमें जो कुछ दिया है, उसके लिए हम सबको कष्ट सहना पड़ेगा, और बहुत भयानक कष्ट। डोरियन ग्रे, क्या यही उसका नाम है? लॉर्ड हेनरी ने स्टूडियो में चलते हुए बेसिल हॉलवर्ड की ओर बढ़ते हुए पूछा। हाँ, यही उसका नाम है। मेरा इरादा तुम्हें यह बताने का नहीं था। लेकिन क्यों नहीं? ओह, मैं समझा नहीं सकता। जब मुझे कोई व्यक्ति बहुत अधिक पसंद आ जाता है, तो मैं उसका नाम किसी को नहीं बताता। ये ऐसा है जैसे मैं उसका एक हिस्सा किसी और को सौंप रहा हूँ। मुझे अब रहस्य पसंद आने लगा है। लगता है कि यही एक चीज़ है जो हमारे लिए आधुनिक जीवन को रहस्यमय या अद्भुत बना सकती है। सबसे साधारण चीज़ भी आनंददायक हो जाती है, अगर उसे बस छिपाकर रखा जाए। अब जब भी मैं शहर छोड़ता हूँ, तो अपने घर वालों को कभी नहीं बताता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर बता दूँ, तो मेरा सारा आनंद खत्म हो जाएगा। ये शायद एक मूर्खतापूर्ण आदत है, लेकिन किसी तरह ये जीवन में बहुत सा रोमांस ले आती है। मुझे लगता है तुम मुझे इस बात पर बेहद मूर्ख समझते होगे। बिल्कुल नहीं, लॉर्ड हेनरी ने उत्तर दिया। बिल्कुल नहीं, मेरे प्रिय बेसिल। तुम शायद भूल रहे हो कि मेरी शादी हो चुकी है, और विवाह का सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि यह दोनों पक्षों के लिए धोखे से भरा जीवन बिल्कुल आवश्यक बना देता है। मुझे कभी पता नहीं होता कि मेरी पत्नी कहाँ है, और मेरी पत्नी को कभी पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब हम मिलते हैं, और हम कभी-कभी मिल ही लेते हैं, जब हम साथ बाहर खाना खाते हैं या ड्यूक के यहाँ जाते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल बेतुकी कहानियाँ बेहद गंभीर चेहरे बनाकर सुनाते हैं। मेरी पत्नी इसमें बहुत अच्छी है, असल में मुझसे भी कहीं बेहतर। वह कभी अपनी तारीखों में उलझती नहीं, और मैं हमेशा उलझ जाता हूँ। लेकिन जब वह मुझे पकड़ भी लेती है, तो बिल्कुल हंगामा नहीं करती। कभी-कभी तो मैं चाहता हूँ कि वह करे, लेकिन वह बस मुझ पर हँस देती है।
मुझे तुम्हारा अपने वैवाहिक जीवन के बारे में इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, हैरी, बेसिल हॉलवर्ड ने कहा, और उस दरवाजे की ओर टहलने लगा जो बगीचे में खुलता था। मुझे विश्वास है कि तुम वास्तव में बहुत अच्छे पति हो, लेकिन अपनी अच्छाइयों से पूरी तरह शर्मिंदा रहते हो। तुम एक अजीब इंसान हो। तुम कभी कोई नैतिक बात नहीं कहते और कभी कोई गलत काम भी नहीं करते। तुम्हारा यह निंदकपन सिर्फ एक दिखावा है। स्वाभाविक होना भी एक तरह का दिखावा ही है, और वह सबसे चिड़चिड़ा करने वाला दिखावा है जिसे मैं जानता हूं, लॉर्ड हेनरी हंसते हुए बोला। और दोनों युवा साथ साथ बगीचे में निकल आए और एक लंबे बांस के बेंच पर जाकर बैठ गए जो एक ऊंची लॉरेल की झाड़ी की छाया में रखा था। धूप चमकदार पत्तों पर फिसल रही थी। घास में सफेद डेजी के फूल हल्के हल्के कांप रहे थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद लॉर्ड हेनरी ने अपनी घड़ी निकाली। मुझे डर है कि अब मुझे चलना होगा, बेसिल, उसने धीरे से कहा, और जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम उस सवाल का जवाब दो जो मैंने तुमसे कुछ समय पहले पूछा था। कौन सा सवाल? चित्रकार ने जमीन पर नजर टिकाए हुए कहा। तुम अच्छी तरह जानते हो। नहीं जानता, हैरी। अच्छा, मैं ही बता देता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह समझाओ कि तुम डोरियन ग्रे की तस्वीर प्रदर्शित क्यों नहीं करना चाहते। मैं असली कारण जानना चाहता हूं। मैंने तुम्हें असली कारण बता दिया। नहीं, तुमने नहीं बताया। तुमने कहा कि क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत अधिक हिस्सा है। यह तो बचकानी बात है, हैरी, बेसिल हॉलवर्ड ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। हर चित्र जो भावना के साथ बनाया जाता है वह चित्रकलाकार का होता है, उस व्यक्ति का नहीं जिसकी तस्वीर बनाई जा रही है। वह व्यक्ति तो बस एक संयोग है, एक अवसर। चित्रकार उसके माध्यम से उसे प्रकट नहीं करता, बल्कि रंगों से भरे कैनवास पर चित्रकार स्वयं को प्रकट करता है। मैं इस चित्र को प्रदर्शित नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे डर है कि इसमें मैंने अपनी आत्मा का रहस्य दिखा दिया है। लॉर्ड हेनरी हंस पड़ा। और वह क्या है? उसने पूछा। मैं तुम्हें बताऊंगा, हॉलवर्ड ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन का भाव आ गया। मैं पूरी उत्सुकता से सुन रहा हूं, बेसिल, उसके साथी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। ओह, बताने को वास्तव में बहुत कम है, हैरी, चित्रकार ने उत्तर दिया। और मुझे डर है कि तुम शायद इसे समझ भी नहीं पाओगे। शायद तुम इस पर विश्वास भी नहीं करोगे। लॉर्ड हेनरी मुस्कुराया, झुककर घास में से गुलाबी पंखुड़ियों वाली एक डेजी तोड़ी और उसे देखने लगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसे समझ जाऊंगा। उसने उस छोटे से सुनहरे सफेद पंखुड़ी वाले गोल फूल को ध्यान से देखते हुए कहा। और जहां तक विश्वास करने की बात है, मैं किसी भी चीज पर विश्वास कर सकता हूं, बशर्ते वह पूरी तरह अविश्वसनीय हो। हवा ने पेड़ों से कुछ फूल गिरा दिए और घने गुच्छों में लगे भारी लैलेक के फूल सुस्त हवा में आगे पीछे झूलने लगे। दीवार के पास एक टिड्डा चिड़राने लगा और भूरे पारदर्शी पंखों पर एक लंबी पतली ड्रैगन फ्लाई नीले धागे की तरह उड़ती हुई निकल गई। लॉर्ड हेनरी को ऐसा लगा मानो वह बेसिल हॉलवर्ड के दिल की धड़कन सुन सकता है, और वह सोचने लगा कि अब क्या होने वाला है। कहानी बस इतनी सी है, कुछ देर बाद चित्रकार ने कहा। 2 महीने पहले मैं लेडी ब्रैंडन के यहाँ एक बड़ी सभा में गया था। तुम जानते हो, हम बेचारे कलाकारों को समय समय पर समाज में दिखना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि लोगों को याद रहे कि हम जंगली नहीं हैं। एक शाम का कोट और सफेद टाई पहनकर, जैसा तुमने एक बार कहा था, कोई भी, यहां तक कि कोई शेयर ब्रोकर भी, सभ्य होने की प्रतिष्ठा पा सकता है। खैर, कमरे में मुझे आए हुए लगभग 10 मिनट हुए थे और मैं भारी सजज वाली बूढ़ी महिलाओं और उबाऊ अकादमी के सदस्यों से बातें कर रहा था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैं आधा मुड़ा और पहली बार डोरियन ग्रे को देखा। जब हमारी नजरें मिलीं तो मुझे लगा कि मेरा चेहरा पीला पड़ रहा है। मुझ पर एक अजीब सा भय छा गया।
मुझे तुरंत समझ आ गया कि मैं ऐसे व्यक्ति के सामने आ गया हूँ, जिसकी मात्र उपस्थिति इतनी आकर्षक है कि अगर मैं उसे ऐसा करने दूँ, तो वह मेरी पूरी प्रकृति, मेरी पूरी आत्मा, यहाँ तक कि मेरी कला तक को अपने अंदर समेट लेगा। मैं अपने जीवन में किसी बाहरी प्रभाव को नहीं चाहता था। तुम खुद जानते हो, हैरी, कि स्वभाव से मैं कितना स्वतंत्र हूँ। मैं हमेशा अपना खुद का स्वामी रहा हूँ। कम से कम तब तक तो था, जब तक मेरी मुलाकात डोरियन ग्रे से नहीं हुई थी। उसके बाद लेकिन मैं तुम्हें यह समझा नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बता रहा हो कि मैं अपने जीवन के एक भयानक संकट के किनारे खड़ा हूँ। मुझे अजीब-सा आभास हुआ कि भाग्य ने मेरे लिए अत्यंत मधुर सुख और अत्यंत गहरे दुःख दोनों ही संजो कर रखे हैं। मैं डर गया और कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। ये मेरे विवेक की वजह से नहीं था, ये किसी तरह की कायरता थी। भागने की कोशिश करने के लिए मैं खुद को कोई श्रेय नहीं देता। विवेक और कायरता वास्तव में एक ही चीज़ है बेसिल। विवेक तो बस उस फर्म का व्यापारिक नाम है, बस इतना ही। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हैरी, और मुझे नहीं लगता कि तुम भी करते हो। खैर, जो भी मेरा कारण रहा हो, और शायद वह अहंकार ही रहा हो, क्योंकि मैं कभी बहुत अभिमानी हुआ करता था। मैं सचमुच दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वहां स्वाभाविक रूप से मेरी टक्कर लेडी ब्रैंडन से हो गई। आप इतनी जल्दी भागकर तो नहीं जा रहे मिस्टर हॉलवर्ड? वह चीखती हुई बोली। तुम उसकी वह अजीब सी तीखी आवाज जानते हो? हाँ, वह हर चीज में मोर है, सिवाय सुंदरता के। लॉर्ड हेनरी ने अपनी लंबी, बेचैन उंगलियों से डेज़ी को टुकड़े-टुकड़े करते हुए कहा। मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा सका। वह मुझे राजघरानों के लोगों के पास ले गई, सितारों और गाटरों से सजे लोगों के पास, और विशाल ताज और तोते जैसी नाक वाली बुजुर्ग महिलाओं के पास। वह मेरा परिचय अपने सबसे प्रिय मित्र के रूप में करवा रही थी। मैं उससे इससे पहले केवल एक ही बार मिला था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह मुझे मशहूर बना देगी। मुझे लगता है उस समय मेरी किसी तस्वीर को बड़ी सफलता मिली थी। कम से कम सस्ते अखबारों में उसकी खूब चर्चा हो रही थी, जो 19वीं सदी में अमरता का मानक माना जाता है। अचानक मैंने खुद को उस युवा के आमने-सामने पाया, जिसकी शख्सियत ने मुझे इतनी अजीब तरह से झकझोर दिया था। हम बहुत पास खड़े थे, लगभग छू ही रहे थे। हमारी नज़रें फिर मिलीं। यह मेरी तरफ से लापरवाही थी, लेकिन मैंने लेडी ब्रैंडन से कहा कि वह मेरा उससे परिचय करवा दें। शायद यह उतनी लापरवाही भी नहीं थी, ये बस अपरिहार्य था। हम बिना किसी परिचय के भी एक दूसरे से बात कर लेते। मुझे इसका पूरा विश्वास है। डोरियन ने बाद में मुझसे यही कहा था। उसे भी लगा था कि हम दोनों का एक दूसरे से मिलना तय था। और लेडी ब्रैंडन ने इस अद्भुत युवक का परिचय कैसे करवाया? उसके साथी ने पूछा। मुझे पता है कि वह अपने हर मेहमान का संक्षिप्त परिचय देने की बड़ी शौकीन है। मुझे याद है कि वह मुझे एक चिड़चिड़े और लाल चेहरे वाले बूढ़े सज्जन के पास ले गई थी, जो तमगों और रिबनों से लदा हुआ था, और उसने मेरे कान में दुख भरी फुसफुसाहट में, जो कमरे में मौजूद हर किसी को साफ सुनाई दे रही होगी, उसके बारे में सबसे चौंकाने वाली बातें बतानी शुरू कर दी थीं। मैं तुरंत वहां से भाग निकला। मुझे लोगों को खुद जानना पसंद है, लेकिन लेडी ब्रैंडन अपने मेहमानों के साथ ठीक उसी तरह व्यवहार करती है, जैसे कोई नीलामी करने वाला अपने सामान के साथ करता है। वह या तो उन्हें पूरी तरह समझाकर खत्म कर देती है, या फिर उनके बारे में सब कुछ बता देती है, सिवाय उस बात के जिसे वास्तव में जानना चाहिए। बेचारी लेडी ब्रैंडन, तुम उसके साथ बहुत सख्ती कर रहे हो हैरी, हॉलवर्ड ने उदासीन स्वर में कहा। मेरे प्रिय मित्र, उसने एक सैलून शुरू करने की कोशिश की थी, और अंत में बस एक रेस्तरां खोल पाई। मैं उसकी प्रशंसा कैसे कर सकता हूँ? लेकिन बताओ, उसने मिस्टर डोरियन ग्रे के बारे में क्या कहा? ओह, कुछ इस तरह, बहुत ही प्यारा लड़का, उसकी बेचारी माँ, और मैं तो बिल्कुल अलग ही नहीं होते थे। वह करता क्या है, ये तो मैं भूल ही गई हूँ। मुझे डर है कि वह कुछ करता ही नहीं। ओह हाँ, पियानो बजाता है, या फिर वायलिन है,
है ना? प्रिय मिस्टर ग्रे, हम दोनों अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उसी क्षण दोस्त बन गए। हंसी किसी दोस्ती की बिल्कुल भी बुरी शुरुआत नहीं होती और उसका सबसे अच्छा अंत तो यही होता है, युवा लॉर्ड ने कहा और एक और डेजी तोड़ ली। हॉलवर्ड ने सिर हिला दिया। तुम दोस्ती का मतलब नहीं समझते हैरी, वह बुदबुदाया, और ना ही दुश्मनी का। तुम्हें हर कोई पसंद है, यानी तुम हर किसी के प्रति उदासीन हो। तुम कितनी भयानक नाइंसाफी कर रहे हो, लॉर्ड हेनरी ने टोपी को पीछे झुकाते हुए कहा और ऊपर आसमान की ओर देखने लगा, जहां छोटे छोटे बादल चमकदार सफेद रेशम के उलझे धागों की तरह गर्मियों के फिरोजी आकाश में तैर रहे थे। हाँ, बहुत ही भयानक नाइंसाफी। मैं लोगों में बहुत फर्क करता हूँ। मैं अपने दोस्तों को उनकी खूबसूरती के लिए चुनता हूँ, अपने परिचितों को उनके अच्छे चरित्र के लिए और अपने दुश्मनों को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए। आदमी अपने दुश्मनों को चुनने में कभी ज्यादा सावधान नहीं हो सकता। मेरा कोई भी दुश्मन मूर्ख नहीं है। वे सभी कुछ ना कुछ बौद्धिक क्षमता वाले लोग हैं और इसलिए वे सभी मेरी कद्र करते हैं। क्या यह मेरी बहुत बड़ी घमंड की बात है? मुझे तो यह थोड़ा सा घमंड ही लगता है। मुझे तो लगता है कि यह घमंड ही है हैरी, लेकिन तुम्हारी इस श्रेणी के अनुसार तो मैं केवल एक परिचित ही हुआ। मेरे प्रिय पुराने बेसिल, तुम सिर्फ एक परिचित से कहीं ज्यादा हो और दोस्त से कहीं कम, शायद किसी तरह का भाई। ओ भाई, मुझे भाइयों से कोई लगाव नहीं। मेरा बड़ा भाई मरता ही नहीं और मेरे छोटे भाई मानो कुछ और करते ही नहीं। हैरी, हॉलवर्ड ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्र, मैं पूरी तरह गंभीर नहीं हूं, लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों से नफरत किए बिना नहीं रह सकता। शायद इसका कारण यह है कि हम में से कोई भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दूसरे लोगों में वही दोष हों जो हम में खुद हैं। मैं तो अंग्रेज लोकतंत्र के उस गुस्से से पूरी तरह सहानुभूति रखता हूं जो वे ऊंचे वर्गों के तथाकथित दुर्गुणों के खिलाफ दिखाते हैं। जनता को लगता है कि शराबखोरी, मूर्खता और अनैतिकता उनकी अपनी खास संपत्ति होनी चाहिए और अगर हम में से कोई भी खुद को मूर्ख बना ले तो वह उनके अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है। जब बेचारे साउथवर्क का मामला तलाक अदालत में पहुंचा तो उनका आक्रोश सचमुच शानदार था। फिर भी मुझे नहीं लगता कि मजदूर वर्ग के 10% लोग भी सही ढंग से जीवन जीते होंगे। मैं तुम्हारी कही हुई एक भी बात से सहमत नहीं हूं और इससे भी बढ़कर, हैरी, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम खुद भी इन बातों पर विश्वास नहीं करते। लॉर्ड हेनरी ने अपनी नुकीली भूरी दाढ़ी पर हाथ फेरा और अपनी चमकदार पेटेंट लेदर की जूती की नोक को काले आबनूस की झब्बेदार छड़ी से हल्के से ठोंकने लगा। तुम कितने अंग्रेज हो बेसिल। ये दूसरी बार है जब तुमने यह टिप्पणी की है। अगर कोई किसी सच्चे अंग्रेज के सामने कोई विचार रख दे, जो हमेशा ही एक जोखिम भरा काम होता है, तो वह कभी यह सोचने की जहमत नहीं उठाता कि वह विचार सही है या गलत। वह केवल यही देखता है कि सामने वाला खुद उस पर विश्वास करता है या नहीं। लेकिन किसी विचार का मूल्य उस व्यक्ति की ईमानदारी से बिल्कुल भी संबंधित नहीं होता जो उसे व्यक्त कर रहा है। वास्तव में संभावना तो यही है कि जितना अधिक व्यक्ति असत्यनिष्ठ होगा, उसका विचार उतना ही अधिक शुद्ध रूप से बौद्धिक होगा, क्योंकि तब वह उसके निजी इच्छाओं, जरूरतों या पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं होगा। खैर, मैं तुमसे राजनीति, समाजशास्त्र या तत्वमीमांसा पर चर्चा करने का इरादा नहीं रखता। मुझे सिद्धांतों से ज्यादा लोग पसंद हैं और जिन लोगों के कोई सिद्धांत नहीं होते, वे तो मुझे दुनिया में सबसे अधिक पसंद है। मुझे मिस्टर डोरियन ग्रे के बारे में और बताओ। तुम उससे कितनी बार मिलते हो? हर दिन। अगर मैं उसे हर दिन ना देखूं तो खुश नहीं रह सकता। वह मेरे लिए बिल्कुल आवश्यक है। कितनी अजीब बात है। मुझे तो लगता था कि तुम्हें अपनी कला के अलावा किसी और चीज की परवाह ही नहीं होगी। वह अब मेरे लिए मेरी सारी कला है,
चित्रकार ने गंभीर स्वर में कहा, कभी-कभी मुझे लगता है, हैरी, कि दुनिया के इतिहास में वास्तव में केवल 2 ही युग महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, वह जब कला के लिए कोई नया माध्यम सामने आता है, और दूसरा वह जब कला के लिए कोई नई व्यक्तित्व शक्ति प्रकट होती है। जैसे तेल चित्रकला का आविष्कार वेनिस के कलाकारों के लिए था, जैसे एंटिनोस का चेहरा बाद की यूनानी मूर्तिकला के लिए था, वैसे ही एक दिन डोरियन ग्रे का चेहरा मेरे लिए होगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं उससे चित्र बनाता हूँ, उससे रेखाचित्र बनाता हूँ, उससे स्केच करता हूँ। निस्संदेह मैंने यह सब किया है, लेकिन वह मेरे लिए केवल एक मॉडल या बैठने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगा कि मैं उसके बनाए हुए चित्रों से असंतुष्ट हूँ, या यह कि उसकी सुंदरता ऐसी है जिसे कला व्यक्त नहीं कर सकती। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे कला व्यक्त न कर सके। और मैं जानता हूँ कि डोरियन ग्रे से मिलने के बाद मैंने जो काम किया है, वह अच्छा काम है, मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम। लेकिन किसी अजीब तरह से मैं सोचता हूँ, क्या तुम मुझे समझ पाओगे? उसकी शख्सियत ने मेरे भीतर कला का एक बिल्कुल नया तरीका सुझाया है, शैली का एक बिल्कुल नया रूप। मैं चीज़ों को अलग तरह से देखता हूँ, उनके बारे में अलग तरह से सोचता हूँ। अब मैं जीवन को उस तरह से फिर से रच सकता हूँ, जो पहले मुझसे छिपा हुआ था। विचारों के दिनों में रूप का एक स्वप्न। ये किसने कहा था? मुझे याद नहीं, लेकिन डोरियन ग्रे मेरे लिए यही रहा है। इस लड़के की केवल दिखाई देने वाली उपस्थिति, क्योंकि मुझे वह मुश्किल से एक लड़के से अधिक लगता है, हालांकि वह वास्तव में 20 से ऊपर है। उसकी केवल दिखाई देने वाली उपस्थिति। आह! क्या तुम समझ सकते हो कि इसका क्या अर्थ है? अनजाने में ही वह मेरे लिए एक नई कला परंपरा की रेखाएं निर्धारित करता है। ऐसी परंपरा जिसमें रोमानी आत्मा का सारा जुनून होगा और यूनानी आत्मा की सारी पूर्णता होगी। आत्मा और शरीर का सामंजस्य, यह कितना महान है। अपनी मूर्खता में हमने इन दोनों को अलग कर दिया है और एक ऐसा यथार्थवाद गढ़ लिया है जो भद्दा है, और एक ऐसी आदर्शता जो खोखली है। हैरी, अगर तुम जानते कि डोरियन ग्रे मेरे लिए क्या है, तुम्हें मेरा वह परिदृश्य चित्र याद है जिसके लिए एग्न्यू ने मुझे इतनी बड़ी कीमत की पेशकश की थी, लेकिन जिसे मैंने बेचने से मना कर दिया था? वह मेरे बनाए हुए सबसे अच्छे कामों में से एक है। और क्यों? क्योंकि जब मैं उसे बना रहा था, डोरियन ग्रे मेरे पास बैठा हुआ था। उससे कोई सूक्ष्म प्रभाव मुझ में उतर आया था, और अपने जीवन में पहली बार मैंने उस साधारण जंगल में वही अद्भुतता देखी जिसकी मैं हमेशा तलाश करता रहा था और जिसे हमेशा खो देता था। बेसिल, यह तो असाधारण बात है। मुझे डोरियन ग्रे से मिलना ही होगा। हॉलवर्ड बेंच से उठ खड़ा हुआ और बगीचे में टहलने लगा। कुछ समय बाद वह वापस आया। हैरी, उसने कहा, डोरियन ग्रे मेरे लिए बस कला का एक प्रेरणा स्रोत है। तुम शायद उसमें कुछ भी ना देखो, मैं उसमें सब कुछ देखता हूँ। मेरे काम में वह तब सबसे अधिक मौजूद होता है जब उसकी कोई छवि वहां नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा, वह एक नए तरीके का संकेत है। मैं उसे कुछ रेखाओं के मोड़ों में पाता हूँ, कुछ रंगों की सुंदरता और सूक्ष्मता में पाता हूँ। बस इतना ही। तो फिर तुम उसका चित्र प्रदर्शित क्यों नहीं करना चाहते? लॉर्ड हेनरी ने पूछा। क्योंकि बिना इरादा किए ही मैंने उसमें इस अजीब कलात्मक पूजा की कुछ अभिव्यक्ति डाल दी है, जिसके बारे में मैंने कभी उससे बात करने की परवाह नहीं की। उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और उसे कभी कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन दुनिया शायद इसका अनुमान लगा ले, और मैं अपनी आत्मा को उनकी उथली, टोह लेने वाली आंखों के सामने उजागर नहीं करूंगा। मेरा दिल कभी उनके माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं रखा जाएगा। उस चीज में मेरा बहुत अधिक हिस्सा है, हैरी, बहुत अधिक। कभी तुम्हारी तरह इतने संकोची नहीं होते। उन्हें पता है कि प्रकाशन के लिए जुनून कितना उपयोगी होता है। आजकल तो टूटा हुआ दिल भी कई संस्करण निकाल देता है। मैं इसी वजह से उनसे नफरत करता हूं, हॉलवर्ड चिल्लाया। एक कलाकार को सुंदर चीजें बनानी चाहिए, लेकिन उनमें अपने जीवन का
कुछ भी नहीं डालना चाहिए। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोग कला के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह आत्मकथा का एक रूप हो। हमने सुंदरता की अमूर्त समझ खो दी है। किसी दिन मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि वह क्या है, और इसी कारण दुनिया कभी मेरे डोरियन ग्रे के चित्र को नहीं देखेगी। मुझे लगता है तुम गलत हो, बेसिल, लेकिन मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। बहस तो वही करते हैं जो बौद्धिक रूप से भटके हुए होते हैं। मुझे बताओ, क्या डोरियन ग्रे तुम्हें बहुत पसंद करता है? चित्रकार ने कुछ क्षण सोचा। वह मुझे पसंद करता है। थोड़ी देर बाद उसने उत्तर दिया। मुझे पता है कि वह मुझे पसंद करता है। बेशक, मैं उसकी बहुत चापलूसी करता हूँ। मुझे एक अजीब आनंद मिलता है उससे ऐसी बातें कहने में जिनके लिए बाद में मुझे पछताना पड़ता है। आमतौर पर वह मेरे साथ बहुत मोहक रहता है और हम स्टूडियो में बैठकर हजारों बातें करते हैं। लेकिन कभी-कभी वह बहुत ही लापरवाह हो जाता है और मानो मुझे पीड़ा देने में उसे सचमुच आनंद मिलता हो। तब मुझे लगता है, हैरी, कि मैंने अपनी पूरी आत्मा किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी है जो उसे ऐसे लेता है जैसे कोट में लगाने के लिए कोई फूल हो, अपनी घमंड को सजाने के लिए कोई छोटी सी सजावट हो, गर्मियों के एक दिन के लिए कोई आभूषण हो। गर्मियों के दिन अक्सर लंबे होते हैं, बेसिल, लॉर्ड हेनरी ने धीमे से कहा। शायद तुम उससे पहले ही ऊब जाओगे। यह सोचकर दुख होता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रतिभा सुंदरता से अधिक समय तक टिकती है। यही कारण है कि हम सब अपने आप को जरूरत से ज्यादा शिक्षित करने में इतने प्रयास करते हैं। अस्तित्व की इस उग्र लड़ाई में हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो टिके रहे, और इसीलिए हम अपने दिमाग को कूड़े और तथ्यों से भर लेते हैं, इस मूर्खतापूर्ण आशा में कि हम अपनी जगह बनाए रख सकेंगे। पूरी तरह जानकारी रखने वाला आदमी, यही आधुनिक आदर्श है। और पूरी तरह जानकारी रखने वाले आदमी का दिमाग एक भयानक चीज होता है। वह किसी कबाड़ की दुकान की तरह होता है जिसमें हर तरह के अजीब सामान और धूल भरी पड़ी हो, और हर चीज की कीमत उसकी असली कीमत से कहीं अधिक लगाई गई हो। फिर भी मुझे लगता है कि तुम ही पहले उबोगे। किसी दिन तुम अपने दोस्त को देखोगे और वह तुम्हें थोड़ा सा अनुपात से बाहर लगेगा, या तुम्हें उसके रंग का स्वर पसंद नहीं आएगा, या कुछ और। अपने दिल में तुम उसे कड़वे शब्दों में दोष दोगे और गंभीरता से सोचोगे कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। अगली बार जब वह तुमसे मिलने आएगा, तुम पूरी तरह ठंडे और उदासीन रहोगे। यह बहुत अफसोस की बात होगी, क्योंकि इससे तुम बदल जाओगे। तुमने जो कुछ मुझे बताया है वह एक तरह का रोमांस है, कला का रोमांस, अगर ऐसा कहा जाए। और किसी भी रोमांस की सबसे बुरी बात यह होती है कि अंत में वह आदमी को बिल्कुल अरसिक बना देता है। हैरी, इस तरह मत बोलो। जब तक मैं जीवित हूं, डोरियन ग्रे की शख्सियत मुझ पर हावी रहेगी। तुम वह महसूस नहीं कर सकते जो मैं करता हूं। तुम बहुत जल्दी बदल जाते हो। मेरे प्रिय बेसिल, ठीक इसी वजह से मैं इसे महसूस कर सकता हूं। जो लोग वफादार होते हैं वे प्रेम का केवल साधारण पक्ष जानते हैं। प्रेम की त्रासदियां तो वही जानते हैं जो बेवफा होते हैं। और लॉर्ड हेनरी ने अपने नाजुक चांदी के केस पर माचिस जलाई और एक सिगरेट सुलगा ली, उस आत्मसचेत और संतुष्ट भाव के साथ, मानो उसने एक वाक्य में पूरी दुनिया का सार कह दिया हो। आईवी की हरी चमकीली पत्तियों में चहचहाते गौरैयों की सरसराहट हो रही थी, और नीले बादलों की छायाएं घास पर इस तरह दौड़ रही थीं जैसे निगल पक्षी उड़ते हों। बगीचे में कितना सुखद लग रहा था, और दूसरे लोगों की भावनाएं कितनी मन भावन होती हैं, उसे तो वे उनके विचारों से कहीं अधिक आनंददायक लगती थीं। अपनी ही आत्मा और अपने मित्रों की भावनाएं, जीवन में यही सबसे आकर्षक चीजें थीं। उसने चुपचाप मुस्कुराते हुए उस उबाऊ दोपहर के भोजन की कल्पना की जिसे उसने बेसिल हॉलवर्ड के साथ इतनी देर रुककर छोड़ दिया था। अगर वह अपनी मौसी के यहाँ गया होता तो वहां निश्चित ही लॉर्ड गुडबॉडी से मुलाकात होती, और सारी बातचीत गरीबों को भोजन कराने और आदर्श आवास गृहों की आवश्यकता के बारे में होती। हर वर्ग उन गुणों के महत्व का उपदेश देता जिनका पालन अपने जीवन में उन्हें करने की कोई जरूरत ही नहीं थी।
अमीर लोग मितव्ययिता के मूल्य पर भाषण देते और निकम्मे लोग श्रम की गरिमा पर बड़े जोश से बोलते। उससे बच निकलना सचमुच सुखद था। जब उसने अपनी मौसी के बारे में सोचा, तो अचानक उसके मन में एक विचार आया। वह हॉलवर्ड की ओर मुड़ा और बोला, मेरे प्रिय मित्र, मुझे अभी-अभी याद आया। क्या याद आया हैरी? मुझे याद आया कि मैंने डोरियन ग्रे का नाम कहाँ सुना था। कहाँ? हॉलवर्ड ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। इतने नाराज मत दिखो बेसिल। वह मेरी मौसी लेडी अगाथा के यहाँ था। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने एक अद्भुत युवक खोज निकाला है जो ईस्ट एंड में उनकी मदद करने वाला है, और उसका नाम डोरियन ग्रे है। मुझे यह कहना पड़ेगा कि उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि वह सुंदर भी है। स्त्रियों को सुंदरता की कोई कद्र नहीं होती, कम से कम अच्छी स्त्रियों को तो नहीं होती। उन्होंने कहा था कि वह बहुत गंभीर है और उसका स्वभाव बहुत सुंदर है। मैंने तुरंत अपने मन में एक ऐसे प्राणी की कल्पना कर ली थी जिसके नाक पर चश्मा हो, बाल बिखरे हुए हों, चेहरा भयंकर झाइयों से भरा हो और जो अपने विशाल पैरों से इधर-उधर घूमता रहता हो। काश मुझे पता होता कि वह तुम्हारा मित्र है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें पता नहीं था हैरी। क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो। तुम नहीं चाहते कि मैं उससे मिलूं। नहीं, मिस्टर डोरियन ग्रे स्टूडियो में है, सर, बटलर ने बगीचे में आते हुए कहा। अब तो तुम्हें मेरा परिचय करवाना ही पड़ेगा, लॉर्ड हेनरी हंसते हुए बोला। चित्रकार अपने नौकर की ओर मुड़ा, जो धूप में आंखें मिचमिचाते हुए खड़ा था। मिस्टर ग्रे से कहो कि थोड़ा इंतजार करें, पार्कर। मैं कुछ ही क्षणों में अंदर आता हूं। आदमी ने झुककर सलाम किया और रास्ते से होता हुआ चला गया। फिर वह लॉर्ड हेनरी की ओर मुड़ा। डोरियन ग्रे मेरा सबसे प्रिय मित्र है, उसने कहा। उसका स्वभाव सरल और सुंदर है। तुम्हारी मौसी ने उसके बारे में जो कहा, वह बिल्कुल सही था। उसे बिगाड़ना मत, उस पर प्रभाव डालने की कोशिश मत करना। तुम्हारा प्रभाव उस पर बुरा पड़ेगा। दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें बहुत से अद्भुत लोग हैं। मुझसे उस एक व्यक्ति को मत छीनो, जो मेरी कला को वह आकर्षण देता है जो उसमें है। एक कलाकार के रूप में मेरा जीवन उसी पर निर्भर है। ध्यान रखना, हैरी, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। वह बहुत धीरे-धीरे बोल रहा था और शब्द मानो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके मुंह से निकल रहे थे। तुम कितनी बेतुकी बातें करते हो, लॉर्ड हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा और हॉलवर्ड की बांह पकड़कर लगभग उसे घर के भीतर ले चला। अध्याय 2। जैसे ही वे अंदर आए, उन्होंने डोरियन ग्रे को देखा। वह पियानो पर बैठा था, पीठ उनकी ओर थी और शुमान की फॉरेस्ट सीन्स की एक किताब के पन्ने पलट रहा था। बेसिल, तुम्हें ये मुझे उधार देनी होंगी, वह बोला। मैं इन्हें सीखना चाहता हूँ। ये बिल्कुल मनमोहक हैं। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आज तुम कैसे बैठते हो, डोरियन। ओह, मैं बैठते-बैठते थक गया हूँ और मुझे अपना पूरे कद का चित्र नहीं चाहिए, लड़के ने कहा और जिद्दी, चिड़चिड़े अंदाज में संगीत स्टूल पर घूम गया। जब उसकी नज़र लॉर्ड हेनरी पर पड़ी, तो एक पल के लिए उसके गालों पर हल्की लाली छा गई और वह तुरंत खड़ा हो गया। माफ कीजिए, बेसिल, मुझे पता नहीं था कि आपके साथ कोई और भी है। यह लॉर्ड हेनरी वॉटन है, डोरियन, मेरे पुराने ऑक्सफोर्ड मित्र। मैं अभी इन्हें बता रहा था कि तुम कितने शानदार बैठने वाले मॉडल हो, और अब तुमने सब बिगाड़ दिया। आपसे मिलकर मुझे खुशी ही हुई है, मिस्टर ग्रे, लॉर्ड हेनरी ने आगे बढ़ते हुए और हाथ बढ़ाकर कहा। मेरी मौसी अक्सर आपके बारे में बात करती रही हैं। आप उनके बहुत प्रिय हैं और मुझे डर है, उनके शिकारों में से एक भी। इस समय मैं लेडी अगाथा की नाराजगी की सूची में हूं, डोरियन ने एक मजेदार पछतावे भरे भाव के साथ कहा। मैंने उनसे पिछले मंगलवार व्हाइट चैपल के एक क्लब में जाने का वादा किया था।
और सच कहूँ तो मैं उसे बिल्कुल भूल गया। हमें साथ में एक डुएट बजाना था, शायद 3 डुएट। अब वह मुझसे क्या कहेंगी, मुझे नहीं पता। मैं उनसे मिलने जाने से भी डर रहा हूँ। ओह! मैं तुम्हारा मामला अपनी मौसी से ठीक कर दूँगा। वह तुम्हारे लिए बहुत समर्पित है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे वहाँ न होने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ा होगा। श्रोताओं ने शायद उसे डुएट ही समझा होगा। जब मौसी अगाथा पियानो पर बैठती हैं, तो वह अकेले ही 2 लोगों जितना शोर कर लेती हैं। यह उनके लिए बहुत बुरा है और मेरे लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं, डोरियन ने हँसते हुए उत्तर दिया। लॉर्ड हेनरी उसे देखने लगा। हाँ, वह सचमुच अद्भुत रूप से सुंदर था। उसके सुंदर मुड़े हुए लाल होंठ, उसकी साफ नीली आंखें और उसके घुंघराले सुनहरे बाल। उसके चेहरे में कुछ ऐसा था कि कोई भी तुरंत उस पर विश्वास कर ले। उसमें युवावस्था की सारी निष्कपटता थी और साथ ही युवावस्था की सारी उग्र पवित्रता भी। ऐसा लगता था कि उसने खुद को दुनिया की मलिनताओं से अछूता रखा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बेसिल हॉलवर्ड उसकी पूजा करता था। आप इतने आकर्षक हैं कि आपको परोपकार के कामों में पड़ना ही नहीं चाहिए, मिस्टर ग्रे। बहुत ही ज्यादा आकर्षक। यह कहते हुए लॉर्ड हेनरी दीवान पर जा बैठा और अपना सिगरेट केस खोल लिया। चित्रकार अपने रंग मिलाने और ब्रश तैयार करने में व्यस्त था। वह चिंतित दिखाई दे रहा था और जब उसने लॉर्ड हेनरी की आखिरी बात सुनी, तो उसने उसकी ओर देखा, एक पल झिनका और फिर बोला, हैरी, मैं आज यह चित्र पूरा करना चाहता हूँ। अगर मैं तुमसे जाने के लिए कहूँ, तो क्या तुम्हें यह बहुत असभ्य लगेगा? लॉर्ड हेनरी मुस्कुराया और डोरियन ग्रे की ओर देखा। क्या मुझे जाना चाहिए, मिस्टर ग्रे? उसने पूछा। ओह, कृपया मत जाइए लॉर्ड हेनरी। मैं देख रहा हूँ कि बेसिल अपने उन रूठे हुए मूड में है और जब वह इस तरह रूठता है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा मैं आपसे यह भी सुनना चाहता हूँ कि मुझे परोपकार क्यों नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें यह बताऊंगा भी या नहीं, मिस्टर ग्रे। ये इतना उबाऊ विषय है कि इस पर गंभीरता से बात करनी पड़ती है। लेकिन अब जबकि तुमने मुझसे रुकने को कहा है, मैं निश्चित ही भागकर नहीं जाऊंगा। तुम्हें सच में कोई आपत्ति नहीं है, बेसिल? तुम अक्सर कहते रहे हो कि तुम्हें अच्छा लगता है जब तुम्हारे मॉडल के पास बात करने के लिए कोई हो। हॉलवर्ड ने अपने होंठ काटे। अगर डोरियन चाहता है, तो तुम्हें रुकना ही होगा। डोरियन की इच्छाएं सबके लिए कानून हैं, सिवाय उसके अपने लिए। लॉर्ड हेनरी ने अपनी टोपी और दस्ताने उठा ली। तुम बहुत जोर दे रहे हो, बेसिल, लेकिन मुझे डर है कि मुझे जाना ही होगा। मैंने ऑर्लियंस में एक आदमी से मिलने का वादा किया है। अलविदा, मिस्टर ग्रे। किसी दिन कर्जन स्ट्रीट पर मुझसे मिलने आओ। मैं लगभग हमेशा 5 बजे घर पर होता हूँ। जब आने का सोचो, तो मुझे लिख देना। तुम्हें ना मिल पाने का मुझे अफसोस होगा। बेसिल, डोरियन ग्रे चिल्लाया। अगर लॉर्ड हेनरी वॉटन चले गए, तो मैं भी चला जाऊंगा। जब आप चित्र बनाते हैं, तो एक शब्द भी नहीं बोलते और यहाँ मंच पर खड़े होकर खुश दिखने की कोशिश करना बहुत उबाऊ होता है। उनसे रुकने के लिए कहिए, मैं जोर देता हूँ। रुको हैरी, डोरियन की खातिर और मेरी खातिर। हॉलवर्ड ने अपने चित्र को ध्यान से देखते हुए कहा, यह बिल्कुल सच है। जब मैं काम करता हूँ, तो न बोलता हूँ और न सुनता हूँ, और मेरे बेचारे मॉडलों के लिए यह बहुत उबाऊ रहा होगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, रुक जाओ। लेकिन ऑर्लियंस वाले आदमी का क्या होगा? चित्रकार हंस पड़ा। मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत होगी। फिर से बैठ जाओ हैरी। और अब डोरियन, मंच पर खड़े हो जाओ और ज्यादा हिलो मत। और लॉर्ड हेनरी जो कहें, उस पर ध्यान मत देना। अपने सभी मित्रों पर उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, सिर्फ मुझ पर छोड़कर। डोरियन ग्रे एक युवा यूनानी शहीद की मुद्रा में मंच पर चढ़ गया और लॉर्ड हेनरी की ओर हल्की सी नाराजगी का भाव बनाया, जिनकी ओर वह कुछ आकर्षित सा हो गया था। वह बेसिल से बिल्कुल अलग था।
दोनों का विरोधाभास बड़ा ही मनमोहक था और उसकी आवाज़ भी कितनी सुंदर थी। कुछ क्षण बाद उसने उससे कहा, "क्या सचमुच आपका प्रभाव बहुत बुरा है, लॉर्ड हेनरी? क्या उतना ही बुरा जितना बेसिल कहते हैं?" "अच्छा प्रभाव जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं मिस्टर ग्रे। हर प्रभाव अनैतिक होता है, वैज्ञानिक दृष्टि से अनैतिक।" "क्यों?" "क्योंकि किसी व्यक्ति को प्रभावित करना मतलब उसे अपनी आत्मा दे देना। तब वह अपने स्वाभाविक विचार नहीं सोचता, न ही अपने स्वाभाविक जुनूनों से जलता है। उसके गुण उसके अपने नहीं रह जाते। उसके पाप, अगर पाप जैसी कोई चीज़ होती भी है, तो उधार के होते हैं। वह किसी और के संगीत की प्रतिध्वनि बन जाता है। ऐसे किरदार का अभिनेता बन जाता है, जो उसके लिए लिखा ही नहीं गया। जीवन का उद्देश्य आत्मविकास है, अपनी प्रकृति को पूरी तरह साकार करना। इसी के लिए हम सब यहाँ हैं। आजकल लोग खुद से ही डरते हैं। उन्होंने सबसे ऊंचे कर्तव्य को भुला दिया है। वह कर्तव्य जो मनुष्य का स्वयं अपने प्रति होता है। निस्संदेह वे दान देते हैं, वे भूखों को भोजन देते हैं और भिखारियों को कपड़े पहनाते हैं, लेकिन उनकी अपनी आत्माएं भूखी हैं और नग्न हैं। साहस हमारी जाति से गायब हो गया है। शायद हमारे पास वह कभी था ही नहीं। समाज का भय जो नैतिकता की नींव है, और ईश्वर का भय जो धर्म का रहस्य है, यही दो चीजें हैं जो हम पर शासन करती हैं। और फिर भी बस अपना सिर थोड़ा सा और दाईं ओर घुमा लो, डोरियन, एक अच्छे लड़के की तरह, चित्रकार ने कहा, जो अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ था और केवल इतना ही महसूस कर पा रहा था कि लड़के के चेहरे पर एक ऐसा भाव आ गया है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। और फिर भी लॉर्ड हेनरी ने अपनी धीमी, संगीत सी आवाज में कहा, और हाथ की उस सुंदर लहर के साथ जो हमेशा उसकी विशेषता थी और जो उसके ईटन के दिनों में भी थी, मुझे विश्वास है कि अगर कोई एक व्यक्ति अपना जीवन पूरी तरह और संपूर्ण रूप से जी ले, हर भावना को रूप दे, हर विचार को अभिव्यक्ति दे, हर स्वप्न को वास्तविकता बना दे, तो मुझे लगता है कि दुनिया को आनंद की इतनी नई प्रेरणा मिलेगी कि हम मध्ययुगीनता की सारी बीमारियों को भूल जाएंगे और फिर से यूनानी आदर्श की ओर लौट आएंगे। शायद यूनानी आदर्श से भी अधिक उत्कृष्ट और समृद्ध किसी चीज की ओर। लेकिन हम में सबसे साहसी व्यक्ति भी खुद से डरता है। जंगली मनुष्य की अंग भंग करने वाली क्रूरता का दुखद अवशेष उस आत्मत्याग में जीवित है जो हमारे जीवन को विकृत कर देता है। हम अपने इनकारों के लिए दंडित होते हैं। हर वह आवेग जिसे हम दबाने की कोशिश करते हैं, मन में बैठा रहता है और हमें विषाक्त कर देता है। शरीर एक बार पाप करता है और फिर उससे मुक्त हो जाता है, क्योंकि कर्म स्वयं एक प्रकार की शुद्धि है। उसके बाद केवल किसी आनंद की स्मृति रह जाती है या पछतावे की विलासिता। किसी प्रलोभन से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है उसे स्वीकार कर लेना। उसका विरोध करो और तुम्हारी आत्मा उन चीजों की लालसा में बीमार हो जाएगी जिन्हें उसने खुद पर निषिद्ध कर दिया है। उन इच्छाओं से जल उठेगी जिन्हें उसके ही विकृत नियमों ने विकृत और अवैध बना दिया है। कहा गया है कि दुनिया की महान घटनाएं मस्तिष्क में घटित होती हैं। मस्तिष्क में ही, और केवल मस्तिष्क में ही, दुनिया के महान पाप भी जन्म लेते हैं। आप, मिस्टर ग्रे, आप स्वयं अपने गुलाब से लाल यौवन और गुलाब से श्वेत बालपन के साथ आपने भी ऐसी भावनाएं महसूस की होंगी जिन्होंने आपको डरा दिया होगा। ऐसे विचार जो आपको आतंक से भर देते होंगे। ऐसे दिवा स्वप्न और निद्रा के स्वप्न जिनकी मात्र स्मृति भी आपके गालों को लज्जा से लाल कर सकती है। बस कीजिए, डोरियन ग्रे ने हकलाते हुए कहा। बस कीजिए, आप मुझे उलझा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। आपके लिए कोई उत्तर अवश्य होगा, लेकिन मैं उसे खोज नहीं पा रहा हूँ। कुछ मत कहिए, मुझे सोचने दीजिए, या बल्कि मुझे कोशिश करने दीजिए कि मैं सोचूं ही नहीं। लगभग 10 मिनट तक वह वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल स्थिर, होंठ आधे खुले हुए और आंखें अजीब चमक से भरी हुई। उसे धुंधले रूप से ये एहसास हो रहा था कि उसके भीतर बिल्कुल नए प्रभाव काम कर रहे हैं। फिर भी उसे लगता था
कि वे वास्तव में उसी के भीतर से आए हैं। बेसिल के मित्र ने उससे जो कुछ शब्द कहे थे, शायद संयोग से कहे गए शब्द, जिनमें जानबूझकर विरोधाभास भरा था, उन्होंने उसके भीतर किसी ऐसे गुप्त तार को छेड़ दिया था जिसे पहले कभी नहीं छुआ गया था, लेकिन जो अब अजीब धड़कनों के साथ कंपन करने लगा था। संगीत ने भी कभी उसे इस तरह झकझोरा था। संगीत ने उसे कई बार विचलित किया था, लेकिन संगीत स्पष्ट नहीं होता। वह हमारे भीतर कोई नया संसार नहीं बनाता, बल्कि एक और अराजकता पैदा कर देता है। शब्द, केवल शब्द, वह कितने भयानक होते हैं, कितने स्पष्ट, कितने जीवंत और कितने क्रूर। उनसे बचकर निकलना संभव नहीं था, और फिर भी उनमें कैसी सूक्ष्म जादू शक्ति होती है। वे मानो निराकार चीजों को आकार दे सकते थे, और उनमें अपनी एक ऐसी ध्वनि होती थी जो वायल या ल्यूट के संगीत जितनी मधुर होती थी। केवल शब्द, क्या शब्दों से अधिक वास्तविक भी कुछ हो सकता है? हाँ, उसके बचपन में भी ऐसी बातें हुई थीं जिन्हें वह तब नहीं समझ पाया था। अब वह उन्हें समझ रहा था। जीवन अचानक उसे अग्नि के रंगों से भरा हुआ दिखाई देने लगा। उसे लगा मानो वह आग के बीच चल रहा हो। उसने पहले इसे क्यों नहीं जाना? लॉर्ड हेनरी अपनी सूक्ष्म मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। उसे ठीक ठीक वह मनोवैज्ञानिक क्षण मालूम था जब कुछ न कहना चाहिए। उसे गहरी रुचि हो रही थी। उसे आश्चर्य था कि उसके शब्दों ने इतनी अचानक छाप कैसे छोड़ दी। उसे एक किताब याद आई जो उसने 16 वर्ष की उम्र में पढ़ी थी। एक ऐसी किताब जिसने उसे बहुत सी अनजानी बातें समझाई थीं। और वह सोचने लगा कि क्या डोरियन ग्रे भी किसी वैसी ही अनुभूति से गुजर रहा है। उसने तो बस हवा में एक तीर छोड़ा था। क्या वह निशाने पर लगा? यह लड़का कितना आकर्षक था। हॉलवर्ड अपने उस अद्भुत साहसी स्पर्श के साथ चित्र बनाता जा रहा था जिसमें सच्ची परिष्कृतता और पूर्ण कोमलता थी, जो कला में कम से कम केवल शक्ति से ही आती है। वह उस मौन से अनजान था। बेसिल, मैं खड़े खड़े थक गया हूं, डोरियन ग्रे ने अचानक पुकारा। मुझे बाहर जाकर बगीचे में बैठना होगा। यहाँ की हवा घुटन भरी है। मेरे प्रिय मित्र, मुझे बहुत अफसोस है। जब मैं चित्र बनाता हूँ तो मुझे किसी और बात का ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन आज तुम पहले से भी बेहतर बैठे। तुम बिल्कुल स्थिर थे, और मैंने वही प्रभाव पकड़ लिया है जो मैं चाहता था। आधे खुले होंठ और आंखों की वह चमक। मुझे नहीं पता हैरी ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन उसने तुम्हारे चेहरे पर एक अद्भुत अभिव्यक्ति ला दी है। शायद वह तुम्हारी तारीफ कर रहा होगा। उसकी किसी बात पर विश्वास मत करना। उसने निश्चित ही मेरी तारीफ नहीं की। शायद इसी कारण मैं उसकी कही हुई किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। तुम जानते हो कि तुम उसकी हर बात पर विश्वास करते हो। लॉर्ड हेनरी ने अपनी स्वप्निल, सुस्त आंखों से उसे देखते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ बगीचे में चलता हूँ। स्टूडियो में बहुत गर्मी है। बेसिल, हमें कुछ ठंडा पीने को दो, कुछ ऐसा जिसमें स्ट्रॉबेरी हो। जरूर हैरी, बस घंटी दबा दो, और जब पार्कर आएगा तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे इस पृष्ठभूमि को थोड़ा और काम करना है, इसलिए मैं बाद में आकर तुमसे मिलूंगा। डोरियन को ज्यादा देर मत रोको। आज मैं चित्र बनाने के लिए पहले से कहीं बेहतर स्थिति में हूं। ये मेरा श्रेष्ठतम काम बनने वाला है। जैसा ये अभी है, ये मेरा श्रेष्ठतम काम है। लॉर्ड हेनरी बगीचे में गया, और उसने डोरियन ग्रे को बड़े ठंडे ललेक के फूलों में अपना चेहरा छिपाए हुए पाया। वह मानो उनकी सुगंध को बुखार की तरह पी रहा था, जैसे वह शराब हो। वह उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, उसने धीरे से कहा। आत्मा को केवल इंद्रियां ही ठीक कर सकती है, जैसे इंद्रियों को केवल आत्मा ही ठीक कर सकती है। लड़का चौंक गया और पीछे हट गया। उसका सिर नंगा था, और पत्तियों ने उसके विद्रोही घुंघराले बालों को उलझा दिया था और उनके सुनहरे धागों को बिखेर दिया था। उसकी आंखों में भय का भाव था, जैसा लोगों की आंखों में तब होता है जब वे अचानक जगा दिए जाते हैं। उसकी सुंदर तराशी हुई नासिकाएं कांप रही थीं, और किसी छिपी हुई नस ने
उसके लाल होंठों को हिला दिया था, जिससे वे कांपने लगे। हाँ, लॉर्ड हेनरी ने आगे कहा, यह जीवन के महान रहस्यों में से एक है। आत्मा को इंद्रियों के माध्यम से ठीक करना और इंद्रियों को आत्मा के माध्यम से। आप एक अद्भुत रचना है। आप जितना सोचते हैं, उससे अधिक जानते हैं और उतना ही कम जानते हैं, जितना आप जानना चाहते हैं। डोरियन ग्रे ने भौहें सिकोड़ लीं और सिर दूसरी ओर घुमा लिया। वह उस लंबे, सुघड़ युवक को पसंद किए बिना नहीं रह पा रहा था, जो उसके पास खड़ा था। उसका रोमानी, जैतून रंग का चेहरा और थोड़ा थका हुआ भाव उसे आकर्षित कर रहे थे। उसकी धीमी, सुस्त आवाज में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल मोहक था। यहाँ तक कि उसके ठंडे, सफ़ेद फूलों जैसे हाथों में भी एक अजीब आकर्षण था। जब वह बोलता था, तो वे संगीत की तरह हिलते थे और मानो उनकी अपनी ही कोई भाषा हो। फिर भी वह उससे डर रहा था और अपने इस डर से उसे शर्म भी आ रही थी। क्यों एक अजनबी के हिस्से में यह आया कि वह उसे स्वयं से परिचित कराए। वह महीनों से बेसिल हॉलवर्ड को जानता था, लेकिन उनकी मित्रता ने उसे कभी बदला नहीं था। और अब अचानक उसके जीवन में कोई ऐसा आ गया था, जिसने मानो जीवन का रहस्य उसके सामने खोल दिया हो। और फिर भी डरने की क्या बात थी? वह कोई स्कूल का लड़का या लड़की तो नहीं था। डरना तो हास्यास्पद था। आइए, छाया में जाकर बैठते हैं, लॉर्ड हेनरी ने कहा। पार्कर पेय लेकर आ गया है और अगर आप इस धूप में थोड़ी देर और रहे, तो बिल्कुल खराब हो जाएंगे। और बेसिल फिर कभी आपका चित्र नहीं बना पाएगा। आपको सचमुच खुद को धूप में झुलसने नहीं देना चाहिए। ये आप पर अच्छा नहीं लगेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? डोरियन ग्रे हंसते हुए बोला और बगीचे के आखिरी सिरे पर रखी बेंच पर बैठ गया। इससे आपको सब कुछ फर्क पड़ना चाहिए, मिस्टर ग्रे। क्यों? क्योंकि आपके पास अद्भुत यौवन है और यौवन ही वह एक चीज है जो वास्तव में मूल्यवान है। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता, लॉर्ड हेनरी। नहीं, अभी आपको ऐसा महसूस नहीं होता। किसी दिन जब आप बूढ़े और झुर्रियों से भरे और कुरूप हो जाएंगे, जब विचारों ने आपके माथे पर अपनी रेखाएं जला दी होंगी और जुनून ने आपके होठों को अपनी भयानक आग से दाग दिया होगा, तब आपको इसका एहसास होगा और भयानक रूप से होगा। अभी जहां भी आप जाते हैं, दुनिया को मोहित कर लेते हैं। क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? आपका चेहरा अद्भुत रूप से सुंदर है, मिस्टर ग्रे। भौहें मत सिकोड़िए। सच में। और सुंदरता प्रतिभा का एक रूप है, बल्कि प्रतिभा से भी ऊंचा, क्योंकि उसे किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती। यह दुनिया के महान तथ्यों में से एक है, जैसे सूर्य का प्रकाश या वसंत का आगमन या उन काली जल राशियों में उस चांदी के खोल का प्रतिबिंब जिसे हम चांद कहते हैं। इसे प्रश्नों के कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। इसका अपना दैवी अधिकार है। यह उन लोगों को राजकुमार बना देती है जिनके पास यह होती है। आप मुस्कुरा रहे हैं। आह, जब आप इसे खो देंगे, तब नहीं मुस्कुराएंगे। लोग कभी कभी कहते हैं कि सुंदरता केवल सतही होती है। हो सकता है, लेकिन कम से कम यह विचारों जितनी सतही नहीं होती। मेरे लिए तो सुंदरता चमत्कारों का चमत्कार है। केवल उथले लोग ही बाहरी रूप से निर्णय नहीं करते। दुनिया का असली रहस्य दृश्य में है, अदृश्य में नहीं। हाँ, मिस्टर ग्रे, देवताओं ने आप पर कृपा की है, लेकिन देवता जो देते हैं, उसे जल्दी ही वापस भी ले लेते हैं। आपके पास केवल कुछ ही वर्ष हैं, जिनमें आप सचमुच पूर्ण और संपूर्ण रूप से जी सकते हैं। जब आपका यौवन चला जाएगा, आपकी सुंदरता भी उसके साथ चली जाएगी और तब आपको अचानक पता चलेगा कि आपके लिए कोई विजय शेष नहीं रही, या फिर आपको उन तुच्छ विजयों से संतोष करना पड़ेगा जिन्हें आपके अतीत की स्मृति हार से भी अधिक कड़वा बना देगी। हर महीना जो बीतता है, आपको किसी भयानक चीज के और करीब ले जाता है। समय आपसे ईर्ष्या करता है और आपके लिली और गुलाबों के खिलाफ युद्ध करता है। आप पीले पड़ जाएंगे, गाल धंस जाएंगे और आंखों की चमक बुझ जाएगी। आप भयानक कष्ट सहेंगे। आह, जब तक आपका यौवन है, उसे जी भरकर जी लीजिए। अपने दिनों के सोने को व्यर्थ मत गंवाइए, उबाऊ लोगों को सुनने में, किसी असफल जीवन को सुधारने की कोशिश में, या अपनी जिंदगी
अज्ञानियों, साधारण और भद्दे लोगों के लिए समर्पित करने में। ये हमारे युग के बीमार लक्ष्य हैं, झूठे आदर्श हैं। जिए, अपने भीतर की उस अद्भुत जीवन को जिए। कुछ भी आपसे छूटने न पाए। हमेशा नई अनुभूतियों की खोज करते रहिए। किसी चीज से मत डरिए। एक नया भोगवाद, यही हमारे युग को चाहिए। आप उसका प्रत्यक्ष प्रतीक बन सकते हैं। आपकी शख्सियत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। दुनिया कुछ समय के लिए आपकी है। जिस क्षण मैं आपसे मिला, उसी क्षण मैंने देख लिया कि आप बिल्कुल अनजान हैं, कि आप वास्तव में क्या हैं और क्या बन सकते हैं। आप में इतना आकर्षण था कि मुझे लगा मुझे आपको अपने बारे में कुछ बताना ही होगा। मैंने सोचा कितना दुखद होगा अगर आप यूं ही व्यर्थ चले गए, क्योंकि आपका यौवन बहुत कम समय तक रहेगा। बहुत ही कम समय। साधारण पहाड़ी फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन फिर खिल उठते हैं। अगले जून में लैबरनम उतना ही पीला होगा जितना अभी है। 1 महीने में क्लेमेटिस पर बैंगनी तारे खिलेंगे और साल दर साल उसकी हरी पत्तियों की रात उन बैंगनी तारों को थामे रहेगी। लेकिन हमें अपना यौवन कभी वापस नहीं मिलता। 20 वर्ष की उम्र में जो आनंद की धड़कन हमारे भीतर धड़कती है, वह धीरे धीरे सुस्त हो जाती है। हमारे अंग कमजोर हो जाते हैं। हमारी इंद्रियां सड़ने लगती हैं। हम भयानक कठपुतलियां बन जाते हैं, उन जुनूनों की स्मृतियों से सताए हुए जिनसे हम बहुत डरते थे, और उन अद्भुत प्रलोभनों से जिन्हें स्वीकार करने का साहस हम में नहीं था। यौवन, यौवन, दुनिया में यौवन के अलावा कुछ भी नहीं है। डोरियन ग्रे विस्मित आंखों से उसे सुनता रहा। लैलेक की टहनी उसके हाथ से गिरकर कंकड़ पर जा पड़ी। एक रोएदार मधुमक्खी आई और कुछ क्षण उसके चारों ओर भिनभिनाती रही। फिर वह उन छोटे छोटे फूलों के अंडाकार तारों जैसे गुच्छे पर चढ़ने लगी। वह उसे एक अजीब रुचि से देखता रहा। वैसी रुचि जो हम तुच्छ चीजों में तब लेने लगते हैं जब कोई गंभीर बात हमें डरा देती है, या जब कोई नई भावना हमें झकझोर देती है जिसके लिए हम शब्द नहीं ढूंढ पाते, या जब कोई विचार जो हमें भयभीत करता है अचानक हमारे मस्तिष्क पर आक्रमण कर देता है और हमसे समर्पण की मांग करता है। कुछ देर बाद मधुमक्खी उड़ गई। उसने देखा कि वह एक टायरियन कन्वोल्वुलस के दागदार तुरहीनुमा फूल में घुस गई। फूल कांपता सा लगा और फिर धीरे धीरे आगे पीछे झूलने लगा। अचानक चित्रकार स्टूडियो के दरवाजे पर दिखाई दिया और उन्हें अंदर आने का इशारा करने लगा। वे एक दूसरे की ओर मुड़े और मुस्कुरा दिए। मैं इंतजार कर रहा हूं, वह पुकारा। आइए अंदर, रोशनी बिल्कुल सही है और आप अपने पेय भी साथ ले आ सकते हैं। वे उठे और साथ साथ रास्ते पर टहलते हुए चलने लगे। दो हरे सफेद तितलियां उनके पास से फड़फड़ाती हुई निकल गईं और बगीचे के कोने में नाशपाती के पेड़ पर एक थ्रश गाने लगा। आप खुश हैं कि आप मुझसे मिले, मिस्टर ग्रे? लॉर्ड हेनरी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। हाँ, अभी तो मुझे खुशी है, लेकिन क्या मुझे हमेशा खुशी रहेगी? हमेशा, ये कितना भयानक शब्द है। जब भी मैं इसे सुनता हूँ, सिहर उठता हूँ। स्त्रियां इसे इस्तेमाल करने की बहुत शौकीन होती हैं। वे हर प्रेम कथा को हमेशा के लिए बनाए रखने की कोशिश करके उसे बिगाड़ देती है। और यह एक अर्थहीन शब्द भी है। एक सनक और जीवन भर के प्रेम में बस इतना ही अंतर होता है कि सनक थोड़ी देर अधिक टिकती है। जब वे स्टूडियो में दाखिल हुए, डोरियन ग्रे ने लॉर्ड हेनरी की बांह पर हाथ रख दिया। तो फिर हमारी मित्रता भी एक सनक ही रहे, उसने धीरे से कहा, और अपनी ही निर्भीकता पर लजा गया। फिर मंच पर चढ़कर फिर से अपनी मुद्रा में खड़ा हो गया। लॉर्ड हेनरी एक बड़ी बेंत की कुर्सी में फैलकर बैठ गया और उसे देखने लगा। कैनवास पर ब्रश की तेज और लहराती चाल ही एकमात्र आवाज थी जो उस नीरवता को तोड़ रही थी, सिवाय उन क्षणों के जब कभी कभी हॉलवर्ड पीछे हटकर दूर से अपने काम को देखने लगता। खुले दरवाजे से आती तिरछी रोशनी की किरणों में धूल नाच रही थी और सोने सी चमक रही थी। गुलाबों की गहरी सुगंध पूरे वातावरण पर जैसे छाई हुई थी। लगभग 15 मिनट बाद हॉलवर्ड ने चित्र बनाना रोक दिया।
लंबे समय तक डोरियन ग्रे को देखा, फिर लंबे समय तक चित्र को देखता रहा, अपने बड़े ब्रशों में से एक के सिरे को दांतों से दबाए हुए और भौहें सिकोड़ते हुए। यह बिल्कुल पूरा हो गया, वह आखिरकार चिल्लाया और झुककर कैनवास के बाएं कोने में चमकीले सिंदूरी अक्षरों में अपना नाम लिख दिया। लॉर्ड हेनरी पास आया और चित्र को देखने लगा। यह सचमुच एक अद्भुत कलाकृति थी और एक अद्भुत समानता भी। मेरे प्रिय मित्र, मैं तुम्हें दिल से बधाई देता हूं, उसने कहा। यह आधुनिक समय का सबसे उत्कृष्ट चित्र है। मिस्टर ग्रे, आइए और खुद को देखिए। लड़का चौंक गया, जैसे किसी स्वप्न से जाग उठा हो। क्या यह सचमुच पूरा हो गया? उसने बुदबुदाते हुए कहा और मंच से नीचे उतर आया। पूरी तरह पूरा, चित्रकार ने कहा, और आज तुमने बहुत शानदार ढंग से बैठकर साथ दिया। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। इसका पूरा श्रेय मुझे जाता है। लॉर्ड हेनरी बीच में बोल पड़ा। है ना मिस्टर ग्रे? डोरियन ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे अपने चित्र के सामने से गुजरकर उसकी ओर मुड़ गया। जब उसने उसे देखा तो वह थोड़ा पीछे हट गया और एक क्षण के लिए उसके गाल आनंद से लाल हो उठे। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई, मानो उसने पहली बार स्वयं को पहचाना हो। वह वहीं स्थिर खड़ा रह गया, आश्चर्य में डूबा हुआ, हल्के से यह महसूस करते हुए कि हॉलवर्ड उससे कुछ कह रहा है, लेकिन उसके शब्दों का अर्थ समझ नहीं पा रहा था। अपनी ही सुंदरता का एहसास उस पर किसी रहस्योद्घाटन की तरह उतरा। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। बेसिल हॉलवर्ड की प्रशंसाएं उसे हमेशा मित्रता की सुखद अतिशयोक्तियां थी लगी थीं। उसने उन्हें सुना था, उन पर हंसा था और फिर भूल गया था। उनका उसकी प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। फिर आया था लॉर्ड हेनरी वॉटन, अपने यौवन के विचित्र गुणगान और उसकी क्षण भंगुरता की भयानक चेतावनी के साथ। उस समय उसने उसे विचलित किया था, और अब जब वह अपनी ही सुंदरता की छाया को देख रहा था, उस वर्णन की पूरी सच्चाई उसके सामने बिजली की तरह चमक उठी। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब उसका चेहरा झुर्रियों से भर जाएगा और सूख जाएगा। उसकी आंखें धुंधली और रंगहीन हो जाएंगी। उसके शरीर की लावण्यता टूटकर विकृत हो जाएगी। उसके होठों की लालिमा मिट जाएगी और उसके बालों का सोना उड़ जाएगा। जो जीवन उसकी आत्मा को आकार देगा, वही उसके शरीर को बिगाड़ देगा। वह भयानक, क्रूप और भद्दा हो जाएगा। यह सोचते ही उसके भीतर एक तीखा दर्द बिजली की तरह दौड़ गया और उसकी प्रकृति की हर कोमल नस को कंपा गया। उसकी आंखें अमेथिस्ट सी गहरी हो गईं और उनमें आंसुओं की धुंध उतर आई। उसे लगा जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसके हृदय को छू लिया हो। तुम्हें यह पसंद नहीं आया? हॉलवर्ड ने आखिरकार पुकारा, लड़के की चुप्पी से थोड़ा आहत होकर, उसका अर्थ समझे बिना। बेशक उसे पसंद आया है, लॉर्ड हेनरी ने कहा। कौन इसे पसंद नहीं करेगा? यह आधुनिक कला की महानतम चीजों में से एक है। इसके बदले तुम जो चाहो मुझसे मांग लो, मुझे ये चाहिए। यह मेरी संपत्ति नहीं है, हैरी। तो फिर किसकी संपत्ति है? टोरियन की, बेशक, चित्रकार ने उत्तर दिया। वह बहुत भाग्यशाली युवक है। यह कितना दुखद है, डोरियन ग्रे ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आंखें अब भी अपने चित्र पर टिकी हुई थीं। यह कितना दुखद है। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और भयानक और क्रूप हो जाऊंगा, लेकिन यह चित्र कभी इस जून के दिन से आगे नहीं बढ़ेगा। काश ऐसा उल्टा होता। काश मैं हमेशा युवा रहता और यह चित्र बूढ़ा होता। उसके लिए मैं सब कुछ दे दूंगा। हाँ, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं इसके लिए ना दे दूं। मैं इसके लिए अपनी आत्मा भी दे दूंगा। तुम्हें शायद ऐसा सौदा पसंद नहीं आएगा, बेसिल, लॉर्ड हेनरी हंसते हुए बोला। तुम्हारे काम के लिए तो यह बड़ी कठिन बात होगी। मैं इसका बहुत कड़ा विरोध करूंगा, हैरी, हॉलवर्ड ने कहा। डोरियन ग्रे उसकी ओर मुड़ा और उसे देखने लगा। मुझे विश्वास है कि तुम करोगे, बेसिल,
तुम्हें अपनी कला अपने मित्रों से ज़्यादा प्रिय है। तुम्हारे लिए मैं एक हरी कांस्य मूर्ति से अधिक कुछ नहीं हूँ, शायद उससे भी कम। चित्रकार आश्चर्य से उसे देखने लगा। डोरियन का इस तरह बोलना उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। आखिर हुआ क्या था? वह सचमुच क्रोधित दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा लाल था और उसके गाल जल रहे थे। हाँ, वह आगे बोला, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथी दांत के हर्मीस या तुम्हारे चांदी के फोन से भी कम हूं। तुम उन्हें हमेशा पसंद करोगे। मुझे कितने समय तक पसंद करोगे? जब तक मेरे चेहरे पर पहली झुर्री नहीं पड़ जाती शायद। अब मुझे समझ में आ गया है कि जब किसी की सुंदरता चली जाती है, चाहे वह कितनी ही क्यों ना हो, तो उसके साथ सब कुछ चला जाता है। तुम्हारे इस चित्र ने मुझे यह सिखा दिया है। लॉर्ड हेनरी वॉटन बिल्कुल सही है। यौवन ही एकमात्र चीज है जो रखने योग्य है। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं खुद को मार डालूंगा। हॉलवर्ड का चेहरा पीला पड़ गया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। डोरियन, डोरियन, वह चिल्लाया, ऐसी बातें मत करो। मुझे तुम जैसा मित्र कभी नहीं मिला और न ही कभी मिलेगा। तुम भौतिक चीजों से ईर्ष्या तो नहीं करते, तुम जो उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। मैं हर उस चीज से ईर्ष्या करता हूं जिसकी सुंदरता नहीं मरती। मैं उस चित्र से ईर्ष्या करता हूं जो तुमने मेरा बनाया है। वह क्यों संभाल कर रखे जो मुझे खोना पड़ेगा? हर बीतता क्षण मुझसे कुछ छीन लेता है और उसे दे देता है। ओह, काश यह उल्टा होता। अगर चित्र बदलता और मैं हमेशा वैसा ही रहता जैसा अभी हूं। तुमने इसे क्यों बनाया? ये एक दिन मेरा मजाक उड़ाएगा, मेरा भयानक मजाक उड़ाएगा। गर्म आंसू उसकी आंखों में भर आए। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और दीवान पर गिर पड़ा। अपना चेहरा कुशन में छिपा लिया, जैसे वह प्रार्थना कर रहा हो। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हैरी, चित्रकार ने कड़वाहट से कहा। लॉर्ड हेनरी ने कंधे उचकाए। यह असली डोरियन ग्रे है, बस इतना ही। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे इससे क्या लेना देना? जब मैंने तुमसे जाने को कहा था, तब तुम्हें चले जाना चाहिए था, वह बुदबुदाया। मैं तब रुका जब तुमने मुझसे रुकने को कहा, लॉर्ड हेनरी ने उत्तर दिया। हैरी, मैं अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों से एक साथ झगड़ा नहीं कर सकता, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मुझे अपने जीवन के सबसे बेहतरीन काम से ही घृणा करा दी है और मैं इसे नष्ट कर दूंगा। यह है ही क्या? बस कैनवास और रंग। मैं इसे हमारे तीनों के जीवन के बीच नहीं आने दूंगा और उन्हें बिगाड़ने नहीं दूंगा। डोरियन ग्रे ने तकिए से अपना सुनहरा सिर उठाया और पीले चेहरे तथा आंसुओं से भीगी आंखों से उसे देखने लगा। जब वह ऊंची पर्दों वाली खिड़की के नीचे रखी साधारण लकड़ी की पेंटिंग टेबल की ओर बढ़ा। वह वहां क्या कर रहा था? उसकी उंगलियां टिन की नलियों और सूखे ब्रशों के ढेर के बीच किसी चीज को ढूंढ रही थीं। हाँ, वह लंबा पैलेट चाकू था जिसकी पतली और लचीली इस्पाती धार थी। आखिर उसे वह मिल गया। वह कैनवास को चीरने वाला था। एक दबे हुए सिसक के साथ लड़का सोफे से कूद पड़ा और दौड़कर हॉलवर्ड के पास पहुंचा। उसके हाथ से चाकू छीन लिया और उसे स्टूडियो के दूसरे छोर पर फेंक दिया। मत कीजिए, बेसिल, मत कीजिए, वह चिल्लाया। ये तो हत्या होगी। मुझे खुशी है कि आखिर तुम मेरे काम की कद्र करने लगे हो, डोरियन, चित्रकार ने कहा जब वह अपने आश्चर्य से उबर गया। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम ऐसा करोगे। कद्र? मैं तो इससे प्रेम करता हूं, बेसिल। ये मेरा ही एक हिस्सा है। मुझे ऐसा महसूस होता है। अच्छा, जैसे ही ये सूख जाएगा, इसे वार्निश किया जाएगा, फ्रेम में लगाया जाएगा और तुम्हारे घर भेज दिया जाएगा। फिर तुम अपने साथ जो चाहे कर सकते हो। और वह कमरे के पार जाकर चाय के लिए घंटी बजाने लगा। तुम चाय लोगे ना, डोरियन? और तुम भी, हैरी? या तुम्हें ऐसे साधारण आनंद से कोई आपत्ति है? मुझे साधारण आनंद बहुत पसंद है, लॉर्ड हेनरी ने कहा। वे जटिल लोगों की आखिरी शरण होते हैं। लेकिन मुझे नाटक पसंद नहीं, सिवाय मंच पर होने वाले नाटक के। तुम दोनों कितने अजीब लोग हो।
मुझे आश्चर्य है कि किसने मनुष्य को तर्कसंगत प्राणी कहा था। यह अब तक दी गई सबसे जल्दबाजी में की गई परिभाषा थी। मनुष्य बहुत सी चीजें हैं, लेकिन तर्कसंगत नहीं। और अंततः मुझे खुशी है कि वह नहीं है। हालांकि मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस चित्र को लेकर झगड़ा न करो। बेसिल, बेहतर होगा कि तुम इसे मुझे ही दे दो। यह मूर्ख लड़का वास्तव में इसे नहीं चाहता, और मैं सचमुच चाहता हूं। अगर तुम इसे मुझे छोड़कर किसी और को दोगे, बेसिल, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। डोरियन ग्रे चिल्लाया। और मुझे कोई मूर्ख लड़का कहे, यह भी मुझे मंजूर नहीं। तुम जानते हो कि यह चित्र तुम्हारा ही है, डोरियन। इसके बनने से पहले ही मैंने इसे तुम्हें दे दिया था। और तुम यह भी जानते हो कि तुम थोड़े मूर्ख रहे हो, मिस्टर ग्रे। और तुम्हें यह याद दिलाए जाने से सच में कोई आपत्ति नहीं है कि तुम बेहद युवा हो। आज सुबह मुझे इससे बहुत आपत्ति होती, लॉर्ड हेनरी। आ आज सुबह, तब से तुम जी चुके हो। दरवाजे पर दस्तक हुई और बटलर भरी हुई चाय ट्रे लेकर अंदर आया और उसे एक छोटी जापानी मेज पर रख दिया। कप और तश्तरियों की खनखनाहट हुई और नक्काशीदार जॉर्जियन चायदानी से भाप की फुफकार उठी। एक पेज, दो गोल चीनी मिट्टी के बर्तन भी लेकर आया। डोरियन ग्रे आगे बढ़ा और चाय उंडेलने लगा। दोनों आदमी धीरे धीरे मेज तक आए और ढक्कनों के नीचे क्या है, ये देखने लगे। आज रात चलो, थिएटर चलते हैं, लॉर्ड हेनरी ने कहा। कहीं ना कुछ जरूर चल रहा होगा। मैंने व्हाइट्स में रात का भोजन करने का वादा किया है, लेकिन वह सिर्फ एक पुराने दोस्त के साथ है। इसलिए मैं उसे तार भेज सकता हूँ कि मैं बीमार हूँ या किसी बात की मुलाकात के कारण नहीं आ सकता। मुझे लगता है यह एक अच्छा बहाना होगा। इसमें साफगोई का सारा आश्चर्य होगा। औपचारिक कपड़े पहनना कितना झंझट भरा है, हॉलवर्ड बुदबुदाया। और जब पहन भी लो तो वे कितने भयानक लगते हैं। हाँ, लॉर्ड हेनरी ने स्वप्निल स्वर में कहा। 19वीं सदी का पहनावा घृणित है। इतना उदास, इतना निराशाजनक। आधुनिक जीवन में असली रंग तो अब केवल पाप में ही बचा है। हैरी, तुम्हें डोरियन के सामने ऐसी बातें सचमुच नहीं कहनी चाहिए। कौन सा डोरियन? वह जो हमारे लिए चाय उंडेल रहा है, या वह जो चित्र में है? दोनों के सामने नहीं। मैं आज रात आपके साथ थिएटर चलना चाहूंगा, लॉर्ड हेनरी, लड़के ने कहा। तो तुम चलोगे, और तुम भी चलोगे, बेसिल, है ना? मैं नहीं जा सकता, सच में। मैं नहीं जाना चाहता। मुझे बहुत काम करना है। तो फिर हम दोनों ही चलेंगे, मिस्टर ग्रे। मुझे तो यह बहुत अच्छा लगेगा। चित्रकार ने होंठ काटे और हाथ में कप लिए चित्र के पास चला गया। मैं असली डोरियन के साथ ही रहूंगा, उसने उदासी से कहा। क्या यह असली डोरियन है? चित्र का मूल पात्र उसकी ओर चलते हुए बोला। क्या मैं सचमुच ऐसा ही दिखता हूं? हाँ, तुम बिल्कुल ऐसे ही हो। कितना अद्भुत है, बेसिल। कम से कम दिखने में तो तुम ऐसे ही हो, लेकिन यह कभी नहीं बदलेगा, हॉलवर्ड ने आह भरते हुए कहा। यह भी कुछ है। लोग निष्ठा को लेकर कितना हंगामा करते हैं, लॉर्ड हेनरी ने कहा। प्रेम में भी यह केवल शरीर विज्ञान का प्रश्न होता है। इसका हमारे अपने इच्छा शक्ति से कोई संबंध नहीं। युवा पुरुष वफादार होना चाहते हैं और नहीं रह पाते। बूढ़े पुरुष बेवफा होना चाहते हैं और नहीं हो पाते। बस यही सच्चाई है। आज रात थिएटर मत जाओ, डोरियन, हॉलवर्ड ने कहा। यहीं रुक जाओ और मेरे साथ भोजन करो। मैं नहीं रुक सकता, बेसिल। क्यों? क्योंकि मैंने लॉर्ड हेनरी वॉटन से उनके साथ जाने का वादा किया है। वह तुम्हें अपने वादे निभाने के कारण और अधिक पसंद नहीं करेंगे। वह तो खुद अपने वादे हमेशा तोड़ते हैं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मत जाओ।
डोरियन ग्रे हंस पड़ा और सिर हिला दिया। मैं तुमसे आग्रह करता हूं। लड़का झिझका और लॉर्ड हेनरी की ओर देखने लगा, जो चाय की मेज से उन्हें मनोरंजन भरी मुस्कान के साथ देख रहा था। मुझे जाना ही होगा बेसिल, उसने उत्तर दिया। अच्छा, हॉलवर्ड ने कहा, और वह आगे बढ़ा और अपना कप ट्रे पर रख दिया। अब काफी देर हो चुकी है और चूंकि तुम्हें तैयार होना है, इसलिए तुम्हें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अलविदा हैरी। अलविदा डोरियन। मुझसे जल्द मिलने आना, कल ही आ जाना। जरूर। भूलोगे तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, डोरियन ने पुकारा। और हैरी। हाँ बेसिल। याद रखना जो मैंने आज सुबह बगीचे में तुमसे कहा था। मैं तो भूल गया। मुझे तुम पर भरोसा है। काश मुझे खुद पर भी भरोसा होता, लॉर्ड हेनरी ने हंसते हुए कहा। आइए मिस्टर ग्रे, मेरी हैंडसम गाड़ी बाहर खड़ी है और मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूँ। अलविदा बेसिल। ये एक बहुत ही दिलचस्प दोपहर रही। जैसे ही उनके पीछे दरवाजा बंद हुआ, चित्रकार सोफे पर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव उभर आया। अध्याय 3। अगले दिन 12:30 बजे लॉर्ड हेनरी वॉटन कर्जन स्ट्रीट से टहलते हुए एल्बनी पहुंचे, अपने चाचा लॉर्ड फर्मर से मिलने के लिए। वे एक मिलनसार, हालांकि कुछ रूखे स्वभाव के बूढ़े कुंवारे थे, जिन्हें बाहरी दुनिया स्वार्थी कहती थी, क्योंकि उससे उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं मिलता था। लेकिन समाज उन्हें उदार मानता था, क्योंकि वे उन लोगों को खिलाते पिलाते थे जो उनका मनोरंजन करते थे। उनके पिता उस समय मैड्रिड में हमारे राजदूत थे, जब इसाबेला युवा थी और प्रेम का नाम भी नहीं सुना गया था। लेकिन उन्होंने एक क्षणिक झुंझलाहट में राजनयिक सेवा से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें पेरिस का राजदूत नहीं बनाया गया था। एक ऐसा पद जिसे वे अपने जन्म, अपने आलस्य, अपने राजनयिक पत्रों की अच्छी अंग्रेजी और अपने अत्यधिक विलास प्रेम के कारण पूरी तरह अपना अधिकार समझते थे। उनका बेटा, जो उनके पिता का सचिव था, अपने प्रमुख के साथ ही इस्तीफा दे बैठा, जिसे उस समय बहुत मूर्खतापूर्ण समझा गया। और कुछ महीनों बाद जब उसे उपाधि मिली, तो उसने अभिजात वर्ग की महान कला का गंभीर अध्ययन शुरू कर दिया, कुछ भी बिल्कुल न करने की कला। उसके पास शहर में 2 बड़े मकान थे, लेकिन वह कमरों में रहना पसंद करता था, क्योंकि उसमें कम झंझट था और वह अपने अधिकतर भोजन क्लब में करता था। मिडलैंड काउंटियों में अपनी कोयला खदानों के प्रबंधन पर वह थोड़ा ध्यान देता था, और इस उद्योग के इस दाग को वह यह कहकर सही ठहराता था कि कोयला होने का एकमात्र लाभ यह है कि एक सज्जन अपने घर के चूल्हे में लकड़ी जलाने का शिष्टाचार निभा सकता है। राजनीति में वह टोरी था, सिवाय उन समयों के जब टोरी सत्ता में होते थे। उस समय वह उन्हें कट्टरपंथियों का झुंड कहकर कोसता था। वह अपने नौकर के लिए एक नायक था, जो उसे डराता धमकाता था, और अपने अधिकांश रिश्तेदारों के लिए आतंक, जिन्हें वह बदले में डराता था। केवल इंग्लैंड ही ऐसा व्यक्ति पैदा कर सकता था, और वह हमेशा कहा करता था कि देश बर्बादी की ओर जा रहा है। उसके सिद्धांत पुराने हो चुके थे, लेकिन उसके पूर्वाग्रहों के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता था। जब लॉर्ड हेनरी कमरे में दाखिल हुए, तो उन्होंने अपने चाचा को एक खुरदरे शिकार कोट में बैठे पाया, चिरूट पीते हुए और द टाइम्स अखबार पर बड़बड़ाते हुए। अरे हैरी, बूढ़े सज्जन ने कहा, इतनी सुबह तुम्हें यहाँ क्या ले आया? मुझे तो लगा था कि तुम जैसे फैशन परस्त लोग 2 बजे से पहले उठते ही नहीं, और 5 बजे से पहले दिखाई भी नहीं देते। शुद्ध पारिवारिक स्नेह। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अंकल जॉर्ज, मुझे आपसे कुछ हासिल करना है। पैसा, मेरा ख्याल है, लॉर्ड फर्मर ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, बैठो और सब कुछ बताओ। आजकल के युवा समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। हाँ, लॉर्ड हेनरी ने अपने कोट के बटन होल को ठीक करते हुए बुदबुदाया। और जब वे बूढ़े हो जाते हैं, तो उन्हें यह पता चल जाता है। लेकिन मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे तो वही लोग चाहते हैं
जो अपने बिल चुकाते हैं, अंकल जॉर्ज, और मैं अपने बिल कभी नहीं चुकाता। उधार छोटे बेटे की पूंजी होता है और उसी पर जीवन बहुत सुखद ढंग से चल जाता है। इसके अलावा मैं हमेशा डाटमूर के व्यापारियों से ही सौदा करता हूँ, इसलिए वे मुझे कभी परेशान नहीं करते। मुझे जो चाहिए वह जानकारी है, बेशक उपयोगी जानकारी नहीं, बेकार जानकारी। खैर, मैं तुम्हें वह सब बता सकता हूँ जो किसी अंग्रेजी ब्लू बुक में मिलता है, हैरी। हालांकि आजकल वे लोग बहुत बकवास लिखते हैं। जब मैं राजनयिक सेवा में था, तब हालात कहीं बेहतर थे, लेकिन अब तो सुना है कि वे लोगों को परीक्षा देकर अंदर लेते हैं। इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? परीक्षाएं, जनाब, शुरू से अंत तक एकदम ढोंग हैं। अगर कोई आदमी सज्जन है, तो वह पहले से ही काफी जानता है, और अगर वह सज्जन नहीं है, तो जो कुछ भी वह जानता है, वह उसके लिए हानिकारक है। मिस्टर डोरियन ग्रे का नाम किसी ब्लू बुक में नहीं मिलेगा, अंकल जॉर्ज, लॉर्ड हेनरी ने ढीले स्वर में कहा। मिस्टर डोरियन ग्रे? वह कौन है? लॉर्ड फर्मर ने अपनी घनी सफेद भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। यही जानने के लिए मैं आया हूं, अंकल जॉर्ज, या यूं कहें कि मैं जानता हूं वह कौन है। वह स्वर्गीय लॉर्ड केल्सो का नाती है। उसकी माँ डेवरू परिवार की थी, लेडी मार्गरेट डेवरू। मैं चाहता हूं कि आप मुझे उसकी माँ के बारे में बताइए। वह कैसी थी? उन्होंने किससे शादी की थी? आप अपने समय में लगभग हर किसी को जानते थे, इसलिए शायद आप उन्हें भी जानते होंगे। इस समय मुझे मिस्टर ग्रे में बहुत दिलचस्पी है। मैं अभी अभी उनसे मिला हूं। केल्सो का नाती, बूढ़े सज्जन ने दोहराया। केल्सो का नाती? हाँ, बिल्कुल। मैं उसकी माँ को बहुत अच्छी तरह जानता था। मुझे लगता है मैं उसके बपतिस्मा में भी मौजूद था। वह असाधारण रूप से सुंदर लड़की थी, मार्गरेट डेवरू, और उसने एक निर्धन युवक के साथ भागकर सभी पुरुषों को पागल कर दिया था। एक बिल्कुल मामूली आदमी, जनाब, पैदल सेना की किसी रेजिमेंट का एक सबल्टन, या कुछ ऐसा ही। हाँ, बिल्कुल। मुझे पूरी बात ऐसे याद है जैसे कल की ही बात हो। बेचारा कुछ ही महीनों बाद स्पा में एक द्वंद्व युद्ध में मारा गया था। इसके बारे में एक बदसूरत कहानी भी थी। कहते थे कि कैल्सो ने किसी बदमाश साहसी को, किसी बेल्जियन गुंडे को, अपने दामाद का सार्वजनिक रूप से अपमान करने के लिए भाड़े पर रखा था। उसे इसके लिए पैसे दिए थे, जनाब, पैसे दिए थे, और उस आदमी ने उसे ऐसे भेज दिया जैसे वह कोई कबूतर हो। बात को दबा दिया गया, लेकिन कसम से उसके बाद कुछ समय तक केल्सो क्लब में अकेले ही खाना खाता था। सुना है वह अपनी बेटी को वापस घर ले आया था, और उसने फिर कभी उससे बात नहीं की। हाँ, यह एक बुरा मामला था। लड़की भी मर गई, 1 साल के भीतर ही मर गई। तो उसने एक बेटा छोड़ा, है ना? मैं तो यह भूल ही गया था। वह लड़का कैसा है? अगर वह अपनी माँ जैसा है, तो बहुत सुंदर होगा। वह बहुत सुंदर है, लॉर्ड हेनरी ने सहमति में कहा। मुझे उम्मीद है कि वह सही हाथों में पड़ेगा, बूढ़े आदमी ने आगे कहा। अगर केल्सो ने उसके साथ न्याय किया होगा, तो उसके लिए बहुत पैसा छोड़ा होगा। उसकी माँ के पास भी पैसा था। सारी सेल्बी की संपत्ति उसे उसके नाना से मिली थी। उसके नाना केल्सो से नफरत करते थे, उन्हें एक नीच कुत्ता समझते थे, और सच कहूं तो वह था भी। एक बार मैड्रिड आया था जब मैं वहां था। कसम से मुझे उस पर शर्म आई थी। रानी मुझसे उस अंग्रेज कुलीन के बारे में पूछती रहती थी, जो हमेशा गाड़ी वालों से किराए को लेकर झगड़ता रहता था। उन्होंने तो इस पर एक पूरी कहानी बना ली थी। मैं 1 महीने तक दरबार में अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उम्मीद है उसने अपने नाती के साथ गाड़ी वालों से बेहतर व्यवहार किया होगा। मुझे नहीं पता, लॉर्ड हेनरी ने उत्तर दिया। मेरा ख्याल है कि लड़का संपन्न होगा। वह अब भी बालिग नहीं हुआ है। उसके पास सेल्बी है, यह मुझे मालूम है। उसने खुद मुझे बताया था। और उसकी माँ बहुत सुंदर थी। मार्गरेट डेवरू उन सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी जिन्हें मैंने कभी देखा है, हैरी। आखिर किस बात ने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, यह मैं कभी समझ नहीं पाया। वह जिससे चाहती शादी कर सकती थी। कार्लिंगटन तो उसके पीछे पागल था।
वह रोमानी स्वभाव की थी। उस परिवार की सभी स्त्रियां ऐसी ही थीं। पुरुष तो साधारण किस्म के थे, लेकिन कसम से स्त्रियां अद्भुत थीं। कार्लिंगटन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था। उसने खुद मुझसे ये कहा था। वह उस पर हंस पड़ी, और उस समय लंदन में ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो उसके पीछे न पड़ी हो। और हाँ, हैरी, जब मूर्खतापूर्ण शादियों की बात चल ही रही है, तो ये क्या बकवास है जो तुम्हारे पिता मुझे बता रहे थे कि डार्टमूर किसी अमरीकी लड़की से शादी करना चाहता है? क्या अंग्रेज लड़कियां उसके लिए काफी अच्छी नहीं हैं? अब भी अमरीकियों से शादी करना थोड़ा फैशन में है, अंकल जॉर्ज। मैं अंग्रेज स्त्रियों पर पूरी दुनिया के खिलाफ दांव लगा सकता हूँ, हैरी। लॉर्ड फर्मर ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। लेकिन दांव तो अमरीकियों के पक्ष में लग रहा है। सुना है वे टिकती नहीं, उसके चाचा बड़बड़ाए। लंबी सगाई उन्हें थका देती है, लेकिन घुड़दौड़ की बाधाओं को पार करने में वे कमाल की होती हैं। वे चीज़ों को उड़ते हुए पार कर जाती हैं। मुझे नहीं लगता डार्टमूर के पास कोई मौका है। उसके लोग कौन हैं? बूढ़े सज्जन ने खींचकर कहा। क्या उसके कोई लोग भी हैं? लॉर्ड हेनरी ने सिर हिला दिया। अमरीकी लड़कियां अपने माता पिता को छिपाने में उतनी ही चतुर होती हैं जितनी अंग्रेज स्त्रियां अपने अतीत को छिपाने में। उसने उठते हुए कहा। शायद वे सुअर का मांस पैक करने वाले होंगे। उम्मीद करता हूं ऐसा ही हो, अंकल जॉर्ज, डार्टमूर के भले के लिए। सुना है कि अमेरिका में राजनीति के बाद सुअर का मांस पैक करना सबसे लाभदायक पेशा है। क्या वह सुंदर है? वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे वह सुंदर हो। अधिकतर अमरीकी स्त्रियां ऐसा ही करती हैं। यही उनके आकर्षण का रहस्य है। ये अमरीकी औरतें अपने देश में ही क्यों नहीं रहती? वे हमेशा हमें बताती रहती हैं कि उनका देश स्त्रियों के लिए स्वर्ग है। वह है भी। इसी कारण ईव की तरह वे उससे बाहर निकलने के लिए इतनी उत्सुक रहती हैं। लॉर्ड हेनरी ने कहा। अलविदा, अंकल जॉर्ज। अगर मैं और देर रुक गया तो दोपहर के भोजन के लिए देर हो जाएगी। मुझे जो जानकारी चाहिए थी वह देने के लिए धन्यवाद। मुझे अपने नए मित्रों के बारे में सब कुछ जानना पसंद है, और अपने पुराने मित्रों के बारे में कुछ भी नहीं। तुम दोपहर का भोजन कहाँ कर रहे हो, हैरी? मौसी, अगाथा के यहाँ। मैंने खुद को और मिस्टर ग्रे को बुला लिया है। वह उनका नया प्रिय शिष्य है। अपनी मौसी अगाथा से कहना, हैरी, कि वह मुझे अपनी दान पुण्य की अपीलों से परेशान न किया करे। मैं उनसे तंग आ गया हूँ। वह भली औरत तो समझती है कि मेरे पास और कोई काम नहीं है, सिवाय इसके कि मैं उसके इन मूर्खतापूर्ण शौकों के लिए चेक लिखता रहूं। ठीक है, अंकल जॉर्ज, मैं उन्हें बता दूंगा, लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा। परोपकारी लोग अपनी मानवता की सारी समझ खो देते हैं। यही उनकी सबसे खास विशेषता होती है। बूढ़े सज्जन ने संतोष से गुर्राते हुए घंटी बजाई ताकि नौकर आ सके। लॉर्ड हेनरी बर्लिंगटन स्ट्रीट की ओर जाने वाले नीची मेहराबदार रास्ते से बाहर निकला और अपने कदम बर्कले स्क्वायर की दिशा में बढ़ा दिए। तो ये थी डोरियन ग्रे के जन्म की कहानी। भले ही उसे यह कहानी कुछ रूखे ढंग से सुनाई गई थी, फिर भी उसमें एक अजीब, लगभग आधुनिक रोमांस का संकेत था जिसने उसे प्रभावित किया। एक सुंदर स्त्री का किसी पागल प्रेम के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना। कुछ उन्मत्त सप्ताहों की खुशी जिन्हें एक भयानक, विश्वासघाती अपराध ने अचानक समाप्त कर दिया। महीनों की मौन पीड़ा, और फिर दर्द के बीच जन्मा एक बच्चा। मां को मृत्यु ने छीन लिया, और लड़का अकेलेपन और एक बूढ़े, प्रेमहीन आदमी के अत्याचार के बीच छोड़ दिया गया। हाँ, यह एक दिलचस्प पृष्ठभूमि थी। इससे लड़के की छवि और भी परिपूर्ण लगती थी। हर सुंदर वस्तु के पीछे कोई ना कोई दुखद कहानी होती है। सबसे साधारण फूल के खिलने के लिए भी संसारों को पीड़ा से गुजरना पड़ता है। और पिछली रात भोजन के समय वह कितना आकर्षक था, जब वह क्लब में उसके सामने बैठा था, चकित आंखों और भयभीने आनंद से, आधे खुले होंठों के साथ, और लाल मोमबत्तियों की छायाएं उसके चेहरे पर उभरते
आश्चर्य को और गहरे गुलाबी रंग में रंग रही थीं। उससे बात करना किसी अद्भुत वायलिन को बजाने जैसा था। वह धनुष के हर स्पर्श और हर कंपन का उत्तर दे रहा था। प्रभाव डालने की क्रिया में कुछ भयानक रूप से मोहक था। इसके जैसा कोई और अनुभव नहीं था। अपनी आत्मा को किसी सुंदर रूप में प्रवाहित कर देना और उसे वहां कुछ समय के लिए ठहरने देना। अपने ही बौद्धिक विचारों को किसी और के होंठों से जुनून और यौवन की अतिरिक्त संगीत लय के साथ वापस सुनना। अपने स्वभाव को किसी और में इस तरह प्रवाहित कर देना जैसे वह कोई सूक्ष्म द्रव या कोई विचित्र सुगंध हो। इसमें एक वास्तविक आनंद था, शायद हमारे इस सीमित और साधारण युग में बचा हुआ सबसे संतोषजनक आनंद। ऐसा युग जो अपने सुखों में भद्दा रूप से शारीरिक है और अपने लक्ष्यों में भद्दा रूप से साधारण। और यह लड़का भी कितना अद्भुत प्रकार का था, जिससे वह इतनी विचित्र संयोग से बेसिल के स्टूडियो में मिला था, या कम से कम जिसे एक अद्भुत रूप में ढाला जा सकता था। उसमें सौंदर्य था, बालपन की श्वेत पवित्रता थी, और वह सुंदरता थी जिसे प्राचीन यूनानी मूर्तियों ने हमारे लिए सुरक्षित रखा है। उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था जो किया ना जा सके। उसे टाइटन बनाया जा सकता था या खिलौना। कितना दुखद था कि ऐसी सुंदरता का भाग्य ही मुरझाना था। और बेसिल, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वह कितना दिलचस्प था। कला में वह नया ढंग, जीवन को देखने की वह नई दृष्टि जो इतनी विचित्रता से उस व्यक्ति की मात्र दिखाई देने वाली उपस्थिति से प्रेरित हुई थी, जो स्वयं इससे पूरी तरह अनजान था। वह मौन आत्मा जो धुंधले जंगलों में रहती थी और खुले मैदानों में अदृश्य चलती थी, अचानक अपने आप को प्रकट कर रही थी, मानो कोई ड्रायड हो, और बिना भय के, क्योंकि उस आत्मा में जिसने उसे खोजा था वह अद्भुत दृष्टि जाग उठी थी, जिसके सामने ही अद्भुत चीजें प्रकट होती हैं। वस्तुओं के केवल आकार और रूप जैसे परिष्कृत हो जाते थे और एक प्रकार का प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण कर लेते थे, मानो वे स्वयं किसी और अधिक पूर्ण रूप के प्रतिरूप हों, जिसकी छाया को वे वास्तविक बना रहे हों। यह सब कितना विचित्र था। उसे इतिहास में भी कुछ ऐसा याद आया। क्या प्लेटो, वह विचारों का कलाकार, वही नहीं था जिसने पहले इसका विश्लेषण किया था? क्या बुओनारोत्ती ने इसे अपने सोनेटों की रंगीन संगमरमर सी श्रृंखला में नहीं तराशा था? लेकिन हमारी अपनी सदी में यह सचमुच अजीब था। हाँ, वह डोरियन ग्रे के लिए वही बनने की कोशिश करेगा जो बिना जाने ही वह लड़का उस चित्रकार के लिए बन चुका था, जिसने उसका वह अद्भुत चित्र बनाया था। वह उसे अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करेगा। असल में आधा तो कर ही चुका था। वह उस अद्भुत आत्मा को अपना बना लेगा। प्रेम और मृत्यु के इस पुत्र में कुछ अत्यंत मोहक था। अचानक वह रुक गया और ऊपर घरों की ओर देखा। उसे पता चला कि वह अपनी मौसी के घर को काफी आगे निकल चुका है, और अपने आप पर मुस्कुराते हुए वापस मुड़ गया। जब वह कुछ उदास से हाल में दाखिल हुआ, तो बटलर ने उसे बताया कि वे लोग दोपहर के भोजन के लिए अंदर जा चुके हैं। उसने एक नौकर को अपनी टोपी और छड़ी दे दी और भोजन कक्ष में चला गया। हमेशा की तरह देर से आए हो हैरी, उसकी मौसी ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने तुरंत एक आसान सा बहाना बना लिया और उनके पास खाली पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए चारों ओर देखा कि वहां कौन कौन था। डोरियन ने मेज के दूसरे छोर से संकोच से उसकी ओर झुककर अभिवादन किया, और उसके गालों पर खुशी की हल्की लाली दौड़ गई। सामने हार्ले की डचेस बैठी थी, एक ऐसी महिला जिनका स्वभाव अत्यंत मधुर और हंसमुख था, जिन्हें जानने वाला हर व्यक्ति पसंद करता था, और जिनका शरीर उन विशाल वास्तुशिल्पीय अनुपातों का था जिन्हें, अगर कोई महिला डचेस ना हो तो समकालीन इतिहासकार मोटापा कह देते हैं। उनके दाहिने ओर सर थॉमस बर्डन बैठे थे, संसद के एक रेडिकल सदस्य जो सार्वजनिक जीवन में अपने नेता का अनुसरण करते थे और निजी जीवन में सबसे अच्छे रसोइयों का, टोरी लोगों के साथ भोजन करते हुए और उदारवादियों की तरह सोचते हुए, एक प्रसिद्ध और बुद्धिमानी भरे नियम के अनुसार। उनकी बाईं ओर मिस्टर एयरस्किन ऑफ ट्रैडली बैठे थे, एक बुजुर्ग सज्जन जिनमें काफी आकर्षण और संस्कृति थी।
लेकिन जो अब चुप रहने की बुरी आदत में पड़ गए थे, क्योंकि जैसा कि उन्होंने एक बार लेडी अगाथा से कहा था, 30 वर्ष की उम्र से पहले ही वे वह सब कह चुके थे जो उन्हें कहना था। उनके अपने पड़ोस में मिसेस वैंडेल्यूर बैठी थीं, उनकी मौसी की सबसे पुरानी मित्रों में से एक, स्त्रियों में एकदम संत स्वभाव की, लेकिन इतनी भयानक रूप से, पुराने ढंग से कपड़े पहनने वाली कि वे किसी खराब जिल्द वाली भजन पुस्तक की याद दिलाती थीं। सौभाग्य से उनके दूसरी ओर लॉर्ड फटेल बैठे थे, एक अत्यंत बुद्धिमान, मध्यम आयु के, औसत दर्जे के व्यक्ति, जिनका सिर हाउस ऑन चीफ कॉमन्स में किसी सरकारी वक्तव्य जितना ही गंजा था, और जिनसे वे उस अत्यंत गंभीर ढंग से बात कर रही थीं, जिसे उन्होंने स्वयं एक बार कहा था कि यह वास्तव में अच्छे लोगों की सबसे बड़ी और अक्षम्य भूल है, और जिससे उनमें से कोई भी पूरी तरह कभी मुक्त नहीं हो पाता। हम बेचारे डार्टमूर के बारे में बात कर रहे हैं, लॉर्ड हेनरी। डचेस ने मेज के पार से मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कहा, क्या आपको सचमुच लगता है कि वह उस आकर्षक युवती से शादी करेगा? मेरा तो विश्वास है कि उसने ही उससे विवाह प्रस्ताव करने का निश्चय कर लिया है, डचेस। कितनी भयानक बात है, लेडी अगाथा ने कहा। सचमुच किसी को इसमें दखल देना चाहिए। मुझे पक्के स्रोत से पता चला है कि उसके पिता अमेरिका में सूखे सामान की दुकान चलाते हैं, सर थॉमस बर्डन ने घमंड से कहा। मेरे चाचा ने तो पहले ही सुअर का मांस पैक करने का सुझाव दे दिया है, सर थॉमस। सूखा सामान? अमेरिका का सूखा सामान क्या होता है? डचेस ने अपने बड़े हाथ आश्चर्य से उठाते हुए पूछा, और शब्द पर विशेष जोर दिया। अमरीकी उपन्यास, लॉर्ड हेनरी ने कहा, और अपने लिए बटेर का एक टुकड़ा ले लिया। डचेस उलझन में दिखी। उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, मेरी प्रिय, लेडी अगाथा ने धीरे से कहा। वह जो कहता है उसका कोई मतलब नहीं होता। जब अमेरिका की खोज हुई थी, रेडिकल सदस्य ने कहा, और फिर कुछ उबाऊ तथ्य सुनाने लगा, उन लोगों की तरह जो किसी विषय को पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं। उसने अपने श्रोताओं को ही समाप्त कर दिया। डचेस ने आ भरी और बीच में बोलने का अपना विशेषाधिकार इस्तेमाल किया। काश वह कभी खोजा ही ना गया होता, वह बोली। सचमुच आजकल हमारी लड़कियों के पास कोई मौका ही नहीं है। यह बिल्कुल अनुचित है। शायद सच तो ये है कि अमेरिका कभी खोजा ही नहीं गया, मिस्टर एर्स्किन ने कहा। मैं तो कहूंगा कि उसे केवल पहचान लिया गया। ओह, लेकिन मैंने वहां के लोगों के कुछ नमूने देखे हैं, डचेस ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। मुझे मानना पड़ेगा कि उनमें से अधिकांश बहुत सुंदर होते हैं, और वे कपड़े भी बहुत अच्छे पहनते हैं। वे अपने सारे कपड़े पेरिस से बनवाते हैं। काश मैं भी ऐसा कर पाती। कहते हैं कि जब अच्छे अमरीकी मरते हैं तो वे पेरिस जाते हैं, सर थॉमस ने हंसते हुए कहा, जिनके पास हास्य के पुराने कपड़ों से भरी एक बड़ी अलमारी थी। सचमुच? और बुरे अमरीकी मरने के बाद कहाँ जाते हैं? डचेस ने पूछा। वे अमरीका जाते हैं, लॉर्ड हेनरी ने बुदबुदाया। सर थॉमस ने भौहें सिकोड़ लीं। मुझे डर है कि आपका भतीजा उस महान देश के प्रति पूर्वाग्रह रखता है, उन्होंने लेडी अगाथा से कहा। मैं वहां पूरी तरह घूम चुका हूं, उन रेलगाड़ियों में जिन्हें उनके निदेशकों ने उपलब्ध कराया था, जो इस तरह के मामलों में अत्यंत विनम्र होते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वहां की यात्रा करना एक शिक्षा है। लेकिन क्या शिक्षित होने के लिए हमें सचमुच शिकागो देखना जरूरी है? मिस्टर एर्स्किन ने दुख भरे स्वर में पूछा। मुझे उस यात्रा की शक्ति अपने भीतर नहीं लगती, सर थॉमस ने हाथ हिलाया। मिस्टर एर्स्किन, ऑफ ट्रैडली के पास दुनिया अपनी किताबों की अलमारियों में है। हम व्यावहारिक लोग चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, उनके बारे में पढ़ना नहीं। अमरीकी लोग अत्यंत दिलचस्प हैं। वे पूरी तरह तर्क संगत हैं। यही उनकी सबसे विशेष विशेषता है। हाँ, मिस्टर एर्स्किन, एकदम तर्क संगत लोग।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अमरीकियों में कोई बकवास नहीं होती। कितनी भयानक बात है, लॉर्ड हेनरी ने कहा। मैं क्रूर शक्ति को सह सकता हूँ, लेकिन क्रूर तर्क असहनीय है। उसके उपयोग में कुछ अन्यायपूर्ण सा है। यह बुद्धि के नीचे वार करने जैसा है। मैं आपको समझ नहीं पा रहा, सर थॉमस ने कहा। उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मैं समझ रहा हूँ लॉर्ड हेनरी, मिस्टर एर्स्किन ने मुस्कुराते हुए कहा। विरोधाभास अपनी जगह ठीक है, बैरोनेट ने जवाब दिया। क्या वह विरोधाभास था? मिस्टर एर्स्किन ने पूछा। मुझे तो ऐसा नहीं लगा, शायद था। खैर, विरोधाभास का रास्ता ही सत्य का रास्ता है। वास्तविकता को परखने के लिए हमें उसे रस्सी पर चलते हुए देखना चाहिए। जब सत्य बाजीगर बन जाते हैं, तभी हम उनका निर्णय कर सकते हैं। हे भगवान, लेडी अगाथा ने कहा, तुम लोग कितनी बहस करते हो। मुझे तो कभी समझ ही नहीं आता कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। ओह हैरी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। तुम हमारे अच्छे मिस्टर डोरियन ग्रे को ईस्ट एंड छोड़ने के लिए क्यों मना रहे हो? मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वह वहां बहुत उपयोगी साबित होंगे। लोग उनके वादन से बहुत प्रसन्न होंगे। मैं चाहता हूं कि वह मेरे लिए बजाए, लॉर्ड हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा। और उसने मेज के उस पार देखा और एक उजली, प्रत्युत्तर भरी दृष्टि पकड़ ली। लेकिन व्हाइट चैपल में लोग इतने दुखी हैं, लेडी अगाथा ने कहा। मैं हर चीज के प्रति सहानुभूति रख सकता हूं, सिवाय दुख के, लॉर्ड हेनरी ने कंधे उचकाते हुए कहा। उससे मैं सहानुभूति नहीं रख सकता। वह बहुत क्रूप, बहुत भयानक और बहुत कष्टदायक है। आधुनिक युग में दर्द के प्रति सहानुभूति में कुछ भयानक रूप से रोगग्रस्त है। हमें जीवन के रंग, उसकी सुंदरता और उसके आनंद के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। जीवन के घावों के बारे में जितना कम कहा जाए, उतना ही अच्छा है। फिर भी ईस्ट एंड एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, सर थॉमस ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा। बिल्कुल, युवा लॉर्ड ने उत्तर दिया। यह दास्ता की समस्या है और हम इसे गुलामों का मनोरंजन करके हल करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिज्ञ ने उसे तीखी नजर से देखा। तो फिर आप किस परिवर्तन का प्रस्ताव रखते हैं? उसने पूछा। लॉर्ड हेनरी हंस पड़ा। मुझे इंग्लैंड में मौसम के अलावा कुछ भी बदलने की इच्छा नहीं है, उसने उत्तर दिया। मैं तो दार्शनिक चिंतन से ही संतुष्ट हूं, लेकिन चूंकि 19वीं सदी अत्यधिक सहानुभूति पर खर्च करके दिवालिया हो चुकी है, मैं सुझाव दूंगा कि हमें विज्ञान से अपील करनी चाहिए कि वह हमें सही रास्ता दिखाए। भावनाओं का लाभ ये है कि वे हमें भटका देती हैं, और विज्ञान का लाभ ये है कि वह भावनात्मक नहीं होता। लेकिन हमारी जिम्मेदारियां बहुत गंभीर हैं, मिसेस वैंडेल्यूर ने झिझकते हुए कहा। बहुत ही गंभीर, लेडी अगाथा ने दोहराया। लॉर्ड हेनरी ने मिस्टर एयरस्किन की ओर देखा। मानवता खुद को बहुत गंभीरता से लेती है। यही दुनिया का मूल पाप है। अगर आदिमानव को हंसना आता, तो इतिहास कुछ और ही होता। आप सचमुच बहुत सांत्वना देने वाली बातें करते हैं, डचेस ने मधुर स्वर में कहा। जब भी मैं आपकी प्रिय मौसी से मिलने आती हूँ, तो मुझे हमेशा थोड़ा अपराध बोध होता है, क्योंकि मुझे ईस्ट एंड में कोई रुचि नहीं है। अब से मैं उनसे बिना शर्माए आंख मिला सकूंगी। लालिमा बहुत सुंदर लगती है डचेस, लॉर्ड हेनरी ने कहा। सिर्फ तब जब कोई युवा हो, उन्होंने उत्तर दिया। जब मेरी जैसी कोई बूढ़ी स्त्री लाल हो जाए, तो वह बहुत बुरा संकेत होता है। आह, लॉर्ड हेनरी, काश आप मुझे बता पाते कि फिर से युवा कैसे बना जाए। उसने एक क्षण सोचा। क्या आपको अपने युवा काल की कोई बड़ी गलती याद है, डचेस? उसने मेज के पार उनकी ओर देखते हुए पूछा। बहुत सी, मुझे डर है, वह बोली। तो उन्हें फिर से कर डालिए, उसने गंभीरता से कहा। अपना यौवन वापस पाने के लिए बस अपनी मूर्खताओं को दोहराना होता है।
क्या मनमोहक सिद्धांत है, वह चिल्लाईं। मुझे इसे व्यवहार में लाना ही होगा। खतरनाक सिद्धांत। सर थॉमस के सख्त होंठों से आवाज आई। लेडी अगाथा ने सिर हिलाया, लेकिन हंसी रोक नहीं पाई। मिस्टर एर्स्किन सुनते रहे। हाँ, वह आगे बोला, यह जीवन के महान रहस्यों में से एक है। आजकल अधिकतर लोग धीरे धीरे रेंगती हुई सामान्य समझ से मर जाते हैं, और जब तक उन्हें इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है कि जिन चीज़ों का हमें कभी पछतावा नहीं होता वे हमारी गलतियां नहीं होती हैं। मेज के चारों ओर हंसी की लहर दौड़ गई। वह इस विचार से खेलता रहा और भी चंचल होता गया। उसे हवा में उछाला और रूपांतरित किया, उसे उड़ जाने दिया और फिर पकड़ लिया, कल्पना की चमक से उसे इंद्रधनुषी बना दिया और विरोधाभास के पंख दे दिए। मूर्खता की प्रशंसा करते करते वह एक दर्शन बन गई, और दर्शन स्वयं युवा हो उठा और आनंद के उन्मत्त संगीत को पकड़कर, मानो अपनी शराब से दागी चादर और आईवी की माला पहने, जीवन की पहाड़ियों पर किसी बैखांत की तरह नाचने लगा और धीमे सिलनस का मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि वह होश में था। तथ्य उसके सामने से ऐसे भागने लगे जैसे डरे हुए जंगल के जीव। उसके श्वेत पैर उस विशाल अंगूर प्रेस पर पड़ने लगे जिस पर बुद्धिमान उमर बैठा है। यहां तक कि उबलता अंगूर रस उसकी नग्न टांगों के चारों ओर बैंगनी बुलबुलों की लहरों में उठने लगा, या लाल झाग बनकर उस पात्र की काली, भीगी, ढलानदार दीवारों पर बहने लगा। यह एक असाधारण तात्कालिक भाषण था। उसे महसूस हुआ कि डोरियन ग्रे की आंखें उस पर टिकी हुई हैं, और यह चेतना कि उसके श्रोताओं में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे वह मोहित करना चाहता है, उसके व्यंग्य को और तीखा और उसकी कल्पना को और रंगीन बना रही थी। वह चमकदार, कल्पनाशील और बेपरवाह था। उसने अपने श्रोताओं को स्वयं से ही बाहर कर दिया, और वे हंसते हुए उसकी बांसुरी के पीछे पीछे चलने लगे। डोरियन ग्रे ने एक क्षण के लिए भी अपनी नजर उससे नहीं हटाई, बल्कि मानो किसी जादू के अधीन बैठा रहा। उसके होंठों पर मुस्कानें एक दूसरे का पीछा करती रहीं, और उसकी गहराती आंखों में आश्चर्य गंभीर होता गया। आखिरकार युग की वर्दी पहने वास्तविकता कमरे में एक नौकर के रूप में दाखिल हुई और डचेस को बताया कि उनकी गाड़ी तैयार है। उन्होंने बनावटी निराशा में अपने हाथ मरोड़ लिए। कितनी झुंझलाहट की बात है, वह चिल्लाई। मुझे जाना ही होगा। मुझे क्लब से अपने पति को लेना है, ताकि उन्हें विलिस रूम्स की किसी मूर्खतापूर्ण सभा में ले जा सकूं, जहां उन्हें अध्यक्षता करनी है। अगर मैं देर कर दूं, तो वह निश्चित ही क्रोधित हो जाएंगे, और मैं इस टोपी में कोई दृश्य नहीं बना सकती। यह बहुत नाजुक है, एक कठोर शब्द भी इसे बिगाड़ देगा। नहीं, मुझे जाना ही होगा, प्रिय अगाथा। अलविदा, लॉर्ड हेनरी। आप बहुत ही मनमोहक हैं, और भयानक रूप से नैतिकता बिगाड़ने वाले भी। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आता कि आपके विचारों के बारे में क्या कहा जाए। आपको किसी रात हमारे यहाँ भोजन के लिए आना होगा। मंगलवार। क्या आप मंगलवार को खाली हैं? आपके लिए मैं किसी को भी छोड़ सकता हूँ, डचेस, लॉर्ड हेनरी ने झुककर कहा। ये बहुत अच्छा है और बहुत गलत भी, वह बोली। तो ध्यान रहे कि आप आए। और वह कमरे से बाहर चली गई, उनके पीछे पीछे लेडी अगाथा और अन्य महिलाएं भी। जब लॉर्ड हेनरी फिर से बैठ गया, तो मिस्टर एयरस्किन अपनी कुर्सी खिसकाकर उसके पास आ गए और उसकी बांह पर हाथ रख दिया। आप किताबों को बेकार कर देते हैं, उन्होंने कहा। आप खुद एक किताब क्यों नहीं लिखते? मुझे किताबें पढ़ने का इतना शौक है कि उन्हें लिखने की इच्छा ही नहीं होती, मिस्टर एयरस्किन। हालांकि मैं एक उपन्यास लिखना चाहूंगा, ऐसा उपन्यास जो किसी फारसी कालीन जितना सुंदर और उतना ही अवास्तविक हो। लेकिन इंग्लैंड में साहित्यिक पाठक वर्ग ही नहीं है। सिवाय अखबारों, प्राथमिक पुस्तकों और विश्वकोशों के, दुनिया के सभी लोगों में अंग्रेजों को साहित्य की सुंदरता का सबसे कम बोध है। मुझे डर है कि आप सही कह रहे हैं, मिस्टर एयरस्किन ने उत्तर दिया। कभी मेरे भी साहित्यिक सपने थे, लेकिन मैंने उन्हें बहुत पहले छोड़ दिया।
और अब मेरे प्रिय युवा मित्र, अगर आप मुझे ऐसा कहने की अनुमति दें, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने भोजन के समय हमसे जो कुछ कहा था, क्या आप सचमुच उसका अर्थ भी वही लेते हैं? मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने क्या कहा था। लॉर्ड हेनरी मुस्कुराया। क्या वह सब बहुत बुरा था? बहुत ही बुरा। सच कहूँ तो मैं आपको अत्यंत खतरनाक व्यक्ति मानता हूँ, और अगर हमारी अच्छी डचेस के साथ कुछ हो गया, तो हम सब आपको ही सबसे अधिक जिम्मेदार मानेंगे। लेकिन मैं आपसे जीवन के बारे में बात करना चाहता हूँ। जिस पीढ़ी में मेरा जन्म हुआ, वह बड़ी उबाऊ थी। किसी दिन जब आप लंदन से ऊब जाए, तो ट्रैडली आइए और मेरे पास मौजूद अद्भुत बरगंडी शराब के साथ मुझे अपने आनंद के दर्शन समझाइए। मुझे बहुत खुशी होगी। ट्रैडली की यात्रा मेरे लिए बड़ा सम्मान होगी। वहाँ एक आदर्श मेज़बान है और एक आदर्श पुस्तकालय भी, और आप उसे पूर्ण कर देंगे, बूढ़े सज्जन ने विनम्रता से झुककर कहा। और अब मुझे आपकी उत्तम मौसी से विदा लेनी होगी। मुझे एथेनियम जाना है। यह वह समय है जब हम वहाँ सोते हैं। आप सब, मिस्टर एयरस्किन, हम 40 लोग, 40 आराम कुर्सियों में, हम एक अंग्रेजी अकादमी एच पॉव लेटर्स के लिए अभ्यास कर रहे हैं। लॉर्ड हेनरी हंस पड़ा और उठ खड़ा हुआ। मैं पार्क जा रहा हूँ, उसने कहा। जब वह दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था, डोरियन ग्रे ने उसकी बांह को हल्के से छुआ। मुझे भी आपके साथ आने दीजिए, उसने धीरे से कहा। लेकिन मुझे लगा था कि आपने बेसिल हॉलवर्ड से मिलने का वादा किया है, लॉर्ड हेनरी ने उत्तर दिया। मैं आपके साथ आना ज्यादा पसंद करूंगा। हाँ, मुझे आपके साथ ही आना चाहिए। कृपया मुझे आने दीजिए, और आप मुझसे पूरे समय बात करते रहेंगे, ये वादा कीजिए। आप जैसा कोई नहीं बोलता। आह, आज के लिए मैंने काफी बातें कर ली हैं, लॉर्ड हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तो मैं केवल जीवन को देखना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ उसे देख सकते हो। अध्याय 4। एक दोपहर, 1 महीने बाद, डोरियन ग्रे मैफेयर में लॉर्ड हेनरी के घर की छोटी सी लाइब्रेरी में एक शानदार आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था। अपने ढंग से वह कमरा बहुत आकर्षक था। उसकी ऊंची पैनल वाली जैतून के रंग से रंगी ओक की लकड़ी की दीवारों के साथ, क्रीम रंग की फ्रिज और उभरी हुई प्लास्टर कला से सजे छत के साथ, और ईंट रंग के फेल्ट कालीन पर फैले लंबे रेशमी झालरों वाले फारसी गलीचों के साथ, एक छोटी सी सैटिन वुड की मेज पर क्लोडियों की बनाई एक मूर्ति रखी थी, और उसके पास लेसोन नूवेल की एक प्रति पड़ी थी, जिसे क्लोविस ईव ने मार्गरेट ऑफ वलोआ के लिए जिल्दबंद किया था, और जिस पर उन सुनहरे डेजी फूलों की छाप थी जिन्हें उस रानी ने अपने प्रतीक के रूप में चुना था। कुछ बड़े नीले चीनी मिट्टी के जार और तोते से रंग के ट्यूलिप मैंटल पीस पर सजे थे, और खिड़की के छोटे शीशे जड़े कांचों से लंदन की गर्मियों के दिन की खूबानी सी रोशनी भीतर आ रही थी। लॉर्ड हेनरी अभी तक नहीं आए थे। सिद्धांत के तौर पर वह हमेशा देर से आते थे। उनका सिद्धांत यह था कि समय की पाबंदी समय की चोर होती है। इसलिए लड़का कुछ खिन्न सा दिख रहा था, और उदासीन उंगलियों से मैनोन लेस्को के एक सुसज्जित चित्रों वाले संस्करण के पन्ने पलट रहा था, जो उसे अलमारी में मिला था। लुई 14वें की शैली की घड़ी की नियमित और एकरस टिक टिक उसे चिढ़ा रही थी। एक दो बार उसने सोचा कि चला जाए। आखिरकार उसे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी, और दरवाजा खुल गया। तुम कितनी देर कर रहे हो, हैरी? उसने धीरे से कहा। मुझे डर है कि यह हैरी नहीं है, मिस्टर ग्रे, एक तीखी आवाज ने उत्तर दिया। उसने जल्दी से मुड़कर देखा और खड़ा हो गया। मुझे क्षमा कीजिए, मैंने समझा था। आपने समझा था कि वह मेरे पति हैं। मैं तो केवल उनकी पत्नी हूँ। आपको मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं आपको आपके चित्रों से अच्छी तरह जानती हूँ। मेरा ख्याल है मेरे पति के पास आपकी 17 तस्वीरें हैं। 17 नहीं, लेडी हेनरी,
तो 18 ही सही। और उस रात मैंने आपको उनके साथ ओपेरा में भी देखा था। यह कहते हुए वह घबराहट से हंसी और अपनी धुंधली भूल ना पाऊं जैसी आंखों से उसे देखने लगी। वह एक अजीब महिला थी, जिनके कपड़े हमेशा ऐसे लगते थे मानो क्रोध में बनाए गए हों और तूफान में पहने गए हों। वह आमतौर पर किसी न किसी से प्रेम में रहती थीं, और क्योंकि उनका प्रेम कभी लौटकर नहीं आता था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी कल्पनाएं बचा कर रखी थीं। वह चित्रात्मक दिखने की कोशिश करती थीं, लेकिन केवल अस्त-व्यस्त ही लगती थीं। उनका नाम विक्टोरिया था और उन्हें चर्च जाने का एक अजीब जुनून था। वह लोहेनग्रीन था, लेडी हेनरी, मेरा ख़्याल है। हाँ, वही प्रिय लोहेनग्रीन। मुझे वैगनर का संगीत किसी भी और संगीत से अधिक पसंद है। वह इतना ऊँचा होता है कि आदमी पूरे समय बातें कर सकता है और दूसरे लोग नहीं सुन पाते कि वह क्या कह रहा है। यह एक बहुत बड़ा लाभ है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, मिस्टर ग्रे? उनके पतले होंठों से वही घबराई हुई, टूटती हुई हँसी फिर निकली, और उनकी उँगलियाँ लंबे कछुए के खोल वाले कागज़ काटने वाले चाकू से खेलने लगीं। डोरियन मुस्कुराया और सिर हिलाया। मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं सोचता, लेडी हेनरी। मैं संगीत के दौरान कभी बात नहीं करता, कम से कम अच्छे संगीत के दौरान। अगर संगीत खराब हो तो उसे बातचीत में डुबो देना हमारा कर्तव्य है। आह! यह हैरी का ही कोई विचार होगा, है ना मिस्टर ग्रे? मुझे हैरी के विचार हमेशा उनके दोस्तों से ही सुनने को मिलते हैं। यही एक तरीका है जिससे मैं उन्हें जान पाती हूँ। लेकिन आप यह मत समझिए कि मुझे अच्छा संगीत पसंद नहीं। मुझे वह बहुत प्रिय है, पर उससे डर भी लगता है। वह मुझे बहुत रोमानी बना देता है। मैं तो पियानो वादकों की पूजा ही करती रही हूँ, कभी-कभी 2-2 की एक साथ। हैरी ऐसा कहते हैं। मुझे नहीं पता उनमें ऐसा क्या है। शायद इसलिए कि वे विदेशी होते हैं। वे सब विदेशी ही होते हैं, है ना? जो इंग्लैंड में पैदा होते हैं, वे भी कुछ समय बाद विदेशी हो जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ये उनकी बहुत चतुराई है, और कला के लिए एक बड़ी प्रशंसा भी। इससे कला सचमुच विश्वव्यापी हो जाती है ना? आप कभी मेरी किसी पार्टी में नहीं आए, मिस्टर ग्रे? आपको आना चाहिए। मैं ऑर्किड नहीं खरीद सकती, लेकिन विदेशियों पर कोई खर्च नहीं बचाती। वे कमरों को बहुत चित्रात्मक बना देते हैं। लेकिन यहाँ हैरी आ गए। हैरी, मैं तुम्हें ढूँढने आई थी। तुमसे कुछ पूछना था। मुझे याद नहीं क्या था, और मुझे यहाँ मिस्टर ग्रे मिल गए। हमने संगीत के बारे में बहुत सुखद बातचीत की। हमारे विचार बिल्कुल एक जैसे हैं। नहीं, मेरा ख़्याल है हमारे विचार बिल्कुल अलग हैं, लेकिन यह बहुत ही सुखद रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इनसे मिली। मैं बहुत प्रसन्न हूँ मेरी प्रिय, बहुत प्रसन्न। लॉर्ड हेनरी ने अपनी गहरी अर्धचंद्राकार भौहें उठाते हुए कहा, और दोनों को मनोरंजन भरी मुस्कान से देखा। डोरियन, मुझे देर हो गई, उसके लिए खेद है। मैं वॉर्डर स्ट्रीट में पुराने ब्रोकेट के एक टुकड़े को देखने गया था, और उसके लिए घंटों मोल भाव करना पड़ा। आजकल लोग हर चीज़ की कीमत जानते हैं, लेकिन उसका मूल्य नहीं जानते। मुझे डर है कि अब मुझे जाना होगा। लेडी हेनरी ने अपनी मूर्खतापूर्ण अचानक हंसी के साथ एक अजीब सी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। मैंने डचेस के साथ गाड़ी में घूमने का वादा किया है। अलविदा, मिस्टर ग्रे। अलविदा, हैरी। तुम बाहर भोजन करने जा रहे होगे, मेरा ख्याल है। मैं भी जा रही हूँ। शायद लेडी थॉर्नबरी के यहाँ मुलाकात हो जाए। संभव है मेरी प्रिय। लॉर्ड हेनरी ने दरवाज़ा उनके पीछे बंद करते हुए कहा, जबकि वह ऐसे बाहर निकल गईं मानो कोई स्वर्गीय पक्षी रात भर बारिश में भीगकर लौट रहा हो, और कमरे में फ्रेंजीपानी की हल्की सुगंध छोड़ गईं। फिर उसने सिगरेट जलाई और सोफे पर गिर पड़ा। कभी भी भूसे के रंग के बालों वाली स्त्री से शादी मत करना, डोरियन। उसने कुछ कश लेने के बाद कहा। क्यों, हैरी? क्योंकि वे बहुत भावुक होती हैं। लेकिन मुझे भावुक लोग पसंद हैं। कभी शादी ही मत करना, डोरियन। पुरुष शादी करते हैं क्योंकि वे थक चुके होते हैं। स्त्रियां
क्योंकि वे जिज्ञासु होती हैं और दोनों ही निराश हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं शादी करने वाला हूँ, हैरी। मैं बहुत गहराई से प्रेम में हूँ। ये तुम्हारे ही कथनों में से एक है। मैं उसे व्यवहार में ला रहा हूँ, जैसे तुम्हारी हर बात को करता हूँ। तुम किससे प्रेम करते हो? थोड़ी देर बाद लॉर्ड हेनरी ने पूछा। एक अभिनेत्री से, डोरियन ग्रे ने लाल होते हुए कहा। लॉर्ड हेनरी ने कंधे उचकाए। यह तो बहुत साधारण शुरुआत है। अगर तुम उसे देखो तो ऐसा नहीं कहोगे, हैरी। वह कौन है? उसका नाम सिबिल वैन है। कभी नहीं सुना। किसी ने नहीं सुना, लेकिन लोग एक दिन सुनेंगे। वह एक प्रतिभा है। मेरे प्रिय लड़के, कोई भी स्त्री प्रतिभाशाली नहीं होती। स्त्रियां सजावटी लिंग होती हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन वे उसे बहुत आकर्षक ढंग से कहती हैं। स्त्रियां पदार्थ की बुद्धि पर विजय का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे पुरुष नैतिकता पर बुद्धि की विजय का। हैरी, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरे प्रिय डोरियन, यह बिल्कुल सच है। मैं इस समय स्त्रियों का विश्लेषण कर रहा हूं, इसलिए मुझे पता होना चाहिए। यह विषय उतना जटिल नहीं निकला जितना मैंने सोचा था। अंततः मुझे पता चला है कि स्त्रियां केवल दो तरह की होती हैं, साधारण और रंगी हुई। साधारण स्त्रियां बहुत उपयोगी होती हैं। अगर तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा भद्र बनाने की इच्छा हो, तो बस उन्हें रात के भोजन के लिए साथ ले जाओ। दूसरी तरह की स्त्रियां बहुत आकर्षक होती हैं, लेकिन वे एक गलती करती हैं। वे जवान दिखने के लिए मेकअप करती हैं। हमारी दादियां मेकअप इसलिए करती थीं कि वे अधिक चतुराई से बातचीत कर सकें। पहले रूज और बुद्धि साथ साथ चलते थे। अब वह सब खत्म हो गया है। जब तक कोई स्त्री अपनी बेटी से 10 साल छोटी दिखाई दे सकती है, वह पूरी तरह संतुष्ट रहती है। और जहां तक बातचीत का सवाल है, लंदन में केवल 5 स्त्रियां ऐसी हैं जिनसे बात करना सार्थक है, और उनमें से 2 को तो सभ्य समाज में जगह ही नहीं दी जा सकती। खैर, अब मुझे अपनी प्रतिभाशाली प्रेमिका के बारे में बताओ। तुम उसे कब से जानते हो? आह, हैरी, तुम्हारे विचार मुझे डरा देते हैं। उसकी चिंता मत करो। तुम उसे कब से जानते हो? लगभग 3 हफ्तों से। और तुम उससे कहाँ मिले? मैं तुम्हें बताऊंगा, हैरी, लेकिन तुम इस बारे में असंवेदनशील मत होना। आखिर यह कभी होता ही नहीं अगर मैं तुमसे न मिला होता। तुमने मेरे भीतर जीवन के बारे में सब कुछ जानने की एक उन्मत्त इच्छा भर दी। तुमसे मिलने के बाद कई दिनों तक ऐसा लगता रहा जैसे मेरी नसों में कुछ धड़क रहा हो। जब मैं पार्क में टहलता या पिकाडिली की सड़क पर घूमता, तो हर गुजरने वाले व्यक्ति को देखता और एक पागल जिज्ञासा से सोचता कि वे किस तरह का जीवन जीते होंगे। कुछ लोग मुझे आकर्षित करते थे, कुछ मुझे भय से भर देते थे। हवा में एक अद्भुत जहर घुला हुआ था। मुझे अनुभवों के लिए एक जुनून सा हो गया था। खैर, एक शाम लगभग 7 बजे मैंने निश्चय किया कि किसी रोमांच की तलाश में निकलूं। मुझे लगा कि हमारा यह धूसर, भयानक लंदन अपनी असंख्य भीड़, अपने घटिया पापियों और अपने शानदार पापों के साथ, जैसा कि तुमने एक बार कहा था, मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर संजो कर रखता होगा। मेरे मन में हजारों कल्पनाएं उमड़ रही थीं। केवल खतरे की भावना ही मुझे आनंद से भर रही थी। मुझे वह अद्भुत शाम याद आई जब हम पहली बार साथ भोजन करने बैठे थे, और तुमने कहा था कि सुंदरता की खोज ही जीवन का असली रहस्य है। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन मैं निकल पड़ा और पूर्व दिशा की ओर भटकता चला गया। जल्द ही मैले कुचैले रास्तों और काले घास विहीन चौकों की भूल भुलैया में रास्ता खो बैठा। लगभग 8:30 बजे मैं एक अजीब से छोटे थिएटर के पास से गुजरा, जिसके बाहर चमकते गैस दीपक और रंगीन पोस्टर लगे थे। दरवाजे पर एक भद्दा यहूदी खड़ा था, जिसकी कमरकोट मैंने अपने जीवन में सबसे विचित्र देखी थी, और वह एक घटिया सिगार पी रहा था। उसके चिकने घुंघराले बाल थे, और गंदी शर्ट के बीचों बीच एक विशाल हीरा चमक रहा था। एक बॉक्स चाहिए, मेरे लॉर्ड? उसने मुझे देखते ही कहा, और
अत्यंत चापलूसी भरे अंदाज में टोपी उतार ली। हैरी, उसमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे हंसा दिया। वह सचमुच एक विचित्र जीव था। तुम मुझ पर हंसोगे, मुझे पता है, लेकिन मैं सचमुच अंदर चला गया और मंच के बॉक्स के लिए पूरी एक गिनी दे दी। आज तक मैं नहीं समझ पाया कि मैंने ऐसा क्यों किया। और फिर भी, अगर मैंने ऐसा ना किया होता, मेरे प्रिय हैरी, अगर मैंने ऐसा ना किया होता, तो मैं अपने जीवन के सबसे महान प्रेम से चूक जाता। देख रहा हूं, तुम हंस रहे हो। ये बहुत बुरा है। मैं नहीं हंस रहा डोरियन, कम से कम तुम पर नहीं हंस रहा। लेकिन तुम्हें इसे अपने जीवन का सबसे महान प्रेम नहीं कहना चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए कि यह तुम्हारे जीवन का पहला प्रेम है। तुम हमेशा प्रिय रहोगे और हमेशा प्रेम से प्रेम करते रहोगे। महान प्रेम तो उन लोगों का विशेषाधिकार है जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। यही किसी देश के निष्क्रिय वर्गों का एकमात्र उपयोग है। डरने की कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए अभी बहुत अद्भुत चीजें बाकी हैं। यह तो केवल शुरुआत है। क्या तुम्हें मेरा स्वभाव इतना उथला लगता है? डोरियन ग्रे ने क्रोध से कहा। नहीं, मुझे तुम्हारा स्वभाव इतना गहरा लगता है। कैसे? मेरे प्रिय लड़के, जो लोग जीवन में केवल एक बार प्रेम करते हैं, वही वास्तव में उथले होते हैं। जिसे वे अपनी निष्ठा और वफादारी कहते हैं, उसे मैं या तो आदत की जड़ता कहता हूं या कल्पना की कमी। भावनात्मक जीवन में वफादारी का वही स्थान है जो बुद्धि के जीवन में स्थिरता का, सिर्फ असफलता की स्वीकृति। वफादारी, मुझे किसी दिन इसका विश्लेषण करना चाहिए। इसमें स्वामित्व की भावना छिपी होती है। बहुत सी चीजें हम केवल इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमें डर होता है कि कोई और उन्हें उठा न ले। लेकिन मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। अपनी कहानी जारी रखो। खैर, मैं खुद को एक घिनौने से छोटे निजी बॉक्स में बैठा हुआ पाया और मेरे सामने एक भद्दा पर्दा लटक रहा था। मैंने पर्दे के पीछे से झांककर पूरे हॉल को देखा। वह बहुत ही सस्ता और बनावटी सा स्थान था। हर जगह क्यूपिड और कॉर्नुकोपिया बने हुए थे, बिल्कुल किसी तीसरे दर्जे के शादी के केक की तरह। गैलरी और पिट काफी भरे हुए थे, लेकिन सामने की दो कतारों में गंदे से स्टॉल बिल्कुल खाली थे। और जिसे वे ड्रेस सर्कल कहते होंगे, वहां मुश्किल से कोई था। औरतें संतरे और जिंजर बियर बेच रही थीं और मेवों की खपत तो भयानक मात्रा में हो रही थी। यह तो ब्रिटिश नाटक के स्वर्णकाल जैसा ही रहा होगा। बिल्कुल वैसा ही रहा होगा, मेरा ख्याल है। और बहुत ही निराशाजनक भी। मैं सोचने लगा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी मेरी नज़र एक पोस्टर पर पड़ी। तुम्हें क्या लगता है, नाटक कौन सा था हैरी? मेरा ख्याल है द इडियट बॉय या गूंगा लेकिन निर्दोष। हमारे पिता को ऐसे नाटक बहुत पसंद थे, मेरा विश्वास है। जितना अधिक मैं जीता हूँ डोरियन, उतना ही गहराई से महसूस करता हूँ कि जो चीज़ें हमारे पिता के लिए पर्याप्त थीं, वे हमारे लिए पर्याप्त नहीं हैं। कला में भी और राजनीति में भी दादाओं की राय हमेशा गलत होती है। यह नाटक हमारे लिए बिल्कुल ठीक था हैरी। वह रोमियो और जूलियट था। मुझे मानना पड़ेगा कि ऐसे दयनीय से स्थान में शेक्सपियर का नाटक देखने का विचार मुझे थोड़ा खल रहा था। फिर भी किसी तरह मेरी दिलचस्पी बनी रही। कम से कम मैंने पहला अंक देखने का निश्चय किया। वहाँ एक भयानक सा ऑर्केस्ट्रा था जिसका संचालन एक युवा यहूदी कर रहा था जो एक फटे हुए पियानो पर बैठा था। और वह मुझे लगभग भगा ही देता। लेकिन आखिरकार पर्दा उठा और नाटक शुरू हुआ। रोमियो एक मोटे ताजे उम्रदराज सज्जन थे जिनकी भौहें काली रंगी हुई थीं। आवाज भारी और करख्त थी और शरीर बिल्कुल बियर के पीपे जैसा था। मर्क्यूशियो भी लगभग उतना ही खराब था। उसे एक हास्य अभिनेता निभा रहा था जिसने अपनी ओर से मजाक जोड़ दिए थे और पिट में बैठे दर्शकों से बहुत घनिष्ठता से बातें कर रहा था। दोनों ही मंच सज्जा जितने ही हास्यास्पद थे और वह सज्जा ऐसी लग रही थी मानो किसी देहाती मेले के तंबू से उठाकर लाई गई हो। लेकिन जूलियट, हैरी, जरा कल्पना करो। एक लड़की, मुश्किल से 17 साल की, छोटे से फूल जैसे चेहरे वाली, एक छोटा सा यूनानी सिर जिस पर गहरे भूरे बालों की गूंथी लटें थीं, आंखें
मानो बैंगनी रंग के जुनून के कुएं हों और होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे। वह मेरे जीवन की सबसे सुंदर वस्तु थी जिसे मैंने कभी देखा था। तुमने मुझसे एक बार कहा था कि करुणा तुम्हें प्रभावित नहीं करती, लेकिन सुंदरता, सिर्फ सुंदरता, तुम्हारी आंखों में आंसू ला सकती है। मैं तुम्हें बताता हूँ हैरी कि आंसुओं की धुंध के कारण मैं उस लड़की को ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। और उसकी आवाज़, मैंने कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। पहले वह बहुत धीमी थी, गहरे और मधुर सुरों के साथ, जो एक एक करके कानों में गिरते थे। फिर वह थोड़ी तेज हो गई और बांसुरी या दूर से आती ओबों की ध्वनि जैसी लगने लगी। बाग वाले दृश्य में उसमें वह कंपाती हुई परमानंद भरी ध्वनि थी, जो भोर से ठीक पहले सुनाई देती है जब बुलबुलें गा रही होती हैं। बाद में कुछ क्षण ऐसे भी आए जब उसमें वायलिनों जैसा उग्र जुनून था। तुम जानते हो कि आवाज़ मन को कैसे झकझोर देती है। तुम्हारी आवाज़ और सिबिल वैन की आवाज़, ये दो चीज़ें हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वे सुनाई देती हैं और दोनों मुझे कुछ अलग ही कहती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे किसका अनुसरण करना चाहिए। मैं उससे प्रेम क्यों ना करूं? हैरी, मैं उससे प्रेम करता हूं। वह मेरे जीवन में सब कुछ है। हर रात मैं उसे अभिनय करते देखने जाता हूं। एक शाम वह रोजालिंड होती है और अगली शाम इमोजेन। मैंने उसे एक इतालवी कब्र की अंधेरी छाया में मरते देखा है, अपने प्रेमी के होंठों से जहर चूसते हुए। मैंने उसे आर्डेन के जंगल में भटकते देखा है, एक सुंदर लड़के के वेश में, तंग पायजामे, डबलेट और नन्ही टोपी के साथ। वह पागल हो चुकी है और एक अपराधी राजा के सामने आई है। उसे पहनने के लिए र्यू और छकने के लिए कड़वी जड़ी बूटियां दी हैं। वह निर्दोष रही है और ईर्ष्या के काले हाथों ने उसके सरकंडे जैसे गले को दबा दिया है। मैंने उसे हर युग में और हर वेशभूषा में देखा है। साधारण स्त्रियां कभी कल्पना को नहीं छूती। वे अपने ही युग तक सीमित रहती हैं। कोई जादू उन्हें रूपांतरित नहीं करता। उनके मन को उतनी ही आसानी से जाना जा सकता है जितनी आसानी से उनकी टोपी को। वे हमेशा मिल जाती हैं। उनमें कोई रहस्य नहीं होता। वे सुबह पार्क में सवारी करती हैं और दोपहर को चाय पार्टियों में बकबक करती हैं। उनकी मुस्कान तयशुदा होती है और उनका व्यवहार फैशनेबल। वे बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। लेकिन एक अभिनेत्री, अभिनेत्री कितनी अलग होती है। हैरी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि प्रेम करने लायक एकमात्र चीज अभिनेत्री ही होती है? क्योंकि मैं उनमें से बहुत सी से प्रेम कर चुका हूं, डोरियन। ओह हाँ, भयानक लोग, रंगे हुए बाल और पुते हुए चेहरे। रंगे हुए बालों और पुते हुए चेहरों को इतना कम मत समझो। कभी कभी उनमें असाधारण आकर्षण होता है, लॉर्ड हेनरी ने कहा। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हें सिबिल वैन के बारे में बताया। तुम मुझे यह बताए बिना रह ही नहीं सकते थे, डोरियन। तुम्हारे पूरे जीवन में तुम मुझे अपनी हर बात बताते रहोगे। हाँ हैरी, मुझे लगता है ये सच है। मैं तुमसे बातें छिपा ही नहीं सकता। तुम मुझ पर एक अजीब सा प्रभाव रखते हो। अगर मैं कभी कोई अपराध करूं तो आकर तुम्हें ही बताऊंगा। तुम मुझे समझोगे। तुम जैसे लोग, जीवन की मनमौजी धूप की किरणें, अपराध नहीं करते, डोरियन। फिर भी तुम्हारी प्रशंसा के लिए मैं आभारी हूं। और अब बताओ, जरा माचिस देना, अच्छे लड़के की तरह। धन्यवाद। सिबिल वैन के साथ तुम्हारे वास्तविक संबंध क्या हैं? डोरियन ग्रे अचानक खड़ा हो गया। उसके गाल लाल थे और आंखें चमक रही थीं। हैरी, सिबिल वैन पवित्र है। डोरियन, केवल पवित्र चीजों को ही छूना सार्थक होता है। लॉर्ड हेनरी ने अपनी आवाज में एक अजीब सी करुणा के साथ कहा। लेकिन तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मेरा ख्याल है कि किसी दिन वह तुम्हारी ही हो जाएगी। जब कोई प्रेम में पड़ता है तो वह हमेशा पहले खुद को धोखा देता है और अंत में दूसरों को। दुनिया इसे ही रोमांस कहती है। कम से कम तुम उसे जानते तो हो, मेरा ख्याल है। बिल्कुल जानता हूं। जिस पहली रात मैं थिएटर गया था, प्रदर्शन खत्म होने के बाद वह भयानक बूढ़ा यहूदी बॉक्स के पास आया और मुझे मंच के पीछे ले जाकर
उससे मिलवाने की पेशकश करने लगा। मैं उस पर बहुत क्रोधित हो गया और उससे कहा कि जूलियट को मरे हुए सैकड़ों साल हो चुके हैं और उसका शरीर वेरोना की एक संगमरमर की कब्र में पड़ा है। उसके हैरान चेहरे से मुझे लगा कि उसे लगा होगा कि मैंने बहुत ज्यादा शैंपेन पी ली है या कुछ ऐसा ही। मुझे आश्चर्य नहीं होता। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं किसी अखबार के लिए लिखता हूँ। मैंने कहा कि मैं तो अखबार पढ़ता भी नहीं हूँ। इससे वह बहुत निराश हो गया और उसने मुझसे कहा कि सारे नाट्य समीक्षक उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उनमें से हर एक को खरीदा जा सकता है। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर वह सच ही कह रहा हो, लेकिन दूसरी ओर उनके रूप रंग को देखते हुए वे बहुत महंगे भी नहीं होंगे। खैर, वह तो यही सोचता था कि वे उसकी पहुंच से बाहर हैं। डोरियन हंस पड़ा। इस बीच थिएटर की बत्तियां बुझाई जा रही थीं और मुझे जाना पड़ा। वह चाहता था कि मैं उसके सुझाए हुए कुछ सिगार आजमाऊं। मैंने मना कर दिया। अगली रात स्वाभाविक ही मैं फिर वहां पहुंच गया। जब उसने मुझे देखा तो उसने झुककर सलाम किया और कहा कि मैं कला का एक उदार संरक्षक हूं। वह बहुत ही असभ्य आदमी था, हालांकि उसे शेक्सपियर के प्रति असाधारण लगाव था। उसने एक बार गर्व से मुझे बताया कि उसके 5 दिवालियेपन का कारण पूरी तरह द बार्ड ही था, जैसा कि वह उसे कहता था। उसे लगता था कि यह कोई सम्मान की बात है। यह तो एक विशेष सम्मान था, मेरे प्रिय डोरियन, बहुत बड़ा सम्मान। अधिकांश लोग जीवन की गद्य में बहुत अधिक निवेश करके दिवालिया हो जाते हैं। कविता के कारण स्वयं को बर्बाद कर लेना तो एक गौरव की बात है। लेकिन तुमने मिस सिबिल वैन से पहली बार कब बात की? तीसरी रात। वह रोजालिंड का अभिनय कर रही थी। मैं उसके पास गए बिना रह ही नहीं सका। मैंने उस पर कुछ फूल फेंके थे और उसने मेरी ओर देखा था। कम से कम मुझे ऐसा लगा। वह बूढ़ा यहूदी बहुत जिद्दी था। वह मुझे हर हाल में मंच के पीछे ले जाना चाहता था। इसलिए मैंने सहमति दे दी। अजीब बात है कि मैं उससे मिलना ही नहीं चाहता था, है ना? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे प्रिय हैरी, क्यों? यह मैं तुम्हें किसी और समय बताऊंगा। अभी मैं उस लड़की के बारे में सुनना चाहता हूँ। सिबिल? ओह, वह बहुत संकोची और बहुत कोमल थी। उसमें कुछ बचपन जैसा है। जब मैंने उसे बताया कि उसके अभिनय के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और वह अपनी शक्ति से बिल्कुल अनजान लग रही थी। मेरा ख्याल है हम दोनों ही कुछ घबराए हुए थे। वह बूढ़ा यहूदी उस धूल भरे ग्रीन रूम के दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था और हमारे बारे में बड़े-बड़े भाषण दे रहा था, जबकि हम दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे को देख रहे थे। वह मुझे माय लॉर्ड कहने पर अड़ा हुआ था, इसलिए मुझे सिबिल को समझाना पड़ा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूं। उसने मुझसे बहुत सरलता से कहा, आप तो किसी राजकुमार जैसे लगते हैं। मुझे आपको प्रिंस चार्मिंग कहना चाहिए। मेरे शब्दों की कसम, डोरियन, मिस सिबिल को प्रशंसा करना अच्छी तरह आता है। तुम उसे समझते नहीं, हैरी। वह मुझे केवल किसी नाटक के पात्र की तरह देखती है। उसे जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं। वह अपनी माँ के साथ रहती है, एक मुरझाई और थकी हुई औरत, जिसने पहली रात लेडी कैपुलेट की भूमिका किसी मैजेंटा रंग के डीले गाउन में निभाई थी और जो ऐसी लगती है मानो उसने बेहतर दिन देखे हों। मैं उस भाव को जानता हूँ। वह मुझे उदास कर देता है। लॉर्ड हेनरी ने अपनी अंगूठियों को देखते हुए बुदबुदाया। वह यहूदी मुझे उसका इतिहास सुनाना चाहता था, लेकिन मैंने कह दिया कि उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। तुम बिल्कुल सही थे। दूसरे लोगों की त्रासदियों में हमेशा कुछ न कुछ बेहद तुच्छ होता है। सिबिल ही एकमात्र चीज है जिसकी मुझे परवाह है। मुझे क्या मतलब कि वह कहाँ से आई है। उसके छोटे से सिर से लेकर उसके छोटे पैरों तक वह पूरी तरह दिव्य है। अपने जीवन की हर रात मैं उसे अभिनय करते देखने जाता हूँ और हर रात वह और भी अद्भुत लगती है।
शायद यही कारण है कि अब तुम मेरे साथ कभी भोजन नहीं करते। मुझे लगा था कि तुम्हारे जीवन में कोई विचित्र रोमांस चल रहा होगा। है भी, लेकिन वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। मेरे प्रिय हैरी, हम हर दिन साथ में दोपहर या रात का भोजन करते हैं और मैं तुम्हारे साथ कई बार ओपेरा भी जा चुका हूँ। डोरियन ने अपनी नीली आंखें आश्चर्य से खोलते हुए कहा। लेकिन तुम हमेशा बहुत देर से आते हो। मैं सिबिल को अभिनय करते देखने जाने से खुद को रोक ही नहीं पाता। वह बोला, भले ही सिर्फ एक अंक के लिए क्यों न हो, मुझे उसकी उपस्थिति की भूख लगती है। और जब मैं उस अद्भुत आत्मा के बारे में सोचता हूँ जो उस छोटे से हाथी दांत जैसे शरीर में छिपी हुई है, तो मैं विस्मय से भर जाता हूँ। तुम आज रात मेरे साथ भोजन कर सकते हो डोरियन, है ना? उसने सिर हिलाया। आज रात वह इमोजेन बनेगी, उसने कहा, और कल रात वह जूलियट होगी। और वह सिबिल वैन कब होती है? कभी नहीं। मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। तुम कितने भयानक हो। वह दुनिया की सारी महान नायिकाओं का सम्मिलित रूप है। वह केवल एक व्यक्ति नहीं है। तुम हंसते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसमें प्रतिभा है। मैं उससे प्रेम करता हूँ और मुझे उसे भी मुझसे प्रेम करने पर मजबूर करना है। तुम जो जीवन के सारे रहस्य जानते हो, मुझे बताओ कि मैं सिबिल वैन को कैसे मोहित करूं ताकि वह मुझसे प्रेम करे। मैं चाहता हूं कि रोमियो भी मुझसे ईर्ष्या करे। मैं चाहता हूं कि दुनिया के मृत प्रेमी हमारी हंसी सुने और उदास हो जाए। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रेम की एक सांस उनकी धूल को फिर से चेतना में जगा दे, उनकी राख को पीड़ा में जगा दे। मेरे भगवान, हैरी, मैं उसकी कितनी पूजा करता हूँ। वह ये कहते हुए कमरे में इधर उधर टहल रहा था। उसके गालों पर लाल धब्बे चमक रहे थे। वह अत्यंत उत्तेजित था। लॉर्ड हेनरी उसे एक सूक्ष्म आनंद के साथ देख रहा था। वह अब कितना अलग था उस संकोची और डरे हुए लड़के से जिसे उसने बेसिल हॉलवर्ड के स्टूडियो में देखा था। उसका स्वभाव एक फूल की तरह खिल उठा था, लाल अग्नि जैसे फूलों से भर गया था। उसकी आत्मा अपने गुप्त ठिकाने से निकल आई थी और इच्छा उससे मिलने के लिए आगे बढ़ाई थी। और तुम क्या करने का इरादा रखते हो? आखिरकार लॉर्ड हेनरी ने पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम और बेसिल किसी रात मेरे साथ चलो और उसका अभिनय देखो। मुझे परिणाम का जरा भी डर नहीं है। तुम उसके प्रतिभा को जरूर स्वीकार करोगे। फिर हमें उसे उस यहूदी के हाथों से छुड़ाना होगा। वह उससे 3 साल के लिए बंधी हुई है, कम से कम अभी के समय से 2 साल और 8 महीने के लिए। मुझे उसे कुछ पैसे देने होंगे, जाहिर है। जब यह सब तय हो जाएगा तो मैं वेस्ट एंड का एक थिएटर लूंगा और उसे ठीक तरह से प्रस्तुत करूंगा। वह दुनिया को उतना ही पागल कर देगी जितना उसने मुझे कर दिया है। यह असंभव होगा मेरे प्रिय लड़के। नहीं, वह ऐसा करेगी। उसमें केवल कला ही नहीं, परिपूर्ण कलात्मक प्रवृत्ति ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व भी है। और तुमने खुद कई बार कहा है कि युग को सिद्धांत नहीं, व्यक्तित्व चलाते हैं। अच्छा, तो हम किस रात जाए? देखते हैं। आज मंगलवार है। चलो कल तय करते हैं। कल वह जूलियट का अभिनय करेगी। ठीक है, ब्रिस्टल में 8 बजे। और मैं बेसिल को भी ले आऊंगा। 8 नहीं, हैरी, कृपया 6:30। हमें पर्दा उठने से पहले पहुंचना होगा। तुम्हें उसे पहले अंक में देखना होगा जब वह रोमियो से मिलती है। 6:30? क्या समय है! यह तो मांस वाली चाय पीने या अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने जैसा लगेगा। 7 बजे होना चाहिए। कोई सज्जन 7 बजे से पहले भोजन नहीं करता। क्या तुम इस बीच बेसिल से मिलोगे या मैं उसे लिख दूं? प्रिय बेसिल, मैंने उसे एक हफ्ते से देखा ही नहीं। यह थोड़ा बुरा है क्योंकि उसने मेरा चित्र मुझे सबसे अद्भुत फ्रेम में भेजा है जिसे उसने खुद डिजाइन किया है। और हालांकि मुझे इस बात से थोड़ी ईर्ष्या होती है कि वह चित्र मुझसे पूरे 1 महीने छोटा है। फिर भी मुझे मानना पड़ेगा कि वह मुझे बहुत प्रिय है। शायद तुम ही उसे लिख दो। मैं उससे अकेले मिलना नहीं चाहता। वह ऐसी बातें कहता है जो मुझे खींच दिलाती हैं।
वह मुझे अच्छे-अच्छे उपदेश देता है। लॉर्ड हेनरी मुस्कुराया। लोग वही चीज़ें सबसे ज़्यादा बाँटते हैं, जिनकी उन्हें खुद सबसे अधिक ज़रूरत होती है। मैं इसे उदारता की गहराई कहता हूँ। ओह! बेसिल बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मुझे वह थोड़ा-सा फ़िलिस्तीनी लगता है। जब से मैं तुम्हें जानता हूँ हैरी, तब से मैंने ये समझा है। मेरे प्रिय लड़के, बेसिल अपनी सारी आकर्षकता अपने काम में डाल देता है। परिणाम ये है कि जीवन के लिए उसके पास केवल अपने पूर्वाग्रह, अपने सिद्धांत और अपनी सामान्य समझ बचती है। जिन कलाकारों को मैंने जाना है और जो व्यक्तिगत रूप से आकर्षक होते हैं, वे बुरे कलाकार होते हैं। अच्छे कलाकार केवल अपने बनाए हुए कार्यों में ही जीवित रहते हैं और इसलिए अपने व्यक्तित्व में बिल्कुल नीरस होते हैं। एक महान कवि, सचमुच महान कवि, सबसे कम काव्यात्मक व्यक्ति होता है। लेकिन घटिया कवि बेहद आकर्षक होते हैं। उनकी तुकबंदियां जितनी खराब होती हैं, वे उतने ही चित्रात्मक दिखते हैं। केवल दूसरी दर्जे के सोनेट्स की एक किताब प्रकाशित कर देने भर से कोई आदमी बिल्कुल अजेय हो जाता है। वह उस कविता को जीता है जिसे वह लिख नहीं सकता। बाकी लोग वह कविता लिखते हैं जिसे वे जीने का साहस नहीं करते। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या यह सचमुच ऐसा ही है, हैरी? डोरियन ग्रे ने कहा और मेज पर रखी सोने के ढक्कन वाली बड़ी शीशी से अपने रूमाल पर थोड़ा इत्र लगा लिया। अगर तुम कहते हो तो अवश्य होगा। और अब मैं चलता हूँ। इमोजेन मेरा इंतजार कर रही है। कल की बात मत भूलना। अलविदा। जब वह कमरे से निकल गया तो लॉर्ड हेनरी की भारी पलकें झुक गईं और वह सोचने लगा। सचमुच बहुत कम लोगों ने उसे उतना आकर्षित किया था जितना डोरियन ग्रे ने किया था, और फिर भी उस लड़के का किसी और के प्रति उन्मत्त प्रेम उसे जरा भी खल नहीं रहा था। न ही उसमें ईर्ष्या की कोई भावना थी, बल्कि वह इससे प्रसन्न था। इससे डोरियन उसके लिए और भी रोचक अध्ययन बन गया था। वह हमेशा प्राकृतिक विज्ञान की विधियों से मोहित रहा था, लेकिन उस विज्ञान की सामान्य विषय वस्तु उसे तुच्छ और महत्वहीन लगती थी। इसलिए उसने पहले स्वयं को चीर फाड़ कर देखना शुरू किया था और अंततः दूसरों को भी उसी तरह परखने लगा था। मानव जीवन उसे यही एकमात्र चीज लगती थी जिसे जानना सार्थक है। इसके मुकाबले और कुछ भी मूल्यवान नहीं था। यह सच था कि जब कोई जीवन को उसके दर्द और आनंद के विचित्र पात्र में देखता है, तो वह अपने चेहरे पर कांच का मुखौटा नहीं पहन सकता, न ही सल्फर के धुएं को दिमाग को खम्मे क्या खा रहे तुमने को विचलित करने और कल्पना को विकृत कल्पनाओं और अजीब सपनों से भरने से रोक सकता है। कुछ ज़ाहिर इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनके गुणों को जानने के लिए उनसे बीमार होना पड़ता है। कुछ रोग इतने विचित्र होते हैं कि उनकी प्रकृति समझने के लिए उनसे गुजरना पड़ता है। और फिर भी उसका प्रतिफल कितना महान होता है। दुनिया कितनी अद्भुत लगने लगती है। जुनून की कठोर तर्क शक्ति को देखना और बुद्धि के भावनात्मक रंगीन जीवन को समझना, ये देखना कि वे कहाँ मिलते हैं और कहाँ अलग हो जाते हैं, किस बिंदु पर वे एक हो जाते हैं और किस बिंदु पर असंगत। इसमें एक अनोखा आनंद था। कीमत क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी भी अनुभव के लिए बहुत बड़ी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। वह ये जानता था और इस विचार से उसकी भूरे अगेट जैसी आंखों में आनंद की चमक आ गई कि उसके कुछ शब्दों के कारण, संगीत जैसे शब्दों के कारण, जिन्हें उसने मधुर आवाज में कहा था, डोरियन ग्रे की आत्मा उस श्वेत युवती की ओर मुड़ गई थी और उसके सामने श्रद्धा से झुक गई थी। काफी हद तक वह लड़का उसकी ही रचना था। उसने उसे समय से पहले परिपक्व बना दिया था। यह भी कुछ कम नहीं था। साधारण लोग तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक जीवन स्वयं उन्हें अपने रहस्य नहीं दिखा देता। लेकिन कुछ चुने हुए लोगों को जीवन के रहस्य पर्दा उठने से पहले ही दिखाई दे जाते हैं। कभी कभी यह कला का प्रभाव होता है, विशेषकर साहित्य की कला का, जो सीधे मनुष्य की भावनाओं और बुद्धि से जुड़ी होती है। लेकिन कभी कभी कोई जटिल व्यक्तित्व स्वयं कला का स्थान ले लेता है और उसका कार्य कर देता है। वास्तव में अपने ढंग से वह स्वयं एक कलाकृति बन जाता है। जैसे जीवन के भी अपने जटिल महान नमूने होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कविता
मूर्तिकला या चित्रकला के। हाँ, वह लड़का समय से पहले परिपक्व हो गया था। वह अपनी फसल तब काट रहा था जब अभी बसंत ही था। युवावस्था की धड़कन और उसका उत्साह उसमें मौजूद था, लेकिन वह आत्मसचेत भी होता जा रहा था। उसे देखना आनंददायक था। अपने सुंदर चेहरे और अपनी सुंदर आत्मा के साथ वह एक आश्चर्य की वस्तु था। यह मायने नहीं रखता था कि इसका अंत क्या होगा या होना था। वह किसी शोभा यात्रा या नाटक के उन सुंदर पात्रों में से एक था जिनकी खुशियां हमें दूर की लगती है, लेकिन जिनके दुख हमारी सुंदरता की भावना को छू लेते हैं और जिनके घाव लाल गुलाबों जैसे लगते हैं। आत्मा और शरीर, शरीर और आत्मा, वे कितने रहस्यमय थे। आत्मा में पशुता थी और शरीर के भी अपने आध्यात्मिक क्षण होते थे। इंद्रियां परिष्कृत कर सकती थीं और बुद्धि गिरा सकती थी। कौन कह सकता था कि शारीरिक आवेग कहाँ समाप्त होता है और मानसिक आवेग कहाँ से शुरू होता है? साधारण मनोवैज्ञानिकों की मनमानी परिभाषाएं कितनी सतही थीं, और फिर भी विभिन्न विचारधाराओं के बीच निर्णय करना कितना कठिन था। क्या आत्मा पाप के घर में बैठी एक छाया थी, या शरीर वास्तव में आत्मा के भीतर था? जैसा कि जियोर्दानो ब्रूनो ने सोचा था, आत्मा का पदार्थ से अलग होना एक रहस्य था, और आत्मा का पदार्थ के साथ मिलना भी एक रहस्य था। वह सोचने लगा कि क्या कभी मनोविज्ञान को इतना पूर्ण विज्ञान बनाया जा सकेगा कि जीवन की हर छोटी धड़कन हमें दिखाई दे सके। अभी तो हम हमेशा स्वयं को गलत समझते हैं और दूसरों को बहुत कम समझ पाते हैं। अनुभव का कोई नैतिक मूल्य नहीं होता। वह केवल वह नाम है जो लोग अपनी गलतियों को देते हैं। नैतिकतावादियों ने सामान्यतः इसे एक चेतावनी के रूप में देखा है। चरित्र निर्माण में इसकी नैतिक उपयोगिता का दावा किया है और इसकी प्रशंसा की है, मानो यह हमें बताता हो कि किसका अनुसरण करना चाहिए और किससे बचना चाहिए। लेकिन अनुभव में कोई प्रेरक शक्ति नहीं होती। वह उतना ही निष्क्रिय कारण है जितना स्वयं अंतरात्मा। वास्तव में वह केवल यही सिद्ध करता है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत जैसा ही होगा, और जिस पाप को हमने एक बार घृणा के साथ किया था, उसे हम कई बार आनंद के साथ करेंगे। उसके लिए यह स्पष्ट था कि प्रयोग की पद्धति ही एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा भावनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है। और निस्संदेह डोरियन ग्रे ऐसा विषय था जो उसके हाथ के लिए बना हुआ था और जो समृद्ध और फलदायी परिणामों का वादा करता था। सिबिल वैन के प्रति उसका अचानक उन्मत्त प्रेम एक छोटा मनोवैज्ञानिक चमत्कार नहीं था। इसमें संदेह नहीं था कि जिज्ञासा ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। जिज्ञासा और नए अनुभवों की इच्छा। फिर भी यह एक साधारण नहीं, बल्कि बहुत जटिल भावना थी। उसमें जो कुछ लड़कपन की शुद्ध इंद्रिय प्रेरणा थी, वह कल्पना के प्रभाव से बदलकर कुछ ऐसा बन गई थी जो स्वयं उस लड़के को इंद्रियों से परे लगता था, और इसी कारण और भी खतरनाक था। वे भावनाएं जिनकी उत्पत्ति के बारे में हम स्वयं को धोखा देते हैं, वही हम पर सबसे अधिक शासन करती है। हमारे सबसे कमजोर उद्देश्य वही होते हैं जिनकी प्रकृति के बारे में हम पूरी तरह सचेत होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सोचते हैं कि हम दूसरों पर प्रयोग कर रहे हैं, तब वास्तव में हम स्वयं पर ही प्रयोग कर रहे होते हैं। जब लॉर्ड हेनरी इन विचारों में डूबा बैठा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसका नौकर अंदर आया और उसे याद दिलाया कि अब भोजन के लिए तैयार होने का समय हो गया है। वह उठकर खिड़की से बाहर देखने लगा। सामने के घरों की ऊपरी खिड़कियों पर डूबते सूर्य ने लाल सुनहरी आभा बिखेर दी थी। कांच की पट्टियां गर्म धातु की चादरों की तरह चमक रही थीं। ऊपर का आकाश फीके गुलाब जैसा लग रहा था। उसने अपने मित्र के उस युवा अग्निरंग जीवन के बारे में सोचा और मन ही मन यह सोचने लगा कि इसका अंत आखिर कैसा होगा। जब वह रात करीब 12:30 बजे घर पहुंचा, तो उसने हॉल की मेज पर एक तार रखा हुआ देखा। उसने उसे खोला और पाया कि वह डोरियन ग्रे का था। उसमें लिखा था कि वह सिबिल वैन से विवाह करने के लिए सगाई कर चुका है। अध्याय 5। माँ, माँ, मैं कितनी खुश हूँ, लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा, और अपना चेहरा उस फीकी
थकी हुई सी दिखने वाली औरत की गोद में छिपा लिया, जो तीखी और चुभने वाली रोशनी की ओर पीठ किए उस पुराने से कमरे में मौजूद एकमात्र आर्म चेयर पर बैठी थी। मैं कितनी खुश हूँ, उसने फिर कहा, और आपको भी खुश होना चाहिए। मिसेज वैन सिहर उठी और अपने पतले, बिस्मत से सफ़ेद किए हुए हाथ अपनी बेटी के सिर पर रख दिए। खुश, उन्होंने दोहराया। सिबिल, मैं तो तभी खुश होती हूँ जब तुम्हें अभिनय करते हुए देखती हूँ। तुम्हें अपने अभिनय के अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मिस्टर आइजैक्स हमारे लिए बहुत अच्छे रहे हैं और हम उन पर पैसे के कर्जदार हैं। लड़की ने ऊपर देखा और मुंह बना लिया। पैसे, माँ, वह बोली। पैसों का क्या मतलब है? प्यार पैसे से कहीं बढ़कर है। मिस्टर आइजैक्स ने हमारे कर्ज चुकाने के लिए और जेम्स के लिए ठीक ठाक कपड़े बनवाने के लिए हमें 50 पाउंड उधार दिए हैं। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए सिबिल, 50 पाउंड बहुत बड़ी रकम होती है। मिस्टर आइजैक्स ने बहुत विचारशीलता दिखाई है। वह कोई जेंटलमैन नहीं है, माँ, और मुझे उनका मुझसे बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं। लड़की ने कहा, खड़ी होकर खिड़की की ओर जाते हुए। मुझे समझ नहीं आता कि उनके बिना हम कैसे काम चला पाते। बड़ी औरत ने शिकायत भरे स्वर में जवाब दिया। सिबिल वैन ने सिर झटका और हंस पड़ी। अब हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है, माँ। अब तो प्रिंस चार्मिंग हमारे लिए जीवन चलाते हैं। फिर वह रुक गई। उसके रक्त में जैसे कोई गुलाब कांप उठा और उसके गालों पर हल्की लाली छा गई। उसकी सांस तेज हो गई और उसके होंठों की पंखुड़ियां खुल गईं। वे कांपने लगे। किसी दक्षिणी हवा की तरह उमड़ता हुआ जुनून उस पर से गुजरा और उसकी पोशाक की नाजुक सिलवटों को हिला गया। मैं उनसे प्यार करती हूँ, उसने सरलता से कहा। मूर्ख बच्ची, मूर्ख बच्ची। यही तोता रटी हुई पंक्ति जवाब में फेंकी गई। टेढ़ी, नकली जवाहरातों से सजी उंगलियों की लहराती हरकत ने उन शब्दों को अजीब सा बना दिया। लड़की फिर हंस पड़ी। उसकी आवाज में पिंजरे में बंद पंछी की खुशी थी। उसकी आंखों ने उस मधुरता को पकड़ लिया और चमक में उसे दोहरा दिया। फिर एक पल के लिए बंद हो गईं, मानो अपना राज छिपाने के लिए। जब वे खुलीं, तो उनमें से किसी सपने की धुंध गुजर चुकी थी। पतले होंठों वाली समझदारी उस घिसी हुई कुर्सी से उससे बात कर रही थी, सावधानी की सलाह दे रही थी, उस कायरता की किताब से उद्धरण दे रही थी जिसका लेखक अपने आप को कॉमन सेंस कहता है। उसने कुछ नहीं सुना। वह अपने जुनून की कैद में आजाद थी। उसका राजकुमार प्रिंस चार्मिंग उसके साथ था। उसने यादों को पुकारकर उसे फिर से रचा था। उसने अपनी आत्मा को उसे खोजने भेजा था और वह उसे वापस ले आई थी। उसका चुंबन फिर से उसके होंठों पर जल उठा। उसकी पलकों पर उसकी सांस की गर्मी थी। तब समझदारी ने अपना तरीका बदल दिया और निगरानी और भेद खुल जाने की बात करने लगी। यह नौजवान अमीर हो सकता है। अगर ऐसा है तो शादी के बारे में सोचना चाहिए। उसके कानों के खोल से टकराकर दुनियादारी की चालाकी की लहरें टूटने लगीं। चालाकी के तीर उसके पास से निकलते गए। उसने उन पतले होंठों को हिलते देखा और मुस्कुरा दी। अचानक उसे बोलने की जरूरत महसूस हुई। यह शब्दों से भरी चुप्पी उसे परेशान कर रही थी। माँ, माँ, वह पुकार उठी। वह मुझसे इतना प्यार क्यों करता है? मुझे तो पता है कि मैं उससे क्यों प्यार करती हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ क्योंकि वह वैसा है जैसा खुद प्यार को होना चाहिए। लेकिन उसे मुझ में क्या दिखाई देता है? मैं उसके लायक नहीं हूँ। और फिर भी क्यों? मैं नहीं बता सकती। हालांकि मुझे लगता है कि मैं उससे बहुत नीचे हूँ। फिर भी मुझे विनम्रता महसूस नहीं होती। मुझे गर्व महसूस होता है। बहुत भयानक गर्व। माँ, क्या आपने मेरे पिता से वैसे ही प्यार किया था जैसे मैं प्रिंस चार्मिंग से करती हूँ? बड़ी औरत के गालों पर लगे मोटे पाउडर के नीचे उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके सूखे होंठ दर्द के एक झटके से कांप उठे। सिबिल तुरंत उसके पास भागी, उसकी गर्दन में बाहें डाल दी और उसे चूम लिया। मुझे माफ कर दीजिए, माँ। मुझे पता है कि पिता के बारे में बात करना आपको तकलीफ देता है, लेकिन
यह आपको इसलिए दुख देता है क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करती थीं। इतनी उदास मत दिखिए। आज मैं उतनी ही खुश हूँ जितनी आप 20 साल पहले थीं। आह! मुझे हमेशा खुश रहने दीजिए। मेरी बच्ची, तुम प्यार में पड़ने के बारे में सोचने के लिए अभी बहुत छोटी हो। और फिर तुम इस नौजवान के बारे में जानती ही क्या हो? तुम्हें उसका नाम तक नहीं पता। ये सब बहुत असुविधाजनक है। और सच कहूँ तो जब जेम्स ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और मुझे इतना सब सोचना है, तो मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हें थोड़ी ज़्यादा समझदारी दिखानी चाहिए थी। खैर, जैसा मैंने पहले कहा, अगर वह अमीर है। आह! माँ, माँ, मुझे खुश रहने दीजिए। मिसेज़ वेन ने उसकी ओर देखा और उन झूठे नाटकीय हाव-भावों में से एक के साथ, जो अक्सर मंच के कलाकारों की दूसरी प्रकृति बन जाते हैं, उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसी क्षण दरवाज़ा खुला और भूरे खुरदरे बालों वाला एक नौजवान कमरे में आया। उसका शरीर ठोस था और उसके हाथ-पाँव बड़े थे और उसकी चाल कुछ भारी-सी थी। वह अपनी बहन जितना नाज़ुक और सुसंस्कृत नहीं था। कोई मुश्किल से ही अंदाज़ लगा पाता कि दोनों के बीच इतना करीबी रिश्ता है। मिसेज़ वेन ने अपनी नज़रें उस पर टिकाईं और अपनी मुस्कान को और गहरा कर दिया। मन ही मन उन्होंने अपने बेटे को दर्शक की गरिमा तक पहुँचा दिया। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह दृश्य दिलचस्प है। मुझे लगता है, सिबिल, तुम्हें अपने कुछ चुंबन मेरे लिए भी बचा कर रखने चाहिए, लड़के ने हंसते हुए शिकायत की। अरे! लेकिन तुम्हें चूमे जाना पसंद ही नहीं है जिम, वह बोली। तुम तो एक डरावने पुराने भालू हो। और वह दौड़कर कमरे के उस पार गई और उसे गले लगा लिया। जेम्स वैन ने स्नेह से अपनी बहन के चेहरे की ओर देखा। सिबिल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ टहलने चलो। शायद मैं इस भयानक लंदन को फिर कभी ना देखूं। और सच कहूं तो मैं देखना भी नहीं चाहता। मेरे बेटे, ऐसी भयानक बातें मत कहो, मिसेस वेन ने बुदबुदाते हुए कहा और एक सस्ती सी रंगमंचीय पोशाक उठाकर आह भरते हुए उसे रफू करने लगी। उन्हें थोड़ा अफसोस हुआ कि वह उनके पास आकर नहीं खड़ा हुआ। इससे इस दृश्य की नाटकीय सुंदरता और बढ़ जाती। क्यों नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूं। तुम मुझे दुख देते हो मेरे बेटे। मुझे भरोसा है कि तुम ऑस्ट्रेलिया से समृद्ध स्थिति में लौटोगे। मेरा ख्याल है कि कॉलोनियों में किसी भी तरह का समाज नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं जिसे मैं समाज कह सकूं। इसलिए जब तुम अपनी किस्मत बना लो, तो लंदन वापस आकर खुद को स्थापित करना। समाज, लड़का बड़बड़ाया। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो बस इतना पैसा कमाना चाहता हूं कि आपको और सिबिल को इस मंच से हटा सकूं। मुझे इससे नफरत है। ओह जिम, सिबिल हंसते हुए बोली। तुम कितने कठोर हो, लेकिन क्या तुम सच में मेरे साथ टहलने चल रहे हो? यह तो बहुत अच्छा होगा। मुझे डर था कि तुम अपने कुछ दोस्तों से विदा लेने जा रहे होगे। टॉम हार्डी से, जिसने तुम्हें वह भद्दी पाइप दी थी, या नेड लैंगटन से, जो उसे पीने के लिए तुम्हारा मजाक उड़ाता है। ये बहुत प्यारी बात है कि तुमने अपनी आखिरी दोपहर मुझे दे दी। हम कहाँ चलें? चलो पार्क चलते हैं। मैं बहुत जर्जर कपड़ों में हूँ, उसने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। पार्क में तो सिर्फ अमीर लोग जाते हैं। बकवास जिम, उसने फुसफुसाते हुए कहा और उसके कोट की बांह सहलाने लगी। वह एक पल के लिए हिचकिचाया। ठीक है, उसने आखिरकार कहा, लेकिन तैयार होने में ज्यादा देर मत लगाना। वह नाचती हुई दरवाजे से बाहर चली गई। ऊपर दौड़ते हुए उसकी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। उसके छोटे छोटे पैरों की आहट ऊपर से सुनाई देती रही। वह कमरे में 2-3 बार इधर उधर टहलता रहा। फिर वह कुर्सी पर बैठी स्थिर आकृति की ओर मुड़ा। माँ, क्या मेरी चीजें तैयार हैं? उसने पूछा। सब तैयार हैं जेम्स, उसने जवाब दिया, अपनी नजरें अपने काम पर टिकाए हुए। पिछले कुछ महीनों से जब भी वह अपने इस कठोर और गंभीर बेटे के साथ अकेली होती, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। उसके हल्के और सतही स्वभाव के भीतर कोई छिपा हुआ रहस्य था जो उनकी नजरें मिलते ही व्याकुल हो उठता था। वह अक्सर सोचती कि कहीं उसे किसी बात का शक तो नहीं,
यह चुप्पी, क्योंकि उसने और कुछ नहीं कहा, उसके लिए असहनीय हो गई। वह शिकायत करने लगी। औरतें अपने बचाव के लिए हमला करती हैं, जैसे वे अचानक और अजीब आत्मसमर्पणों से हमला करती हैं। मुझे उम्मीद है जेम्स कि तुम्हें समुद्र वाला जीवन पसंद आएगा, उसने कहा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि यह तुम्हारी अपनी पसंद है। तुम किसी वकील के दफ्तर में काम कर सकते थे। वकील बहुत सम्मानित वर्ग होते हैं, और गांवों में तो वे अक्सर सबसे अच्छे परिवारों के साथ भोजन भी करते हैं। मुझे दफ्तरों से नफरत है, और क्लर्कों से भी, उसने जवाब दिया। लेकिन तुम ठीक कहती हो, मैंने अपना जीवन खुद चुना है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सिबिल का ध्यान रखना, उसे किसी मुसीबत में मत पड़ने देना। मां, तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। जेम्स, तुम सचमुच बहुत अजीब बातें करते हो। बेशक मैं सिबिल का ध्यान रखती हूँ। मैंने सुना है कि एक जेंटलमैन हर रात थिएटर आता है और पीछे जाकर उससे बात करता है। क्या ये सही है? ये क्या मामला है? तुम उन बातों के बारे में बोल रहे हो जिन्हें तुम समझते नहीं जेम्स। हमारे पेशे में हमें अक्सर बहुत सुखद ध्यान मिलता है। एक समय था जब मुझे खुद बहुत सारे गुलदस्ते मिलते थे। वही वह समय था जब अभिनय सच में समझा जाता था। जहां तक सिबिल का सवाल है, इस समय मैं नहीं जानती कि उसका लगाव गंभीर है या नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वह नौजवान एकदम सही जेंटलमैन है। वह हमेशा मेरे साथ बहुत शिष्टता से पेश आता है, और फिर वह अमीर भी लगता है। और जो फूल वह भेजता है वे बहुत सुंदर होते हैं। लेकिन तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता, लड़के ने कठोर स्वर में कहा। नहीं, उसकी मां ने शांत चेहरे के साथ जवाब दिया। उसने अभी तक अपना असली नाम नहीं बताया है। मुझे तो यह बात काफी रोमांटिक लगती है। वह शायद किसी अभिजात परिवार का सदस्य है। जेम्स वैन ने होंठ भींच लिए। सिबिल पर नजर रखना मां, वह बोला। उस पर नजर रखना। मेरे बेटे, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। सिबिल हमेशा मेरी विशेष देखभाल में रहती है, और अगर वह जेंटलमैन अमीर है तो ऐसा कोई कारण नहीं कि वह उससे संबंध न बनाए। मुझे भरोसा है कि वह किसी अभिजात परिवार से है। कम से कम उसका रूप रंग तो ऐसा ही लगता है। यह सिबिल के लिए बहुत शानदार विवाह हो सकता है। दोनों साथ में बहुत सुंदर लगेंगे। उसके रूप की तो सचमुच बड़ी चर्चा है। हर कोई उसे नोटिस करता है। लड़का अपने आप से कुछ बुदबुदाया और अपनी खुरदुरी उंगलियों से खिड़की के शीशे पर थपथपाने लगा। वह अब भी मुड़कर कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजा खुला और सिबिल दौड़ती हुई अंदर आ गई। तुम दोनों इतने गंभीर क्यों हो? वह बोली। क्या बात है? कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। कभी कभी गंभीर होना भी पड़ता है। अलविदा माँ, मैं 5 बजे खाना खा लूंगा। सब कुछ पैक हो गया है, बस मेरी शर्तें बाकी हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अलविदा मेरे बेटे, उसने कुछ औपचारिक झुकाव के साथ जवाब दिया। वह उसके लहजे से बेहद नाराज थी, और उसके चेहरे में कुछ ऐसा था जिसने उसे थोड़ा डरा भी दिया था। माँ, मुझे चूमिए, लड़की ने कहा। उसके फूल जैसे होंठ उस मुरझाए गाल से लगे और उसकी ठंडक को गर्म कर गए। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मिसेस वेन चिल्लाई, और किसी काल्पनिक दर्शक दीर्घा को ढूंढने के लिए छत की ओर देखने लगी। चलो सिबिल, उसके भाई ने अधीरता से कहा। उसे अपनी मां की बनावटी अदाएं बिल्कुल पसंद नहीं थीं। वे दोनों हवा से कांपती धूप में बाहर निकल आए और उदास सी यूस्टन रोड पर धीरे धीरे चलने लगे। राह चलते लोग उस भारी भरकम चुप से युवक को हैरानी से देख रहे थे, जो ढीले और भद्दे कपड़ों में इतनी सुंदर और सुसंस्कृत दिखने वाली लड़की के साथ चल रहा था। वह ऐसा लगता था जैसे कोई साधारण माली किसी गुलाब के साथ चल रहा हो। जिम कभी कभी भौहें चढ़ा लेता जब किसी अजनबी की जिज्ञासु नजर उस पर पड़ती। उसमें घूरे जाने से वो चिढ़ती, जो प्रतिभाशाली लोगों में जीवन के अंत में आती है और साधारण लोगों में कभी जाती नहीं। लेकिन
सिबिल को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसके होठों पर हंसी के साथ उसका प्रेम कांप रहा था। वह प्रिंस चार्मिंग के बारे में सोच रही थी, और ताकि वह उसके बारे में और ज्यादा सोच सके, वह उसका जिक्र नहीं कर रही थी, बल्कि जिम के उस जहाज के बारे में बातें कर रही थी जिस पर वह जाने वाला था, उस सोने के बारे में जिसे वह निश्चित रूप से खोज निकालेगा, और उस अद्भुत धनी वारिस लड़की के बारे में जिसकी जान वह लाल कमीज पहने हुए दुष्ट डाकुओं से बचाएगा, क्योंकि वह हमेशा के लिए नाविक नहीं रहने वाला था, या कोई मालाधिकारी, या जो भी वह बनने वाला था। ओह नहीं, नाविक का जीवन तो भयानक होता है। जरा सोचो, किसी डरावने जहाज में बंद होना, जहां कर्कश कुबड़दार लहरें अंदर घुसने की कोशिश कर रही हों, और काली हवा मस्तूलों को गिरा दे और पालों को लंबी चीखती हुई पट्टियों में फाड़ डाले। वह मेलबर्न में जहाज छोड़ देगा, कप्तान को विनम्र विदा कहेगा, और तुरंत सोने की खानों की ओर चला जाएगा। एक हफ्ते के भीतर ही उसे शुद्ध सोने का एक विशाल टुकड़ा मिल जाएगा, इतना बड़ा टुकड़ा जैसा पहले कभी नहीं मिला था। और वह उसे 6 घुड़सवार पुलिस वालों की सुरक्षा में एक गाड़ी में रखकर तट तक ले आएगा। डाकू उन पर 3 बार हमला करेंगे, और हर बार भारी नुकसान उठाकर हार जाएंगे। या फिर नहीं, वह सोने की खानों में जाएगा ही नहीं। वे तो भयानक जगह होती हैं, जहां लोग शराब पीकर एक दूसरे को बारूम में गोली मार देते हैं और गंदी भाषा बोलते हैं। वह एक अच्छा भेड़पालक बनेगा, और एक शाम जब वह घोड़े पर घर लौट रहा होगा, तो देखेगा कि एक डाकू काले घोड़े पर किसी सुंदर धनी वारिस लड़की को उठाकर ले जा रहा है। वह उसका पीछा करेगा और उसे बचा लेगा। निश्चित ही वह उससे प्यार करने लगेगी, और वह उससे, और वे दोनों शादी कर लेंगे, और फिर लंदन लौट आएंगे, और वहां एक बहुत बड़े घर में रहेंगे। हाँ, उसके लिए बहुत अद्भुत चीजें इंतजार कर रही थीं, लेकिन उसे बहुत अच्छा बनकर रहना होगा, गुस्सा नहीं करना होगा, और अपने पैसे बेकार में खर्च नहीं करने होंगे। वह उससे सिर्फ 1 साल बड़ी थी, लेकिन उसे जीवन के बारे में उसे कहीं ज्यादा पता था। उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हर डाक से उसे पत्र लिखे, और हर रात सोने से पहले अपनी प्रार्थना करे। भगवान बहुत अच्छे हैं, और वे उसकी रक्षा करेंगे। वह भी उसके लिए प्रार्थना करेगी, और कुछ ही वर्षों में वह बहुत अमीर और खुश होकर वापस आएगा। लड़का उसकी बातें उदासी से सुनता रहा, और कोई जवाब नहीं दिया। घर छोड़कर जाने का दुख उसके दिल पर भारी था। फिर भी केवल यही कारण नहीं था कि वह इतना उदास और चिड़चिड़ा था। अनुभवहीन होने के बावजूद उसे सिबिल की स्थिति के खतरे का गहरा एहसास था। यह नौजवान रंगीला आदमी जो उससे प्रेम जता रहा था, उसके लिए भला नहीं हो सकता था। वह एक जेंटलमैन था, और जेम्स उसी वजह से उससे नफरत करता था, किसी अजीब सी जातीय प्रवृत्ति के कारण, जिसका कारण वह खुद नहीं समझ पाता था। और शायद इसी वजह से वह भावना उसके भीतर और भी ज्यादा प्रबल थी। उसे अपनी माँ के स्वभाव की सतहीपन और घमंड का भी एहसास था, और उसमें उसे सिबिल और उसकी खुशियों के लिए अनगिनत खतरे दिखाई देते थे। बच्चे पहले अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, बड़े होने पर उनका मूल्यांकन करते हैं, और कभी कभी उन्हें माफ भी कर देते हैं। उसकी माँ, उसके मन में उससे पूछने के लिए एक बात थी, ऐसी बात जिसके बारे में वह कई महीनों की खामोशी में सोचता रहा था। थिएटर में सुनी गई एक संयोगवश कही गई बात, एक फुसफुसाती हुई व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी, जो एक रात उसके कानों तक पहुंची थी जब वह स्टेज के दरवाजे के पास इंतजार कर रहा था, उसके भीतर भयानक विचारों की एक श्रृंखला छोड़ गई थी। उसे वह बात ऐसे याद थी जैसे किसी शिकारी की चाबुक उसके चेहरे पर पड़ गई हो। उसकी भौहें सिकुड़कर एक गहरी लकीर में बदल गईं, और दर्द की हल्की सी ऐंठन के साथ उसने अपना निचला होंठ काट लिया। तुम मेरी कही हुई एक भी बात नहीं सुन रहे हो जिम, सिबिल चिल्लाई। और मैं तुम्हारे भविष्य के लिए कितनी सुंदर योजनाएं बना रही हूं। कुछ तो कहो। तुम चाहती हो मैं क्या कहूं? ओह, बस इतना कि तुम अच्छे लड़के बनोगे और हमें नहीं भूलोगे, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
उसने कंधे उचकाए। तुम्हारे मुझे भूल जाने की संभावना ज्यादा है सिबिल, जितनी मेरी तुम्हें भूलने की। वह लाल पड़ गई। तुम्हारा क्या मतलब है जिम? उसने पूछा। मैंने सुना है तुम्हारा कोई नया दोस्त है। वह कौन है? तुमने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया? वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बस करो, जेम, वह चिल्लाई। तुम्हें उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहना चाहिए। मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन तुम्हें उसका नाम तक नहीं पता, लड़के ने जवाब दिया। वह है कौन? मुझे जानने का हक है। उसे प्रिंस चार्मिंग कहते हैं। तुम्हें यह नाम पसंद नहीं है? ओह, तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर तुम उसे देखो तो तुम्हें लगेगा कि वह दुनिया का सबसे अद्भुत इंसान है। किसी दिन तुम उससे मिलोगे, जब तुम ऑस्ट्रेलिया से वापस आओगे। तुम्हें वह बहुत पसंद आएगा। हर कोई उसे पसंद करता है, और मैं उससे प्यार करती हूँ। काश तुम आज रात थिएटर आ पाते। वह वहाँ होगा, और मैं जूलियट का किरदार निभाने वाली हूँ। ओह, मैं उसे कैसे निभाऊंगी? सोचो तो, जिम, प्यार में होना और जूलियट का किरदार निभाना, और वह वहाँ बैठा हो, उसके आनंद के लिए अभिनय करना। मुझे डर है कि मैं पूरी मंडली को डरा दूंगी या उन्हें मोहित कर लूंगी। प्यार में होना, अपने आप से आगे निकल जाना है। बेचारा भयानक मिस्टर आइजैक्स तो बार में बैठे अपने आवारा लोगों से जीनियस चिल्ला चिल्ला कर कहेगा। अब तक वह मुझे एक सिद्धांत की तरह प्रचारित करता रहा है। आज रात वह मुझे एक रहस्योद्घाटन की तरह घोषित करेगा। मुझे इसका एहसास हो रहा है, और यह सब उसी का है, सिर्फ उसी का। प्रिंस चार्मिंग, मेरा अद्भुत प्रेमी, मेरी कृपा का देवता। लेकिन उसके सामने मैं गरीब हूं। गरीब, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब गरीबी दरवाजे से घुसती है, प्यार खिड़की से उड़कर आता है। हमारी कहावतों को फिर से लिखने की जरूरत है। वे सर्दियों में बनाई गई थीं, और अब तो गर्मी है। मेरे लिए तो जैसे वसंत आ गया है, नीले आकाश में खिलते फूलों का नाच। वह एक जेंटलमैन है, लड़के ने उदासी से कहा। एक राजकुमार, वह मधुर स्वर में बोली। और क्या चाहिए तुम्हें? वह तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता है। मुझे आजाद होने का ख्याल ही डरावना लगता है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे सावधान रहो। उसे देखना ही उसकी पूजा करना है। उसे जानना ही उस पर भरोसा करना है। सिबिल, तुम उसके प्यार में पागल हो। वह हंस पड़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे प्यारे पुराने जिम, तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुम्हारी उम्र 100 साल हो। किसी दिन तुम खुद भी प्यार में पड़ोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि यह क्या होता है। इतना मुंह मत बनाओ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम जा रहे हो, लेकिन मुझे पहले से ज्यादा खुश छोड़कर जा रहे हो। हमारी जिंदगी हम दोनों के लिए बहुत कठिन रही है, बहुत ही कठिन और मुश्किल। लेकिन अब सब बदल जाएगा। तुम एक नई दुनिया में जा रहे हो, और मैंने भी एक दुनिया पाली है। यहाँ 2 कुर्सियां हैं। चलो बैठते हैं, और अच्छे कपड़े पहने लोगों को गुजरते हुए देखते हैं। वे दोनों तमाशा देखने वालों की भीड़ के बीच बैठ गए। सड़क के पार ट्यूलिप के फूलों की क्यारियां धड़कते हुए आग के गोलों की तरह चमक रही थीं। सफेद धूल की एक हल्की सी परत, जैसे किसी सुगंधित पाउडर का बादल, गर्म हवा में तैर रही थी। रंग बिरंगे छाते विशाल तितलियों की तरह झूमते और डूबते उभरते दिखाई दे रहे थे। वह अपने भाई को उसके बारे में बात करने के लिए उकसाने लगी, उसकी उम्मीदों, उसके भविष्य के बारे में। वह धीरे धीरे और मुश्किल से बोलता रहा। वे दोनों एक खेल खेलने वालों की तरह शब्दों का आदान प्रदान कर रहे थे। सिबिल को घुटन सी महसूस होने लगी। वह अपनी खुशी बांट नहीं पा रही थी। उस उदास चेहरे पर उभरती हल्की सी मुस्कान ही उसके लिए एकमात्र जवाब थी। कुछ देर बाद वह भी चुप हो गई। अचानक उसने सुनहरे बालों और हंसते हुए होठों की झलक देखी, और 2 महिलाओं के साथ एक खुली बग्घी में डोरियन ग्रे वहां से गुजर गया। वह अचानक खड़ी हो गई। वह रहा, वह चिल्लाई। कौन?
जिम वैन ने कहा। प्रिंस चार्मिंग, उसने बग्घी की ओर देखते हुए जवाब दिया। वह उछलकर खड़ा हुआ और उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे उसे दिखाओ। कौन है वह? उसकी ओर इशारा करो। मुझे उसे देखना है, वह चिल्लाया। लेकिन उसी क्षण ड्यूक ऑफ बर्विक की 4 घोड़ों वाली गाड़ी उनके बीच से निकल गई और जब रास्ता फिर साफ हुआ, तब तक वह बग्घी पार्क से बाहर जा चुकी थी। वह चला गया। सिबिल ने उदासी से कहा, काश तुमने उसे देख लिया होता। काश मैंने देख लिया होता, क्योंकि जैसे आसमान में भगवान है, अगर उसने कभी तुम्हारे साथ कोई बुरा किया, तो मैं उसे मार डालूंगा। वह डर से उसकी ओर देखने लगी। उसने अपने शब्द फिर दोहराए। वे हवा को ऐसे चीर रहे थे जैसे कोई खंजर। आसपास के लोग घूरने लगे। उसके पास खड़ी एक औरत हल्की सी हंस पड़ी। चलो यहां से, जिम, चलो, उसने फुसफुसाकर कहा। वह भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ी और वह जिद की तरह उसके पीछे पीछे चलता रहा। जो उसने कहा था, उससे वह भीतर ही भीतर संतुष्ट था। जब वे एक्लीस की प्रतिमा के पास पहुंचे, तो वह मुड़ी। उसकी आंखों में दया थी, जो उसके होंठों पर हंसी बनकर आ गई। उसने सिर हिलाया। तुम मूर्ख हो, जिम, बिल्कुल मूर्ख। बस एक बदमिजाज लड़के हो, और कुछ नहीं। तुम ऐसी भयानक बातें कैसे कह सकते हो? तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। तुम बस जलते हो और कठोर हो। आह, काश तुम भी किसी से प्यार करते। प्यार इंसान को अच्छा बना देता है। और जो तुमने कहा, वह बुरा था। मैं 16 साल का हूँ, उसने जवाब दिया, और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। माँ, तुम्हारे किसी काम की नहीं है। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारा ध्यान कैसे रखना है। अब तो मुझे लगता है कि काश मैं ऑस्ट्रेलिया जा ही न रहा होता। मेरा तो मन करता है कि पूरा मामला ही छोड़ दूं। छोड़ भी देता, अगर मेरे कागजों पर दस्तखत ना हो चुके होते। ओह, इतने गंभीर मत बनो, जिम। तुम तो उन बेवकूफ मेलोड्रामा के नायकों जैसे लगते हो, जिनमें माँ को अभिनय करना बहुत पसंद था। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करने वाली। मैंने उसे देख लिया है, और आह, उसे देखना ही पूर्ण खुशी है। हम झगड़ा नहीं करेंगे। मुझे पता है कि तुम उस किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे जिससे मैं प्यार करती हूँ, है ना? जब तक तुम उससे प्यार करती हो, शायद नहीं, उसने उदासी से जवाब दिया। मैं उससे हमेशा प्यार करूंगी, वह चिल्लाई। और वह भी हमेशा। उसे ऐसा ही होना चाहिए। वह उससे थोड़ा पीछे हट गई, फिर हंस पड़ी और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। वह तो बस एक लड़का ही था। मार्बल आर्च पर उन्होंने एक बस रोकी, जिसने उन्हें ह्यूस्टन रोड पर उनके पुराने से घर के पास उतार दिया। 5 बज चुके थे और अभिनय से पहले सिबिल को 2 घंटे आराम करना था। जिम ने जोर देकर कहा कि वह ऐसा ही करे। उसने कहा कि वह उससे तब विदा लेना ज्यादा पसंद करेगा जब उनकी मां वहां मौजूद ना हो। वह तो जरूर कोई नाटकीय दृश्य बना देती, और उसे हर तरह के दृश्य से नफरत थी। सिबिल के अपने कमरे में दोनों अलग हुए। लड़के के दिल में ईर्ष्या थी और उस अजनबी के प्रति भयानक जानलेवा घृणा, जो उसे लगता था कि उनके बीच आ गया है। फिर भी जब उसकी बाहें उसके गले में पड़ी और उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं, तो उसका दिल नरम पड़ गया और उसने सच्चे स्नेह से उसे चूम लिया। जब वह नीचे सीढ़ियां उतर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी मां नीचे उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह अंदर आया, उसने उसकी देर से आने की शिकायत की। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस बैठकर अपना साधारण सा खाना खाने लगा। मक्खियां मेज के चारों ओर भिनभिना रही थीं और दागदार मेज पोश पर रेंग रही थीं। बसों की गड़गड़ाहट और सड़कों पर चलती गाड़ियों की खटर-पटर के बीच वह उस धीमी, एकरस आवाज को सुन सकता था, जो उसके बचे हुए हर मिनट को निगलती जा रही थी। कुछ देर बाद उसने अपनी प्लेट दूर सरका दी और अपना सिर हाथों में रख लिया। उसे लगा कि उसे सच जानने का अधिकार है। अगर उसकी शंका सही है,
तो यह बात उसे पहले ही बता दी जानी चाहिए थी। डर से भारी होकर उसकी माँ उसे देखती रही। उसके होंठों से शब्द जैसे अपने आप गिरते जा रहे थे। उसके हाथों में एक फटा हुआ लेस का रुमाल काँप रहा था। जब घड़ी ने 6 बजाए, वह उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर गया। फिर वह मुड़ा और उसकी ओर देखने लगा। उनकी आँखें मिलीं। उसकी आँखों में उसने दया की एक जंगली-सी याचना देखी। इससे वह और क्रोधित हो गया। "माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है," उसने कहा। उसकी आँखें कमरे में इधर-उधर भटकने लगीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। "सच बताइए, मुझे जानने का अधिकार है। क्या आपकी शादी मेरे पिता से हुई थी?" उसने गहरी सांस ली। ये राहत की सांस थी। वह भयानक क्षण, जिससे वह हफ्तों और महीनों से दिन-रात डरती रही थी, आखिर आ गया था। और फिर भी उसे कोई भय नहीं लगा, बल्कि कुछ हद तक वह उसके लिए निराशाजनक था। सवाल की यह सीधी और साधारण शैली एक सीधे जवाब की मांग कर रही थी। स्थिति धीरे-धीरे नहीं बनी थी। यह अचानक और कच्ची थी। उसे यह किसी खराब रिहर्सल की याद दिला रही थी। "नहीं," उसने जवाब दिया, जीवन की कठोर सादगी पर आश्चर्य करते हुए। "तो मेरे पिता एक बदमाश थे," लड़का चिल्लाया, अपनी मुट्ठियां भींचते हुए। उसने सिर हिलाया। "मुझे पता था कि वह स्वतंत्र नहीं थे। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अगर वह जीवित रहते, तो हमारे लिए व्यवस्था कर देते। उनके खिलाफ कुछ मत कहो मेरे बेटे। वह तुम्हारे पिता थे और एक जेंटलमैन थे। सच में, उनके बहुत ऊंचे संबंध थे।" उसके होंठों से एक गाली निकल गई। "मुझे अपनी परवाह नहीं है," वह बोला, "लेकिन सिबिल के साथ ऐसा मत होने देना। वह भी कोई जेंटलमैन ही है ना, जो उससे प्यार करता है, या कहता है कि करता है, और शायद उसके भी बड़े ऊंचे संबंध होंगे।" एक पल के लिए उस औरत पर अपमान का भयानक एहसास छा गया। उसका सिर झुक गया। उसने कांपते हाथों से अपनी आंखें पोंछी। "सिबिल की माँ है," वह बुदबुदाई। "मेरी तो कोई माँ नहीं थी।" लड़का पिघल गया। वह उसके पास गया और झुककर उसे चूम लिया। "अगर मैंने पिता के बारे में पूछकर आपको दुख पहुंचाया है, तो मुझे माफ कर दीजिए," उसने कहा। "लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सका। अब मुझे जाना होगा। अलविदा। याद रखिए कि अब आपके पास सिर्फ एक ही बच्चा है जिसकी देखभाल करनी है, और मुझ पर भरोसा कीजिए कि अगर इस आदमी ने मेरी बहन के साथ कोई बुरा किया, तो मैं पता लगा लूंगा कि वह कौन है, उसका पीछा करूंगा और उसे कुत्ते की तरह मार डालूंगा। मैं कसम खाता हूं।" उस धमकी की अतिशयोक्तिपूर्ण मूर्खता, उसके साथ किया गया भावुक इशारा, और वे पागलपन भरे नाटकीय शब्द, इन सब ने उसे जीवन को और भी जीवंत बना दिया। वह ऐसे वातावरण की आदी थी। उसने राहत की सांस ली, और कई महीनों बाद पहली बार उसे अपने बेटे पर सचमुच गर्व हुआ। वह चाहती थी कि यह दृश्य इसी भावनात्मक ऊंचाई पर चलता रहे, लेकिन उसने उसे बीच में ही रोक दिया। बक्से नीचे ले जाने थे और मफलर ढूंढने थे। सराय की नौकरानी भागदौड़ करती हुई अंदर बाहर जा रही थी। गाड़ीवान से मोलभाव हो रहा था। वह क्षण साधारण बातों में खो गया। नए सिरे से निराशा के भाव के साथ उसने खिड़की से अपना फटा हुआ लेस का रूमाल हिलाया जब उसका बेटा दूर जाता हुआ दिखाई दिया। उसे महसूस हुआ कि एक बड़ा अवसर व्यर्थ चला गया। उसने अपने आप को यह कहकर सांत्वना दी कि अब उसका जीवन कितना सूना हो जाएगा, क्योंकि अब उसके पास देखने के लिए केवल एक ही बच्चा रह गया है। उसे यह वाक्य याद रहा। उसे यह पसंद आया था। उस धमकी के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। वह बहुत जीवंत और नाटकीय ढंग से कही गई थी। उसे लगा कि किसी दिन वे सब इस पर हंसेंगे। अध्याय 6। "मेरा ख्याल है तुम्हें खबर मिल गई होगी, बेसिल," उस शाम लॉर्ड हेनरी ने कहा, जब हॉलवर्ड को ब्रिस्टल के एक छोटे से निजी कमरे में लाया गया, जहां 3 लोगों के लिए रात का खाना लगाया गया था। "नहीं हैरी," कलाकार ने जवाब दिया, अपना हैट और कोट झुककर अभिवादन करते वेटर को देते हुए। "क्या बात है! उम्मीद है राजनीति से जुड़ी कोई बात नहीं होगी। उनमें मेरी बिल्कुल रुचि नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन्स में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो चित्र बनाने लायक हो। हालांकि उनमें से कई लोगों को थोड़ा सफेदी पुताई मिल जाए तो अच्छा होगा।"
डोरियन ग्रे की सगाई होने वाली है, लॉर्ड हेनरी ने कहा, बोलते समय उसकी ओर ध्यान से देखते हुए। हॉलवर्ड चौंक गया और फिर भौहें चढ़ा लीं। डोरियन की सगाई होने वाली है, वह चिल्लाया। असंभव! यह बिल्कुल सच है। किससे? किसी छोटी सी अभिनेत्री से। मुझे विश्वास नहीं होता। डोरियन बहुत समझदार है। डोरियन इतना समझदार है कि कभी कभी मूर्खतापूर्ण काम भी कर सके। मेरे प्रिय बेसिल, शादी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कभी कभी किया जाए। हैरी। अमेरिका को छोड़कर लॉर्ड हेनरी ने आलस भरे स्वर में जवाब दिया। लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि उसकी शादी हो गई है। मैंने कहा कि उसकी सगाई हुई है। दोनों में बहुत अंतर है। मुझे याद है कि मेरी शादी हुई थी, लेकिन मुझे यह बिल्कुल याद नहीं कि मेरी कभी सगाई हुई हो। मुझे तो लगता है कि शायद मेरी कभी सगाई हुई ही नहीं। लेकिन डोरियन के जन्म, उसकी स्थिति और उसकी संपत्ति के बारे में सोचो। उसके लिए अपने से इतनी नीचे किसी से शादी करना बिल्कुल हास्यास्पद होगा। अगर तुम चाहते हो कि वह इस लड़की से शादी कर ले, तो उसे यही बता दो बेसिल। तब वह निश्चित ही ऐसा करेगा। जब भी कोई आदमी पूरी तरह मूर्खतापूर्ण काम करता है, तो वह हमेशा सबसे महान उद्देश्यों से प्रेरित होकर करता है। मुझे उम्मीद है कि वह लड़की अच्छी होगी, हैरी। मैं नहीं चाहता कि डोरियन किसी घटिया और बुरी औरत से बन जाए, जो उसके स्वभाव को गिरा दे और उसकी बुद्धि को बर्बाद कर दे। ओह, वह अच्छी से भी बढ़कर है। वह सुंदर है, लॉर्ड हेनरी ने बुदबुदाया, वर्मुथ और ऑरेंज बिटर्स का एक घूंट लेते हुए। डोरियन कहता है कि वह सुंदर है, और इस तरह की बातों में वह अक्सर गलत नहीं होता। तुम्हारा उसका चित्र उसके भीतर दूसरों के रूप रंग की सराहना को और तेज कर गया है। और भी कई अच्छे प्रभावों के साथ उसका यह भी असर हुआ है। अगर वह लड़का अपनी मुलाकात का समय न भूले, तो हम आज रात उसे देखने जा रहे हैं। क्या तुम सचमुच गंभीर हो? पूरी तरह गंभीर हूं बेसिल। अगर मुझे कभी ऐसा लगे कि मैं इस समय से भी अधिक गंभीर हो सकता हूं, तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। लेकिन क्या तुम इसे सही मानते हो, हैरी? चित्रकार ने कमरे में इधर उधर टहलते हुए और अपना होंठ काटते हुए पूछा। तुम इसे सही नहीं मान सकते। ये कोई मूर्खतापूर्ण आकर्षण है। मैं अब किसी चीज को सही या गलत नहीं मानता। जीवन के प्रति यह एक हास्यास्पद रवैया है। हमें दुनिया में अपने नैतिक पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करने के लिए नहीं भेजा गया है। आम लोग क्या कहते हैं, मैं उस पर कभी ध्यान नहीं देता। और आकर्षक लोग क्या करते हैं, उसमें कभी दखल नहीं देता। अगर कोई व्यक्तित्व मुझे आकर्षित करता है, तो वह व्यक्तित्व अपने को व्यक्त करने के लिए जो भी तरीका चुनता है, वह मुझे बिल्कुल आनंददायक लगता है। डोरियन ग्रे एक सुंदर लड़की से प्रेम कर बैठता है, जो जूलियट का अभिनय करती है, और उससे शादी का प्रस्ताव करता है। क्यों नहीं? अगर वह मैसालिना से भी शादी कर ले, तो भी वह कम दिलचस्प नहीं होगा। तुम जानते हो कि मैं शादी का समर्थक नहीं हूं। शादी की असली समस्या यह है कि वह इंसान को निस्वार्थ बना देती है, और निस्वार्थ लोग फीके होते हैं। उनमें व्यक्तित्व की कमी होती है। फिर भी कुछ स्वभाव ऐसे होते हैं जिनके लिए शादी उन्हें और जटिल बना देती है। वे अपना अहंकार बनाए रखते हैं, और उसके साथ कई और अहम भी जोड़ लेते हैं। उन्हें एक से अधिक जीवन जीना पड़ता है। वे अधिक संगठित हो जाते हैं, और अधिक संगठित होना, मेरा ख्याल है, मनुष्य के अस्तित्व का उद्देश्य है। इसके अलावा हर अनुभव मूल्यवान होता है, और शादी के खिलाफ चाहे जो कहा जाए, वह निश्चित रूप से एक अनुभव है। मुझे उम्मीद है कि डोरियन ग्रे इस लड़की को अपनी पत्नी बना लेगा, 6 महीने तक उसे दीवानों की तरह प्रेम करेगा, और फिर अचानक किसी और से आकर्षित हो जाएगा। वह एक अद्भुत अध्ययन होगा। तुम अपनी कही हुई एक भी बात का मतलब नहीं रखते, हैरी। तुम्हें खुद पता है, अगर डोरियन ग्रे की जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो तुमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं होगा। तुम जितना दिखाते हो, उससे कहीं बेहतर इंसान हो। लॉर्ड हेनरी हंस पड़ा।
हम सब दूसरों के बारे में इतना अच्छा क्यों सोचते हैं? इसका कारण ये है कि हम सब अपने बारे में डरे हुए होते हैं। आशावाद की बुनियाद सीधा डर है। हम सोचते हैं कि हम उदार हैं, क्योंकि हम अपने पड़ोसी को उन गुणों का श्रेय देते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं। हम बैंक वाले की तारीफ करते हैं, ताकि अपने खाते से ज़्यादा पैसा निकाल सकें, और हम डाकू में भी अच्छे गुण ढूँढ लेते हैं, इस उम्मीद में कि वह हमारी जेबों को छोड़ देगा। मैंने जो कुछ कहा है उसका पूरा मतलब रखता हूँ। मुझे आशावाद से गहरी घृणा है। जहाँ तक बर्बाद जीवन की बात है, कोई जीवन तब तक बर्बाद नहीं होता, जब तक उसकी वृद्धि रुक न जाए। अगर तुम किसी स्वभाव को बिगाड़ना चाहते हो, तो बस उसे सुधारने की कोशिश करो। जहाँ तक शादी की बात है, वह निश्चित ही मूर्खतापूर्ण है, लेकिन पुरुषों और स्त्रियों के बीच और भी कई ज़्यादा दिलचस्प बंधन होते हैं। मैं निश्चित रूप से उन्हें प्रोत्साहित करूँगा। उनका आकर्षण ये है कि वे फैशनेबल होते हैं। लेकिन देखो, यहाँ खुद डोरियन आ गया है। वह तुम्हें मुझसे ज़्यादा बता सकेगा। मेरे प्रिय हैरी, मेरे प्रिय बेसिल, तुम दोनों मुझे बधाई दो, उस युवक ने कहा, अपनी साटन की अस्त्र वाली शाम की केप उतारते हुए और अपने दोनों दोस्तों से बारी-बारी से हाथ मिलाते हुए। मैं कभी इतना खुश नहीं रहा। बेशक यह अचानक हुआ है। सचमुच आनंद देने वाली चीज़ें हमेशा अचानक ही होती हैं, और फिर भी मुझे लगता है कि यही वह चीज़ है जिसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी खोज रहा था। वह उत्साह और आनंद से दमक रहा था और असाधारण रूप से सुंदर लग रहा था। मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा बहुत खुश रहोगे, डोरियन, हॉलवर्ड ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह माफ़ नहीं करता कि तुमने अपनी सगाई की खबर मुझे नहीं दी। तुमने हैरी को बता दिया। और मैं तुम्हें माफ़ नहीं करता कि तुम रात के खाने के लिए देर से आए, लॉर्ड हेनरी ने बीच में कहा, लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए और मुस्कुराते हुए। आओ, बैठते हैं और देखते हैं कि यहाँ का नया शेफ कैसा है। फिर तुम हमें बताओगे कि यह सब कैसे हुआ। असल में बताने को ज्यादा कुछ नहीं है, डोरियन ने कहा, जब वे छोटी गोल मेज पर बैठ गए। हुआ बस इतना कि कल शाम जब मैं तुमसे विदा हुआ, हैरी, तो मैंने कपड़े बदले, उस छोटे से इटालियन रेस्टोरेंट में खाना खाया, वही जो रूपर्ट स्ट्रीट में है और जिससे तुमने मेरा परिचय कराया था, और 8 बजे थिएटर पहुंच गया। सिबिल उस दिन रोजालिंड का किरदार निभा रही थी। बेशक दृश्य सज्जा भयानक थी और ऑरलैंडो बिल्कुल हास्यास्पद था, लेकिन सिबिल, तुम्हें उसे देखना चाहिए था। जब वह अपने लड़के वाले कपड़ों में मंच पर आई, तो वह अद्भुत लग रही थी। उसने काय के रंग का मखमली जैकेट पहना हुआ था, जिसकी आस्तीनें दालचीनी रंग की थीं, पतली भूरी मौजें जिन पर पट्टियां बंधी थीं, एक छोटी सी हरी टोपी जिसमें एक रत्न के साथ बाज का पंख लगा था, और एक चोगा जिसकी अंदरूनी अस्तर फीके लाल रंग की थी। वह मुझे कभी इतनी सुंदर नहीं लगी थी। उसमें वही कोमल गरिमा थी जो उस तनागरा की छोटी मूर्ति में है, जो तुम्हारे स्टूडियो में रखी है, बेसिल। उसके बाल उसके चेहरे के चारों ओर ऐसे बिखरे हुए थे, जैसे किसी फीके गुलाब के चारों ओर गहरे पत्ते। जहां तक उसके अभिनय की बात है, खैर, तुम उसे आज रात देखोगे। वह सचमुच जन्मजात कलाकार है। मैं उस गंदे से बॉक्स में बैठा बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया था। मैं भूल गया था कि मैं लंदन में हूँ और 19वीं सदी में जी रहा हूँ। मैं अपनी प्रेमिका के साथ ऐसे जंगल में था जिसे किसी इंसान ने कभी नहीं देखा था। प्रदर्शन खत्म होने के बाद मैं पीछे गया और उससे बात की। जब हम साथ बैठे हुए थे, तो अचानक उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे होंठ उसके होंठों की ओर बढ़े। हमने एक दूसरे को चूम लिया। उस क्षण मैंने जो महसूस किया, उसे मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी गुलाबी आनंद के एक ही पूर्ण बिंदु में सिमट गई हो। वह पूरी तरह कांप रही थी और एक सफेद नरगिस के फूल की तरह थरथरा रही थी। फिर वह घुटनों के बल गिर पड़ी और मेरे हाथ चूमने लगी। मुझे लगता है कि मुझे ये सब तुम्हें नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। बेशक हमारी सगाई एक गहरा रहस्य है। उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया है।
मुझे नहीं पता मेरे अभिभावक क्या कहेंगे। लॉर्ड रैडली तो निश्चित ही बहुत नाराज़ होंगे। मुझे परवाह नहीं, 1 साल से भी कम समय में मैं बालिग हो जाऊँगा और तब मैं जो चाहूँगा कर सकूँगा। बेसिल, क्या मैं सही नहीं था कि मैंने अपने प्रेम को कविता से निकालकर शेक्सपियर के नाटकों में अपनी पत्नी खोज ली? जिन होठों को शेक्सपियर ने बोलना सिखाया, उन्होंने अपना रहस्य मेरे कानों में फुसफुसाया है। रोज़ालिंड की बाहें मेरे चारों ओर थीं और मैंने जूलियट के होठों को चूमा है। हाँ, डोरियन, शायद तुम सही थे, हॉलवर्ड ने धीरे से कहा। क्या तुमने उसे आज देखा है? लॉर्ड हेनरी ने पूछा। डोरियन ग्रे ने सिर हिलाया। मैं उसे आर्डेन के जंगल में छोड़ आया था। मैं उसे वेरोना के एक बगीचे में फिर पाऊंगा। लॉर्ड हेनरी ने सोचते हुए शैंपेन का एक घूंट लिया। किस खास क्षण तुमने शादी का जिक्र किया, डोरियन? और उसके जवाब में उसने क्या कहा? शायद तुम यह बात कहना ही भूल गए। मेरे प्रिय हैरी, मैंने इसे कोई व्यापारिक सौदा नहीं समझा और न ही कोई औपचारिक प्रस्ताव रखा। मैंने बस उससे कहा कि मैं उससे प्यार करता हूं और उसने कहा कि वह मेरी पत्नी बनने के योग्य नहीं है। योग्य नहीं? अरे, उसके सामने तो मेरे लिए पूरी दुनिया भी कुछ नहीं। औरतें अद्भुत रूप से व्यावहारिक होती हैं, लॉर्ड हेनरी बुदबुदाया। हमसे कहीं ज्यादा व्यावहारिक। ऐसी स्थितियों में हम अक्सर शादी की बात कहना भूल जाते हैं और वे हमें हमेशा याद दिला देती हैं। हॉलवर्ड ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। बस करो हैरी, तुमने डोरियन को नाराज कर दिया है। वह दूसरे लोगों जैसा नहीं है। वह कभी किसी को दुख नहीं देगा। उसका स्वभाव उसके लिए बहुत सुंदर है। लॉर्ड हेनरी ने मेज के पार उसकी ओर देखा। डोरियन मुझसे कभी नाराज नहीं होता, उसने जवाब दिया। मैंने यह सवाल सबसे अच्छे कारण से पूछा था, बल्कि एकमात्र कारण से जिसके कारण किसी भी सवाल को पूछना उचित ठहराया जा सकता है। साधारण जिज्ञासा। मेरा एक सिद्धांत है कि हमेशा औरतें ही हमें विवाह का प्रस्ताव देती हैं, हम औरतों को नहीं देते। हाँ, मध्यवर्गीय जीवन को छोड़कर। लेकिन मध्यवर्ग तो आधुनिक नहीं होता। डोरियन ग्रे हंस पड़ा और उसने सिर झटका। तुम बिल्कुल सुधरने वाले नहीं हो हैरी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमसे नाराज होना असंभव है। जब तुम सिबिल वैन को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि जो आदमी उसे चोट पहुंचा सकता है वह एक जानवर होगा। ऐसा जानवर जिसके पास दिल ही ना हो। मैं समझ ही नहीं सकता कि कोई उस चीज को शर्मिंदा क्यों करना चाहेगा जिससे वह प्यार करता है। मैं सिबिल वैन से प्यार करता हूँ। मैं उसे सोने के सिंहासन पर बैठाना चाहता हूँ और दुनिया को उस स्त्री की पूजा करते देखना चाहता हूँ जो मेरी है। शादी क्या है? एक अटल वचन। तुम उसी कारण से उसका मजाक उड़ाते हो। आह, मजाक मत उड़ाओ। यही वह अटल वचन है जिसे मैं लेना चाहता हूँ। उसका विश्वास मुझे वफादार बनाता है। उसका भरोसा मुझे अच्छा इंसान बनाता है। जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मुझे वह सब पछतावा होता है जो तुमने मुझे सिखाया है। मैं वैसा नहीं रहता जैसा तुम मुझे जानते थे। मैं बदल जाता हूँ और सिबिल वैन के हाथ का एक साधारण स्पर्श मुझे तुम्हें और तुम्हारे उन गलत, आकर्षक, जहरीले और आनंददायक सिद्धांतों को भुला देता है। और वे हैं? लॉर्ड हेनरी ने कुछ सलाद लेते हुए पूछा। ओह, तुम्हारे जीवन के बारे में सिद्धांत, तुम्हारे प्रेम के बारे में सिद्धांत, तुम्हारे आनंद के बारे में सिद्धांत, कुल मिलाकर तुम्हारे सारे सिद्धांत। हैरी, आनंद ही एकमात्र चीज है जिसके बारे में कोई सिद्धांत बनाने लायक है। उसने अपनी धीमी मधुर आवाज में जवाब दिया। लेकिन मुझे डर है कि मैं इस सिद्धांत को अपना नहीं कह सकता। ये मेरा नहीं, प्रकृति का है। आनंद प्रकृति की कसौटी है, उसकी स्वीकृति का संकेत है। जब हम खुश होते हैं तो हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम अच्छे होते हैं तो हमेशा खुश नहीं होते। आह, लेकिन तुम्हारा अच्छा से क्या मतलब है? बेसिल, हॉलवर्ड ने पुकारा। हाँ, डोरियन ने भी कहा, अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए और मेज के बीच रखे बैंगनी होंठों वाले आइरिस के भारी गुच्छों के पार
लॉर्ड हेनरी की ओर देखते हुए। अच्छा से तुम्हारा क्या मतलब है, हैरी? अच्छा होना अपने आप के साथ सामंजस्य में होना है, उसने जवाब दिया, अपनी पतली, नुकीली उँगलियों से अपने गिलास के पतले डंठल को छूते हुए। विसंगति तब होती है जब हमें दूसरों के साथ सामंजस्य में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। अपनी खुद की ज़िंदगी वही महत्वपूर्ण चीज़ है। जहाँ तक पड़ोसियों की ज़िंदगी का सवाल है, अगर कोई उपदेशक या पाखंडी बनना चाहे, तो वह उनके बारे में अपने नैतिक विचार दिखा सकता है। लेकिन वे हमारी चिंता का विषय नहीं है। और फिर व्यक्तिवाद का लक्ष्य कहीं ऊंचा है। आधुनिक नैतिकता का मतलब है अपने युग के मानकों को स्वीकार करना। मेरे विचार से किसी भी शिक्षित व्यक्ति के लिए अपने युग के मानकों को स्वीकार करना सबसे घोर अनैतिकता का रूप है। लेकिन अगर कोई सिर्फ अपने लिए जीता है, हैरी, तो उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, चित्रकार ने सुझाव दिया। हाँ, आजकल हर चीज के लिए हमसे ज्यादा कीमत वसूली जाती है। मेरा तो ख्याल है कि गरीबों की असली त्रासदी यह हाच है कि वे आत्मत्याग के अलावा कुछ और वहन ही नहीं कर सकते। सुंदर पाप, सुंदर वस्तुओं की तरह अमीरों का विशेषाधिकार होते हैं। लेकिन कीमत सिर्फ पैसे से नहीं चुकानी पड़ती। किस तरह से, बेसिल? ओह, शायद पछतावे से, पीड़ा से, या खैर, अपमान की चेतना से। लॉर्ड हेनरी ने कंधे उचकाए। मेरे प्रिय मित्र, मध्यकालीन कला तो आकर्षक है, लेकिन मध्यकालीन भावनाएं अब पुरानी पड़ चुकी हैं। बेशक उन्हें कथा साहित्य में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कथा साहित्य में वही चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं जिन्हें हम वास्तविक जीवन में इस्तेमाल करना छोड़ चुके होते हैं। मुझ पर विश्वास करो, कोई सभ्य व्यक्ति किसी आनंद पर पछतावा नहीं करता, और कोई असभ्य व्यक्ति कभी यह जान ही नहीं पाता कि आनंद क्या होता है। मुझे पता है कि आनंद क्या है, डोरियन ग्रे ने पुकारा। किसी से प्रेम करना। यह निश्चित ही पूजे जाने से बेहतर है, उसने जवाब दिया, कुछ फलों से खेलते हुए। पूजे जाना तो एक झंझट है। औरतें हमारे साथ वही व्यवहार करती हैं जैसा मानवता अपने देवताओं के साथ करती है। वे हमारी पूजा करती हैं और फिर हमें हमेशा परेशान करती रहती हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। मैं तो कहूँगा कि वे हमसे जो कुछ भी मांगती हैं, वह पहले हमें दे चुकी होती हैं, युवक ने गंभीरता से बुदबुदाया। वे हमारे स्वभाव में प्रेम पैदा करती हैं, उन्हें उसे वापस मांगने का अधिकार है। यह बिल्कुल सच है, डोरियन, हॉलवर्ट ने कहा। कुछ भी कभी पूरी तरह सच नहीं होता, लॉर्ड हेनरी ने कहा। यह सच है, डोरियन ने बीच में कहा। तुम्हें मानना ही पड़ेगा, हैरी, कि औरतें पुरुषों को अपने जीवन का असली सोना दे देती हैं। संभव है, उसने आह भरते हुए कहा, लेकिन वे उसे हमेशा बहुत छोटे छोटे सिक्कों में वापस चाहती हैं। यही परेशानी है। एक चतुर फ्रांसीसी ने एक बार कहा था कि औरतें हमें महान कृतियां करने की प्रेरणा देती है और हमेशा हमें उन्हें पूरा करने से रोक देती है। हैरी, तुम बहुत भयानक हो। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे तुम इतने पसंद क्यों हो। तुम मुझे हमेशा पसंद करोगे, डोरियन, उसने जवाब दिया। क्या तुम लोग कुछ कॉफ़ी लोगे? वेटर, कॉफ़ी लाओ, और बढ़िया शैंपेन, और कुछ सिगरेट भी। नहीं, सिगरेट की ज़रूरत नहीं, मेरे पास है। बेसिल, मैं तुम्हें सिगार पीने नहीं दूंगा। तुम्हें सिगरेट ही पीनी होगी। सिगरेट पूर्ण आनंद का सबसे उत्तम रूप है। ये अद्भुत होती है और फिर भी आदमी को संतुष्ट नहीं करती। इससे ज़्यादा कोई क्या चाहेगा? हाँ, डोरियन, तुम मुझे हमेशा पसंद करोगे। मैं तुम्हारे लिए उन सभी पापों का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिन्हें करने का साहस तुम में कभी नहीं हुआ। क्या बकवास करते हो तुम, हैरी? लड़के ने कहा, उस चांदी के अजगर से आग लेते हुए जिसे वेटर मेज पर रख गया था। चलो, थिएटर चलते हैं। जब सिबिल मंच पर आएगी, तब तुम्हें जीवन का एक नया आदर्श मिलेगा। वह तुम्हारे लिए ऐसी चीज का प्रतिनिधित्व करेगी जिसे तुमने कभी नहीं जाना। मैं सब कुछ जान चुका हूं,
लॉर्ड हेनरी ने अपनी आंखों में थकान भरी नज़र के साथ कहा, लेकिन मैं हमेशा किसी नई भावना के लिए तैयार रहता हूँ। हालांकि मुझे डर है कि कम से कम मेरे लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिर भी तुम्हारी यह अद्भुत लड़की शायद मुझे रोमांचित कर दे। मुझे अभिनय से प्रेम है। ये जीवन से कहीं ज़्यादा वास्तविक होता है। चलो चलते हैं। डोरियन, तुम मेरे साथ आओगे। मुझे अफ़सोस है बेसिल, लेकिन ब्रोहम गाड़ी में सिर्फ़ 2 लोगों के बैठने की जगह है। तुम्हें हमारे पीछे एक हैंडसम गाड़ी में आना होगा। वे उठे और खड़े-खड़े अपनी कॉफ़ी पीते हुए कोट पहनने लगे। चित्रकार चुप और विचारों में डूबा हुआ था। उसके ऊपर उदासी छाई हुई थी। वह इस शादी को सहन नहीं कर पा रहा था। फिर भी उसे लगता था कि जो कुछ और हो सकता था, उसकी तुलना में यह बेहतर है। कुछ ही मिनटों बाद वे सब नीचे उतर आए। तय योजना के अनुसार वह अकेले ही गाड़ी में बैठा और अपने आगे चलती छोटी ब्रोहम गाड़ी की चमकती रोशनियों को देखता रहा। उस पर एक अजीब सा खोने का एहसास छा गया। उसे लगा कि डोरियन ग्रे अब कभी उसके लिए वैसा नहीं रहेगा जैसा वह पहले था। जीवन उनके बीच आ गया था। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और भीड़ भरी चमकती सड़कों की रोशनियां उसे धुंधली दिखाई देने लगीं। जब गाड़ी थिएटर के सामने रुकी तो उसे लगा जैसे वह कई साल बूढ़ा हो गया हो। अध्याय 7। किसी न किसी कारण से उस रात थिएटर खचाखच भरा हुआ था और मोटा यहूदी प्रबंधक जो उन्हें दरवाजे पर मिला, कान से कान तक फैली चिकनी कांपती मुस्कान के साथ दमक रहा था। वह उन्हें उनके बॉक्स तक एक तरह की घमंडी विनम्रता के साथ ले गया, अपने मोटे गहनों से सजे हाथ लहराते हुए और ऊंची आवाज में बोलते हुए। डोरियन ग्रे को उससे पहले से भी ज्यादा घृणा हो रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह मिरांडा को देखने आया हो और सामने कैलिबन आ खड़ा हुआ हो। लॉर्ड हेनरी को इसके विपरीत वह कुछ पसंद आया। कम से कम उसने यही कहा और उससे हाथ मिलाने पर जोर दिया और यह भरोसा दिलाया कि उसे उस आदमी से मिलकर गर्व हो रहा है जिसने एक सच्चे प्रतिभाशाली को खोज निकाला और एक कवि के कारण दिवालिया हो गया। हॉलवर्ट खुद को पिट में बैठे लोगों के चेहरे देखकर मनोरंजन दे रहा था। गर्मी बहुत ही असहनीय थी और बड़ा सा सूर्यदीप पीली आग की पंखुड़ियों वाला किसी विशाल ढलिया फूल की तरह चमक रहा था। गैलरी में बैठे युवकों ने अपने कोट और वेस्टकोट उतारकर रेलिंग पर टांग दिए थे। वे थिएटर के एक छोर से दूसरे छोर तक एक दूसरे से बातें कर रहे थे और अपने पास बैठी भड़कीली लड़कियों के साथ संतरे बांट रहे थे। पिट में कुछ औरतें हंस रही थीं। उनकी आवाज़ें बेहद तीखी हैं और बेसुरी थीं। बाहर से कॉर के खुलने की आवाज़ें आ रही थीं। किसी देवता को खोजने के लिए यह एक ऐसी जगह है, लॉर्ड हेनरी ने कहा। हाँ, डोरियन ग्रे ने जवाब दिया। यहीं मैंने उसे पाया था और वह जीवित चीज़ों से कहीं अधिक दिव्य है। जब वह अभिनय करती है तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। ये साधारण कठोर लोग अपने खुरदरे चेहरों और भद्दे हाव भावों के साथ जब वह मंच पर होती है तो बिल्कुल बदल जाते हैं। वे चुपचाप बैठकर उसे देखते रहते हैं। वे उसकी इच्छा के अनुसार रोते और हंसते हैं। वह उन्हें वायलिन की तरह संवेदनशील बना देती है। वह उन्हें आध्यात्मिक बना देती है और तब लगता है कि वे भी हमारे जैसे ही मांस और रक्त के बने हैं। हमारे जैसे ही मांस और रक्त के। ओह, मुझे तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लॉर्ड हेनरी ने कहा, जो अपने ओपेरा ग्लास से गैलरी में बैठे लोगों को देख रहा था। उसकी बातों पर ध्यान मत दो, डोरियन, चित्रकार ने कहा। मैं समझता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो और मुझे इस लड़की पर विश्वास है। जिससे तुम प्रेम करते हो वह अवश्य ही अद्भुत होगा और जिस लड़की का प्रभाव तुमने बताया है वह महान और श्रेष्ठ होगी। अपने युग को आध्यात्मिक बनाना यह सचमुच कुछ करने लायक काम है। अगर यह लड़की उन लोगों को आत्मा दे सकती है जिन्होंने अब तक बिना आत्मा के जीवन जिया है, अगर वह उन लोगों में सौंदर्य का भाव जगा सकती है जिनका जीवन गंदा और कुरूप रहा है, अगर वह उन्हें उनके स्वार्थ से मुक्त कर सकती है और उन्हें ऐसे दुखों के लिए आंसू दे सकती है जो उनके अपने नहीं हैं, तो वह तुम्हारी सारी आराधना के योग्य है, बल्कि पूरी दुनिया की आराधना के योग्य है। यह विवाह बिल्कुल सही है।
शुरू में मुझे ऐसा नहीं लगा था, लेकिन अब मैं मानता हूँ, देवताओं ने सिबिल वैन को तुम्हारे लिए बनाया है। उसके बिना तुम अधूरे रहते। धन्यवाद बेसिल, डोरियन ग्रे ने उसका हाथ दबाते हुए कहा। मुझे पता था कि तुम मुझे समझोगे। हैरी तो इतना व्यंग्यात्मक है कि वह मुझे डरा देता है। लेकिन देखो, ऑर्केस्ट्रा शुरू हो गया है। ये बहुत भयानक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट तक ही रहेगा। फिर पर्दा उठेगा और तुम उस लड़की को देखोगे जिसे मैं अपना पूरा जीवन देने वाला हूँ, जिसे मैं अपने भीतर की हर अच्छी चीज दे चुका हूँ। 15 मिनट बाद जोरदार तालियों की गूंज के बीच सिबिल वैन मंच पर आई। हाँ, देखने में वह सचमुच सुंदर थी। लॉर्ड हेनरी ने सोचा कि वह उन सबसे सुंदर जीवों में से एक थी जिन्हें उसने कभी देखा था। उसकी संकोची गरिमा और चौंकी हुई आंखों में हिरणी जैसा कुछ था। जैसे चांदी के दर्पण में गुलाब की हल्की छाया उतर आती है, वैसी ही एक हल्की लाली उसके गालों पर उभर आई जब उसने भीड़ भरे उत्साहित दर्शकों की ओर देखा। वह कुछ कदम पीछे हटी और उसके होंठ कांपते हुए लगे। बेसिल हॉलवर्ड अपनी सीट से उछलकर खड़ा हो गया और ताली बजाने लगा। डोरियन ग्रे स्थिर बैठा उसे देखता रहा, जैसे किसी स्वप्न में हो। लॉर्ड हेनरी अपने चश्मे से झांकता हुआ बुदबुदाया, मनोहर, मनोहर। दृश्य कैपुलेट के घर का सभागार था और रोमियो अपने तीर्थयात्री के वेश में मर्क्यूशियो और अपने अन्य मित्रों के साथ प्रवेश कर चुका था। बैंड ने जैसा भी था कुछ धुनें बजाईं और नृत्य शुरू हो गया। भद्दे और फटे पुराने कपड़ों में सजे कलाकारों की भीड़ के बीच सिबिल वैन किसी बेहतर दुनिया के जीव की तरह चल रही थी। जब वह नाचती थी तो उसका शरीर वैसे ही लहराता था जैसे पानी में कोई पौधा लहराता है। उसकी गर्दन की वक्रता सफेद कुमुदिनी के फूल जैसी थी। उसके हाथ ठंडे हाथी दांत से बने हुए लगते थे। फिर भी वह अजीब तरह से उदासीन लग रही थी। जब उसकी नज़र रोमियो पर पड़ी, तब भी उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं झलकी। जो कुछ पंक्तियां उसे बोलनी थीं, गुड पिलग्रिम, यू डू रॉन्ग योर हैंड टू मच, which mannerly devotion shows in this. For saints have hands that pilgrims' hands do touch, and palm to palm is holy palmer's kiss. और उसके बाद का छोटा सा संवाद भी उसने पूरी तरह कृत्रिम ढंग से बोला। उसकी आवाज सुंदर थी, लेकिन स्वर के दृष्टिकोण से वह बिल्कुल असत्य थी। उसमें रंग की कमी थी। उसने उन पंक्तियों से सारी जीवंतता छीन ली थी। उसने उस भावनाओं को अवास्तविक बना दिया था। उसे देखते हुए डोरियन ग्रे का चेहरा पीला पड़ गया। वह उलझन और चिंता में पड़ गया था। उसके दोनों मित्रों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उससे कुछ कहें। उन्हें वह बिल्कुल अयोग्य लगी। वे बेहद निराश थे। फिर भी उन्हें लगा कि किसी भी जूलियट की असली परीक्षा दूसरे अंक के बालकनी दृश्य में होती है। वे उसी का इंतजार करने लगे। अगर वह वहां असफल रही तो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। जब वह चांदनी में बाहर आई तो वह मनमोहक लग रही थी। यह बात नकारा नहीं जा सकती थी, लेकिन उसके अभिनय की बनावटीपन असहनीय था और जैसे जैसे दृश्य आगे बढ़ा, वह और भी बढ़ता गया। उसके हाव भाव बेहद कृत्रिम लगने लगे। वह हर वाक्य को अत्यधिक जोर देकर बोल रही थी। वह सुंदर अंश, दाउ नोएस्ट द मास्क ऑफ नाइट इज ऑन माई फेस, एल्स वुड ए मेडन ब्लश बी पेंट माई चीक फॉर दैट विच दाउ हैस्ट हर्ड मी स्पीक टू नाइट। उसने ऐसे उच्चारित किया जैसे कोई स्कूल की लड़की किसी दूसरे दर्जे के वाचन शिक्षक से रटा हुआ पाठ सुना रही हो। जब वह बालकनी पर झुकी और उन अद्भुत पंक्तियों पर पहुंची, ऑल्दो आई जॉय इन दी, आई हैव नो जॉय ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट टू नाइट। इट इज टू रैश, टू अनएडवाइज्ड, टू सडन, टू लाइक द लाइटनिंग which doth cease to be, ere one can say, it lightens. Sweet good night. This bud of love by summer's ripening breath may prove a beauteous flower when next we meet. उसने उन शब्दों को ऐसे बोला मानो उनका उसके लिए कोई अर्थ ही ना हो। यह घबराहट नहीं थी। वास्तव में वह बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी।
बल्कि वह पूरी तरह संयत थी। यह बस बुरा अभिनय था। वह पूरी तरह असफल रही। पिट और गैलरी के साधारण अनपढ़ दर्शकों की भी नाटक में रुचि समाप्त हो गई। वे बेचैन हो गए और जोर-जोर से बातें करने और सीटी बजाने लगे। यहूदी प्रबंधक, जो ड्रेस सर्कल के पीछे खड़ा था, गुस्से से पैर पटकने लगा और गालियां देने लगा। केवल वही लड़की थी जो बिल्कुल अप्रभावित खड़ी रही। जब दूसरा अंक समाप्त हुआ, तो हूटिंग का तूफान उठ खड़ा हुआ और लॉर्ड हेनरी अपनी कुर्सी से उठकर अपना कोट पहनने लगे। "वह बहुत सुंदर है, डोरियन," उन्होंने कहा, "लेकिन वह अभिनय नहीं कर सकती। चलो, चलते हैं।" "मैं पूरा नाटक देखूंगा," लड़के ने कठोर और कड़वी आवाज में जवाब दिया। "मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुमसे अपनी शाम बर्बाद करवाई, हैरी। मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ। मेरे प्रिय डोरियन, मुझे लगता है मिस वेन बीमार होंगी," हॉलवर्ड ने बीच में कहा। "हम किसी और रात आ जाएंगे।" "काश वह बीमार होती," उसने जवाब दिया। "लेकिन मुझे तो वह बस निष्ठुर और ठंडी लग रही है। वह पूरी तरह बदल गई है। कल रात वह एक महान कलाकार थी। आज शाम वह सिर्फ एक साधारण औसत अभिनेत्री है। जिससे तुम प्रेम करते हो, उसके बारे में इस तरह मत बोलो, डोरियन। प्रेम कला से कहीं अधिक अद्भुत चीज है। दोनों ही बस अनुकरण के रूप हैं," लॉर्ड हेनरी ने टिप्पणी की। "लेकिन चलो यहाँ से चलते हैं। डोरियन, तुम्हें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। बुरा अभिनय देखना किसी के नैतिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। और फिर मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी पत्नी को अभिनय करते देखना चाहोगे। तो अगर वह जूलियट को लकड़ी की गुड़िया की तरह निभाती है, तो क्या फर्क पड़ता है? वह बहुत सुंदर है। और अगर उसे जीवन के बारे में उतना ही कम पता है जितना अभिनय के बारे में, तो वह एक बहुत दिलचस्प अनुभव होगी। वास्तव में दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग सचमुच आकर्षक होते हैं। वे जो सब कुछ जानते हैं, और वे जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। हे भगवान, मेरे प्रिय लड़के, इतना दुखी चेहरा मत बनाओ। हमेशा जवान बने रहने का रहस्य यह है कि कभी ऐसी भावना मत पालो जो तुम पर झंचे नहीं। बेसिल, और मेरे साथ क्लब चलो। हम सिगरेट पिएंगे और सिबिल वैन की सुंदरता के नाम पर जाम उठाएंगे। वह सुंदर है। तुम्हें और क्या चाहिए? चले जाओ, हैरी, लड़का चिल्लाया। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, बेसिल। तुम्हें भी जाना होगा। आह, क्या तुम नहीं देख सकते कि मेरा दिल टूट रहा है? उसकी आंखों में गर्म आंसू आ गए। उसके होंठ कांपने लगे और बॉक्स के पीछे की ओर भागकर वह दीवार से टिक गया और अपने चेहरे को हाथों में छिपा लिया। चलो बेसिल, लॉर्ड हेनरी ने अजीब सी कोमलता के साथ कहा, और दोनों युवक साथ साथ बाहर निकल गए। कुछ ही क्षण बाद फुटलाइट्स फिर से जल उठीं और तीसरे अंक के लिए पर्दा उठ गया। डोरियन ग्रे अपनी सीट पर लौट आया। वह पीला, गर्वीला और उदासीन दिखाई दे रहा था। नाटक चलता रहा और अंतहीन लगता था। आधे दर्शक भारी जूतों से धमकते हुए और हंसते हुए बाहर निकल गए। पूरा प्रदर्शन एक असफलता बन चुका था। अंतिम अंक लगभग खाली बेंचों के सामने खेला गया। पर्दा एक हल्की हंसी और कुछ कराहों के बीच गिरा। जैसे ही सब खत्म हुआ, डोरियन ग्रे जल्दी से मंच के पीछे ग्रीन रूम में पहुंचा। लड़की वहां अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर विजय का भाव था। उसकी आंखें अद्भुत चमक से दमक रही थीं। उसके पूरे व्यक्तित्व में एक उजाला था। उसके खुले हुए होंठ किसी अपने ही रहस्य पर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही वह अंदर आया, उसने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर असीम आनंद का भाव छा गया। "आज रात मैंने कितना बुरा अभिनय किया, डोरियन," वह चिल्लाई। "भयानक," उसने आश्चर्य से उसे देखते हुए जवाब दिया। "भयानक? ये बहुत ही खराब था। क्या तुम बीमार हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये कैसा था। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैंने क्या सहा।" लड़की मुस्कुराई। "डोरियन," उसने जवाब दिया, उसके नाम को अपनी आवाज में लंबी मधुरता के साथ खींचते हुए, मानो वह उसके होठों की लाल पंखुड़ियों के लिए शहद से भी मीठा हो। "डोरियन, तुम्हें समझ जाना चाहिए था, लेकिन अब तुम समझते हो, है ना?" "क्या समझूं?"
उसने गुस्से से पूछा कि आज रात मैं इतनी खराब क्यों थी कि मैं हमेशा खराब ही रहूंगी, कि मैं फिर कभी अच्छा अभिनय नहीं कर पाऊंगी। उसने कंधे उचकाए। शायद तुम बीमार हो। जब कोई बीमार हो तो उसे अभिनय नहीं करना चाहिए। तुम खुद को हास्यास्पद बना रही हो। मेरे दोस्त ऊब गए। मैं भी ऊब गया। वह उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। वह आनंद से जैसे रूपांतरित हो गई थी। अपार खुशी का उन्माद उस पर छाया हुआ था। डोरियन, डोरियन, वह बोली, तुमसे मिलने से पहले अभिनय ही मेरे जीवन की एकमात्र सच्चाई था। मैं केवल थिएटर में ही जीती थी। मुझे लगता था कि वही सब कुछ सच है। एक रात मैं रोजालिंड होती थी और दूसरी रात पोर्शिया। बिएट्रिस की खुशी मेरी खुशी थी और कॉर्डेलिया का दुख भी मेरा ही था। मैं हर चीज पर विश्वास करती थी। मेरे साथ अभिनय करने वाले साधारण लोग मुझे देवताओं जैसे लगते थे। रंगे हुए दृश्य ही मेरी दुनिया थे। मुझे छायाओं के अलावा कुछ नहीं पता था और मैं उन्हें ही सच समझती थी। तुम आए, ओ मेरे सुंदर प्रेम, और तुमने मेरी आत्मा को कैद से मुक्त कर दिया। तुमने मुझे सिखाया कि सच्चाई वास्तव में क्या होती है। आज रात अपने जीवन में पहली बार मैंने उस खोखलेपन, उस दिखावे, उस मूर्खता को पहचान लिया। उस खाली प्रदर्शन में जिसमें मैं हमेशा अभिनय करती रही थी। आज रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि रोमियो बदसूरत, बूढ़ा और रंगा हुआ है, कि बगीचे की चांदनी झूठी है, कि दृश्य सज्जा भद्दी है, और जो शब्द मुझे बोलने होते हैं वे असली नहीं हैं। वे मेरे शब्द नहीं हैं। वे वह नहीं है जो मैं कहना चाहती हूँ। तुमने मुझे कुछ ऊंचा दिया है, ऐसा कुछ जिसका सारा कला जगत केवल प्रतिबिंब है। तुमने मुझे समझाया कि प्रेम वास्तव में क्या है। मेरे प्रेम, मेरे प्रेम, प्रिंस चार्मिंग, जीवन के राजकुमार, मैं इन छायाओं से ऊब चुकी हूं। तुम मेरे लिए उस सारी कला से अधिक हो जो कभी हो सकती है। मुझे इन नाटकों की कठपुतलियों से क्या लेना देना। जब मैं आज रात मंच पर आई तो मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे भीतर से सब कुछ कहाँ चला गया। मुझे लगा था कि मैं अद्भुत अभिनय करूंगी, लेकिन मैंने पाया कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूं। अचानक मेरी आत्मा को समझ में आ गया कि इसका अर्थ क्या है। यह ज्ञान मुझे अत्यंत मधुर लगा। मैंने उन्हें हूटिंग करते सुना और मैं मुस्कुरा दी। वे हमारे जैसे प्रेम के बारे में क्या जान सकते हैं। मुझे यहाँ से ले चलो, डोरियन। मुझे अपने साथ ले चलो, जहाँ हम बिल्कुल अकेले रह सकें। मुझे मंच से नफरत है। मैं उस भावना की नकल कर सकती हूँ जिसे मैं महसूस नहीं करती, लेकिन उस भावना की नकल नहीं कर सकती जो मुझे आग की तरह जलाती है। ओ डोरियन, डोरियन, अब तुम समझते हो इसका क्या मतलब है। भले ही मैं ऐसा कर पाती, फिर भी मेरे लिए प्रेम का अभिनय करना एक अपवित्रता होता। तुमने मुझे यह दिखा दिया है। वह सोफे पर गिर पड़ा और अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। तुमने मेरे प्रेम को मार डाला, वह बुदबुदाया। वह उसे आश्चर्य से देखने लगी और हंस पड़ी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसके पास आई और अपनी छोटी उंगलियों से उसके बालों को सहलाने लगी। वह घुटनों के बल बैठ गई और उसके हाथों को अपने होंठों से लगा लिया। उसने अपने हाथ खींच लिए और उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। फिर वह उछलकर खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चला गया। हाँ, वह चिल्लाया, तुमने मेरे प्रेम को मार डाला है। तुम पहले मेरी कल्पना को आंदोलित करती थी, अब तुम मेरी जिज्ञासा को भी नहीं जगाती। तुम मुझ पर कोई प्रभाव ही नहीं डालती। मैं तुमसे इसलिए प्रेम करता था क्योंकि तुम अद्भुत थी, क्योंकि तुम में प्रतिभा और बुद्धि थी, क्योंकि तुम महान कवियों के स्वप्नों को साकार करती थी और कला की छायाओं को रूप और जीवन देती थी। तुमने यह सब खो दिया है। तुम उथली और मूर्ख हो। हे भगवान, मैं तुमसे प्रेम करने में कितना पागल था। मैं कितना बड़ा मूर्ख रहा हूं। अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। मैं तुम्हारे बारे में फिर कभी नहीं सोचूंगा। मैं तुम्हारा नाम फिर कभी नहीं लूंगा। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम मेरे लिए कभी क्या थी। क्यों? कभी? ओह, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। काश मैंने तुम्हें कभी देखा ही ना होता।
तुमने मेरी ज़िंदगी के रोमांस को नष्ट कर दिया है। अगर तुम कहती हो कि प्रेम तुम्हारी कला को बिगाड़ देता है, तो तुम्हें प्रेम के बारे में कितना कम पता है। अपनी कला के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें प्रसिद्ध बना सकता था, शानदार, महान। दुनिया तुम्हारी पूजा करती और तुम मेरा नाम धारण करती। अब तुम क्या हो? एक तीसरे दर्जे की अभिनेत्री, बस एक सुंदर चेहरे के साथ। लड़की का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह कांपने लगी। उसने अपने हाथ कसकर भींच लिए और उसकी आवाज़ गले में अटक गई। तुम गंभीर नहीं हो डोरियन, वह बुदबुदाई। तुम अभिनय कर रहे हो। अभिनय, वह काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। तुम उसे बहुत अच्छी तरह करती हो, उसने कटु स्वर में जवाब दिया। वह घुटनों से उठी और चेहरे पर गहरी पीड़ा के भाव के साथ कमरे में उसकी ओर बढ़ी। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में देखने लगी। उसने उसे झटक दिया। मुझे मत छुओ, वह चिल्लाया। उसके होंठों से एक धीमी कराह निकली और वह उसके पैरों में गिर पड़ी और कुचले हुए फूल की तरह वहीं पड़ी रही। डोरियन, डोरियन, मुझे छोड़कर मत जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे बहुत दुख है कि मैंने अच्छा अभिनय नहीं किया। मैं हर समय तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। लेकिन मैं कोशिश करूंगी, सचमुच करूंगी। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम मुझ पर अचानक छा गया। मुझे लगता है कि अगर तुमने मुझे चूमा ना होता, अगर हमने एक दूसरे को चूमा ना होता, तो शायद मैं इसे कभी जान ही ना पाती। मुझे फिर से चूमो मेरे प्रिय। मुझसे दूर मत जाओ। मैं इसे सह नहीं पाऊंगी। ओह, मुझसे दूर मत जाओ। मेरा भाई, नहीं रहने दो। उसका वह मतलब नहीं था। वह मजाक कर रहा था। लेकिन तुम, ओह, क्या तुम आज रात के लिए मुझे माफ नहीं कर सकते? मैं बहुत मेहनत करूंगी और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। मेरे साथ कठोर मत बनो, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज से अधिक प्रेम करती हूँ। आखिरकार यह सिर्फ एक बार ही तो हुआ है कि मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाई। लेकिन तुम बिल्कुल सही हो डोरियन। मुझे अपने आप को अधिक कलाकार की तरह दिखाना चाहिए था। यह मेरी मूर्खता थी। फिर भी मैं खुद को रोक नहीं सकी। ओह, मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। वह जोर जोर से रोने लगी। वह घायल प्राणी की तरह फर्श पर सिकुड़कर बैठ गई और डोरियन ग्रे अपनी सुंदर आंखों से उसे नीचे देख रहा था और उसके तराशे हुए होंठ घोर तिरस्कार से मुड़ गए। जिन लोगों से हम प्रेम करना छोड़ देते हैं, उनकी भावनाओं में हमेशा कुछ न कुछ हास्यास्पद लगने लगता है। सिबिल वैन उसे बेहद नाटकीय और अजीब लग रही थी। उसके आंसू और सिसकियां उसे चिढ़ा रही थीं। मैं जा रहा हूं, उसने अंततः अपनी शांत और स्पष्ट आवाज में कहा। मैं कठोर नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें फिर नहीं देख सकता। तुमने मुझे निराश किया है। वह चुपचाप रोती रही और कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे उसकी ओर सरकती चली आई। उसके छोटे हाथ अंधे की तरह आगे बढ़े हुए थे, मानो उसे खोज रहे हों। वह मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही क्षणों में वह थिएटर से बाहर था। वह कहाँ गया, उसे खुद भी ठीक से पता नहीं था। उसे याद है कि वह धुंधली रोशनी वाली सड़कों पर भटकता रहा, काले साए जैसे मेहराबों और डरावने घरों के पास से गुजरता हुआ। भारी आवाज और कर्कश हंसी वाली औरतें उसे पुकारती रहीं। नशे में धुत लोग गालियां को देते हुए और अपने आप से बड़बड़ाते हुए उसके पास से गुजरते रहे, जैसे कोई भयानक बंदर हो। उसने दरवाज़ों की सीढ़ियों पर सिमटे हुए विचित्र बच्चों को देखा और अंधेरी गलियों से चीखें और गालियाँ सुनी। जब भोर होने लगी तो वह खुद को कोवेंट गार्डन के पास पाया। अंधेरा छौंटने लगा और हल्की रोशनी से चमकता आकाश एक चमकदार मोती की तरह फैल गया। बड़े बड़े गाड़ियों में भरी हुई झूमती कुमुदिनियाँ चमकती खाली सड़क पर धीरे धीरे गड़गड़ाती हुई जा रही थीं। हवा फूलों की सुगंध से भारी थी और उनकी सुंदरता उसके दर्द के लिए किसी मरहम की तरह लग रही थी। वह बाजार के भीतर चला गया और आदमियों को अपनी गाड़ियां उतारते हुए देखने लगा। सफेद कमीज पहने एक गाड़ीवान ने उसे कुछ चेरी पेश की। उसने उसे धन्यवाद दिया, यह सोचते हुए कि उसने पैसे लेने से इनकार क्यों किया, और वह उन्हें उदासीनता से खाने लगा।
वे आधी रात को तोड़ी गई थीं और उनमें चाँद की ठंडक उतर आई थी। धारीदार ट्यूलिप और पीले लाल गुलाबों से भरे टोकरों को उठाए लड़कों की एक लंबी कतार उसके सामने से गुजरी, सब्जियों के विशाल हरे ढेरों के बीच से रास्ता बनाते हुए। बरामदे के नीचे, जिसकी धूप से फीकी पड़ चुकी दूसरे स्तंभों की पंक्ति थी, बिखरे बालों वाली लड़कियों का एक समूह खड़ा था, जो नीलामी खत्म होने का इंतजार कर रहा था। कुछ और लोग प्याजा के कॉफी हाउस के झूलते दरवाजों के पास भीड़ लगाए खड़े थे। भारी गाड़ी के घोड़े खुरदरे पत्थरों पर फिसलते और पैर पटकते हुए अपनी घंटियां और सजावट झंझनाते थे। कुछ गाड़ीवान बोरी के ढेर पर सोए पड़े थे। चमकदार गर्दन और गुलाबी पैरों वाले कबूतर इधर उधर घूमते हुए दाने चुग रहे थे। कुछ देर बाद उसने एक हैंडसम गाड़ी रोकी और घर चला गया। कुछ क्षण वह दरवाजे पर ही खड़ा रहा, उस शांत चौक को देखते हुए जिसके बंद खिड़कियां और खिंचे हुए पर्दे उसे घूरते हुए लग रहे थे। अब आकाश शुद्ध ओपल की तरह चमक रहा था और घरों की छतें उसके सामने चांदी की तरह दमक रही थीं। सामने की एक चिमनी से धुएं की पतली लकीर उठ रही थी। वह मोती जैसे रंग की हवा में बैंगनी फीते की तरह लहराती जा रही थी। प्रवेश हाल की विशाल ओक की लकड़ी की पैनल वाली दीवारों के बीच छत से लटका हुआ बड़ा सुनहरा वेनिसी लालटेन, जो कभी किसी डोज की नाव का लूटा हुआ सामान था, अब भी तीन टिमटिमाती लौं से जल रहा था। वे पतली नीली पंखुड़ियों जैसी लग रही थीं, जिनकी किनारी सफेद आग से चमक रही थी। उसने उन्हें बुझा दिया और अपनी टोपी और चोगा मेज पर फेंककर लाइब्रेरी से होते हुए अपने शयन कक्ष के दरवाजे की ओर बढ़ा। वह कमरा भूतल पर बना एक बड़ा अष्टकोणीय कक्ष था, जिसे उसने हाल ही में अपने नए जागे विलास प्रेम के कारण सजवाया था और जिसकी दीवारों पर पुनर्जागरण काल की कुछ विचित्र टेपेस्ट्री टांगी गई थीं, जो सेल्बी रॉयल के एक परित्यक्त अटारी में रखी मिली थीं। जैसे ही वह दरवाजे का हैंडल घुमाने लगा, उसकी नज़र उस चित्र पर पड़ी जो बेसिल हॉलवर्ड ने उसका बनाया था। वह चौंक कर पीछे हट गया, मानो आश्चर्य से। फिर वह कुछ उलझन भरे भाव से अपने कमरे में चला गया। कोट से बटन होल निकालने के बाद वह जैसे कुछ क्षण ठिठका। अंत में वह लौटकर फिर चित्र के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। क्रीम रंग के रेशमी पर्दों से छनकर आती मंद ठहरी हुई रोशनी में उसे चेहरा कुछ बदला हुआ लगा। उसके भाव कुछ अलग दिखाई दे रहे थे, मानो होठों पर क्रूरता की एक हल्की रेखा उभर आई हो। यह सचमुच अजीब था। वह मुड़ा और खिड़की तक जाकर पर्दा ऊपर खींच दिया। उजली भोर की रोशनी कमरे में फैल गई और उन विचित्र छायाओं को अंधेरे कोनों में समेट ले गई, जहां वे कांपती सी पड़ी थीं। लेकिन चित्र के चेहरे पर जो अजीब भाव उसने देखा था, वह मानो अब भी वहां था, बल्कि और अधिक स्पष्ट हो गया था। कांपती प्रखर धूप ने उसे होठों के चारों ओर क्रूरता की वे रेखाएं उतनी ही स्पष्ट दिखा दी, जैसे उसने कोई भयानक काम करने के बाद आईने में अपना चेहरा देखा हो। वह सिहर उठा और मेज से हाथी दांत के क्यूपिडों से जड़े अंडाकार दर्पण को उठाकर, जो लॉर्ड हेनरी के कई उपहारों में से एक था, जल्दी से उसमें देखने लगा। उसके लाल होंठों पर ऐसी कोई रेखा नहीं थी। इसका क्या मतलब था? उसने अपनी आंखें मल लीं, फिर चित्र के बिल्कुल पास जाकर उसे दोबारा देखा। वास्तविक चित्र में देखने पर किसी परिवर्तन का कोई संकेत नहीं था। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं था कि पूरे भाव में बदलाव आ गया था। यह केवल उसकी कल्पना नहीं थी, बात भयानक रूप से स्पष्ट थी। वह एक कुर्सी पर गिर पड़ा और सोचने लगा। अचानक उसे वह बात याद आई जो उसने उस दिन बेसिल हॉलवर्ड के स्टूडियो में कही थी, जब चित्र पूरा हुआ था। हाँ, उसे सब कुछ साफ-साफ याद था। उसने एक पागल सी इच्छा व्यक्त की थी कि वह स्वयं सदा युवा बना रहे और चित्र बूढ़ा हो जाए, कि उसकी अपनी सुंदरता कभी मुरझाए नहीं और कैनवास पर बना चेहरा उसके जुनून और पापों का बोझ उठाए, कि चित्रित छवि पर पीड़ा और विचार की रेखाएं उभरें और वह अपने अभी-अभी जागे युवावस्था के कोमल सौंदर्य और ताजगी को सदा बनाए रखे। क्या सचमुच उसकी वह इच्छा पूरी हो गई थी? ऐसी बातें असंभव थीं। उनके बारे में सोचना भी भयानक लगता था। और फिर भी उसके सामने वही चित्र था, जिसके होंठों पर
क्रूरता की वह झलक थी। क्रूरता? क्या वह क्रूर रहा था? यह लड़की की गलती थी, उसकी नहीं। उसने उसे एक महान कलाकार के रूप में देखा था। उसी विश्वास के कारण उसे अपना प्रेम दिया था। फिर उसने उसे निराश किया। वह उथली और अयोग्य निकली। और फिर भी जब उसे याद आया कि वह उसके पैरों में गिरी रो रही थी, जैसे कोई छोटा बच्चा, तो उसके मन में अनंत पश्चाताप की एक लहर उठी। उसे याद आया कि वह कितनी निष्ठुरता से उसे देखता रहा था। वह ऐसा क्यों था? उसे ऐसी आत्मा क्यों दी गई थी? लेकिन उसने भी तो पीड़ा झेली थी। उन 3 भयानक घंटों में जब नाटक चलता रहा, उसने मानो सदियों का दर्द, युगों का कष्ट सह लिया था। उसकी ज़िंदगी से कहीं अधिक मूल्यवान थी। अगर उसने उसे एक पल के लिए दुखी किया था, तो उसने भी उसे एक क्षण के लिए घायल किया था। फिर भी स्त्रियाँ दुःख सहने के लिए पुरुषों से अधिक उपयुक्त होती हैं। वे अपनी भावनाओं में जीती हैं। वे सिर्फ़ अपनी भावनाओं के बारे में सोचती हैं। जब वे प्रेमी बनाती हैं, तो केवल इसलिए कि उनके पास कोई हो जिसके साथ वे दृश्य बना सकें। लॉर्ड हेनरी ने उसे यही बताया था। और लॉर्ड हेनरी स्त्रियों को अच्छी तरह जानते थे। उसे सिबिल वैन की चिंता क्यों करनी चाहिए? अब वह उसके लिए कुछ भी नहीं थी। लेकिन यह चित्र, इसके बारे में वह क्या कहे? इसमें उसके जीवन का रहस्य छिपा था। यह उसकी कहानी कहता था। इसी ने उसे अपनी सुंदरता से प्रेम करना सिखाया था। क्या अब यह उसे अपनी आत्मा से घृणा करना सिखाएगा? क्या वह इसे फिर कभी देख सकेगा? नहीं, ये तो बस उसकी विचलित इंद्रियों का भ्रम था। जो भयानक रात उसने बिताई थी, उसने उसके मन में भूत छोड़ दिए थे। अचानक उसके मस्तिष्क पर वह छोटा-सा लाल धब्बा गिर पड़ा था, जो मनुष्यों को पागल कर देता है। चित्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ऐसा सोचना मूर्खता थी। फिर भी वह चित्र उसे देख रहा था, अपने सुंदर पर बिगड़े हुए चेहरे और क्रूर मुस्कान के साथ। उसके चमकीले बाल सुबह की धूप में चमक रहे थे। उसकी नीली आंखें उसकी अपनी आंखों से मिल रही थीं। उसके मन में अनंत करुणा का भाव उमड़ आया। अपने लिए नहीं, बल्कि अपने ही उस चित्र के लिए। वह पहले ही बदल चुका था और आगे भी बदलेगा। उसका सोना सा रंग फीका होकर धूसर हो जाएगा। उसके लाल और सफेद गुलाब मुरझा जाएंगे। हर पाप के साथ एक नया दाग उसकी सुंदरता को बिगाड़ देगा। लेकिन वह पाप नहीं करेगा। चाहे चित्र बदले या न बदले, वह उसके लिए अंतरात्मा का दृश्य प्रतीक बन जाएगा। वह प्रलोभन का विरोध करेगा। वह लॉर्ड हेनरी से फिर नहीं मिलेगा, या कम से कम उनके उन सूक्ष्म और विषैले सिद्धांतों को नहीं सुनेगा जिन्होंने पहली बार बेसिल हॉलवर्ड के बगीचे में उसके भीतर असंभव इच्छाओं की आग जगाई थी। वह सिबिल वैन के पास लौटेगा, उससे क्षमा मांगेगा, उससे विवाह करेगा और फिर से उसे प्रेम करने की कोशिश करेगा। हाँ, यही उसका कर्तव्य था। उसने उससे अधिक कष्ट सहा होगा। जो आकर्षण उसने उस पर डाला था, वह फिर लौट आएगा। वे दोनों साथ मिलकर खुश रहेंगे। उसके साथ उसका जीवन सुंदर और पवित्र होगा। वह कुर्सी से उठा और चित्र के सामने एक बड़ा पर्दा खींचकर रख दिया। उसे देखते ही सिहर उठा। कितना भयानक! उसने धीरे से कहा और खिड़की की ओर बढ़ गया। जब वह घास पर बाहर आया, तो उसने गहरी सांस ली। सुबह की ताज़ी हवा ने उसके मन की सारी उदास भावनाओं को जैसे दूर कर दिया। अब वह केवल सिबिल के बारे में सोच रहा था। उसके प्रेम की हल्की सी गूंज फिर लौट आई। वह उसका नाम बार-बार दोहराने लगा। ओस से भीगे बगीचे में गाते हुए पक्षी मानो फूलों को उसके बारे में बता रहे थे। अध्याय 8। जब वह जागा तो दोपहर काफी बीत चुकी थी। उसका वैलेट कई बार पंजों के बल कमरे में घुसकर देख चुका था कि क्या वह हिल रहा है, और सोच रहा था कि उसके युवा मालिक आज इतनी देर तक क्यों सो रहे हैं। आखिरकार घंटी बजी और विक्टर धीरे से एक कप चाय और चिट्ठियों के ढेर के साथ पुराने सेवर्स चीनी मिट्टी की एक छोटी ट्रे में भीतर आया और उन जैतूनी साटन के पर्दों को पीछे खींच दिया, जिनकी चमकदार नीली अस्तर 3 ऊंची खिड़कियों के सामने लटक रही थी। मॉन्सियोर ने आज सुबह अच्छी नींद ली है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कितने बजे हैं विक्टर? डोरियन ग्रे ने उनिंदे स्वर में पूछा।
1:15 मॉन्सिeur। कितनी देर हो चुकी थी। वह उठकर बैठ गया और कुछ चाय पीकर अपनी चिट्ठियां उलटने लगा। उनमें से एक लॉर्ड हेनरी की थी, जो उसी सुबह हाथ से पहुंचाई गई थी। उसने एक पल हिचकिचाया, फिर उसे अलग रख दिया। बाकी चिट्ठियां उसने उदासीनता से खोलीं। उनमें वही सामान्य चीजें थीं: कार्ड, रात के खाने के निमंत्रण, निजी प्रदर्शनियों के टिकट, चैरिटी कॉन्सर्ट के कार्यक्रम और ऐसी ही कई चीजें जो मौसम के दौरान हर सुबह फैशनेबल युवकों पर बरसा दी जाती है। एक काफी भारी बिल भी था, नक्काशीदार चांदी के लुई क्विंज शैली के टॉयलेट सेट का, जिसे अपने अभिभावकों के पास भेजने का साहस वह अभी तक नहीं जुटा पाया था, क्योंकि वे बेहद पुराने विचारों के लोग थे और यह नहीं समझते थे कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां अनावश्यक चीजें ही हमारी असली जरूरत बन गई हैं। और जर्मन स्ट्रीट के कई साहूकारों के बहुत विनम्र शब्दों में लिखे हुए पत्र भी थे, जिनमें वे किसी भी समय सबसे उचित ब्याज दर पर जितनी चाहे उतनी रकम उधार देने की पेशकश कर रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद वह उठा और रेशम से कढ़ाई किए हुए कश्मीरी ऊन के एक शानदार ड्रेसिंग गाउन को पहनकर ऑनिक्स पत्थरों से जड़े बाथरूम में चला गया। ठंडे पानी ने लंबी नींद के बाद उसे तरोताजा कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह सब कुछ भूल गया हो जिससे वह गुजरा था। कभी कभी उसे बस इतना सा धुंधला एहसास होता कि वह किसी अजीब सी त्रासदी में शामिल रहा है, लेकिन उसमें किसी सपने सी अवास्तविकता थी। कपड़े पहन लेने के बाद वह लाइब्रेरी में गया और खुली खिड़की के पास रखी एक छोटी गोल मेज पर सजे हल्के फ्रांसीसी नाश्ते के सामने बैठ गया। दिन बेहद सुहावना था। गर्म हवा में मानो मसालों की खुशबू घुली हुई थी। एक मधुमक्खी भीतर आ गई और उसके सामने रखे नीले ड्रैगन वाले कटोरे के चारों ओर भनभनाने लगी, जिसमें गंधक पीले गुलाब भरे थे। वह पूरी तरह प्रसन्न महसूस कर रहा था। अचानक उसकी नज़र उस पर्दे पर पड़ी जिसे उसने चित्र के सामने रखा था, और वह चौंक उठा। मॉन्सियोर को ठंड लग रही है? उसके वैलेट ने मेज पर ऑमलेट रखते हुए पूछा। मैं खिड़की बंद कर दूं? डोरियन ने सिर हिलाया। मुझे ठंड नहीं लग रही, उसने धीरे से कहा। क्या यह सब सच था? क्या चित्र सचमुच बदल गया था, या फिर यह उसकी अपनी कल्पना थी जिसने खुशी की जगह उसे बुराई का भाव दिखा दिया था? आखिर एक रंगा हुआ कैनवास कैसे बदल सकता था? यह बात तो बिल्कुल बेतुकी थी। किसी दिन यह बात बेसिल को सुनाने के लिए अच्छी कहानी बन जाएगी। वह तो इस पर मुस्कुरा उठेगा। और फिर भी उसे उस पूरी घटना की याद कितनी साफ थी। पहले धुंधली सांझ में और फिर उजली भोर में उसने उन टेढ़े हो चुके होठों के चारों ओर क्रूरता की झलक देखी थी। वह लगभग डर रहा था कि उसका वैलेट कमरे से चला जाए। उसे पता था कि जैसे ही वह अकेला होगा, उसे उस चित्र को देखना पड़ेगा। उसे सच्चाई से डर लग रहा था। जब कॉफी और सिगरेट आ गए और आदमी जाने के लिए मुड़ा, तो उसके मन में एक उग्र इच्छा उठी कि वह उसे रुकने को कह दे। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद होने वाला था, उसने उसे वापस बुला लिया। आदमी उसके आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। डोरियन ने एक पल उसे देखा। मैं किसी से भी नहीं मिलूंगा, विक्टर, उसने एक आह के साथ कहा। आदमी झुककर चला गया। फिर वह मेज से उठा, एक सिगरेट जलाई और उस शानदार कुशन वाले सोफे पर जा गिरा जो पर्दे के सामने रखा था। वह पर्दा बहुत पुराना था, सोने से जड़े स्पेनिश चमड़े का, जिस पर कुछ अधिक ही अलंकृत लुई 14वें शैली का नमूना उकेरा गया था। वह उसे उत्सुकता से देखने लगा, मानो सोच रहा हो कि क्या इससे पहले भी कभी इसने किसी आदमी के जीवन का रहस्य छिपाया होगा। क्या उसे आखिर इसे हटा देना चाहिए? क्यों ना इसे यहीं रहने दिया जाए? जानने से क्या फायदा? अगर यह सच था तो भयानक था, और अगर सच नहीं था तो फिर इसकी चिंता ही क्यों की जाए? लेकिन अगर किसी भाग्य या उससे भी भयानक संयोग से किसी और की नज़र इसके पीछे चली जाए और वह इस भयानक बदलाव को देख ले, तो अगर बेसिल हॉलवर्ड आ गया और अपने ही चित्र को देखने की जिद करने लगा, तो वह क्या करेगा? बेसिल तो निश्चित ही ऐसा करेगा।
नहीं, इस चीज़ की जाँच करनी ही होगी और तुरंत। इस भयानक अनिश्चितता की स्थिति से तो कुछ भी बेहतर होगा। वह उठा और दोनों दरवाज़ों को बंद कर ताला लगा दिया। कम से कम जब वह अपने अपमान के उस मुखौटे को देखेगा, तब वह अकेला तो होगा। फिर उसने पर्दा हटा दिया और अपने आप को आमने-सामने देखा। यह बिल्कुल सच था। चित्र बदल चुका था। जैसा कि उसे बाद में अक्सर याद आता रहा और हमेशा काफ़ी आश्चर्य के साथ। पहले-पहले वह उस चित्र को लगभग वैज्ञानिक रुचि के साथ देखता रहा। ऐसा परिवर्तन हो जाना उसे अविश्वसनीय लग रहा था। और फिर भी यह एक तथ्य था। क्या उन रासायनिक परमाणुओं के बीच, जो कैनवास पर आकार और रंग में ढल गए थे, और उसके भीतर की आत्मा के बीच कोई सूक्ष्म संबंध था? क्या ऐसा हो सकता था कि उसकी आत्मा जो सोचती है, वही वे साकार कर देते हैं, और जो वह सपना देखती है, उसे वे सच बना देते हैं? या इसके पीछे कोई और भी भयानक कारण था? वह काँप उठा, डर गया और सोफे पर लौटकर वहीं लेट गया, घृणा और भय से चित्र को घूरते हुए। लेकिन एक बात उसने महसूस की कि इसने उसके लिए कर दी थी। इसने उसे यह एहसास करा दिया था कि वह सिबिल वैन के साथ कितना अन्यायी और कितना क्रूर रहा था। अभी भी उस गलती की भरपाई करने में देर नहीं हुई थी। वह अभी भी उसकी पत्नी बन सकती थी। उसका अवास्तविक और स्वार्थी प्रेम किसी ऊंचे प्रभाव के आगे झुक जाएगा, किसी अधिक उदात्त भावना में बदल जाएगा, और बेसिल हॉलवर्ड द्वारा बनाया गया उसका चित्र उसके जीवन का मार्गदर्शक बन जाएगा। उसके लिए वही होगा जो कुछ लोगों के लिए पवित्रता होती है, दूसरों के लिए अंतरात्मा, और हम सबके लिए ईश्वर का भय। पश्चाताप को शांत करने के लिए नशीले उपाय होते हैं। ऐसी दवाएं होती हैं जो नैतिक चेतना को सुला देती हैं। लेकिन यहाँ पाप से होने वाले पतन का एक प्रत्यक्ष प्रतीक था। यहाँ मनुष्य अपनी आत्मा पर जो विनाश लाते हैं, उसका एक सदा मौजूद रहने वाला संकेत था। 3 बजे, फिर 4 बजे, और आधे घंटे की दोहरी घंटी भी बज गई। लेकिन डोरियन ग्रे अपनी जगह से हिला तक नहीं। वह जीवन के उन लाल धागों को समेटने की कोशिश कर रहा था और उन्हें किसी पैटर्न में बुनना चाहता था। उस रक्तिम भूल भुलैया से रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वह अपनी भावनाओं के साथ भटक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे या क्या सोचे। आखिरकार वह मेज के पास गया और उस लड़की को, जिससे वह प्रेम करता था, एक भावनाओं से भरा पत्र लिखने लगा, उससे क्षमा मांगते हुए और खुद को पागलपन का दोषी ठहराते हुए। उसने पन्ने पर पन्ने भर दिए, दुख के उन्मत्त शब्दों से, और उससे भी अधिक उग्र पीड़ा के शब्दों से। आत्मनिंदा में एक तरह का विलास होता है। जब हम खुद को दोष देते हैं, तो हमें लगता है कि किसी और को हमें दोष देने का अधिकार नहीं है। हमें मुक्ति स्वीकारोक्ति से मिलती है, पुजारी से नहीं। जब डोरियन ने पत्र लिखना पूरा किया, तो उसे लगा मानो उसे क्षमा मिल गई हो। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने बाहर लॉर्ड हेनरी की आवाज़ सुनी। मेरे प्रिय लड़के, मुझे तुमसे मिलना है। मुझे तुरंत अंदर आने दो। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम अपने आप को इस तरह बंद करके बैठो। पहले उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। दस्तक जारी रही और जोर से होने लगी। हाँ, लॉर्ड हेनरी को अंदर आने देना ही बेहतर था, और उसे उस नए जीवन के बारे में बताना जो वह अब जीने वाला था। ज़रूरत पड़े तो उससे बहस करना, और अगर अलग होना अपरिहार्य हो तो अलग हो जाना। वह झट से उठा, जल्दी से चित्र के सामने पर्दा खींच दिया और दरवाज़ा खोल दिया। मुझे इस सब के लिए बहुत दुख है डोरियन, लॉर्ड हेनरी ने अंदर आते हुए कहा। लेकिन तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। क्या आप सिबिल वैन के बारे में कह रहे हैं? युवक ने पूछा। हाँ, निश्चित ही, लॉर्ड हेनरी ने एक कुर्सी पर बैठते हुए और धीरे धीरे अपने पीले दस्ताने उतारते हुए जवाब दिया। एक दृष्टि से यह भयानक है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बताओ, क्या नाटक खत्म होने के बाद तुम उससे मिलने पीछे गए थे? हाँ, मुझे यकीन था कि तुम गए होंगे। क्या तुमने उससे झगड़ा किया?
मैं क्रूर था, हैरी, पूरी तरह क्रूर। लेकिन अब सब ठीक है। जो कुछ हुआ, उसके लिए मुझे पछतावा नहीं है। इससे मुझे अपने आप को बेहतर जानने का मौका मिला है। डोरियन, मुझे बहुत खुशी है कि तुम इसे इस तरह देख रहे हो। मुझे डर था कि मैं तुम्हें गहरे पछतावे में डूबा हुआ पाऊँगा और अपने उन सुंदर घुंघराले बालों को नोचते हुए। मैं उस सब से निकल चुका हूँ, डोरियन ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं पूरी तरह खुश हूँ। अब मुझे समझ में आया है कि अंतरात्मा क्या होती है। यह वह नहीं है जो आपने मुझे बताया था। यह हमारे भीतर की सबसे दिव्य चीज़ है। हैरी, अब इस पर व्यंग्य मत कीजिए। कम से कम मेरे सामने तो नहीं। मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मेरी आत्मा कुरूप हो जाए। नैतिकता के लिए कितना आकर्षक कलात्मक आधार है, डोरियन। इसके लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। लेकिन तुम इसकी शुरुआत कैसे करने वाले हो? सिबिल वैन से विवाह करके। सिबिल वैन से विवाह। लॉर्ड हेनरी ने खड़े होते हुए और उसे उलझन भरे आश्चर्य से देखते हुए कहा। लेकिन मेरे प्रिय डोरियन। हाँ हैरी, मुझे पता है कि आप क्या कहने वाले हैं। विवाह के बारे में कुछ भयानक बात मत कहिए। मुझसे फिर कभी ऐसी बातें मत कहिए। 2 दिन पहले मैंने सिबिल से मुझसे विवाह करने को कहा था। मैं उससे अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। वह मेरी पत्नी बनेगी। तुम्हारी पत्नी? डोरियन, क्या तुम्हें मेरा पत्र नहीं मिला? मैंने आज सुबह तुम्हें लिखा था और अपने आदमी के हाथों वह नोट भिजवाया था। आपका पत्र? ओह, हाँ, याद आया। मैंने अभी तक उसे पढ़ा नहीं है, हैरी। मुझे डर था कि उसमें कुछ ऐसा ना हो जो मुझे अच्छा ना लगे। आप अपने सूक्तियों से जीवन को टुकड़ों में काट देते हैं। तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता? आपका क्या मतलब है? लॉर्ड हेनरी कमरे के पार चले गए और डोरियन ग्रे के पास बैठकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कसकर पकड़ ली। डोरियन, उन्होंने कहा, मेरे पत्र में डरो मत। तुम्हें यह बताने के लिए था कि सिबिल वैन मर चुकी है। युवक के होंठों से दर्द की एक चीख निकल पड़ी और वह झटके से खड़ा हो गया, अपने हाथ लॉर्ड हेनरी की पकड़ से छुड़ाते हुए। मर चुकी? सिबिल मर चुकी? ये सच नहीं है। ये एक भयानक झूठ है। आप ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? यह बिल्कुल सच है, डोरियन, लॉर्ड हेनरी ने गंभीरता से कहा। आज सुबह के सभी अखबारों में यह खबर है। मैंने तुम्हें लिख भेजा था कि जब तक मैं ना आ जाऊं, तब तक तुम किसी से मत मिलना। निश्चित ही एक जांच होगी और तुम्हें उसमें उलझना नहीं चाहिए। ऐसी बातें पेरिस में आदमी को फैशनेबल बना देती हैं, लेकिन लंदन में लोग बहुत पूर्वाग्रही होते हैं। यहाँ किसी को अपने जीवन की शुरुआत किसी कांड से नहीं करनी चाहिए। उसे तो बुढ़ापे में थोड़ा रोमांच देने के लिए बचाकर रखना चाहिए। मुझे लगता है कि थिएटर में उन्हें तुम्हारा नाम नहीं पता होगा। अगर नहीं पता तो सब ठीक है। क्या किसी ने तुम्हें उसके कमरे की ओर जाते हुए देखा था? यह एक महत्वपूर्ण बात है। डोरियन कुछ क्षण तक जवाब नहीं दे पाया। वह भय से स्तब्ध था। आखिरकार उसने दबे हुए स्वर में हकलाते हुए कहा, हैरी, आपने जांच की बात कही। उसका क्या मतलब है? क्या सिबिल? ओह हैरी, मैं इसे सह नहीं सकता। लेकिन जल्दी बताइए। मुझे सब कुछ तुरंत बता दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि यह दुर्घटना नहीं थी, डोरियन। हालांकि जनता के सामने इसे उसी तरह बताया जाएगा। लगता है कि जब वह लगभग 12:30 बजे अपनी माँ के साथ थिएटर से निकल रही थी, तब उसने कहा कि वह ऊपर कुछ भूल गई है। वे लोग कुछ देर उसका इंतजार करते रहे, लेकिन वह फिर नीचे नहीं आई। अंत में उन्हें वह अपने ड्रेसिंग रूम के फर्श पर मृत पड़ी मिली। उसने गलती से कुछ निगल लिया था, थिएटरों में इस्तेमाल होने वाली कोई भयानक चीज। मुझे ठीक से नहीं पता क्या था, लेकिन उसमें या तो प्रूसिक एसिड था या सफेद सीसा। मुझे लगता है वह प्रूसिक एसिड रहा होगा, क्योंकि वह तुरंत मर गई। हैरी, हैरी, यह भयानक है, युवक चिल्लाया। हाँ, यह बहुत दुखद है।
निश्चित ही, लेकिन तुम्हें खुद को इसमें उलझने नहीं देना चाहिए। द स्टैंडर्ड में मैंने देखा कि उसकी उम्र 17 साल थी। मुझे तो लगता था कि वह इससे भी छोटी होगी। वह इतनी बच्ची सी लगती थी और अभिनय के बारे में उसे बहुत कम पता था। डोरियन, तुम्हें इस बात को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तुम्हें मेरे साथ खाने पर चलना चाहिए और उसके बाद हम ओपेरा भी दिखाएंगे। आज पार्टी की रात है और वहाँ हर कोई होगा। तुम मेरी बहन के बॉक्स में आ सकते हो। उसके साथ कुछ बहुत स्मार्ट महिलाएं होंगी। तो मैंने सिबिल वेन की हत्या कर दी, डोरियन ग्रे ने आधा खुद से कहा। उसे उतनी ही निश्चितता से मार डाला जैसे अगर मैंने उसके नन्हे गले को चाकू से काट दिया होता। फिर भी गुलाब उतने ही सुंदर हैं। मेरे बगीचे में पक्षी उतनी ही खुशी से गा रहे हैं। और आज रात मुझे आपके साथ भोजन करना है, फिर ओपेरा जाना है और उसके बाद शायद कहीं और रात का खाना भी खाना है। जीवन कितना असाधारण रूप से नाटकीय है। अगर मैंने ये सब किसी किताब में पढ़ा होता, हैरी, तो शायद इस पर रो पड़ता। लेकिन किसी तरह अब जब यह सचमुच हुआ है और मेरे साथ हुआ है, तो ये आंसुओं के लिए बहुत ही अद्भुत लगता है। यह पहला भावुक प्रेम पत्र है जो मैंने अपने जीवन में लिखा है। अजीब बात है कि मेरा पहला भावुक प्रेम पत्र एक मृत लड़की को लिखा गया है। क्या वे महसूस कर सकते हैं? मैं सोचता हूँ, वे सफ़ेद और मौन लोग जिन्हें हम मृत कहते हैं। सिबिल, क्या वह महसूस कर सकती है या जान सकती है या सुन सकती है? ओह हैरी, मैं कभी उससे कितना प्रेम करता था। अब तो मुझे लगता है जैसे यह कई साल पहले की बात हो। वह मेरे लिए सब कुछ थी। फिर वह भयानक रात आई। क्या वह सचमुच सिर्फ कल रात ही थी जब उसने इतना खराब अभिनय किया और मेरा दिल लगभग टूट गया? उसने मुझे सब कुछ समझाया। वह बेहद मार्मिक था, लेकिन मुझ पर उसका जरा भी असर नहीं हुआ। मुझे लगा वह उथली है। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं डर गया। मैं आपको नहीं बता सकता वह क्या था, लेकिन वह भयानक था। मैंने कहा कि मैं उसके पास वापस जाऊंगा। मुझे लगा कि मुझसे गलती हुई है और अब वह मर चुकी है। हे भगवान, हे भगवान। हैरी, मैं क्या करूं? आपको पता नहीं कि मैं किस खतरे में हूं और मुझे सीधा रखने वाला अब कोई नहीं है। वह मेरे लिए यह कर सकती थी। उसे आत्महत्या करने का कोई अधिकार नहीं था। यह उसका स्वार्थ था। मेरे प्रिय डोरियन, लॉर्ड हेनरी ने अपने सिगरेट केस से एक सिगरेट निकालते हुए और सोने की माचिस की डिब्बी निकालते हुए उत्तर दिया। किसी स्त्री के पास किसी पुरुष को सुधारने का एक ही तरीका होता है, उसे इतना उबाऊ बना देना कि वह जीवन में किसी भी चीज में दिलचस्पी ही खो दे। अगर तुमने इस लड़की से विवाह कर लिया होता तो तुम दुखी होते। निस्संदेह तुम उसके साथ दयालुता से पेश आते। जिन लोगों से हमें कोई लगाव नहीं होता, उनके साथ दयालु होना हमेशा आसान होता है। लेकिन वह जल्दी ही जान जाती कि तुम उसके प्रति पूरी तरह उदासीन हो। और जब किसी स्त्री को अपने पति के बारे में यह पता चलता है, तो वह या तो बेहद अस्त-व्यस्त और भद्दी बन जाती है या बहुत ही आकर्षक टोपी पहनने लगती है, जिनका भुगतान किसी दूसरी औरत के पति को करना पड़ता है। मैं उस सामाजिक भूल के बारे में कुछ नहीं कहता, जो बहुत ही नीच स्तर की होती और जिसे मैं निश्चित ही होने नहीं देता। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी हालत में यह पूरा मामला पूरी तरह असफल ही होता। मुझे लगता है ऐसा ही होता, युवक ने बुदबुदाते हुए कहा, कमरे में टहलते हुए और भयानक रूप से पीला दिखते हुए। लेकिन मुझे लगा यह मेरा कर्तव्य है। ये मेरी गलती नहीं है कि इस भयानक त्रासदी ने मुझे वह करने से रोक दिया जो सही था। मुझे याद है आपने एक बार कहा था कि अच्छे संकल्पों में एक तरह की नियति होती है। वे हमेशा बहुत देर से किए जाते हैं। मेरे मामले में तो निश्चित ही ऐसा ही हुआ। अच्छे संकल्प वैज्ञानिक नियमों में हस्तक्षेप करने की बेकार कोशिशें हैं। उनका स्रोत शुद्ध घमंड है। उनका परिणाम बिल्कुल शून्य होता है। वे हमें कभी-कभी उन विलासपूर्ण लेकिन निष्फल भावनाओं का अनुभव कराते हैं, जिनमें कमज़ोर लोगों के लिए एक खास आकर्षण होता है। बस इतना ही उनके बारे में कहा जा सकता है। वे बस ऐसे चेक हैं, जिन्हें लोग ऐसे बैंक पर लिखते हैं, जहां उनका कोई खाता ही नहीं होता।
हैरी! डोरियन ग्रे चिल्लाया, उसके पास आकर बैठते हुए। ऐसा क्यों है कि मैं इस त्रासदी को उतना महसूस नहीं कर पा रहा, जितना मैं चाहता हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैं निर्दयी हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है? पिछले पखवाड़े में तुमने इतनी मूर्खताएँ की है कि तुम्हें अपने आप को उस नाम से पुकारने का अधिकार नहीं है, डोरियन। लॉर्ड हेनरी ने अपनी मधुर, उदास मुस्कान के साथ उत्तर दिया। युवक ने भौहें चढ़ाईं। मुझे यह स्पष्टीकरण पसंद नहीं है, हैरी, उसने जवाब दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि आप यह नहीं सोचते कि मैं निर्दयी हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ। फिर भी मुझे मानना पड़ेगा कि जो कुछ हुआ है उसका मुझ पर वैसा असर नहीं पड़ा जैसा होना चाहिए था। मुझे यह बस किसी अद्भुत नाटक के अद्भुत अंत जैसा लगता है। इसमें ग्रीक त्रासदी की सारी भयानक सुंदरता है। ऐसी त्रासदी जिसमें मैंने बड़ा हिस्सा लिया, लेकिन जिसने मुझे घायल नहीं किया। ये एक दिलचस्प सवाल है, लॉर्ड हेनरी ने कहा, जिन्हें युवक के अनजाने अहंकार से खेलना बहुत आनंद देता था। एक अत्यंत दिलचस्प सवाल। मेरा ख्याल है कि इसका असली कारण यह है, अक्सर जीवन की वास्तविक त्रासदियां इतनी अनाकर्षक ढंग से घटित होती है कि उनकी कच्ची हिंसा, उनकी पूरी असंगति, उनके अर्थहीन होने की हास्यास्पदता और शैली की पूरी कमी हमें चोट पहुंचाती है। वे हमें ठीक उसी तरह प्रभावित करती हैं जैसे भद्दापन हमें प्रभावित करता है। वे हमें सिर्फ कच्ची और अंधी ताकत का आभास देती हैं और हम उसके खिलाफ विद्रोह कर उठते हैं। लेकिन कभी-कभी कोई ऐसी त्रासदी हमारे जीवन में आ जाती है जिसमें सुंदरता के कलात्मक तत्व मौजूद होते हैं। अगर ये सुंदरता के तत्व सचमुच वास्तविक हों, तो पूरी घटना हमारे नाटकीय प्रभाव के बोध को आकर्षित करती है। अचानक हमें पता चलता है कि हम अब अभिनेता नहीं रहे, बल्कि नाटक के दर्शक बन गए हैं। या यूं कहें कि हम दोनों हैं। हम खुद को देखते हैं और उस दृश्य का केवल आश्चर्य ही हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। इस मामले में वास्तव में हुआ क्या है? किसी ने तुम्हारे प्रेम में आत्महत्या कर ली है। काश मुझे भी कभी ऐसा अनुभव हुआ होता। तब शायद मैं सारी उम्र प्रेम से ही प्रेम करता रहता। जिन लोगों ने मुझसे प्रेम किया है, वे बहुत अधिक नहीं थे, लेकिन कुछ तो थे। वे हमेशा जीवित ही रहे, बहुत समय तक, जब तक कि मैं उनकी परवाह करना बंद कर चुका था। या वे मेरी। वे मोटे और उबाऊ हो गए, और जब भी मैं उनसे मिलता हूं, तो वे तुरंत पुरानी यादों की बातें शुरू कर देते हैं। स्त्री की वह भयानक स्मृति कितनी भयावह चीज है, और वह बौद्धिक जड़ता को कितनी स्पष्टता से दिखाती है। जीवन के रंगों को हमें आत्मसात करना चाहिए, लेकिन उसके विवरणों को कभी याद नहीं रखना चाहिए। विवरण हमेशा भद्दे होते हैं। मुझे अपने बगीचे में अफीम के फूल बोने चाहिए, डोरियन ने आह भरते हुए कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं, उसके साथी ने उत्तर दिया। जीवन के हाथों में हमेशा अफीम के फूल होते हैं। बेशक कभी कभी कुछ बातें टिक जाती हैं। एक बार मैंने पूरे एक मौसम तक सिर्फ बैंगनी फूल ही पहने थे, एक ऐसे प्रेम के लिए कलात्मक शोक के रूप में जो मरना ही नहीं चाहता था। आखिरकार, हालांकि, वह मर ही गया। मुझे याद नहीं कि उसे किसने खत्म किया। शायद उसने मेरे लिए पूरी दुनिया को बलिदान करने का प्रस्ताव रख दिया था। वह हमेशा एक भयानक क्षण होता है। वह मनुष्य को अनंतता के भय से भर देता है। खैर, क्या तुम विश्वास करोगे, एक हफ्ते पहले लेडी हैम्पशायर के यहाँ मैं उसी महिला के बगल में रात के खाने पर बैठा हुआ था, और उसने जिद की कि हम उस पूरे मामले पर फिर से बात करें, अतीत को फिर से खो दें और भविष्य को भी कुरे दें। मैंने अपने उस प्रेम को एस्फोडेल के फूलों की क्यारी में दफना दिया था। उसने उसे फिर बाहर खींच लिया और मुझे यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मैंने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि उसने बहुत भारी भोजन किया, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन उसमें स्वाद की कितनी कमी थी। अतीत का एकमात्र आकर्षण यही है कि वह अतीत है, लेकिन औरतें कभी नहीं जानती कि पर्दा कब गिर चुका है। वे हमेशा छठा अंक चाहती हैं, और जैसे ही नाटक की सारी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, वे उसे जारी रखने का प्रस्ताव रखती हैं।
अगर उन्हें अपनी मर्जी चलाने दी जाए तो हर कॉमेडी का अंत त्रासदी में होगा और हर त्रासदी का अंत एक तमाशे में। वे मनमोहक रूप से बनावटी होती हैं, लेकिन उनमें कलाबोध नहीं होता। तुम मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं डोरियन, जिन स्त्रियों को मैंने जाना है उनमें से एक भी मेरे लिए वह नहीं करती जो सिबिल वैन ने तुम्हारे लिए किया। साधारण स्त्रियां हमेशा खुद को दिलासा दे लेती हैं। उनमें से कुछ भावुक रंग पहनकर ऐसा करती हैं। कभी भी उस स्त्री पर भरोसा मत करना जो बैंगनी रंग पहनती है, उसकी उम्र चाहे जो भी हो, या उस स्त्री पर जो 35 से ऊपर हो और गुलाबी रिबन की शौकीन हो। इसका हमेशा मतलब होता है कि उनका कोई इतिहास है। कुछ औरतें अपने पतियों के अच्छे गुण अचानक खोजकर बड़ा दिलासा पा लेती हैं। वे अपने वैवाहिक सुख को हमारे सामने ऐसे लहराती हैं जैसे वह सबसे आकर्षक पाप हो। कुछ को धर्म से दिलासा मिलता है, उसके रहस्य किसी छेड़छाड़ की तरह आकर्षक होते हैं। एक स्त्री ने मुझसे एक बार कहा था, और मैं इसे अच्छी तरह समझ सकता हूँ। इसके अलावा किसी को यह बताया जाना कि वह पापी है, उसे जितना घमंडी बना देता है, उतना और कुछ नहीं। अंतरात्मा हम सबको अहंकारी बना देती है। हाँ, सच तो यह है कि आधुनिक जीवन में औरतों के पास दिलासा पाने के अनगिनत तरीके हैं। दरअसल मैंने सबसे महत्वपूर्ण तरीके का अभी तक जिक्र ही नहीं किया। वह क्या है, हैरी? युवक ने उदासीनता से कहा। ओह, सबसे सीधा दिलासा। जब अपनी प्रशंसा करने वाला कोई खो जाए तो किसी और के प्रशंसक को अपना बना लेना। अच्छे समाज में यह हमेशा एक स्त्री को निर्दोष साबित कर देता है। लेकिन सचमुच डोरियन, सिबिल वैन बाकी सभी स्त्रियों से कितनी अलग रही होगी जिनसे हम मिलते हैं। उसकी मृत्यु में मुझे कुछ बहुत सुंदर लगता है। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे युग में जी रहा हूं जब ऐसी अद्भुत घटनाएं होती हैं। वे हमें उन चीजों की वास्तविकता पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देती है जिनसे हम खेलते रहते हैं, जैसे रोमांस, जुनून और प्रेम। मैं उसके साथ बहुत क्रूर था। आप यह भूल रहे हैं। मुझे डर है कि स्त्रियां क्रूरता की, सच्ची और खुली क्रूरता की, किसी भी चीज से ज्यादा सराहना करती हैं। उनमें अद्भुत रूप से आदिम प्रवृत्तियां होती हैं। हमने उन्हें मुक्त कर दिया है, लेकिन वे अब भी अपने स्वामियों की तलाश में रहने वाली दासियां ही बनी हुई हैं। उन्हें अधीन होना पसंद है। मुझे यकीन है कि तुम शानदार लगे होंगे। मैंने तुम्हें कभी सचमुच और पूरी तरह क्रोधित नहीं देखा, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूँ कि तुम कितने आकर्षक लग रहे होंगे। और आखिरकार, तुमने परसों मुझसे एक बात कही थी जो उस समय मुझे केवल कल्पना जैसी लगी थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि वह बिल्कुल सच थी और वही इस पूरे मामले की कुंजी है। वह क्या थी, हैरी? तुमने मुझसे कहा था कि सिबिल वैन तुम्हारे लिए रोमांस की सभी नायिकाओं का प्रतिनिधित्व करती है, कि एक रात वह डेस्डेमोना होती थी और दूसरी रात ओफेलिया, कि अगर वह जूलियट के रूप में मरती तो इमोजेन के रूप में फिर जीवित हो जाती। अब वह कभी फिर जीवित नहीं होगी, युवक ने बुदबुदाते हुए कहा और अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। नहीं, वह फिर जीवित नहीं होगी। उसने अपना आखिरी अभिनय कर लिया है। लेकिन तुम्हें उस सस्ते से ड्रेसिंग रूम में हुई उस अकेली मौत को बस किसी जैकोबियन त्रासदी के अजीब और भड़कते हुए अंश की तरह सोचना चाहिए। वेबस्टर या फोर्ड या सिरिल टोर्नर के किसी अद्भुत दृश्य की तरह। वह लड़की कभी सचमुच जी ही नहीं थी, इसलिए वह कभी सचमुच मरी भी नहीं। कम से कम तुम्हारे लिए तो वह हमेशा एक सपना ही थी, एक छाया जो शेक्सपियर के नाटकों में उड़ती फिरती थी और अपनी उपस्थिति से उन्हें और सुंदर बना देती थी। एक ऐसी बांसुरी जिसके माध्यम से शेक्सपियर का संगीत और भी समृद्ध और आनंद से भरा सुनाई देता था। जिस क्षण उसने वास्तविक जीवन को छुआ, उसने उसे बिगाड़ दिया, और उसने उसे बिगाड़ दिया, और इस तरह वह चली गई। अगर चाहो तो ओफेलिया के लिए शोक मनाओ, अपने सिर पर राख डालो क्योंकि कॉर्डेलिया का गला घोंट दिया गया था। स्वर्ग के खिलाफ चिल्लाओ क्योंकि ब्रेबेंशियो की बेटी मर गई। लेकिन सिबिल वैन के लिए अपने आंसू मत बहाओ। वह उनसे भी कम वास्तविक थी।
कुछ देर के लिए मौन छा गया। कमरे में शाम गहराने लगी। बिना आवाज के चांदी जैसे पैरों से छायाएं बगीचे से भीतर घुस आईं। चीजों के रंग थके हुए से फीके पड़ने लगे। कुछ देर बाद डोरियन ग्रे ने सिर उठाया। आपने मुझे मुझसे ही समझा दिया है हैरी, उसने राहत भरी आह के साथ धीरे से कहा। जो कुछ आपने कहा मैं वही सब महसूस कर रहा था, लेकिन किसी तरह उससे डर रहा था और उसे अपने सामने व्यक्त नहीं कर पा रहा था। आप मुझे कितनी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अब हम जो हुआ उसके बारे में फिर बात नहीं करेंगे। ये एक अद्भुत अनुभव रहा है, बस इतना ही। मुझे आश्चर्य है कि क्या जीवन में अभी भी मेरे लिए इससे भी अद्भुत कुछ बाकी है। जीवन ने तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल कर रखा है डोरियन। तुम्हारे असाधारण रूप के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम न कर सको। लेकिन मान लीजिए हैरी कि मैं दुबला, बूढ़ा और झुर्रियों से भरा हो जाऊं, तब क्या होगा? आह, तब, लॉर्ड हेनरी ने उठते हुए कहा, तब मेरे प्रिय डोरियन, तुम्हें अपनी जीत के लिए लड़ना पड़ेगा। अभी तो वे तुम्हें बिना प्रयास के मिल जाती हैं। नहीं, तुम्हें अपनी सुंदरता बनाए रखनी चाहिए। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जो बुद्धिमान होने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ता है और सुंदर होने के लिए बहुत ज्यादा सोचता है। हम तुम्हें खो नहीं सकते और अब बेहतर होगा कि तुम तैयार हो जाओ और क्लब तक गाड़ी से चलो। हम वैसे भी काफी देर कर चुके हैं। मुझे लगता है मैं आपसे ओपेरा में मिलूंगा, हैरी। मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है। आपकी बहन के बॉक्स का नंबर क्या है? 27। मेरा ख्याल है वह ग्रैंड टियर पर है। दरवाजे पर तुम्हें उसका नाम दिख जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम खाने पर नहीं आ रहे। मेरा मन नहीं है, डोरियन ने उदासीनता से कहा। लेकिन आपने मुझसे जो कुछ कहा उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप सचमुच मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। किसी ने भी मुझे उतना नहीं समझा जितना आपने समझा है। हमारी मित्रता तो अभी बस शुरू ही हुई है डोरियन, लॉर्ड हेनरी ने उसका हाथ हिलाते हुए कहा। अलविदा। उम्मीद है 9:30 से पहले तुमसे मुलाकात होगी। याद रखना, पार्टी आ रही है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा अपने पीछे बंद किया, डोरियन ग्रे ने घंटी बजाई और कुछ ही मिनटों में विक्टर दिए लेकर आया और पर्दे गिरा दी। वह उसके जाने का बेसब्री से इंतजार करता रहा। वह आदमी हर काम में मानो अंतहीन समय ले रहा था। जैसे ही वह चला गया, डोरियन दौड़कर पर्दे तक गया और उसे खींचकर हटा दिया। नहीं, चित्र में कोई और बदलाव नहीं हुआ था। सिबिल वैन की मृत्यु की खबर उसे खुद पता चलने से पहले ही चित्र तक पहुंच चुकी थी। जीवन की घटनाएं जैसे जैसे घटती थीं, वह उनसे अवगत हो जाता था। होठों की सुंदर रेखाओं को बिगाड़ देने वाली वह दुष्ट क्रूरता निस्संदेह उसी क्षण प्रकट हुई होगी जब लड़की ने जहर पिया था, चाहे वह जो भी रहा हो। या फिर क्या परिणामों से उसका कोई संबंध नहीं था? क्या वह सिर्फ आत्मा के भीतर जो कुछ घटित होता था उसे ही दर्ज करता था? वह सोचने लगा और साथ ही यह आशा भी करने लगा कि किसी दिन वह उस परिवर्तन को अपनी आंखों के सामने घटित होते देखेगा। हालांकि इस आशा से वह कांप भी उठता था। बेचारी सिबिल! यह सब कितना रोमांचक प्रेम कथा जैसा था। उसने मंच पर कई बार मृत्यु का अभिनय किया था। फिर स्वयं मृत्यु ने उसे छू लिया और अपने साथ ले गई। उस भयानक अंतिम दृश्य को उसने कैसे निभाया होगा? क्या मरते समय उसने उसे कोसा होगा? नहीं, वह उसके प्रेम में मरी थी और अब से प्रेम उसके लिए हमेशा एक पवित्र संस्कार रहेगा। अपने जीवन के बलिदान से उसने सब कुछ का प्रायश्चित कर दिया था। उस भयानक रात को जब थिएटर में उसने उसे जो कुछ सहने पर मजबूर किया था, उसके बारे में वह अब और नहीं सोचेगा। जब भी वह उसके बारे में सोचेगा तो उसे एक अद्भुत त्रासदी की नायिका के रूप में देखेगा, जिसे संसार के मंच पर प्रेम की सर्वोच्च वास्तविकता दिखाने के लिए भेजा गया था। एक अद्भुत त्रासदी की नायिका। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसे उसका बच्चा सा चेहरा, उसकी मनमोहक कल्पनाशील अदाएं और उसकी संकोची कांपती हुई कोमलता याद आई। उसने जल्दी से आंसू पोंछ दिए और फिर
चित्र की ओर देखने लगा। उसे लगा कि सचमुच अब उसके लिए चुनाव करने का समय आ गया है, या क्या उसका चुनाव पहले ही हो चुका था? हाँ, जीवन ने उसके लिए यह तय कर दिया था। जीवन ने और जीवन के प्रति उसकी अपनी असीम जिज्ञासा ने। शाश्वत यौवन, असीम जुनून, सूक्ष्म और गुप्त सुख, उन्मत्त आनंद और उससे भी उन्मत्त पाप, उसे यह सब कुछ मिलने वाला था। चित्र उसके अपमान का बोझ उठाएगा, बस इतना ही। जब उसने सोचा कि कैनवास पर बने उस सुंदर चेहरे का अपमान होने वाला है, तो उसके भीतर पीड़ा की एक लहर उठी। कभी नार्सिसस की बाल सुलभ नकल करते हुए उसने उन रंगे हुए होठों को चूम लिया था, या चूमने का अभिनय किया था, जो अब उस पर इतनी क्रूर मुस्कान बिखेर रहे थे। सुबह दर सुबह वह चित्र के सामने बैठता रहा था, उसकी सुंदरता पर चकित होता हुआ। कभी कभी तो लगभग उससे प्रेम करने लगता था। क्या अब वह उसके हर मनोभाव के साथ बदल जाएगा? क्या वह एक विकृत और घृणित चीज बन जाएगा, जिसे बंद कमरे में छिपाकर रखना पड़ेगा, उस धूप से दूर जो अक्सर उसके बालों की लहराती चमक को और सुनहरा बना देती थी? कितनी दया की बात थी, कितनी दया की बात। एक क्षण के लिए उसने सोचा कि वह प्रार्थना करे कि उसके और चित्र के बीच जो यह भयानक संबंध है, वह समाप्त हो जाए। वह एक प्रार्थना के उत्तर में बदला था। शायद किसी प्रार्थना के उत्तर में वह अब बदलना बंद कर दे। और फिर भी, जो कोई भी जीवन के बारे में कुछ जानता हो, क्या वह हमेशा युवा बने रहने का अवसर छोड़ देगा? चाहे वह अवसर कितना भी काल्पनिक क्यों ना हो, या उसके साथ कितने ही घातक परिणाम क्यों ना जुड़े हों? फिर क्या यह सचमुच उसके नियंत्रण में था? क्या सच में उसी प्रार्थना ने यह अदला-बदली कर दी थी? क्या इसके पीछे कोई विचित्र वैज्ञानिक कारण नहीं हो सकता था? अगर विचार किसी जीवित शरीर को प्रभावित कर सकते हैं, तो क्या विचार निर्जीव और जड़ वस्तुओं को प्रभावित नहीं कर सकते? बल्कि बिना विचार या सचेत इच्छा के भी, क्या हमारे बाहर की चीजें हमारे मनोभावों और भावनाओं के साथ एक ही लय में नहीं थिरक सकती? परमाणु से परमाणु किसी गुप्त प्रेम या अजीब समानता में एक दूसरे को पुकारते हुए, लेकिन कारण का कोई महत्व नहीं था। वह फिर कभी किसी भयानक शक्ति को प्रार्थना करके ललचाएगा नहीं। अगर चित्र को बदलना था, तो वह बदलेगा, बस इतना ही। इसमें इतना गहराई से पूछताछ करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसे इसे देखते रहने में एक सच्चा आनंद मिलेगा। वह अपने मन के गुप्त स्थानों तक उसका पीछा कर सकेगा। यह चित्र उसके लिए सबसे जादुई दर्पण बन जाएगा। जैसे इसने उसे उसका शरीर दिखाया था, वैसे ही यह उसे उसकी आत्मा दिखाएगा। और जब उस पर सर्दी उतर आएगी, तब भी वह वहीं खड़ा रहेगा जहां वसंत गर्मियों की दहलीज पर कांपता है। जब उसके चेहरे से रक्त उतर जाएगा और उसकी जगह शीशे जैसी आंखों वाला चूने सा फीका मुखौटा रह जाएगा, तब भी वह अपनी युवावस्था का आकर्षण बनाए रखेगा। उसकी सुंदरता का एक भी फूल कभी नहीं मुरझाएगा। उसके जीवन की एक भी धड़कन कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। यूनानी देवताओं की तरह वह शक्तिशाली, तेज और आनंद से भरा रहेगा। कैनवास पर बनी उस रंगीन छवि के साथ क्या होता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? वह सुरक्षित रहेगा। बस यही सब कुछ था। वह मुस्कुराते हुए पर्दे को फिर से चित्र के सामने उसकी पुरानी जगह पर खींच लाया और अपने शयन कक्ष में चला गया, जहां उसका वैलेट पहले से उसका इंतजार कर रहा था। 1 घंटे बाद वह ओपेरा में था और लॉर्ड हेनरी उसकी कुर्सी के ऊपर झुककर उससे बात कर रहे थे। अध्याय 9। अगली सुबह जब वह नाश्ता कर रहा था, तभी बेसिल हॉलवर्ड को कमरे में लाया गया। डोरियन, तुम्हें यहाँ पाकर मुझे बहुत खुशी हुई, उसने गंभीरता से कहा। मैं कल रात आया था और उन्होंने बताया कि तुम ओपेरा में गए हो। बेशक मुझे पता था कि यह असंभव है, लेकिन काश तुमने यह बता दिया होता कि वास्तव में तुम कहाँ गए थे। मैंने एक भयानक शाम बिताई, आधा इस डर में कि एक त्रासदी के बाद दूसरी भी ना हो जाए। जब तुम्हें पहली बार इसके बारे में पता चला था, तब तुम मुझे तार कर सकते थे। मुझे तो इसके बारे में संयोग से पता चला, क्लब में अद ग्लोब का देर से निकला संस्करण पढ़ते समय। मैं तुरंत यहाँ चला आया और तुम्हें न पाकर बहुत दुखी हुआ।
मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस पूरे मामले से मैं कितना दुखी हूँ। मुझे पता है तुम्हें कितना कष्ट हो रहा होगा। लेकिन तुम कहाँ थे? क्या तुम नीचे जाकर उस लड़की की माँ से मिले? एक क्षण के लिए मैंने सोचा था कि मैं भी तुम्हारे पीछे वहाँ जाऊँ। अखबार में उनका पता दिया हुआ था, कहीं ह्यूस्टन रोड के आसपास, है ना? लेकिन मुझे डर था कि मैं ऐसे शोक में दखल न दे बैठूं जिसे मैं हल्का भी नहीं कर सकता। बेचारी औरत, वह किस हालत में होगी, और उसकी इकलौती संतान भी। उसने इस सब के बारे में क्या कहा? मेरे प्रिय बेसिल, मुझे क्या पता, डोरियन ग्रे ने बुदबुदाते हुए कहा। वह वेनिस के कांच के नाजुक सुनहरे मोतियों से जड़े प्याले से हल्के पीले रंग की शराब घूंट घूंट पी रहा था और बेहद ऊबा हुआ दिख रहा था। मैं ओपेरा में था, तुम्हें भी वहां आना चाहिए था। मैं पहली बार लेडी ग्वेंडोलेन से मिला, हैरी की बहन से। हम उसके बॉक्स में थे। वह बेहद आकर्षक है और पैटी ने अद्भुत गाया। इन भयानक बातों के बारे में मत बोलो। अगर किसी चीज के बारे में बात ही ना की जाए तो वह कभी हुई ही नहीं। हैरी कहता है कि केवल अभिव्यक्ति ही चीजों को वास्तविक बनाती है। हाँ, मैं इतना बता दूं कि वह औरत की इकलौती संतान नहीं थी। एक बेटा भी है, मेरा ख्याल है। बड़ा अच्छा लड़का है, लेकिन वह मंच पर नहीं है। वह नाविक है या कुछ ऐसा ही। और अब तुम अपने बारे में बताओ, और यह भी कि तुम क्या चित्र बना रहे हो। तुम ओपेरा में गए थे? हॉलवर्ड ने बहुत धीरे धीरे कहा, और उसकी आवाज में पीड़ा की एक कसी हुई झलक थी। तुम ओपेरा में गए थे जबकि सिबिल वैन किसी गंदी सराय में मृत पड़ी थी। तुम मुझसे दूसरी औरतों के आकर्षक होने और पैटी के अद्भुत गाने की बात कर सकते हो, जबकि जिस लड़की से तुम प्रेम करते थे उसे अब भी कब्र में चैन से सोने की जगह भी नहीं मिली। क्यों? आदमी, उस छोटे से सफेद शरीर के लिए अभी कितनी भयावह बातें बाकी हैं। बस करो, बेसिल, मैं यह नहीं सुनूंगा। डोरियन चिल्लाया और उछलकर खड़ा हो गया। तुम मुझे इन बातों के बारे में नहीं बताओगे? जो हो चुका है वह हो चुका है। जो बीत गया है वह बीत गया। तुम कल को बीता हुआ कहते हो। असल में समय के बीतने का इससे क्या संबंध है? केवल उथले लोग ही किसी भावना से छुटकारा पाने के लिए वर्षों का समय चाहते हैं। जो आदमी अपने ऊपर अधिकार रखता है वह दुख को उतनी ही आसानी से समाप्त कर सकता है जितनी आसानी से वह आनंद की कल्पना कर सकता है। मैं अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनना चाहता। मैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उनका आनंद लेना चाहता हूँ और उन पर अधिकार रखना चाहता हूँ। डोरियन, ये भयानक है। तुम्हें पूरी तरह कुछ बदल चुका है। तुम बिल्कुल उसी अद्भुत लड़के की तरह दिखते हो जो हर दिन मेरे स्टूडियो में अपने चित्र के लिए बैठने आता था। लेकिन तब तुम सरल, स्वाभाविक और स्नेही थे। तुम पूरी दुनिया के सबसे निष्कलंक जीव थे। अब मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हो गया है। तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुम्हारे भीतर कोई दिल ही नहीं, कोई दया ही नहीं। यह सब हैरी का असर है। मैं साफ देख रहा हूँ। लड़का लाल पड़ गया और खिड़की के पास जाकर कुछ क्षण तक हरे, चमकते, धूप से झिलमिलाते बगीचे की ओर देखने लगा। मैं हैरी का बहुत ऋणी हूँ, बेसिल, उसने आखिरकार कहा। तुमसे भी ज्यादा। तुमने तो मुझे केवल घमंडी बनना सिखाया। ठीक है डोरियन, इसकी सजा मुझे मिल रही है, या किसी दिन मिलेगी। मुझे समझ नहीं आता तुम क्या कहना चाहते हो, बेसिल, वह मुड़कर बोला। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए। तुम क्या चाहते हो? मैं उस डोरियन ग्रे को चाहता हूं जिसे मैं चित्रित किया करता था, कलाकार ने उदासी से कहा। बेसिल, लड़के ने उसके पास जाकर और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तुम बहुत देर से आए हो। कल जब मैंने सुना कि सिबिल वैन ने आत्महत्या कर ली, हे भगवान, क्या इसमें कोई संदेह नहीं है? हॉलवर्ड ने भय से भरी आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा। मेरे प्रिय बेसिल, तुम यह तो नहीं सोचते कि यह कोई साधारण दुर्घटना थी? बेशक उसने आत्महत्या की,
बड़े आदमी ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। कितना भयानक! वह बुदबुदाया और उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। नहीं, डोरियन ग्रे ने कहा, इसमें कुछ भी भयानक नहीं है। यह इस युग की महान रोमांटिक त्रासदियों में से एक है। आमतौर पर जो लोग अभिनय करते हैं, वे सबसे साधारण जीवन जीते हैं। वे अच्छे पति होते हैं या वफादार पत्नियां या फिर कुछ और नीरस। तुम समझते हो मेरा मतलब, मध्यम वर्गीय सद्गुण और ऐसी ही सब बातें। सिबिल कितनी अलग थी। उसने अपनी सबसे महान त्रासदी जी। वह हमेशा एक नायिका रही। जिस आखिरी रात उसने अभिनय किया, जिस रात तुमने उसे देखा, उसने बुरा अभिनय किया क्योंकि वह प्रेम की वास्तविकता को जान चुकी थी। जब उसे उसकी अवास्तविकता का एहसास हुआ तो वह मर गई, जैसे जूलियट मर सकती थी। वह फिर से कला के क्षेत्र में लौट गई। उसमें कुछ शहीद जैसा है। उसकी मृत्यु में शहादत की वही दयनीय निरर्थकता है, वही व्यर्थ हो चुकी सुंदरता। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था, तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने दुख नहीं सहा। अगर तुम कल एक खास समय पर आ गए होते, शायद 5:30 बजे के आसपास या 5:45 बजे, तो तुम मुझे आंसुओं में पाते। यहाँ तक कि हैरी, जो यहाँ था और जिसने मुझे यह खबर दी थी, उसे भी अंदाजा नहीं था कि मैं किस दौर से गुजर रहा था। मैंने बहुत कष्ट सहा, फिर वह सब बीत गया। मैं किसी भावना को दोबारा नहीं जी सकता, कोई भी नहीं जी सकता, सिवाय भावुक लोगों के। और तुम बहुत अन्याय कर रहे हो, बेसिल। तुम यहाँ मुझे सांत्वना देने आए हो। ये तुम्हारी बड़ी कृपा है। लेकिन जब तुम मुझे पहले से ही सांत्वना पाए हुए देखते हो, तो तुम क्रोधित हो जाते हो, बिल्कुल एक सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति की तरह। तुम मुझे एक कहानी की याद दिलाते हो, जो हैरी ने मुझे एक ऐसे परोपकारी आदमी के बारे में सुनाई थी, जिसने अपने जीवन के 20 साल किसी शिकायत का निवारण कराने या किसी अन्यायपूर्ण कानून को बदलवाने की कोशिश में लगा दिए। मुझे ठीक-ठीक याद नहीं कि क्या था। अंत में वह सफल हो गया और उसकी निराशा की कोई सीमा नहीं रही। उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वह लगभग ऊब से मर ही गया और अंत में पक्का मनुष्यद्वेषी बन गया। और फिर, मेरे प्रिय पुराने बेसिल, अगर तुम सचमुच मुझे सांत्वना देना चाहते हो, तो मुझे यह सिखाओ कि जो हो चुका है उसे भूल जाऊं या उसे एक उचित कलात्मक दृष्टिकोण से देखूं। क्या गौतिय वही नहीं था जो कला की सांत्वना के बारे में लिखा करता था? मुझे याद है, एक दिन मैंने तुम्हारे स्टूडियो में चमड़े से ढकी एक छोटी सी किताब उठाई थी और उसमें यह मनोहर वाक्य पढ़ा था। खैर, मैं उस युवक जैसा नहीं हूं जिसके बारे में तुमने मुझे तब बताया था जब हम मार्लो में साथ थे। वह युवक जो कहा करता था कि पीला साटन जीवन की सारी दुखों के लिए सांत्वना बन सकता है। मुझे सुंदर चीजें पसंद हैं, जिन्हें छुआ और संभाला जा सके। पुराने ब्रोकेड, हरे कांच से, लाइकर का काम, तराशी हुई हाथी दांत की वस्तुएं, उत्कृष्ट परिवेश, विलासिता, वैभव, इन सब से बहुत कुछ पाया जा सकता है। लेकिन जो कलात्मक स्वभाव वे पैदा करते हैं या कम से कम प्रकट करते हैं, वह मेरे लिए उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अपने ही जीवन का दर्शक बन जाना, जैसा हैरी कहता है, जीवन के दुखों से बच निकलना है। मुझे पता है कि तुम्हें मेरा इस तरह बात करना अजीब लग रहा है। तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि मैं कितना बदल गया हूं। जब तुम मुझे जानते थे, तब मैं एक स्कूल का लड़का था। अब मैं एक आदमी हूं। मेरे भीतर नए जुनून हैं, नए विचार हैं, नई धारणाएं हैं। मैं बदल गया हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे कम प्रेम नहीं करना चाहिए। मैं बदल गया हूं, लेकिन तुम्हें हमेशा मेरा मित्र बने रहना चाहिए। बेशक मुझे हैरी बहुत प्रिय है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम उससे बेहतर हो। तुम उससे अधिक मजबूत नहीं हो। तुम जीवन से बहुत डरते हो, लेकिन तुम बेहतर हो। और हम दोनों साथ कितने खुश रहते थे। मुझे मत छोड़ो, बेसिल, और मुझसे झगड़ा मत करो। मैं जो हूं, वही हूं। इसके आगे कहने के लिए कुछ नहीं है। चित्रकार अजीब तरह से भावुक हो उठा। वह लड़का उसे अत्यंत प्रिय था और उसका व्यक्तित्व उसकी कला में सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ था। अब वह उसे और दोष देने का विचार सहन नहीं कर सकता था। आखिरकार उसका यह उदासीन व्यवहार शायद केवल एक क्षणिक मनोदशा ही हो, जो जल्द ही गुजर जाएगी। उसमें बहुत कुछ अच्छा था,
बहुत कुछ उदात्त था। ठीक है डोरियन, उसने अंत में एक उदास मुस्कान के साथ कहा। आज के बाद मैं इस भयानक बात के बारे में तुमसे फिर कभी नहीं बोलूंगा। मैं बस यही आशा करता हूं कि तुम्हारा नाम इससे जुड़ा हुआ सामने ना आए। आज दोपहर जांच होने वाली है। क्या उन्होंने तुम्हें बुलाया है? डोरियन ने सिर हिला दिया और जांच शब्द सुनते ही उसके चेहरे पर झुंझलाहट की एक झलक आ गई। इस तरह की हर चीज में उसे कुछ बहुत ही भद्दा और अशिष्ट सा लगता था। उन्हें मेरा नाम नहीं पता, उसने जवाब दिया। लेकिन उसे तो जरूर पता होगा। उसे सिर्फ मेरा पहला नाम पता था और मुझे पूरा विश्वास है कि उसने वह भी किसी को नहीं बताया। उसने मुझे एक बार कहा था कि वे सब यह जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे कि मैं कौन हूं, और वह हमेशा उनसे कहती थी कि मेरा नाम प्रिंस चार्मिंग है। यह उसकी प्यारी आदत थी। तुम्हें सिबिल का एक चित्र बनाना चाहिए बेसिल। मैं उसके बारे में कुछ और रखना चाहता हूँ, केवल कुछ चुंबनों की याद और कुछ टूटे हुए करुण शब्दों के अलावा। अगर इससे तुम्हें खुशी होगी तो मैं कुछ बनाने की कोशिश करूंगा डोरियन, लेकिन तुम्हें खुद फिर से मेरे लिए बैठना होगा। तुम्हारे बिना मैं काम आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं तुम्हारे लिए फिर कभी नहीं बैठ सकता बेसिल। यह असंभव है। वह अचानक पीछे हटते हुए चिल्लाया। चित्रकार उसे घूरने लगा। मेरे प्रिय लड़के, कैसी बेवकूफ़ी की बात है, वह बोला। क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें वह चित्र पसंद नहीं जो मैंने तुम्हारा बनाया है? वह कहाँ है? तुमने उसके सामने यह पर्दा क्यों खींच दिया है? मुझे उसे देखने दो। ये मेरी अब तक की सबसे अच्छी रचना है। डोरियन, पर्दा हटा दो। ये तो बिल्कुल शर्मनाक है कि तुम्हारा नौकर मेरे काम को इस तरह छिपा रहा है। जब मैं अंदर आया तो मुझे लगा कि कमरा कुछ अलग सा लग रहा है। मेरे नौकर का इससे कोई लेना देना नहीं है बेसिल। तुम ये तो नहीं सोचते कि मैं अपने कमरे को सजाने का काम उसे करने देता हूँ? कभी कभी वह मेरे लिए फूल सजा देता है, बस इतना ही। नहीं, यह मैंने खुद किया है। चित्र पर रोशनी बहुत तेज पड़ रही थी। बहुत तेज? ऐसा तो बिल्कुल नहीं मेरे प्रिय मित्र। ये इसके लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है। मुझे इसे देखने दो। और हॉलवर्ड कमरे के कोने की ओर बढ़ने लगा। डोरियन ग्रे के होंठों से भय की एक चीख निकल गई और वह चित्रकार और पर्दे के बीच आकर खड़ा हो गया। बेसिल, उसने बहुत पीला पड़ते हुए कहा, तुम इसे नहीं देख सकते। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे देखो। अपने ही काम को न देखूं? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मैं इसे क्यों नहीं देख सकता? हॉलवर्ड हंसते हुए बोला। अगर तुम इसे देखने की कोशिश करोगे बेसिल, तो अपने सम्मान की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल गंभीर हूं। मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा और तुम्हें कोई सवाल भी नहीं पूछना चाहिए। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इस पर्दे को छुआ तो हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। हॉलवर्ड स्तब्ध रह गया। उसने डोरियन ग्रे को पूरी हैरानी से देखा। उसने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। लड़का सचमुच क्रोध से पीला पड़ गया था। उसके हाथ कसकर भींचे हुए थे और उसकी आंखों की पुतलियां नीली आग के चक्रों की तरह चमक रही थीं। वह पूरी तरह कांप रहा था। डोरियन, कुछ मत कहो। लेकिन बात क्या है? अगर तुम नहीं चाहते तो मैं निश्चित ही इसे नहीं देखूंगा, उसने कुछ ठंडे स्वर में कहा, एड़ी घुमाकर खिड़की की ओर जाते हुए। लेकिन सच कहूं तो यह कुछ अजीब लगता है कि मैं अपना ही काम न देख सकूं, खासकर जब मैं इसे शरद अर्थु में पेरिस में प्रदर्शित करने वाला हूं। शायद उससे पहले मुझे इस पर वार्निश की एक और परत चढ़ानी पड़े। इसलिए किसी दिन तो मुझे इसे देखना ही होगा। और आज क्यों नहीं? प्रदर्शित करना? तुम इसे प्रदर्शित करना चाहते हो? डोरियन ग्रे चिल्लाया और उसके भीतर एक अजीब सा डर रेंगने लगा। क्या दुनिया को उसका रहस्य दिखाया जाने वाला था? क्या लोग उसके जीवन के इस रहस्य को घूर घूर कर देखेंगे? यह असंभव था। कुछ, उसे नहीं पता क्या, तुरंत करना पड़ेगा। हाँ,
मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इससे कोई आपत्ति होगी। जॉर्ज पेटी मेरी सबसे अच्छी तस्वीरों को रियूद सेजे में होने वाली एक विशेष प्रदर्शनी के लिए इकट्ठा कर रहा है, जो अक्टूबर के पहले सप्ताह में खुलेगी। ये चित्र केवल 1 महीने के लिए बाहर रहेगा। मुझे लगता है कि तुम इतने समय के लिए इसे आसानी से दे सकते हो। दरअसल, तब तक तुम शहर से बाहर ही रहोगे, और अगर तुम इसे हमेशा पर्दे के पीछे रखते हो, तो तुम्हें इससे ज़्यादा लगाव भी नहीं होगा। डोरियन ग्रे ने अपना हाथ माथे पर फेर लिया। वहां पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसे लगा कि वह किसी भयानक खतरे के किनारे खड़ा है। तुमने मुझे 1 महीने पहले कहा था कि तुम इसे कभी प्रदर्शित नहीं करोगे, वह चिल्लाया। तुमने अपना विचार क्यों बदल लिया? तुम लोग जो अपने को सिद्धांतों का पक्का मानते हो, तुम्हारे भी उतने ही मूड होते हैं जितने दूसरों के होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे मूड कुछ अर्थहीन होते हैं। तुम ये तो भूल नहीं सकते कि तुमने मुझे बड़े गंभीरता से आश्वासन दिया था कि दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें इसे किसी प्रदर्शनी में भेजने के लिए राजी नहीं कर सकती। तुमने हैरी से भी ठीक यही बात कही थी। वह अचानक रुक गया और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसे याद आया कि लॉर्ड हेनरी ने एक बार उससे आधे मजाक और आधे गंभीर स्वर में कहा था, अगर तुम कोई अजीब सा 15 मिनट बिताना चाहते हो, तो बेसिल से पूछो कि वह तुम्हारा चित्र क्यों नहीं प्रदर्शित करना चाहता। उसने मुझे कारण बताया था, और वह मेरे लिए एक खुलासा था। हाँ, शायद बेसिल का भी कोई रहस्य था। वह उससे पूछेगा और जानने की कोशिश करेगा। बेसिल, उसने उसके बहुत पास आकर और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम दोनों में से हर एक का एक रहस्य है। तुम मुझे अपना बता दो, और मैं तुम्हें अपना बता दूंगा। मेरे चित्र को प्रदर्शित करने से इनकार करने का तुम्हारा कारण क्या था? चित्रकार अनायास ही सिर उठा। डोरियन, अगर मैं तुम्हें बता दूं, तो शायद तुम मुझे पहले जितना पसंद न करो, और तुम निश्चित ही मुझ पर हंसोगे। इन दोनों में से कोई भी बात मैं सह नहीं सकता। अगर तुम चाहते हो कि मैं फिर कभी तुम्हारे चित्र को न देखूं, तो मुझे मंजूर है। मेरे पास तुम्हें देखने के लिए तो तुम खुद हो। अगर तुम चाहते हो कि मेरी अब तक की सबसे अच्छी कृति दुनिया से छिपी रहे, तो भी मुझे स्वीकार है। तुम्हारी मित्रता मेरे लिए किसी भी प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा से अधिक प्रिय है। नहीं, बेसिल, तुम्हें मुझे बताना ही होगा, डोरियन ग्रे ने जोर देकर कहा। मुझे लगता है कि मुझे जानने का अधिकार है। उसके मन का भय अब चला गया था, और उसकी जगह जिज्ञासा ने ले ली थी। वह बेसिल हॉलवर्ड का रहस्य जानने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुका था। आओ बैठ जाइए डोरियन, चित्रकार ने कुछ परेशान सा दिखते हुए कहा। आओ बैठते हैं, और बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुमने उस चित्र में कुछ अजीब देखा है? कुछ ऐसा जो शायद पहले तुम्हें नहीं लगा, लेकिन अचानक तुम्हें दिखाई देने लगा? बेसिल, लड़का चिल्लाया, और कांपते हाथों से कुर्सी के बाजू पकड़कर उसे जंगली, चौंकी हुई आंखों से देखने लगा। मैं समझ गया कि तुमने देखा है। कुछ मत कहो, पहले मेरी बात सुनो। डोरियन, जिस क्षण मैं तुमसे मिला, उसी क्षण से तुम्हारे व्यक्तित्व का मुंह पर असाधारण प्रभाव पड़ गया। तुमने मेरी आत्मा, मेरे मस्तिष्क और मेरी सारी शक्ति पर अधिकार कर लिया। तुम मेरे लिए उस अदृश्य आदर्श का सजीव रूप बन गए, जिसकी स्मृति कलाकारों को एक मनोहर स्वप्न की तरह सताती रहती है। मैं तुम्हारी पूजा करने लगा। जो भी तुमसे बात करता, उससे मुझे ईर्ष्या होने लगी। मैं तुम्हें पूरी तरह अपने पास रखना चाहता था। मैं केवल तब खुश होता था जब तुम मेरे साथ होते थे। जब तुम मुझसे दूर होते थे, तब भी तुम मेरी कला में मौजूद रहते थे। बेशक, मैंने तुम्हें कभी इसका एहसास नहीं होने दिया। यह असंभव था। तुम इसे समझ नहीं पाते। मैं खुद भी शायद ही इसे समझता था। मैं बस इतना जानता था कि मैंने पूर्णता को सामने से देखा है, और दुनिया मेरी आंखों में अद्भुत हो उठी है। शायद ज़रूरत से ज़्यादा अद्भुत, क्योंकि ऐसी उन्मत्त पूजा में खतरा होता है। उन्हें खो देने का खतरा भी, और उन्हें बनाए रखने का भी। कई हफ्ते बीतते गए, और मैं तुम्हारे प्रति और अधिक आसक्त होता गया। फिर
एक नया चरण आया। मैंने तुम्हें पेरिस के रूप में नाजुक कवच पहने हुए चित्रित किया, और एडोनिस के रूप में शिकारी के चोगे और चमकते भाले के साथ। भारी कमल के फूलों का मुकुट पहने तुम एड्रियन की नाव के अग्रभाग पर बैठे थे, और हरे मटमैले नील नदी की ओर देख रहे थे। तुम किसी यूनानी वन के शांत सरोवर पर झुके थे, और पानी की मौन चांदी में अपने ही चेहरे का चमत्कार देख रहे थे। और यह सब वैसा ही था जैसा कला को होना चाहिए, अनजाना, आदर्श और दूर। एक दिन, एक घातक दिन, जैसा कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैंने निश्चय किया कि तुम्हारा एक अद्भुत चित्र बनाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम वास्तव में हो, न कि बीते युगों के वेशभूषा में, बल्कि अपने ही कपड़ों में और अपने ही समय में। यह उस पद्धति का यथार्थवाद था, या तुम्हारे व्यक्तित्व का चमत्कार, जो बिना किसी धुंध या पर्दे के सीधे मेरे सामने था, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब मैं उस पर काम कर रहा था, तो रंग की हर परत और हर झिल्ली मुझे अपना रहस्य प्रकट करती हुई लगती थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं दूसरे लोग मेरी इस पूजा को ना जान लें। मुझे लगा, डोरियन, कि मैंने बहुत कुछ कह दिया है, कि मैंने उसमें अपने आप को बहुत ज्यादा डाल दिया है। तभी मैंने निश्चय किया कि इस चित्र को कभी प्रदर्शित नहीं होने दूंगा। तुम थोड़े नाराज हुए थे, लेकिन तब तुम्हें यह नहीं समझ आया कि यह मेरे लिए क्या मायने रखता है। हैरी, जिससे मैंने इसके बारे में बात की, मुझ पर हंस पड़ा, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। जब चित्र पूरा हो गया और मैं उसके साथ अकेला बैठा, तो मुझे लगा कि मैं सही था। खैर, कुछ दिनों बाद वह चीज़ मेरे स्टूडियो से चली गई, और जैसे ही मैं उसकी असहनीय उपस्थिति के आकर्षण से मुक्त हुआ, मुझे लगा कि मैं ये सोचकर मूर्ख रहा था कि मैंने उसमें कुछ और देखा है, सिवाय इसके कि तुम बहुत सुंदर हो और मैं चित्र बना सकता हूँ। अब भी मुझे कभी कभी लगता है कि यह मानना एक भूल है कि सृजन के समय जो जुनून महसूस होता है, वह सचमुच उस कृति में दिखाई देता है जिसे हम बनाते हैं। कला हमेशा उससे कहीं अधिक अमूर्त होती है जितना हम समझते हैं। रूप और रंग हमें केवल रूप और रंग की ही बात बताते हैं, बस इतना ही। मुझे अक्सर लगता है कि कला कलाकार को प्रकट करने से कहीं अधिक छिपा लेती है, और इसलिए जब मुझे पेरिस से यह प्रस्ताव मिला, तो मैंने निश्चय किया कि अपनी प्रदर्शनी में तुम्हारे चित्र को मुख्य स्थान दूंगा। मुझे कभी यह ख्याल नहीं आया कि तुम मना कर दोगे। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम सही थे। यह चित्र प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। डोरियन, मैंने जो कुछ तुम्हें बताया है, उसके लिए तुम मुझसे नाराज मत होना। जैसा कि मैंने एक बार हैरी से कहा था, तुम पूजा किए जाने के लिए बने हो। डोरियन ग्रे ने एक लंबी सांस ली। उसके गालों पर फिर से रंग लौट आया, और उसके होंठों पर मुस्कान खिल गई। खतरा टल चुका था। फिलहाल वह सुरक्षित था। फिर भी वह उस चित्रकार के लिए गहरी करुणा महसूस किए बिना नहीं रह सका, जिसने अभी अभी उसके सामने यह अजीब स्वीकारोक्ति की थी। और उसने सोचा कि क्या वह स्वयं कभी किसी मित्र के व्यक्तित्व से इस तरह प्रभावित हो सकेगा। लॉर्ड हेनरी में खतरनाक होने का आकर्षण था, लेकिन बस उतना ही। वह इतना चतुर और इतना व्यंग्यपूर्ण था कि उससे सच्चा स्नेह करना मुश्किल था। क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उसे इस तरह की विचित्र भक्ति से भर दे? क्या जीवन में ऐसी कोई बात उसके लिए भी रखी हुई थी? मेरे लिए यह बहुत आश्चर्य की बात है, डोरियन, हॉलवर्ड ने कहा, कि तुमने ये सब चित्र में देख लिया। क्या तुमने सचमुच इसे देखा था? मैंने उसमें कुछ देखा था, उसने जवाब दिया। कुछ ऐसा जो मुझे बहुत अजीब लगा। अच्छा, तो अब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं कि मैं उसे देख लूं? डोरियन ने सिर हिला दिया। तुम मुझसे यह मत पूछो, बेसिल। मैं किसी भी हालत में तुम्हें उस चित्र के सामने खड़े होने नहीं दे सकता। कभी ना कभी तो दोगे ही, है ना? कभी नहीं। ठीक है, शायद तुम सही हो। और अब अलविदा, डोरियन। तुम मेरे जीवन के वह एकमात्र व्यक्ति हो जिसने सचमुच मेरी कला को प्रभावित किया है। मैंने जो भी अच्छा किया है, उसका श्रेय तुम्हें जाता है। तुम्हें नहीं पता
कि तुम्हें यह सब बताने में मुझे कितनी कीमत चुकानी पड़ी है। मेरे प्रिय बेसिल, डोरियन ने कहा, तुमने मुझे ऐसा क्या बताया है? बस यही कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रशंसा की नज़र से देखते थे। ये तो कोई प्रशंसा भी नहीं है। इसे प्रशंसा के रूप में नहीं कहा गया था। ये एक स्वीकारोक्ति थी। अब जब मैंने इसे कह दिया है, तो लगता है जैसे मेरे भीतर से कुछ निकल गया हो। शायद किसी को भी अपनी पूजा को शब्दों में नहीं डालना चाहिए। यह बहुत निराशाजनक स्वीकारोक्ति थी। क्यों? तुमने क्या उम्मीद की थी, डोरियन? तुमने चित्र में और कुछ तो नहीं देखा था, है ना? वहां और कुछ देखने जैसा तो नहीं था? नहीं, वहां और कुछ नहीं था। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? लेकिन तुम्हें पूजा की बात नहीं करनी चाहिए। ये मूर्खता है। तुम और मैं दोस्त हैं, बेसिल, और हमें हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। तुम्हारे पास हैरी है, चित्रकार ने उदासी से कहा। ओह, हैरी! लड़का हंस पड़ा। हैरी दिन भर ऐसी बातें करता है जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है, और शाम को ऐसे काम करता है जो असंभव लगते हैं। बिल्कुल वही तरह की जिंदगी जिसे मैं जीना चाहूंगा। लेकिन फिर भी अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊं, तो शायद मैं हैरी के पास नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास आना ज्यादा पसंद करूंगा, बेसिल। क्या तुम फिर से मेरे लिए बैठोगे? असंभव। डोरियन, तुम्हारे इस इनकार से एक कलाकार के रूप में मेरा जीवन ही बिगड़ रहा है। किसी आदमी को दो आदर्श चीजें नहीं मिलती। बहुत कम लोगों को तो एक भी मिलती है। मैं तुम्हें यह समझा नहीं सकता, बेसिल, लेकिन मुझे फिर कभी तुम्हारे लिए नहीं बैठना चाहिए। किसी चित्र में कुछ अशुभ होता है, उसका अपना एक जीवन होता है। मैं तुम्हारे पास चाय पीने आ जाया करूंगा। वह भी उतना ही सुखद होगा। मुझे डर है कि तुम्हारे लिए तो ज्यादा ही सुखद होगा, हॉलवर्ड ने खेद से बुदबुदाया। और अब अलविदा। मुझे अफसोस है कि तुम मुझे चित्र को एक बार फिर देखने नहीं देते, लेकिन अब इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। मैं पूरी तरह समझता हूं कि तुम इसके बारे में कैसा महसूस करते हो। जब वह कमरे से बाहर गया, तो डोरियन ग्रे अपने आप मुस्कुरा उठा। बेचारा बेसिल, उसे असली कारण का कितना कम पता था। और यह कितना अजीब था कि अपने ही रहस्य को उजागर करने के बजाय वह लगभग संयोग से अपने मित्र से एक रहस्य उगलवाने में सफल हो गया था। उस अजीब स्वीकारोक्ति ने उसके लिए कितनी बातें स्पष्ट कर दी थीं। चित्रकार के ईर्ष्या के वे मूर्खतापूर्ण दौरे, उसका उन्मत्त समर्पण, उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसाएं, उसकी अजीब चुप्पियां। अब वह सब समझ गया था, और उसे उस पर दया आई। उसे लगा कि इस तरह की रोमांस से रंगी हुई मित्रता में कुछ त्रासदी छिपी हुई थी। उसने आह भरी और घंटी बजाई। उस चित्र को हर हाल में छिपा देना चाहिए। वह दोबारा इस तरह पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। यह तो उसकी मूर्खता थी कि उसने उस चीज को एक घंटे के लिए भी ऐसे कमरे में रहने दिया जहां उसके किसी भी दोस्त की पहुंच हो सकती थी। अध्याय 10। जब उसका नौकर अंदर आया, तो उसने उसे ध्यान से देखा और सोचा कि कहीं उसने पर्दे के पीछे झांकने की कोशिश तो नहीं की थी। वह आदमी बिल्कुल निर्विकार था और उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। डोरियन ने एक सिगरेट जलाई और शीशे के पास जाकर उसमें झांका। वह विक्टर के चेहरे का प्रतिबिंब साफ देख सकता था। वह सेवा भाव की शांत मुखौटे जैसा लग रहा था। वहां डरने की कोई बात नहीं थी। फिर भी उसे लगा कि सावधान रहना ही बेहतर होगा। बहुत धीरे धीरे बोलते हुए उसने उससे कहा कि वह गृह प्रबंधिका से कहे कि वह उससे मिलना चाहता है, और फिर फ्रेम बनाने वाले के पास जाकर कहे कि वह अपने दो आदमियों को तुरंत यहां भेज दे। उसे लगा कि जब वह आदमी कमरे से बाहर जा रहा था, तो उसकी नजरें पर्दे की ओर घूम गई थीं। या ये सिर्फ उसकी अपनी कल्पना थी? कुछ ही क्षण बाद अपने काले रेशमी कपड़े में और अपनी झुर्रीदार हथेलियों पर पुराने ढंग के धागे के दस्ताने पहने मिसेस लीफ फुर्ती से पुस्तकालय में आ गई। उसने उनसे स्कूल रूम की चाबी मांगी। पुराना स्कूल रूम, मिस्टर डोरियन, वह चौंक कर बोली।
अरे, वहाँ तो धूल ही धूल भरी है। आपको वहाँ जाने से पहले मुझे उसे साफ करवाना होगा और ठीक से जमाना होगा। वह आपके देखने लायक नहीं है साहब, सचमुच नहीं है। मुझे उसे ठीक नहीं करवाना लीफ, मुझे सिर्फ़ चाबी चाहिए। लेकिन साहब, अगर आप वहाँ जाएँगे तो जालों से भर जाएँगे। क्यों? उसे तो करीब 5 साल से खोला ही नहीं गया है। तब से नहीं, जब से उनके लॉर्डशिप का देहांत हुआ। अपने दादा का नाम सुनकर वह सिहर उठा। उसकी उनसे जुड़ी हुई यादें घृणित थीं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने उत्तर दिया। मैं बस उस जगह को देखना चाहता हूँ। बस इतना ही। मुझे चाबी दे दीजिए। और यह रही चाबी साहब। बूढ़ी औरत ने काँपते हुए अनिश्चित हाथों से अपनी चाबियों के गुच्छे को टटोलते हुए कहा, यह रही चाबी। अभी मैं इसे गुच्छे से निकाल देती हूँ। लेकिन आप ऊपर रहने का तो नहीं सोच रहे साहब, जबकि आप यहाँ इतने आराम से रहते हैं? नहीं, नहीं, वह झुंझलाकर बोला। धन्यवाद, लीफ, बस इतना ही। वह कुछ क्षण और ठहरी रही और घर के किसी छोटे-मोटे काम के बारे में बातूनी ढंग से बोलती रही। उसने आह भरी और उनसे कहा कि वे जैसा ठीक समझें, वैसा प्रबंध कर लें। वह मुस्कुराती हुई कमरे से चली गईं। दरवाज़ा बंद होते ही डोरियन ने चाबी अपनी जेब में रख ली और कमरे में नज़र दौड़ाई। उसकी नज़र एक बड़े बैंगनी साटन के कपड़े पर पड़ी, जिस पर सोने की भारी कढ़ाई थी। 17वीं सदी के अंत का शानदार वेनिसी काम, जिसे उसके दादा ने बोलोनिया के पास किसी मठ में पाया था। हाँ, वही उस भयानक चीज़ को लपेटने के काम आएगा। शायद वह पहले भी कई बार मृतकों के ऊपर ओढ़ने के लिए इस्तेमाल हुआ होगा। अब उसे ऐसी चीज़ को छिपाना था जिसमें अपनी ही सड़न थी, मृत्यु की सड़न से भी अधिक भयानक। ऐसी चीज़ जो भय पैदा करेगी और फिर भी कभी मरेगी नहीं। जैसे कीड़ा शव के लिए होता है, वैसे ही उसके पाप कैनवास पर बने उस चित्र के लिए होंगे। वे उसकी सुंदरता को बिगाड़ देंगे और उसकी गरिमा को खा जाएंगे। वे उसे अपवित्र कर देंगे और उसे लज्जाजनक बना देंगे। और फिर भी वह चीज़ जीवित रहेगी। वह हमेशा जीवित रहेगी। वह काँप उठा और एक क्षण के लिए उसे अफ़सोस हुआ कि उसने बेसिल को वह असली कारण नहीं बताया कि वह चित्र को क्यों छिपाना चाहता था। बेसिल उसे लॉर्ड हेनरी के प्रभाव से बचाने में मदद कर सकता था और उन और भी विषैले प्रभावों से भी जो उसके अपने स्वभाव से पैदा होते थे। जो प्रेम बेसिल उसके लिए महसूस करता था, क्योंकि वह सचमुच प्रेम ही था, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो महान और बौद्धिक न हो। वह केवल इंद्रियों से जन्म लेने वाली शारीरिक सुंदरता की प्रशंसा नहीं थी, जो इंद्रियों के थकते ही खत्म हो जाती है। वह वैसा प्रेम था जैसा माइकल एंजेलो ने जाना था और मोंतेन और विंकेलमान और स्वयं शेक्सपियर ने। हाँ, बेसिल उसे बचा सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अतीत को हमेशा मिटाया जा सकता था। पश्चाताप, इनकार या भूल जाना, इनसे ऐसा किया जा सकता था, लेकिन भविष्य अनिवार्य था। उसके भीतर ऐसे जुनून थे जो अपने भयानक रास्ते खोज लेंगे, ऐसे सपने जो अपने वास्तविक पाप की छाया पैदा करेंगे। उसने सोफे पर पड़ा वह बड़ा बैंगनी और सुनहरा कपड़ा उठा लिया और उसे हाथों में पकड़े हुए पर्दे के पीछे चला गया। क्या कैनवास पर बना चेहरा पहले से अधिक घिनौना हो गया था? उसे लगा कि वह बदला नहीं था और फिर भी उसके प्रति उसकी घृणा बढ़ गई थी। सुनहरे बाल, नीली आंखें और गुलाब जैसे लाल होंठ, सब कुछ वही था। बदली थी तो केवल अभिव्यक्ति, और वह क्रूरता में भयानक थी। उसमें जो निंदा और धिक्कार उसे दिखाई दे रहा था, उसके सामने सिविल वैन के बारे में बेसिल की डांट कितनी सतही लगी थी, कितनी तुच्छ। उसका अपना ही आत्मा कैनवास से उसे देख रहा था और उसे न्याय के लिए बुला रहा था। उसके चेहरे पर पीड़ा की झलक आई और उसने वह कीमती आवरण चित्र पर डाल दिया। उसी क्षण दरवाजे पर दस्तक हुई। वह बाहर आ गया जैसे ही उसका नौकर अंदर आया। वे लोग आ गए हैं, महोदय। उसे लगा कि उस आदमी को तुरंत यहाँ से हटाना जरूरी है। उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि चित्र को कहाँ ले जाया जा रहा है। उसमें कुछ चालाकी थी और उसकी आंखें विचारशील और विश्वासघाती थीं। लिखने की मेज पर बैठकर उसने लॉर्ड हेनरी को एक नोट लिखा,
जिसमें उनसे पढ़ने के लिए कुछ भेजने को कहा और उन्हें याद दिलाया कि उस शाम 8:15 बजे उनकी मुलाकात तय है। जवाब का इंतज़ार करना, उसने वह नोट उसे देते हुए कहा, और उन आदमियों को अंदर भेज दो। 2-3 मिनट बाद फिर दस्तक हुई और साउथ हॉन्डली स्ट्रीट के प्रसिद्ध फ्रेम बनाने वाले मिस्टर हबर्ड खुद अंदर आए, अपने साथ एक कुछ रूखे दिखने वाले युवा सहायक को लेकर। मिस्टर हबर्ड लाल, मूंछों वाले, छोटे कद के गोल-मटोल आदमी थे, जिनकी कला के प्रति प्रशंसा अक्सर उन कलाकारों की पुरानी कंगाली से कम हो जाती थी, जिनसे उनका व्यवहार पड़ता था। आम तौर पर वह अपनी दुकान से बाहर नहीं निकलते थे। वह लोगों के उनके पास आने का इंतज़ार करते थे। लेकिन डोरियन ग्रे के लिए वह हमेशा अपवाद करते थे। डोरियन में कुछ ऐसा था जो हर किसी को आकर्षित करता था। उसे देखना भी एक सुख था। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मिस्टर ग्रे? उसने अपने झाईदार मोटे हाथ रगड़ते हुए कहा। मैंने सोचा कि खुद आकर सम्मान प्रकट कर दूं। अभी अभी मुझे एक बहुत सुंदर फ्रेम मिला है साहब। एक नीलामी में हाथ लगा। पुराना फ्लोरेंटाइन काम है। शायद फोंथिल से आया है। किसी धार्मिक चित्र के लिए तो बिल्कुल उपयुक्त है। मिस्टर ग्रे, मुझे बहुत खेद है कि आपको यहाँ आने की तकलीफ उठानी पड़ी। मिस्टर हबर्ट, मैं ज़रूर आपकी दुकान पर आकर उस फ्रेम को देखूंगा। हालांकि इन दिनों मैं धार्मिक कला में बहुत रुचि नहीं रखता, लेकिन आज मुझे सिर्फ एक चित्र घर की सबसे ऊपरी मंजिल तक ले जाना है। ये थोड़ा भारी है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप अपने 2 आदमियों को मेरी मदद के लिए भेज दें। इसमें कोई तकलीफ नहीं मिस्टर ग्रे। आपकी सेवा करके मुझे खुशी होगी, खुश होगी। वह कलाकृति कौन-सी है सर? या डोरियन ने पर्दा हटाते हुए जवाब दिया, क्या आप इसे ऐसे ही कपड़े सहित ऊपर ले जा सकते हैं? मैं नहीं चाहता कि ऊपर ले जाते समय इस पर खरोंच आ जाए। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी सर, खुशमिजाज फ्रेम बनाने वाले ने कहा, और अपने सहायक की मदद से उस चित्र को उन लंबी पीतल की जंजीरों से उतारने लगा जिनसे वह लटका हुआ था। और अब मिस्टर ग्रे, इसे कहाँ ले जाना है? अगर आप कृपया मेरे पीछे आए मिस्टर हबर्ट, तो मैं रास्ता दिखा दूंगा, या शायद बेहतर होगा कि आप आगे चलें। मुझे डर है कि यह घर की बिल्कुल सबसे ऊपर की मंजिल पर है। हम सामने वाली सीढ़ियों से जाएंगे, क्योंकि वे चौड़ी हैं। उसने उनके लिए दरवाज़ा खोला और वे हॉल में निकलकर ऊपर चढ़ने लगे। फ्रेम की जटिल बनावट के कारण चित्र काफी भारी हो गया था, और कभी-कभी मिस्टर हबर्ट के विनम्र विरोध के बावजूद, क्योंकि एक सच्चे व्यापारी को यह बिल्कुल पसंद नहीं होता कि कोई सज्जन व्यक्ति खुद कोई मेहनत का काम करे, डोरियन भी हाथ लगाकर उनकी मदद करने लगा। यह तो सचमुच भारी चीज है सर। ऊपर की मंजिल पर पहुंचकर छोटे कद के आदमी ने हाँफते हुए कहा, और अपना चमकता हुआ माथा पोंछा। मुझे डर है कि यह थोड़ा भारी है, डोरियन ने धीरे से कहा, जबकि वह उस कमरे का ताला खोल रहा था, जो अब उसके जीवन के इस अजीब रहस्य को अपने भीतर बंद रखने वाला था और उसकी आत्मा को लोगों की नजरों से छिपा लेने वाला था। वह इस जगह में 4 साल से अधिक समय से नहीं आया था। असल में तब से नहीं, जब बचपन में उसने इसे खेल के कमरे के रूप में इस्तेमाल किया था, और थोड़े बड़े होने पर इसे पढ़ाई के कमरे के रूप में। यह एक बड़ा और संतुलित कमरा था, जिसे आखिरी लॉर्ड केल्सो ने खास तौर पर अपने छोटे पोते के उपयोग के लिए बनवाया था। उस पोते के लिए जिससे वह उसकी माँ से अजीब समानता के कारण और भी कई वजहों से हमेशा नफरत करता था, और जिसे वह दूर रखना चाहता था। डोरियन को लगा कि यह कमरा बहुत कम बदला है। वहीं वह विशाल इतालवी संदूक रखा था, जिसके पैनलों पर अजीब चित्र बने थे और जिसके सुनहरे किनारे अब मुरझा गए थे, जिसमें वह बचपन में अक्सर छिप जाया करता था। वहीं साटनवुड की अलमारी थी, जिसमें उसकी फटी पुरानी स्कूल की किताबें भरी हुई थीं। उसके पीछे दीवार पर वही पुराना फ्लेमिश टेपेस्ट्री लटका था, जिसमें एक फीका पड़ा राजा और रानी बगीचे में शतरंज खेल रहे थे, जबकि बाज पालने वाले लोगों का एक दल उनके पास से गुजर रहा था।
और उनके दस्ताने पहने हाथों पर ढके हुए बाज बैठे थे। उसे सब कुछ कितनी अच्छी तरह याद था। कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाते ही उसके अकेले बचपन का हर क्षण उसकी स्मृति में लौट आया। उसे अपने बचपन के जीवन की निष्कलंक पवित्रता याद आई, और यह सोचकर उसे भयानक लगा कि यहीं उस घातक चित्र को छिपाया जाने वाला था। उन बीते दिनों में उसने कभी नहीं सोचा था कि भविष्य में उसके लिए क्या-क्या लिखा हुआ है। लेकिन घर में इससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं थी, जहां जिज्ञासु निगाहों से बचा जा सके। चाबी उसके पास थी, और कोई और इस कमरे में नहीं आ सकता था। अपने बैंगनी आवरण के नीचे कैनवास पर बना वह चेहरा पशुवत, सड़ा गला और अपवित्र बनता जा सकता था। इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई उसे देख नहीं सकता था। वह खुद भी उसे नहीं देखेगा। वह अपनी आत्मा के उस भयानक पतन को क्यों देखे? उसकी युवावस्था तो बनी हुई थी, बस वही काफी था। और फिर शायद उसका स्वभाव कभी और अधिक परिष्कृत भी हो सकता था। ऐसा कोई कारण नहीं था कि भविष्य इतना शर्म से भरा हुआ हो। शायद कोई प्रेम उसके जीवन में आए, उसे पवित्र कर दे और उसे उन पापों से बचा ले जो मानो उसके भीतर आत्मा और शरीर दोनों में जागने लगे थे। वे अजीब, अनदेखे पाप जिनका रहस्य ही उन्हें इतना सूक्ष्म और आकर्षक बना देता था। शायद किसी दिन उस लाल, संवेदनशील होठों से वह क्रूर भाव मिट जाए, और तब वह दुनिया को बेसिल हॉलवर्ड की उस महान कृति को दिखा सके। नहीं, यह असंभव था। घंटे-घंटे और हफ्ते-हफ्ते के साथ कैनवास पर बनी वह चीज बूढ़ी होती जा रही थी। वह पाप की क्रूरता से तो बच सकती थी, लेकिन बुढ़ापे की क्रूरता उससे बच नहीं सकती थी। गाल धंस जाएंगे या डीले पड़ जाएंगे। पीली झुर्रियां फीकी पड़ती आंखों के चारों ओर रेंगने लगेंगी और उन्हें भयानक बना देंगी। बाल अपनी चमक खो देंगे। मुंह खुला रह जाएगा या लटक जाएगा, मूर्खतापूर्ण या भद्दा, जैसा बूढ़ों के मुंह हो जाते हैं। वहां झुर्रीदार गला होगा, ठंडे नीली नसों वाले हाथ होंगे, और टेढ़ा मेढ़ा शरीर, ठीक वैसा जैसा उसे अपने उस दादा में याद था, जो उसके बचपन में उसके प्रति इतना कठोर था। इस चित्र को छिपाना ही होगा, कोई और उपाय नहीं था। इसे अंदर ले आइए मिस्टर हबर्ट, उसने थके हुए स्वर में मुड़कर कहा। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको इतना देर तक रोके रखा। मैं किसी और बात के बारे में सोच रहा था। आराम करने का मौका मिल जाए तो मुझे हमेशा खुशी होती है, मिस्टर ग्रे, फ्रेम बनाने वाले ने जवाब दिया, जो अभी भी सांस संभाल रहा था। इसे कहाँ रख दें, सर? ओह, कहीं भी। यहाँ यहीं ठीक रहेगा। मैं इसे टांगना नहीं चाहता। बस इसे दीवार से टिकाकर रख दीजिए। धन्यवाद। क्या मैं इस कलाकृति को देख सकता हूँ, सर? डोरियन चौंक पड़ा। ये आपको रुचिकर नहीं लगेगा, मिस्टर हबर्ट, उसने आदमी पर नजर टिकाए हुए कहा। उसे लगा कि अगर उसने उस शानदार आवरण को उठाने की कोशिश की तो वह उस पर झपट पड़ेगा और उसे जमीन पर गिरा देगा, क्योंकि उसी के नीचे उसके जीवन का रहस्य छिपा था। अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। यहां आने की कृपा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। अरे नहीं नहीं, मिस्टर ग्रे, आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूं, सर। और मिस्टर हबर्ट सीढ़ियां उतरते हुए नीचे चले गए। उनका सहायक भी उनके पीछे गया, लेकिन जाते जाते उसने अपने खुरदरे, अनगढ़ चेहरे पर संकोची आश्चर्य के भाव के साथ एक बार पीछे मुड़कर डोरियन को देखा। उसने कभी इतना अद्भुत व्यक्ति नहीं देखा था। जब उनके कदमों की आवाज पूरी तरह गायब हो गई तो डोरियन ने दरवाजा बंद कर दिया और चाबी अपनी जेब में रख ली। अब वह सुरक्षित महसूस कर रहा था। अब कोई भी उस भयानक चीज को कभी नहीं देखेगा। उसकी अपनी आंखों के अलावा कोई और उसकी शर्म को कभी नहीं देख पाएगा। पुस्तकालय में पहुंचने पर उसने देखा कि 5 बजकर थोड़ा ही समय हुआ है और चाय पहले ही लगा दी गई है। गहरे सुगंधित लकड़ी की एक छोटी मेज पर, जो मोती की परतों से जड़ी हुई थी, लेडी रैडली का उपहार, जो उसके अभिभावक की पत्नी थी, एक सुंदर पेशेवर रोगिणी जिन्होंने पिछली सर्दी कायरा में बिताई थी, लॉर्ड हेनरी का एक पत्र रखा था, और उसके पास ही पीले कागज में बंधी एक किताब थी
जिसका आवरण थोड़ा फटा हुआ था और किनारे मैले हो गए थे। चाय की ट्रे पर दी सेंट जेम्स गैजेट के तीसरे संस्करण की एक प्रति भी रखी हुई थी। यह स्पष्ट था कि विक्टर लौट आया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने उन आदमियों को हॉल में घर से निकलते समय देखा होगा और उनसे पूछताछ करके यह जान लिया होगा कि वे क्या कर रहे थे। वह निश्चित ही उस चित्र को गायब पाता और शायद तभी देख चुका होगा जब वह चाय की चीजें लगा रहा था। पर्दा अपनी जगह वापस नहीं लगाया गया था और दीवार पर एक खाली जगह साफ दिखाई दे रही थी। शायद किसी रात वह उसे चुपके से ऊपर जाते हुए और उस कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हुए पकड़ ले। अपने ही घर में जासूस होना कितना भयानक था। उसने अमीर लोगों के बारे में सुना था जिन्हें जीवन भर किसी नौकर ने ब्लैकमेल किया था। किसी ने कोई पत्र पढ़ लिया था या कोई बातचीत सुन ली थी या किसी पथे वाला कार्ड उठा लिया था या तकिए के नीचे कोई मुरझाया हुआ फूल या कुचली हुई लेस का टुकड़ा पा लिया था। उसने आह भरी और अपने लिए चाय डालकर लॉर्ड हेनरी का पत्र खोला। उसमें बस इतना लिखा था कि उसने शाम का अखबार और एक किताब भेज दी है जो शायद उसे रुचिकर लगे और वह 8:15 बजे क्लब में होगा। उसने द सेंट जेम्स को ढीले ढाले ढंग से खोला और उसे देखने लगा। 5वें पन्ने पर लाल पेंसिल से किया गया एक निशान उसकी नजर में आया। वह निम्नलिखित अनुच्छेद की ओर ध्यान खींच रहा था। एक अभिनेत्री की मृत्यु पर जांच। आज सुबह हॉक्सटन रोड के बेल टैवर्न में जिला कोरोनर मिस्टर डैनबी द्वारा एक जांच की गई जिसमें हाल ही में होलबर्न के रॉयल थिएटर में नियुक्त एक युवा अभिनेत्री सिबिल वेन के शव की जांच हुई। निर्णय यह दिया गया कि मृत्यु दुर्घटनावश हुई। मृतका की मां के लिए काफी सहानुभूति व्यक्त की गई, जो अपने बयान देते समय और डॉक्टर बिरेल के बयान के दौरान, जिन्होंने शव परीक्षण किया था, अत्यंत व्यथित थीं। वह भौहें चढ़ाकर खड़ा हुआ और अखबार को 2 टुकड़ों में फाड़कर कमरे के पार फेंक दिया। यह सब कितना कुरूप था और कुरूपता चीजों को कितना भयानक रूप से वास्तविक बना देती है। उसे लॉर्ड हेनरी पर थोड़ा सा क्रोध भी आया कि उन्होंने उसे यह रिपोर्ट भेजी थी और लाल पेंसिल से उसे चिन्हित करना तो बिल्कुल मूर्खता थी। विक्टर इसे पढ़ सकता था। उस आदमी को इतना अंग्रेजी तो आती ही थी। शायद उसने इसे पढ़ भी लिया हो और अब कुछ संदेह करने लगा हो। और फिर भी इससे क्या फर्क पड़ता है? सिबिल वैन की मृत्यु से डोरियन ग्रे का क्या संबंध था? डरने की कोई बात नहीं थी। डोरियन ग्रे ने उसे नहीं मारा था। उसकी नजर उस पीली किताब पर पड़ी जो लॉर्ड हेनरी ने भेजी थी। वह क्या हो सकती है? उसने सोचा। वह उस छोटे मोती जैसे रंग वाले अष्टकोणीय स्टैंड की ओर गया, जो उसे हमेशा ऐसे लगता था जैसे किसी विचित्र मिस्री मधुमक्खियों ने चांदी में काम करके बनाया हो। और किताब उठाकर वह एक आराम कुर्सी में बैठ गया और पन्ने पलटने लगा। कुछ ही मिनटों में वह उसमें डूब गया। यह सबसे अजीब किताब थी जो उसने कभी पढ़ी थी। उसे लगा मानो शानदार वस्त्र पहने और बांसुरियों की कोमल ध्वनि के साथ दुनिया के सारे पाप उसके सामने मूक अभिनय के रूप में गुजर रहे हों। जिन चीजों के बारे में उसने धुंधले सपने देखे थे, वे अचानक वास्तविक हो गई थीं। और जिन चीजों का उसने कभी सपना भी नहीं देखा था, वे धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हो रही थीं। यह एक ऐसा उपन्यास था जिसमें कोई कथानक नहीं था और केवल एक ही पात्र था। असल में यह एक युवा पेरिसवासी का मनोवैज्ञानिक अध्ययन था जिसने अपना जीवन 19वीं सदी में रहते हुए उन सभी जुनूनों और विचारों को जीने की कोशिश में बिताया जो हर सदी से संबंधित थे, सिवाय अपनी सदी के। और मानो अपने भीतर दुनिया की आत्मा के गुजरते हुए विभिन्न भावों को समेट लेना चाहता था। वह उन त्यागों से उतना ही प्रेम करता था जिन्हें मनुष्यों ने मूर्खतापूर्वक सद्गुण कहा है बीने, जितना उन स्वाभाविक विद्रोहों से जिन्हें बुद्धिमान लोग अब भी पाप कहते हैं। और यह प्रेम वह केवल उनकी कृत्रिमता के कारण करता था। जिस शैली में यह लिखा गया था, वह अजीब सी रत्नजड़ित शैली थी, एक साथ चमकदार और धुंधली, जिसमें बोलचाल के शब्द, प्राचीन शब्द, तकनीकी अभिव्यक्तियां और जटिल वाक्य विन्यास भरे हुए थे, जो फ्रांसीसी प्रतीकवादी कलाकारों की
श्रेष्ठ कृतियों की पहचान है। उसमें रूपक ऐसे विचित्र थे, जैसे ऑर्किड के फूल, और रंगों में उतने ही सूक्ष्म। इंद्रियों के जीवन का वर्णन रहस्यवादी दर्शन की भाषा में किया गया था। कई बार यह समझना मुश्किल हो जाता था कि वह किसी मध्ययुगीन संत की आध्यात्मिक परमानंद की कथा पढ़ रहा है, या किसी आधुनिक पापी की विकृत स्वीकारोक्ति। यह एक विषैली किताब थी। उसके पन्नों से मानो धूप की भारी गंध उठती थी, जो दिमाग को विचलित कर देती थी। वाक्यों की लय, उनके संगीत की सूक्ष्म एकरसता, जो जटिल दोहरावों और सावधानी से दोहराई गई गतियों से भरी हुई थी। लड़के के मन में जैसे जैसे वह एक अध्याय से दूसरे अध्याय में जाता गया, एक तरह का स्वप्नमय ध्यान पैदा करने लगी। एक स्वप्न रोग, जिसने उसे ढलते दिन और बढ़ती छायाओं से अनजान कर दिया। बादलों से रहित और एक अकेले तारे से भेदा हुआ तांबे सा हरा आकाश खिड़कियों से झलक रहा था। वह उसकी फीकी रोशनी में पड़ता रहा, जब तक कि और पढ़ पाना संभव न रहा। तब, जब उसके नौकर ने कई बार उसे देर हो जाने की याद दिलाई, वह उठ खड़ा हुआ और पास के कमरे में जाकर उस किताब को छोटे फ्लोरेंटाइन मेज पर रख दिया, जो हमेशा उसके बिस्तर के पास रहती थी। और फिर रात के भोजन के लिए कपड़े बदलने लगा। क्लब पहुंचते पहुंचते लगभग 9 बज गए थे, जहां उसने लॉर्ड हेनरी को मॉर्निंग रूम में अकेले बैठे पाया, और वे बहुत ऊबे हुए दिखाई दे रहे थे। मुझे बहुत अफसोस है हैरी, वो बोला, लेकिन सच कहूं तो इसमें पूरी गलती आपकी है। जो किताब आपने भेजी थी, उसने मुझे इतना मोहित कर लिया कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। हाँ, मुझे लगा था कि तुम्हें वह पसंद आएगी, उसके मेजबान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मैंने यह नहीं कहा कि मुझे वह पसंद आई, हैरी। मैंने कहा कि उसने मुझे मोहित कर लिया। इन दोनों में बहुत अंतर है। आह, तो तुमने यह अंतर खोज लिया, लॉर्ड हेनरी ने धीरे से कहा, और वे दोनों भोजन कक्ष की ओर बढ़ गए। अध्याय 11। कई वर्षों तक डोरियन ग्रे इस किताब के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सका, या शायद यह कहना अधिक सही होगा कि उसने कभी उससे मुक्त होने की कोशिश ही नहीं की। उसने पेरिस से उसके पहले संस्करण की बड़े कागज पर छपी कम से कम 9 प्रतियां मंगवाईं, और उन्हें अलग अलग रंगों में बंधवाया, ताकि वे उसके अलग अलग मनोभावों और उस स्वभाव की बदलती सनकों के अनुकूल हो सके, जिस पर कभी कभी उसका लगभग कोई नियंत्रण ही नहीं रह जाता था। उपन्यास का नायक, वह अद्भुत युवा पेरिसवासी, जिसमें रोमांटिक और वैज्ञानिक प्रवृत्तियां इतनी अजीब तरह से मिली हुई थीं, उसे अपने ही व्यक्तित्व का मानो एक पूर्व रूप लगने लगा। और सच तो यह था कि पूरी किताब उसे अपने ही जीवन की कहानी प्रतीत होती थी, जो उसके जीने से पहले ही लिख दी गई थी। एक बात में वह उस उपन्यास के विचित्र नायक से अधिक भाग्यशाली था। उसे कभी, दरअसल कभी भी, दर्पणों, चमकदार धातु की सतहों और शांत जल से वह कुछ हास्यास्पद सा भय नहीं हुआ, जो उस युवा पेरिसवासी को जीवन के बहुत आरंभ में ही घेर लेता है, और जिसका कारण उस सुंदरता का अचानक क्षय था, जो कभी असाधारण मानी जाती थी। लगभग क्रूर आनंद के साथ, और शायद लगभग हर आनंद में, जैसे कि हर सुख में क्रूरता का भी कुछ अंश होता है, वह किताब के अंतिम भाग को पढ़ा करता था, जिसमें उस व्यक्ति के दुख और निराशा का सचमुच त्रासद, यद्यपि कुछ अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन था, जिसने स्वयं वह चीज खो दी थी जिसे वह दूसरों में और संसार में सबसे अधिक मूल्यवान मानता था। क्योंकि वह अद्भुत सुंदरता, जिसने बेसिल हॉलवर्ड को और उसके अलावा भी बहुतों को मोहित किया था, मानो उसे कभी छोड़ती ही नहीं थी। यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्होंने उसके बारे में सबसे बुरी बातें सुनी थीं, और जिनके बीच कभी कभी उसके जीवन ढंग के बारे में अजीब अफवाहें लंदन भर में फैलकर क्लबों की गपशप बन जाती थीं, उसे देखकर उसके विरुद्ध किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर पाते थे। उसके चेहरे पर हमेशा ऐसा भाव रहता था, मानो वह दुनिया की किसी भी मैल से अछूता रहा हो। जो लोग अश्लील बातें करते थे, वे डोरियन ग्रे के कमरे में आते ही चुप हो जाते थे। उसके चेहरे की पवित्रता में कुछ ऐसा था जो
उन्हें डांटता हुआ लगता था। उसकी मात्र उपस्थिति उन्हें उस मासूमियत की याद दिला देती थी जिसे उन्होंने स्वयं कलंकित कर दिया था। उन्हें आश्चर्य होता था कि इतना आकर्षक और सुंदर व्यक्ति उस युग के दाग से कैसे बचा रह सकता है जो एक साथ ही गंदा और कामुक था। अक्सर उन रहस्यमय और लंबी अनुपस्थितियों में से किसी एक के बाद घर लौटकर जो उसके मित्रों के बीच या उन लोगों के बीच जो खुद को उसका मित्र समझते थे अजीब अजीब अटकलों का कारण बनती थीं, वह खुद चुपके से ऊपर उस बंद कमरे में जाता, उस चाबी से दरवाज़ा खोलता जो अब हमेशा उसके पास रहती थी, और आईना हाथ में लेकर उस चित्र के सामने खड़ा हो जाता जो बेसिल हॉलवर्ड ने उसका बनाया था। वह कभी कैनवास पर बने उस बुरे और बूढ़े चेहरे को देखता और कभी उस सुंदर युवा चेहरे को जो चमकते कांच से उसकी ओर हंसता हुआ लौटता था। इस तीखे अंतर से उसके आनंद की अनुभूति और तीव्र हो जाती थी। वह अपनी ही सुंदरता पर अधिक से अधिक मोहित होने लगा और अपनी ही आत्मा के पतन में अधिक से अधिक रुचि लेने लगा। वह बहुत ध्यान से और कभी-कभी भयानक और विकृत आनंद के साथ उन घिनौनी रेखाओं का अध्ययन करता जो सिकुड़ते हुए माथे को दाग देती थीं या भारी कामुक होठों के चारों ओर रेंगती थीं, और कभी-कभी सोचता कि इनमें से अधिक भयानक क्या है, पाप के चिन्ह या बुढ़ापे के। वह अपने सफ़ेद हाथों को चित्र के मोटे और सूजे हुए हाथों के पास रखकर मुस्कुराता। वह उस विकृत शरीर और ढीले पड़ते अंगों का उपहास करता। सचमुच कभी-कभी रात को जब वह अपने सुगंधित कमरे में या डॉक्स के पास उस बदनाम छोटी सराय के गंदे कमरे में, जहां वह किसी और नाम से और भेष बदलकर जाया करता था, जागता हुआ पड़ा रहता, वह अपनी आत्मा पर लाए हुए विनाश के बारे में सोचता और उसे एक ऐसी करुणा महसूस होती जो इसलिए और भी तीखी होती थी क्योंकि वह पूरी तरह स्वार्थी थी। लेकिन ऐसे क्षण बहुत कम आते थे। जीवन के प्रति वह जिज्ञासा जिसे लॉर्ड हेनरी ने पहली बार उनके मित्र के बगीचे में साथ बैठे हुए उसके भीतर जगाया था, संतुष्टि के साथ और बढ़ती गई। जितना अधिक वह जानता उतना ही अधिक जानना चाहता। उसकी इच्छाएं पागलपन भरी थीं और उन्हें तृप्त करने के साथ साथ वे और अधिक तीव्र हो जाती थीं। फिर भी वह पूरी तरह उच्छृंखल नहीं था, कम से कम समाज के साथ अपने संबंधों में तो नहीं। सर्दियों के दौरान महीने में एक दो बार और मौसम रहने तक हर बुधवार की शाम वह अपने सुंदर घर के दरवाजे दुनिया के लिए खोल देता और उस समय के सबसे प्रसिद्ध संगीतकारों को बुलाता ताकि वे अपनी कला के चमत्कारों से उसके मेहमानों को मोहित कर सकें। उसके छोटे छोटे रात्रि भोज जिनकी व्यवस्था में लॉर्ड हेनरी हमेशा उसकी मदद करते थे इतने ही प्रसिद्ध थे जितनी सावधानी से मेहमानों का चुनाव और बैठाने की योजना, और उतनी ही उत्कृष्ट रुचि जो मेज की सजावट में दिखाई देती थी, जहाँ विदेशी फूलों की सूक्ष्म मानो संगीत जैसी सजावट, कढ़ाई वाले कपड़े और सोने चांदी के प्राचीन बर्तनों का उपयोग होता था। वास्तव में बहुत से लोग, विशेषकर युवा पुरुष, डोरियन ग्रे में उस आदर्श का साकार रूप देखते थे या ऐसा समझते थे जिसका उन्होंने कभी ईटन या ऑक्सफोर्ड के दिनों में सपना देखा था। ऐसा आदर्श जो विद्वान की सच्ची संस्कृति को दुनिया के नागरिक की सारी गरिमा, शालीनता और परिपूर्ण आचरण के साथ जोड़ सके। उन्हें वह उन लोगों के समूह का लगता था जिनके बारे में दांते लिखता है कि उन्होंने सुंदरता की पूजा करके स्वयं को पूर्ण बनाने की कोशिश की। गौतिये की तरह वह भी उन लोगों में से था जिनके लिए दृश्य संसार ही अस्तित्व रखता है और निस्संदेह उसके लिए जीवन स्वयं ही सबसे पहली और सबसे महान कला था, और बाकी सारी कलाएं मानो उसी की तैयारी भर थीं। फैशन जिसके द्वारा वास्तव में विचित्र चीज भी थोड़े समय के लिए सार्वभौमिक बन जाती है, और डैंडीवाद जो अपने तरीके से सुंदरता की पूर्ण आधुनिकता को स्थापित करने का प्रयास है, स्वाभाविक ही उसे आकर्षित करते थे। उसके कपड़े पहनने का ढंग और वे विशेष शैलियां जिन्हें वह समय समय पर अपनाता था, मैफेयर की नृत्य सभाओं और पॉल मॉल के क्लबों की खिड़कियों में दिखने वाले युवकों पर स्पष्ट प्रभाव डालती थीं, जो उसके हर काम की नकल करते थे और उसकी सुंदर, यद्यपि उसके लिए आधी ही गंभीर
अदा और बनावटीपन के उस आकस्मिक आकर्षण को दोहराने की कोशिश करते थे, क्योंकि यद्यपि वह अपनी वयस्कता प्राप्त करते ही उसे लगभग तुरंत मिल जाने वाली उस स्थिति को स्वीकार करने के लिए बहुत तैयार था, और वास्तव में इस विचार में एक सूक्ष्म आनंद भी पाता था कि वह अपने समय के लंदन के लिए वही बन सकता है जो कभी सम्राट नीरो के रोम के लिए सैटिरिकॉन का लेखक रहा था। फिर भी अपने हृदय की गहराई में वह केवल एक आर्बिटर एलिगेंटियारम से अधिक कुछ बनना चाहता था। सिर्फ इतना नहीं कि उससे किसी आभूषण को पहनने के ढंग या टाई की गांठ बांधने या छड़ी संभालने के तौर तरीकों के बारे में सलाह ली जाए। वह जीवन की कोई नई योजना गढ़ना चाहता था जिसका अपना विचारपूर्ण दर्शन हो और अपने सुव्यवस्थित सिद्धांत हों, और जिसकी सर्वोच्च प्राप्ति इंद्रियों को आध्यात्मिक रूप देने में हो। इंद्रियों की पूजा की अक्सर और बहुत न्यायपूर्वक निंदा की गई है, क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से उन भावनाओं और संवेदनाओं से भय महसूस करता है जो उससे अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती हैं, और जिन्हें वह यह भी जानता है कि वह जीवन के कम विकसित रूपों के साथ साझा करता है। लेकिन डोरियन ग्रे को लगता था कि इंद्रियों के वास्तविक स्वभाव को कभी समझा ही नहीं गया, और वे केवल इसलिए जंगली और पशुवत बनी रहीं क्योंकि संसार ने उन्हें दबाने के लिए उन्हें भूखा रखने या पीड़ा देकर मार डालने की कोशिश की, बजाय इसके कि उन्हें एक नई आध्यात्मिकता के तत्व बनाने का प्रयास करता। ऐसी आध्यात्मिकता जिसकी प्रमुख विशेषता सुंदरता के प्रति एक सूक्ष्म संवेदना होती। जब वह इतिहास में चलते हुए मनुष्य को देखता तो उसे हानि की एक गहरी अनुभूति सताती। कितना कुछ त्याग दिया गया था और कितने कम उद्देश्य के लिए। वहां पागलपन भरे और जानबूझकर किए गए त्याग थे, आत्मपीड़ा और आत्मवंचना के विकृत रूप थे, जिनकी जड़ भय में थी और जिनका परिणाम उस कल्पित पतन से भी अधिक भयानक पतन था जिससे बचने के लिए वे अज्ञानता में प्रयास कर रहे थे। प्रकृति अपनी अद्भुत विडंबना में तपस्वी को जंगल के पशुओं के साथ रहने भेज देती है और सन्यासी को मैदानों के जानवरों का साथी बना देती है। हाँ, जैसा कि लॉर्ड हेनरी ने भविष्यवाणी की थी, एक नया भोगवाद आने वाला था जो जीवन को फिर से रचेगा और उसे उस कठोर कुरूप प्योरिटनवाद से बचाएगा जिसका हमारे अपने समय में अजीब सा पुनरुत्थान हो रहा है। उसमें बुद्धि की सेवा अवश्य होगी। फिर भी वह कभी किसी ऐसी थ्योरी या व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा जो किसी भी तीव्र अनुभव के त्याग की मांग करे। वास्तव में उसका उद्देश्य अनुभव स्वयं होगा, न कि अनुभव के फल, चाहे वे मधुर हों या कड़वे। जो तपस्या इंद्रियों को सुन्न कर देती है और जो भद्दी उच्छृंखलता उन्हें कुंठित कर देती है, इन दोनों से वह अनजान रहेगा। लेकिन वह मनुष्य को यह सिखाएगा कि वह अपने जीवन के उन क्षणों पर स्वयं को केंद्रित करे जो स्वयं जीवन की तरह ही केवल एक क्षण है। हम में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कभी भोर से पहले ना जागे हों, या तो उन रातों के बाद जिनमें कोई सपना नहीं होता और जो हमें लगभग मृत्यु से प्रेम करने जैसा बना देती है, या उन रातों के बाद जिनमें भय और विकृत आनंद के दृश्य होते हैं, जब मस्तिष्क की गलियों में ऐसे प्रेत दौड़ते हैं जो स्वयं वास्तविकता से भी अधिक भयानक होते हैं, और जिनमें वह सजीवता होती है जो हर विकृति में छिपी रहती है और जो गौथिक कला को उसकी स्थायी शक्ति देती है। ये कला शायद उन लोगों की कला है जिनके मन स्वप्निल चिंतन की बीमारी से ग्रस्त रहे हैं। धीरे धीरे सफेद उंगलियां पर्दों के बीच से झांकती हैं और कांपती हुई सी लगती हैं। काले विचित्र आकारों में मूक छायाएं कमरे के कोनों में रेंगती हुई चली आती हैं और वहां दुबक जाती हैं। बाहर पत्तों के बीच पक्षियों की हलचल सुनाई देती है, या काम पर जाते हुए लोगों के कदमों की आहट, या पहाड़ियों से उतरती हुई हवा की सिसकी और कराह जो शांत घर के चारों ओर घूमती है, मानो सोए हुए लोगों को जगाने से डरती हो। और फिर भी उसे नींद को उसकी बैंगनी गुफा से बाहर बुलाना ही पड़ता हो। पतले धुंधले पर्दों की परत दर परत उठती जाती है और धीरे धीरे वस्तुओं के आकार और रंग वापस लौट आते हैं, और हम देखते हैं कि भोर दुनिया को उसके पुराने ढांचे में फिर से बना रही है। पीले पड़े आईने अपनी नकली जीवंतता वापस पा लेते हैं। बुझी हुई मोमबत्तियां वहीं खड़ी रहती हैं जहां हमने उन्हें छोड़ा था,
और उनके पास वह आधी कटी हुई किताब पड़ी होती है जिसे हम पढ़ रहे थे, या वह तार से बंधा फूल जिसे हम नृत्य सभा में पहने हुए थे, या वह पत्र जिसे पढ़ने से हम डरते थे, या जिसे हमने बहुत बार पढ़ लिया था। हमें कुछ भी बदला हुआ नहीं लगता। रात की अवास्तविक छायाओं से वही वास्तविक जीवन लौट आता है जिसे हम पहले जानते थे। हमें वहीं से उसे फिर शुरू करना पड़ता है जहां हमने छोड़ा था, और हमारे भीतर एक भयानक एहसास उतर आता है कि हमें उसी थका देने वाले एक जैसे आदतों के चक्र में अपनी ऊर्जा को बनाए रखना होगा। या फिर कभी-कभी यह उन्मत्त इच्छा जागती है कि काश किसी सुबह हमारी आंखें ऐसे संसार में खुलें जिसे रात के अंधकार में हमारे आनंद के लिए नया रूप दिया गया हो। ऐसा संसार जिसमें वस्तुओं के नए आकार और रंग हों, जो बदल गए हों या जिनके भीतर नए रहस्य हों। ऐसा संसार जिसमें अतीत का कोई स्थान ना हो, या कम से कम वह किसी चेतन बंधन या पछतावे के रूप में न बचे, जहां आनंद की स्मृति भी अपनी कड़वाहट लिए हो और सुख की यादें भी अपने दुख के साथ आती हों। ऐसे संसारों की रचना ही डोरियन ग्रे को जीवन का सच्चा उद्देश्य, या कम से कम उसके सच्चे उद्देश्यों में से एक लगती थी। और उन संवेदनाओं की खोज में जो एक साथ नई और आनंददायक हों, और जिनमें वह विचित्रता भी हो जो रोमांस के लिए इतनी आवश्यक है, वह अक्सर ऐसे विचारों के तरीके अपना लेता था जिन्हें वह जानता था कि वास्तव में उसके स्वभाव से परे हैं। वह स्वयं को उनके सूक्ष्म प्रभावों के हवाले कर देता, और फिर जब वह उनसे उनका रंग जैसे पकड़ लेता और अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट कर लेता, तो उन्हें उस अजीब उदासीनता के साथ छोड़ देता जो किसी प्रबल स्वभाव के साथ असंगत नहीं होती, और जिसे कुछ आधुनिक मनोवैज्ञानिक तो उसके लिए आवश्यक शर्त भी मानते हैं। कभी उसके बारे में यह अफवाह भी फैली कि वह रोमन कैथोलिक मत में दीक्षित होने वाला है, और वास्तव में रोमन अनुष्ठान में उसके लिए हमेशा एक गहरा आकर्षण था। दैनिक बलिदान, जो वास्तव में प्राचीन संसार के सभी बलिदानों से अधिक गंभीर और भयावह है, उसे उतना ही आंदोलित करता था अपने इंद्रियों के प्रमाण को भव्यता से अस्वीकार करने के कारण, जितना कि अपने तत्वों की आदिम सादगी और उस मानवीय त्रासदी के शाश्वत करुण भाव के कारण जिसे वह प्रतीकित करने की कोशिश करता है। उसे ठंडे संगमरमर के फर्श पर घुटनों के बल बैठना अच्छा लगता था, और उस पुजारी को देखना भी जो अपने कठोर फूलदार डालमैटिक में सफेद हाथों से धीरे धीरे ताबूत जैसे पवित्र स्थान के पर्दे को हटाता था, या उस रत्न जड़ित दीपक आकार के मोनस्ट्रेंस को ऊंचा उठाता था जिसमें वह फीका जल था, जिसे कभी कभी लोग सचमुच स्वर्गीय रोटी, स्वर्गदूतों की रोटी समझना चाहते हैं। या फिर मसीह के दुहक के वस्त्र पहने हुए होस्ट को प्याले में तोड़ता था और अपने पापों के लिए अपनी छाती पीटता था। धूप से भरे धूपदान, जिन्हें गंभीर चेहरे वाले लड़के अपनी लैस और लाल पोशाक में बड़े सुनहरे फूलों की तरह हवा में घुमाते थे, उनके प्रति भी उसका एक सूक्ष्म आकर्षण था। बाहर निकलते समय वह उन काले स्वीकारोक्ति कक्षों को आश्चर्य से देखा करता था, और उसकी इच्छा होती थी कि वह उनमें से किसी एक की धुंधली छाया में बैठकर पुरुषों और स्त्रियों को उस घिसी हुई जाली के पार से अपने जीवन की सच्ची कहानी फुसफुसाते हुए सुने। लेकिन उसने कभी यह भूल नहीं की कि किसी सिद्धांत या व्यवस्था को औपचारिक रूप से स्वीकार करके अपने बौद्धिक विकास को रोक दे, या किसी ऐसी जगह को जो केवल एक रात के ठहराव के लिए उपयुक्त सराय हो, स्थायी घर समझने की भूल करे, या ऐसी रात के कुछ घंटों के लिए जिसमें न तारे हों और चांद भी पीड़ा में हो। रहस्यवाद, जिसमें साधारण चीजों को हमारे लिए अजीब बना देने की अद्भुत शक्ति होती है, और वह सूक्ष्म नियम विरोधिता जो उसके साथ लगभग हमेशा जुड़ी रहती है, कुछ समय के लिए उसे प्रभावित करती रही। और कुछ समय के लिए वह जर्मनी के डार्विनवाद आंदोलन के भौतिकवादी सिद्धांतों की ओर भी झुका, और उसे यह जानने में एक अजीब आनंद मिलता था कि मनुष्यों के विचारों और भावनाओं को मस्तिष्क की किसी मोती जैसी कोशिका या शरीर की किसी सफेद नस तक खोजकर पहुंचा जाए, इस विचार में आनंद लेते हुए कि आत्मा पूरी तरह कुछ शारीरिक स्थितियों पर निर्भर है, चाहे वे रोगी हों या स्वस्थ, सामान्य हों।
या विकृत। फिर भी, जैसा कि उसके बारे में पहले भी कहा गया है, जीवन का कोई भी सिद्धांत उसे जीवन स्वयं की तुलना में महत्वपूर्ण नहीं लगता था। उसे तीव्रता से यह अनुभव होता था कि जब बौद्धिक चिंतन को कर्म और प्रयोग से अलग कर दिया जाए, तो वह कितना निष्फल हो जाता है। वह जानता था कि आत्मा की तरह इंद्रियों के भी अपने आध्यात्मिक रहस्य होते हैं, जिन्हें प्रकट किया जाना है। और इसलिए वह अब सुगंधों का अध्ययन करने लगा और उनके निर्माण के रहस्यों को समझने लगा। तीव्र सुगंध वाले तेलों को आसवन से निकालता और पूर्व से आए सुगंधित रेजनों को जलाता। उसे लगा कि मन की कोई भी अवस्था ऐसी नहीं है जिसका समकक्ष इंद्रिय जीवन में न हो, और वह उनके वास्तविक संबंधों को खोजने में लग गया, यह सोचते हुए कि लोबान में ऐसा क्या है जो मनुष्य को रहस्यमय बना देता है, और एम्बरग्रीस में क्या है जो उसकी वासनाओं को जगा देता है, और बैंगनी फूलों में क्या है जो मरे हुए प्रेम की स्मृतियों को जगा देता है, और कस्तूरी में क्या है जो मस्तिष्क को विचलित कर देता है, और चंपा में क्या है जो कल्पना को रंग देता है। और वह अक्सर सुगंधों का एक वास्तविक मनोविज्ञान विकसित करने की कोशिश करता, और सुगंधित जड़ों, पराग से भरे फूलों, सुगंधित लेपों, गहरे और महकदार लकड़ों, उस स्पाइकनार्ड के प्रभाव का आकलन करता जो मतली पैदा करता है, उस होवेनिया का जो मनुष्यों को पागल बना देती है, और उस एलो के बारे में जिसे कहा जाता है कि वह आत्मा से उदासी को दूर कर सकता है। किसी और समय वह पूरी तरह संगीत में डूब जाता और एक लंबे जालीदार कमरे में, जिसकी छत सिंदूरी और सुनहरी थी और दीवारें जैतून हरे लाख से ढकी थीं, वह विचित्र संगीत सभाएं आयोजित करता, जिनमें पागल जिप्सी छोटी जिथरों से उग्र धुनें निकालते, या गंभीर पीले शॉल ओढ़े ट्यूनिसी लोग विशाल वीणाओं के तने हुए तारों को छेड़ते, जबकि हंसते हुए काले लोग तांबे के ढोलों पर एक रस ताल बजाते, और लाल चटाइयों पर बैठे पतले पगड़ीधारी भारतीय लंबी बांस या पीतल की बांसुरियों में फूंक मारते, और बड़े फन फैलाए सांपों तथा भयानक सींग वाले विषधर सर्पों को वश में करते या ऐसा करने का अभिनय करते। इस जंगली संगीत के कठोर अंतराल और तीखे विसंगत स्वर कभी कभी उसे उस समय आंदोलित कर देते जब शूबर्ट की कोमलता, शोपाउंस के सुंदर दुहक और स्वयं बीथोवन की महान समरसताएं भी उसके कानों तक पहुंचकर अनसुनी रह जाती थीं। उसने दुनिया के हर हिस्से से सबसे अजीब वाद्यंत्र इकट्ठे किए, चाहे वे मृत सभ्यताओं की कब्रों से मिले हों या उन थोड़ी सी आदिम जातियों के बीच से जो पश्चिमी सभ्यता के संपर्क के बाद भी बची रह गई थीं, और उन्हें छूकर और बजाकर देखने में उसे आनंद आता था। उसके पास रियो नेग्रो के इंडियनों का रहस्यमय जुरपारिस था, जिसे स्त्रियों को देखने की अनुमति नहीं होती, और जिसे युवक भी तब तक नहीं देख सकते जब तक उन्होंने उपवास और कोड़ों की सजा ना झेली हो। और पेरू के मिट्टी के बर्तन थे जिनसे पक्षियों जैसी तीखी आवाजें निकलती थीं, और मानव हड्डियों की बांसुरियां थीं, जैसी अल्फोंसो दे ओवाले ने चिल्ली में सुनी थी। और कुस्को के पास मिलने वाले हरे जेस्पर के पत्थर थे जो अद्भुत मधुर ध्वनि उत्पन्न करते थे। उसके पास रंगे हुए लौकी के खोल थे जिनमें कंकड़ भरे थे और जिन्हें हिलाने पर झंकार होती थी। मैक्सिको का लंबा क्लैरिन था जिसमें वादक फूंक नहीं मारता बल्कि उसके भीतर से हवा खींचता है। अमेज़न की जातियों का कठोर तुरे था जिसे वे प्रहरी बजाते हैं, जो दिन भर ऊंचे पेड़ों पर बैठे रहते हैं और जिसकी आवाज कहा जाता है 3 लीग दूर तक सुनाई देती है। टेपो नास्टली था जिसमें लकड़ी की 2 कंपन करने वाली जीभें होती हैं, और जिसे उन डंडों से बजाया जाता है जिन पर पौधों के दूध से बनी लोचदार गोंद लगी होती है। एस्टेकों की योटल घंटियां थीं जो अंगूर के गुच्छों की तरह झुंड में लटकाई जाती हैं, और एक विशाल बेलनाकार ढोल था जो बड़े सांपों की खाल से ढका हुआ था, बिल्कुल वैसा जैसा बर्नाल डियाज ने तब देखा था जब वह कॉर्तेज के साथ मेक्सिको के मंदिर में गया था, और जिसकी करुण ध्वनि का उसने इतना जीवंत वर्णन किया है। इन वाद्ययंत्रों का विचित्र स्वभाव उसे मोहित करता था, और उसे यह सोचकर एक अजीब आनंद मिलता था कि कला भी प्रकृति की तरह अपने राक्षस पैदा करती है। ऐसी चीजें जिनका आकार पशुवत होता है और जिनकी आवाज भयानक होती है, फिर भी
कुछ समय बाद वह उनसे भी ऊब जाता और ओपेरा में अपने बॉक्स में बैठकर कभी अकेला, कभी लॉर्ड हेनरी के साथ टैनहॉइजर को मंत्रमुग्ध होकर सुनता और उस महान कलाकृति के प्रस्तावना संगीत में अपनी ही आत्मा की त्रासदी को साकार रूप में देखता। एक बार उसने रत्नों का अध्ययन शुरू किया और एक वेशभूषा नृत्य में फ्रांस के एडमिरल एन द ज्वायूज के रूप में प्रकट हुआ, ऐसे वस्त्र में जो 560 मोतियों से जड़ा हुआ था। यह रुचि उसे कई वर्षों तक मोहित की रही और वास्तव में कहा जा सकता है कि उसने उसे कभी छोड़ा ही नहीं। वह अक्सर पूरा दिन अपने संग्रह के विभिन्न रत्नों को उनके डिब्बों में सजाने और फिर से सजाने में बिताता, जैसे जैतून हरे रंग का क्राइसोबेरेल जो दीपक की रोशनी में लाल हो जाता है, सिल्वर की तार जैसी रेखा वाला सिमोफेन, पिस्ता रंग का पेरिडॉट, गुलाबी और मदिरा पीले टोपाज, आग जैसे लाल कार्बंकल जिनमें कांपते हुए 4 किरणों वाले तारे झिलमिलाते थे, अग्निलाल सिनेमन स्टोन, नारंगी और बैंगनी स्पिनेल, और वे अमेथिस्ट जिनमें रूबी और नीलम की परतें बारी बारी से झलकती थीं। उसे सनस्टोन का लाल सोना बहुत प्रिय था और मूनस्टोन की मोती जैसी श्वेतता और दूधिया ओपल का टूटा हुआ इंद्रधनुष भी। उसने एम्स्टर्डम से असाधारण आकार और रंग वाले 3 पन्ने मंगवाए और उसके पास टर्क्वाइज ला वेयरोश था जिसे देखकर सभी पारखी ईर्ष्या करते थे। रत्नों के बारे में उसने अद्भुत कथाएं भी खोज निकाली। अल्फोंसो की क्लेरिकालिस डिसिप्लिना में एक ऐसे सर्प का उल्लेख था जिसकी आंखें असली जेसिंथ की थीं और सिकंदर की रोमांचक कथा में कहा गया था कि एमाथिया के विजेता ने जॉर्डन की घाटी में ऐसे सांप पाए जिनकी पीठ पर असली पन्नों के कॉलर उगाए थे। फिलोस्ट्राटस के अनुसार ड्रैगन के मस्तिष्क में एक रत्न होता था और स्वर्ण अक्षरों और लाल वस्त्र के प्रदर्शन से उस राक्षस को जादुई नींद में डाला जा सकता था और मार गिराया जा सकता था। महान रसायनज्ञ पियरे बोनीफास के अनुसार हीरा मनुष्य को अदृश्य बना देता है और भारत का अगेट उसे वाकपटु बना देता है। कार्नेलियन क्रोध को शांत करता है, जेसिंथ नींद लाता है और एमेथिस्ट शराब के नशे को दूर कर देता है। गार्नेट दुष्ट आत्माओं को भगाता है और हाइड्रोपिकस चांद की आभा छीन लेता है। सेलेनाइट चंद्रमा के साथ बढ़ता घटता है और मेलोसियस जो चोरों का पता लगाता है केवल बकरी के बच्चे के रक्त से प्रभावित होता है। लियोनार्ड कैमलिस ने एक सफेद पत्थर देखा था जो अभी अभी मारे गए मेंढक के मस्तिष्क से निकाला गया था और जो विष का निश्चित प्रतिरोधक था। बेजोअर जो अरब के हिरण के हृदय में पाया जाता था एक ऐसा ताबीज था जो प्लेग को ठीक कर सकता था। और अरब के पक्षियों के घोंसलों में अस्पिलेट्स मिलता था जो डेमोक्रिटस के अनुसार पहनने वाले को आग से होने वाले किसी भी खतरे से बचा लेता था। सीलोन का राजा अपने राज्याभिषेक के अवसर पर हाथ में एक बड़ा रूबी लेकर नगर में घूमता था। जॉन द प्रीस्ट के महल के द्वार सार्डियस से बने थे जिनमें सींग वाले सर्प के सींग जड़े थे ताकि कोई भी भीतर विष न ला सके। छत के ऊपर 2 स्वर्ण सेब थे जिनमें 2 कार्बंकल जड़े थे ताकि सोना दिन में चमके और कार्बंकल रात में। लॉज की विचित्र कथा अ माराग्राइट ऑफ अमेरिका में लिखा था कि रानी के कक्ष में सारी दुनिया की पवित्र स्त्रियों को चांदी में जड़ा हुआ देखा जा सकता है जो क्रिसोलाइट, कार्बंकल, नीलम और हरे पन्नों के सुंदर दर्पणों में देखती हैं। मार्को पोलो ने झिपांगू के निवासियों को मृतकों के मुंह में गुलाबी मोती रखते हुए देखा था। एक समुद्री राक्षस उस मोती पर मोहित हो गया था जिसे गोताखोर राजा पेरोजस के लिए लाया था और उसने उस चोर को मार डाला था और 7 चांद तक उसके खो जाने का शोक मनाया था। जब हूणों ने राजा को एक विशाल गड्ढे में फंसाया तो उसने वह मोती फेंक दिया। प्रोकोपियस ये कथा सुनाता है और फिर वह कभी नहीं मिला। हालांकि सम्राट अनास्तासियस ने उसके बदले 500 बार सोने के सिक्के देने की पेशकश की थी। मलाबार के राजा ने एक वेनिसी को 304 मोतियों की माला दिखाई थी, उसके हर देवता के लिए एक। जब वैलेंटिनॉइस के ड्यूक अलेक्जेंडर षष्ठम के पुत्र फ्रांस के लुई 12वें से मिलने गए तो ब्रांतोम के अनुसार उनके घोड़े पर सोने की पत्तियां लदी थीं
और उनकी टोपी पर रूबी की दोहरी पंक्तियां थीं जो तीव्र प्रकाश फैला रही थीं। इंग्लैंड के चार्ल्स 421 हीरों से जड़े रकाबों में सवारी करते थे। रिचर्ड द्वितीय के पास 30,000 मार्क मूल्य का एक कोट था जो बालासरूबी से ढका हुआ था। हॉल ने हेनरी अष्टम का वर्णन किया है कि अपने राज्याभिषेक से पहले टॉवर जाते समय वह उभरे हुए सोने की जैकेट पहने था जिसका प्लेकार्ड हीरों और अन्य कीमती पत्थरों से खड़ा था और उसके गले में बड़े बालासों से जड़ा हुआ भारी बाउड्रिक था। जेम्स प्रथम के प्रियजन सोने की फिलिग्री में जड़े पन्नों की बालियां पहनते थे। एडवर्ड द्वितीय ने पियर्स गैवेस्टन को लाल सोने का कवच दिया था जिसमें जेसिंथ जड़े थे, फिरोजा जड़े सोने के गुलाबों का हार और मोतियों से भरी हुई एक खोपड़ी टोपी। हेनरी द्वितीय कोहनी तक आने वाले रत्न जड़े दस्ताने पहनता था और उसके बाज के दस्ताने पर 12 रूबी और 52 बड़े ओरिएंट मोती सिले हुए थे। चार्ल्स रैश बरगंडी के अपने वंश के अंतिम ड्यूक की ड्यूकल टोपी नाशपाती के आकार के मोतियों से लटकती थी और नीलमों से जड़ी हुई थी। कभी जीवन कितना अद्भुत रहा होगा, वैभव और सजावट में कितना शानदार। यहाँ तक कि मृत लोगों के वैभव के बारे में पढ़ना भी कितना अद्भुत लगता था। फिर उसने अपना ध्यान कढ़ाइयों और उन टेपेस्ट्री पर लगाया जो उत्तरी यूरोप के ठंडे कमरों में भित्ति चित्रों का काम करती थीं। जब वह इस विषय का अध्ययन करने लगा और उसमें यह असाधारण क्षमता थी कि जिस चीज को भी वह अपनाता उसमें उस क्षण पूरी तरह डूब जाता, तो समय द्वारा सुंदर और अद्भुत वस्तुओं पर लाई गई विनाश की याद से वह लगभग उदास हो उठता। कम से कम वह स्वयं तो उससे बच निकला था। गर्मी के बाद गर्मी आती रही। पीले जोनकविल कई बार खिले और मुरझाए। भय की रातों ने अपनी शर्म की कहानी बार बार दोहराई, लेकिन वह वैसा ही बना रहा। कोई सर्दी उसके चेहरे को न बिगाड़ सकी और न उसकी फूल जैसी ताजगी को म्लान कर सकी। भौतिक वस्तुओं के साथ कितना अलग होता है। वे सब कहाँ चली गईं? वह विशाल केसरिया वस्त्र कहाँ ऐची है जिस पर देवताओं और दैत्यों का युद्ध अंकित था और जिसे एथेना के आनंद के लिए युवतियों ने बुना था? वह विशाल विलारियम कहाँ है जिसे नीरो ने रोम के कोलोसियम के ऊपर फैलाया था? बैंगनी रंग का वह टाइटन जैसा पाल जिस पर तारों भरा आकाश और सफेद सोने की लगाम वाले घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथ में अपोलो का चित्र बना था। वह उन विचित्र मेजपोशों को देखने की इच्छा करता था जो सूर्य के पुजारी के लिए बनाए गए थे, जिन पर भोज के लिए आवश्यक सभी व्यंजन और पकवान चित्रित थे। राजा चिलपेरिक का वह मृत्यु वस्त्र जिस पर 300 स्वर्ण मधुमक्खियां बनी थीं और वे अद्भुत वस्त्र जिनसे पॉन्ट्स के बिशप का क्रोध भड़क उठा था और जिन पर सिंह, चीते, भालू, कुत्ते, जंगल, चट्टाने, शिकारी, संक्षेप में वह सब कुछ चित्रित था जिसे कोई चित्रकार प्रकृति से उतार सकता है। और वह कोट जिसे कभी ऑर्लियों के चार्ल्स ने पहना था, जिसकी आस्तीनों पर एक गीत की पंक्तियां खड़ी थीं जो इन शब्दों से शुरू होती थीं, मादाम जे स्वीतु ज्वायु। और उन शब्दों का संगीत भी स्वर्ण धागों से बुना गया था तथा हर स्वर जो उन दिनों चौकोर आकार का होता था 4 मोतियों से बनाया गया था। उसने उस कक्ष के बारे में भी पढ़ा जो रेम्स के महल में बरगंडी की रानी जोन के लिए तैयार किया गया था और जिसे 1321 तोतों से सजाया गया था जो कढ़ाई में बने थे और राजा के चिन्हों से अंकित थे तथा 561 तितलियों से जिनके पंखों पर इसी प्रकार रानी के चिन्ह बने थे और यह सब सोने के धागों से बुना गया था। कैथरीन अदमेदिची ने अपने लिए शोक का एक पलंग बनवाया था जो काले मखमल का था और जिस पर अर्धचंद्र और सूर्यों की बौछार सी खड़ी हुई थी। उसके पर्दे डैमास के थे जिन पर पत्तियों की मालाएं और पुष्पहार सोने और चांदी की पृष्ठभूमि पर उकेरे गए थे और किनारों पर मोतियों की कढ़ाई से सजे थे। और वह उस कक्ष में रखा था जिसकी दीवारों पर चांदी के कपड़े पर काले मखमल से काटे गए रानी के प्रतीक चिन्हों की पंक्तियां लटक रही थीं। लुई 14वें के कक्ष में 15 फुट ऊंची सोने से खड़ी हुई कैरियाटिड्स थीं। पोलैंड के राजा सोबियस्की का राजकीय पलंग स्मिर्ना के स्वर्ण ब्रोकेड का बना था जिस पर फिरोजों से कुरान की आयतें खड़ी हुई थीं। उसके आधार चांदी चढ़े थे
सुंदर नक्काशीदार, और उन पर एनामेल और रत्नों से जड़े पदक लगे थे। वह वियना से पहले तुर्की शिविर से लाया गया था, और उसके सुनहरे झिलमिलाते छत्र के नीचे मोहम्मद का ध्वज खड़ा रहा था। और इस तरह पूरे 1 वर्ष तक वह वस्त्र और कढ़ाई के सबसे उत्कृष्ट नमूने इकट्ठे करने में लगा रहा। दिल्ली की नाजुक मलमलें, जिन पर सोने के धागों से पत्तों के आकार बुने थे और जिन पर चमकीले भृंगों के पंख टाँके गए थे, ढाका के वे पतली गौज कपड़े, जिन्हें उनकी पारदर्शिता के कारण पूर्व में बुनी हुई हवा, बहता हुआ पानी और सांझ की ओस कहा जाता था। जावा के विचित्र पैटर्न वाले वस्त्र, जटिल पीले चीनी पर्दे, वे पुस्तकें जो भूरे साटन या सुंदर नीले रेशम में बंधी थीं और जिन पर फ्लोर-दे-ली पक्षियों और आकृतियों की कढ़ाई थी, हंगरी की लैस की झालरें, सिसिली के ब्रोकेड और कठोर स्पेनी मखमल, जॉर्जियन कारीगरी जिसमें सोने के सिक्के जड़े थे, और जापानी फुकोसा जिनमें हरे रंग की झलक लिए सोना और अद्भुत पंखों वाले पक्षी बने थे। उसे धार्मिक वस्त्रों के प्रति भी विशेष आकर्षण था, जैसा कि चर्च की सेवा से जुड़ी हर चीज के प्रति था। उसके घर की पश्चिमी गैलरी में रखे लंबे देवदार के संदूकों में उसने ऐसे अनेक दुर्लभ और सुंदर वस्त्र संजो रखे थे, जिन्हें वास्तव में मसीह की दुल्हन का परिधान कहा जा सकता है। उसे बैंगनी और रत्नों तथा महीन लिनन पहनना पड़ता है, ताकि वह उस पीले क्षीण शरीर को छिपा सके जो उस पीड़ा से झुलस गया है, जिसे वह स्वयं खोजती है और जो स्वयं पर लगाए गए कष्टों से घायल है। उसके पास गहरे लाल रेशम और स्वर्ण धागे के डायमास्क का एक शानदार कोप था, जिस पर 6 पंखुड़ियों वाले औपचारिक फूलों में जड़े स्वर्ण अनारों का दोहराता हुआ पैटर्न था, और दोनों ओर बीज मोतियों से बना अनानास का चिन्ह खड़ा हुआ था। उसके ऑर्फरी भागों को पट्टियों में बांटा गया था, जिनमें मरियम के जीवन के दृश्य अंकित थे, और उसके हुड पर रंगीन रेशम से मरियम के राज्याभिषेक का चित्र बनाया गया था। यह 15वीं शताब्दी का इतालवी काम था। एक और कोप हरे मखमल का था, जिस पर दिल के आकार में एकत्रित एकेंथस की पत्तियों की कढ़ाई थी, जिनसे लंबी डंडियों पर सफेद फूल फैलते थे और जिनके विवरण चांदी के धागे और रंगीन क्रिस्टलों से उभारे गए थे। उसके मोर्स पर उभरी हुई स्वर्ण कढ़ाई में एक सेराफ का सिर बना था। उसके औरफरी लाल और स्वर्ण रेशम के पैटर्न में बुने थे, और उन पर अनेक संतों और शहीदों के पदक बने थे, जिनमें संत सेबास्टियन भी थे। उसके पास एम्बर रंग के रेशम, नीले रेशम और स्वर्ण ब्रोकेड, पीले रेशम के डैमास्क और स्वर्ण वस्त्र से बने चासियुबल भी थे, जिन पर मसीह के दुहक और क्रूज पर चढ़ाए जाने के दृश्य बने थे, और जिन पर सिंहों, मोरों और अन्य प्रतीकों की कढ़ाई थी। सफेद साटन और गुलाबी रेशम के डैमास्क के डालमेटिक थे, जिन पर ट्यूलिप, डॉल्फिन और फ्लूरदेली बने थे। लाल मखमल और नीले लिनन के वेदी वस्त्र थे, और अनेक कॉर्पोरल, चालीसावरण और सुधारियां भी थे। इन वस्तुओं का जिन रहस्यमय अनुष्ठानों में उपयोग होता था, उनमें कुछ ऐसा था जो उसकी कल्पना को तीव्र कर देता था, क्योंकि ये सभी खजाने और वह सब कुछ जो उसने अपने सुंदर घर में इकट्ठा किया था, उसके लिए विस्मृति के साधन थे। ऐसे उपाय जिनके द्वारा वह कुछ समय के लिए उस भय से बच निकल सके, जो कभी-कभी उसे इतना भारी लगता था कि मानो सहन करना असंभव हो। उस अकेले बंद कमरे की दीवारों पर, जहां उसने अपने बचपन का इतना समय बिताया था, उसने अपने ही हाथों से वह भयानक चित्र टांग दिया था, जिसकी बदलती हुई आकृति उसे उसके जीवन के वास्तविक पतन का दृश्य दिखाती थी। और उसके सामने उसने बैंगनी और सोने का आवरण पर्दे की तरह लटका दिया था। कई कई हफ्तों तक वह वहां नहीं जाता, उस घिनौनी चित्रित वस्तु को भूल जाता, और अपना हल्का मन, अपनी अद्भुत प्रसन्नता और मात्र अस्तित्व में डूब जाने का अपना उत्साही आनंद फिर पा लेता। फिर अचानक किसी रात वह घर से चुपके से निकल जाता, प्लूगेट फील्ड्स के पास की भयानक जगहों में उतर जाता, और वहां दिन प्रतिदिन ठहरता रहता, जब तक कि उसे वहां से खदेड़ न दिया जाए। लौटकर वह चित्र के सामने बैठता, कभी उससे और स्वयं से घृणा करते हुए, और कभी उस व्यक्तिवादी गर्व से भरकर जो पाप के आकर्षण का आधा हिस्सा होता है, और उस विकृत छाया को देखकर गुप्त आनंद से मुस्कुराता।
जो वह बोझ उठा रही थी, जो वास्तव में उसे स्वयं उठाना चाहिए था। कुछ वर्षों बाद वह इंग्लैंड से लंबे समय तक दूर रहना सह नहीं सका और उसने ट्रूविल की वह विला भी छोड़ दी, जिसे वह लॉर्ड हेनरी के साथ साझा करता था, और अल्जियर्स का वह छोटा सफ़ेद दीवारों वाला घर भी, जहाँ वे एक से अधिक बार सर्दियाँ बिताने गए थे। वह उस चित्र से अलग होना पसंद नहीं करता था, जो उसके जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका था, और उसे यह भी भय रहता था कि उसकी अनुपस्थिति में कोई उस कमरे में घुस सकता है। उन जटिल सलाखों के बावजूद, जिन्हें उसने दरवाजे पर लगवा दिया था, उसे यह भली-भाँति पता था कि उसे उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। यह सच था कि उस चित्र ने चेहरे की सारी गंदगी और क्रूरता के बावजूद अभी भी उससे अपनी स्पष्ट समानता बनाए रखी थी। लेकिन उससे वे क्या जान सकते थे? जो भी उसे ताना देने की कोशिश करता, वह उस पर हँस पड़ता। उसने वह चित्र बनाया ही नहीं था। उससे क्या मतलब कि वह कितना नीच और शर्म से भरा दिखाई देता है? अगर वह उन्हें सब बता भी देता, तो क्या वे विश्वास करते? फिर भी वह भयभीत रहता था। कभी-कभी जब वह नॉटिंघमशायर में अपने बड़े घर में होता, जहाँ वह अपने दर्जे के फैशनेबल युवकों की मेज़बानी करता, जो उसके मुख्य साथी थे, और अपनी जीवन शैली की उच्छृंखल विलासिता और शानदार भव्यता से पूरे काउंटी को चकित कर देता, तो अचानक अपने मेहमानों को छोड़कर शहर लौट आता, यह देखने के लिए कि कहीं दरवाजे से छेड़छाड़ तो नहीं हुई और चित्र अब भी वहीं है या नहीं। अगर वह चोरी हो गया तो? केवल इस विचार से ही वह भय से ठंडा पड़ जाता। तब तो दुनिया उसके रहस्य को जान जाएगी। शायद दुनिया पहले ही उसका संदेह कर रही हो। क्योंकि यद्यपि उसने बहुतों को मोहित किया था, फिर भी ऐसे लोग भी कम नहीं थे जो उस पर विश्वास नहीं करते थे। उसे एक बार वेस्ट एंड के एक क्लब में लगभग अस्वीकृत कर दिया गया था, जबकि उसका जन्म और सामाजिक दर्जा उसे वहां का सदस्य बनने का पूरा अधिकार देता था। और कहा जाता है कि एक बार जब वह एक मित्र के साथ चर्चिल के धूम्रपान कक्ष में गया, तो बर्विक के ड्यूक और एक अन्य सज्जन विशेष ढंग से उठकर बाहर चले गए। उसके 25 वर्ष का होने के बाद उसके बारे में अजीब कहानियां फैलने लगीं। यह अफवाह थी कि उसे व्हाइट चैपल के दूर-दराज हिस्सों में एक गंदी जगह पर विदेशी नाविकों से झगड़ते देखा गया था, और यह भी कि वह चोरों और जालसाजों के साथ उठता-बैठता है और उनके धंधे के रहस्य जानता है। उसकी रहस्यमय अनुपस्थितियां प्रसिद्ध हो गईं, और जब वह फिर से समाज में दिखाई देता, तो लोग कोनों में एक दूसरे से फुसफुसाते, या उसे तिरस्कार से देखकर गुजर जाते, या उसे ठंडी टटोलती निगाहों से देखते, मानो उसके रहस्य को खोज निकालने का निश्चय कर चुके हों। ऐसी बदतमीजियों और अपमानजनक संकेतों की ओर उसने स्वाभाविक ही कोई ध्यान नहीं दिया, और अधिकतर लोगों की राय में उसका खुला, बेफिक्र व्यवहार, उसकी मोहक लड़कपन भरी मुस्कान और उस अद्भुत युवावस्था की अनंत गरिमा, जो मानो कभी उससे दूर नहीं जाती थी, अपने आप में ही उन बदनामी भरी बातों का पर्याप्त उत्तर थीं, जिन्हें उसके बारे में फैलाया जाता था। फिर भी यह देखा गया कि जो लोग पहले उससे सबसे अधिक घनिष्ठ थे, वे कुछ समय बाद उससे कतराने लगे। वे स्त्रियां, जिन्होंने कभी उसे उन्मत्त प्रेम से चाहा था और उसके लिए सामाजिक निंदा की परवाह न करते हुए परंपराओं को चुनौती दी थी, यदि डोरियन ग्रे कमरे में आ जाता, तो शर्म या भय से पीली पड़ जाती थीं। फिर भी ये फुसफुसाहट भरे घोटाले कई लोगों की नज़रों में उसके उस अजीब और खतरनाक आकर्षण को और बढ़ा देते थे। उसकी अपार संपत्ति भी एक प्रकार की सुरक्षा थी। समाज, कम से कम सभ्य समाज, आमतौर पर उन लोगों के बारे में बुरा मानने को तैयार नहीं होता, जो एक साथ धनी भी हों और आकर्षक भी। उसे सहज ही लगता है कि आचरण का महत्व नैतिकता से अधिक है, और उसकी दृष्टि में उच्च सम्माननीयता की कीमत एक अच्छे बावर्ची के होने से भी कम है। और आखिरकार, ये बहुत कमज़ोर सांत्वना है कि जो व्यक्ति आपको खराब भोजन या घटिया शराब देता है, वह अपने निजी जीवन में निर्दोष है। जैसा कि लॉर्ड हेनरी ने एक बार इस विषय पर चर्चा करते हुए कहा था, आधे ठंडे एंट्रे के लिए तो प्रमुख सद्गुण भी प्रायश्चित नहीं कर सकते। और संभव है कि उनके इस विचार में काफ़ी सच्चाई हो, क्योंकि
अच्छे समाज के नियम वही होने चाहिए जो कला के नियम होते हैं। रूप उसके लिए बिल्कुल आवश्यक है। उसमें एक समारोह की गरिमा भी होनी चाहिए और उसकी अवास्तविकता भी। और उसमें रोमांटिक नाटक की कृत्रिमता के साथ-साथ वह बुद्धिमत्ता और सुंदरता भी होनी चाहिए, जो ऐसे नाटकों को हमारे लिए आनंददायक बनाती है। क्या असत्यता इतनी भयानक चीज़ है? मुझे तो नहीं लगता। यह तो केवल वह तरीका है जिसके द्वारा हम अपनी व्यक्तित्वों की संख्या बढ़ा सकते हैं। कम से कम डोरियन ग्रे की राय तो यही थी। वह उन लोगों की सतही मनोविज्ञान पर अक्सर आश्चर्य करता था जो मनुष्य के अहों को एक सरल, स्थायी, भरोसेमंद और एक ही स्वभाव वाली चीज मानते हैं। उसके लिए मनुष्य असंख्य जीवनों और असंख्य संवेदनाओं वाला प्राणी था, एक जटिल, बहुरूप वाला अस्तित्व जो अपने भीतर विचारों और भावनाओं की अजीब विरासतें ले रहता है और जिसकी देह तक मृतकों की भयानक बीमारियों से दूषित होती है। उसे अपने देहाती घर की कठोर, ठंडी चित्रशाला में टहलना और उन लोगों के चित्रों को देखना बहुत पसंद था जिनका रक्त उसकी नसों में बह रहा था। यहाँ फिलिप हर्बर्ट का चित्र था, जिसके बारे में फ्रांसिस ऑनेस्बोर्न ने अपनी पुस्तक मेमोयर्स ऑन द रेंस ऑन ट्योनेफ क्वीन एलिजाबेथ एंड किंग जेम्स में लिखा था कि वह ऐसा व्यक्ति था जिसे उसके सुंदर चेहरे के कारण दरबार में दुलारा गया, पर वह सुंदरता अधिक समय तक उसका साथ नहीं दे सकी। क्या कभी कभी डोरियन वही जीवन जीता था जो उस युवा हर्बर्ट ने जिया था? क्या कोई विचित्र विषैला बीज एक शरीर से दूसरे शरीर में चलता हुआ अंततः उसके भीतर आ पहुंचा था? क्या उसी नष्ट हो चुकी गरिमा की कोई धुंधली अनुभूति थी जिसने उसे अचानक, लगभग बिना किसी कारण के, बेसिल हॉलवर्ड के स्टूडियो में वह पागल प्रार्थना करने पर मजबूर कर दिया था जिसने उसका जीवन बदल दिया? यहाँ सोने की कढ़ाई वाले लाल डबलट, रत्न जड़ित सुरकोट और सुनहरी किनारों वाले कॉलर और कलाई बैंड पहने सर एंथनी शेराड खड़े थे और उनके पैरों के पास उनका चांदी और काले रंग का कवच रखा था। इस आदमी ने उसे क्या विरासत दी थी? क्या नेपल्स की जियोवाना के प्रेमी ने उसे पाप और शर्म की कोई विरासत सौंप दी थी? क्या उसके अपने कर्म केवल वे सपने थे जिन्हें वह मृत व्यक्ति जीने का साहस नहीं कर सका था? यहाँ मुरझाते कैनवास से लेडी एलिजाबेथ डेवेरो मुस्कुरा रही थीं, अपनी पारदर्शी टोपी, मोतियों के वक्षाभूषण और गुलाबी कटी हुई आस्तीनों में। उनके दाहिने हाथ में एक फूल था और बाएं हाथ से वह सफ़ेद और डैमास्क गुलाबों से जरा एक इनेमल का हार थामी थी। उनके पास एक मेज पर एक मैंडोलिन और एक सेब रखा था। उनके छोटे नुकीले जूतों पर बड़े हरे रोसेट लगे थे। वह उनके जीवन को जानता था और उन अजीब कहानियों को भी जो उनके प्रेमियों के बारे में कही जाती थी। क्या उसके भीतर भी उनके स्वभाव का कुछ अंश था? ये भारी पलकों वाली अंडाकार आंखें उसे अजीब ढंग से देखती हुई लगती थीं। और जॉर्ज विलोबी का क्या? उसके पाउडर लगे बाल और विचित्र कृत्रिम तिलों के साथ वह कितना दुष्ट दिखाई देता था। उसका चेहरा उदास और सांवला था और उसके कामुक होंठ तिरस्कार से मुड़े हुए लगते थे। महीन लेस की झालरें उन पतले पीले हाथों पर गिर रही थीं जो अंगूठियों से लदे हुए थे। वह 18वीं सदी का एक फैशनेबल मकारोनी था और युवावस्था में लॉर्ड फेरर्स का मित्र रहा था। और दूसरे, लॉर्ड बेकनहम का क्या, जो अपने सबसे उच्छृंखल दिनों में प्रिंस रीजेंट का साथी था और मिसेस फिट्जहर्बर्ट के साथ उसके गुप्त विवाह का एक गवाह भी। वह कितना गर्वीला और सुंदर दिखता था, अपने भूरे घुंघराले बालों और उद्दंड मुद्रा के साथ। उसने उसे कैसी भावनाएं विरासत में दी होंगी? दुनिया उसे कुख्यात मानती थी। उसने कार्लटन हाउस में उन्मत्त उत्सवों का नेतृत्व किया था। उसके वक्ष पर गार्टर का सितारा चमक रहा था। उसके पास ही उसकी पत्नी का चित्र टंगा था, काले वस्त्रों में एक पीली, पतले होंठों वाली स्त्री। उसका रक्त भी डोरियन की नसों में बह रहा था। यह सब कितना विचित्र लगता था। और उसकी माँ, अपने लेडी हैमिल्टन जैसे चेहरे और शराब से भीगे नम होंठों के साथ, वह जानता था कि उसने उससे क्या पाया था। उसने उसे अपनी सुंदरता और दूसरों की सुंदरता के प्रति अपनी उत्कटता पाई थी। वह अपने ढीले बखानते वस्त्र में उस पर हंस रही थी। उसके बालों में अंगूर की बेलों की पत्तियां थीं। जिस प्याले को वह थामे थी, उसे बैंगनी मदिरा छलक रही थी।
चित्र के कार्नेशन फूल मुरझा गए थे, लेकिन उसकी आंखें अब भी अपनी गहराई और रंग की चमक में अद्भुत थीं। वे जहां भी वह जाता, उसका पीछा करती हुई प्रतीत होती थीं। फिर भी मनुष्य के पूर्वज केवल अपने वंश में ही नहीं, साहित्य में भी होते हैं, और कई बार स्वभाव और प्रवृत्ति में वे शायद अधिक निकट होते हैं, और निश्चित ही उनका प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होता है। कई बार डोरियन ग्रे को ऐसा लगता था कि पूरा इतिहास केवल उसके अपने जीवन का अभिलेख है, वैसा नहीं जैसा उसने वास्तव में कर्म और परिस्थितियों में जिया था, बल्कि जैसा उसकी कल्पना ने उसे रचा था, जैसा वह उसके मस्तिष्क और उसकी भावनाओं में था। उसे लगता था कि वह उन सबको जानता है, वे अजीब भयावह व्यक्तित्व जो दुनिया के मंच पर आए और जिन्होंने पाप को इतना आकर्षक और बुराई को इतना सूक्ष्म बना दिया। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि किसी रहस्यमय ढंग से उनके जीवन उसके अपने जीवन ही थे। उस अद्भुत उपन्यास का नायक जिसने उसके जीवन को इतना प्रभावित किया था, स्वयं भी इस विचित्र कल्पना से परिचित था। 7वें अध्याय में वह बताता है कि कैसे वह बिजली से बचने के लिए लॉरेल की माला पहने कैप्री के एक बगीचे में टिबेरियस के रूप में बैठा था और एलिफेंटिस की शर्मनाक पुस्तकों को पढ़ रहा था, जबकि बौने और मोर उसके चारों ओर घूम रहे थे और बांसुरी बजाने वाला धूपदान झुलाने वाले का मजाक उड़ा रहा था। और कैसे वह कैलिगुल्ला के रूप में हरे वस्त्र पहने रथ चालकों के साथ उनके अस्तबलों में उन्मत्त उत्सव मनाता था, और रत्न जड़ित माथे वाले घोड़े के साथ हाथी दांत की नांद में भोजन करता था। और कैसे वह डोमिशियन के रूप में संगमरमर के दर्पणों से सजे गलियारे में भटकता था, भयभीत आंखों से उस खंजर की परछाई ढूंढता हुआ जो उसके जीवन का अंत करने वाला था, और उस ऊब से ग्रस्त था, उस भयानक तैदियम से जो उन लोगों पर आता है जिन्हें जीवन किसी चीज से वंचित नहीं करता। और कैसे उसने एक पारदर्शी पन्ने के पार से सर्कस के रक्त रंजित मैदान को देखा था, और फिर मोतियों और बैंगनी से सजी पालकी में, जिसे चांदी जड़ी खुरों वाले खच्चर खींच रहे थे, अनारों की गली से होकर स्वर्ण भवन तक ले जाया गया था, और लोगों को अपने पास से गुजरते हुए नीरो सीजर का नाम पुकारते सुना था। और कैसे वह एल्गाबालूस के रूप में अपने चेहरे पर रंग लगाता था, स्त्रियों के बीच बैठकर चरखा चलाता था, और कार्थेज से चंद्रमा को लाकर उसका सूर्य के साथ रहस्यमय विवाह कराता था। बार बार डोरियन उस अद्भुत अध्याय को पढ़ता था, और उसके तुरंत बाद आने वाले 2 अध्यायों को भी, जिनमें मानो किसी विचित्र टेपेस्ट्री या बारीकी से बनाए गए इनेमल की तरह उन लोगों की भयानक और सुंदर आकृतियां चित्रित थीं जिन्हें पाप, रक्त और ऊब ने विकृत या पागल बना दिया था। मिलान का ड्यूक फिलिप्पो, जिसने अपनी पत्नी की हत्या की और उसके होठों पर लाल जहर लगा दिया ताकि उसका प्रेमी उस मृत वस्तु को चूमते हुए मृत्यु को चूस ले। वेनिस का पियत्रो बारबी, जिसे पॉल द्वितीय के नाम से जाना जाता था, जिसने अपने घमंड में फॉर्मोसुस की उपाधि धारण करनी चाहिए, और जिसकी ताजपोशी, जिसकी कीमत 2 लाख फ्लोरिन आंकी गई थी, एक भयानक पाप की कीमत पर खरीदी गई। जियान मारिया विस्कोंती, जो अपने कुत्तों से जीवित मनुष्यों का शिकार करवाता था और जिसकी हत्या के बाद उसके शव को गुलाबों से ढक दिया गया था, उस वेश्या ने जो उससे प्रेम करती थी। पोर्जिया, अपने सफेद घोड़े पर, जिसके साथ भ्रातृ हत्यारा सवार था और जिसका चोगा पेरोटो के रक्त से सना हुआ था। पिएत्रो रियारियो, फ्लोरेंस का युवा कार्डिनल आर्च बिशप, सिक्सटस चतुर्थ का लाडला, और प्रिय, जिसकी सुंदरता केवल उसकी उच्छृंखलता से ही टक्कर ले सकती थी, और जिसने लियोनोरा ऑफ आरागोन का स्वागत सफेद और लाल रेशम के मंडप में किया था, जो अप्सराओं और सेंटरों से भरा हुआ था, और जिसने एक बालक को सोने से मढ़वा दिया था ताकि वह भोज में गैनीमीड या हाइलस के रूप में सेवा कर सके। एजेलिन, जिसकी उदासी केवल मृत्यु के दृश्य से ही दूर होती थी, और जिसे लाल रक्त से वैसा ही प्रेम था जैसा दूसरे लोगों को लाल मदिरा से होता है, जिसे शैतान का पुत्र कहा जाता था, और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने अपनी आत्मा के बदले अपने पिता के साथ पासे खेलकर उसे धोखा दे दिया था। जियाम बातिस्ता चिबो, जिसने उपहास में इंसेंट का नाम धारण किया, और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने अपनी आत्मा के बदले अपने पिता के साथ पासे खेलकर उसे धोखा दे दिया था। जियाम्बातिस्ता चिबो, जिसने उपहास में इंसेंट का नाम धारण किया, और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने अपनी आत्मा के बदले अपने पिता के साथ पासे खेलकर उसे धोखा दे दिया था।
और जिसकी सुस्त नसों में एक यहूदी चिकित्सक ने 3 युवकों का रक्त चढ़ाया। सेंगिस्मुंदो मालातेस्टा, इसोट्टा का प्रेमी और रिमिनी का स्वामी, जिसकी प्रतिमा रोम में ईश्वर और मनुष्य दोनों के शत्रु के रूप में जलाई गई थी, जिसने पोलिसेना को रूमाल से घूंट कर मार डाला और जिनेव्रा दस्ते को पन्ने के प्याले में झड़ दिया, और एक लज्जाजनक प्रेम के सम्मान में ईसाई उपासना के लिए एक मूर्ति पूजक मंदिर बनवाया। चार्ल्स षष्ठम, जिसने अपने भाई की पत्नी से इतना उन्मत्त प्रेम किया कि एक कोढ़ी ने उसे आने वाले पागलपन की चेतावनी दी थी, और जब उसका मस्तिष्क बीमार और विचित्र हो गया तो उसे केवल उन सारासेन ताशों से ही शांति मिलती थी जिन पर प्रेम, मृत्यु और पागलपन की आकृतियां बनी थीं। और अपनी सजी हुई जैकेट, रत्न जड़ित टोपी और एकेंथस जैसी घुंघराली लटों के साथ ग्रिफोनेट्टो बाग्लियोनी, जिसने अस्तोर्रे को उसकी दुल्हन सहित मार डाला, और सिमोनेट्टो को उसके सेवक के साथ, और जिसकी सुंदरता इतनी विलक्षण थी कि जब वह पेरूजिया के पीले चौक में मरता हुआ पड़ा था तो वे लोग भी जो उससे घृणा करते थे रो पड़े। और अटलांटा, जिसने उसे शाप दिया था, उसी ने उसे आशीर्वाद भी दिया। उन सब में एक भयानक आकर्षण था। वह उन्हें रात में देखता था और दिन में वे उसकी कल्पना को विचलित करते थे। पुनर्जागरण युग विष देने के अजीब तरीकों को जानता था। हेलमेट और जलती मशाल के माध्यम से, कढ़ाई वाले दस्ताने और रत्न जड़ित पंखे के माध्यम से, सुनहरी सुगंध गेंद और अंबर की माला के माध्यम से। डोरियन ग्रे को एक किताब ने विषाक्त कर दिया था। ऐसे क्षण आते थे जब वह बुराई को केवल उस माध्यम के रूप में देखता था जिसके द्वारा वह अपने सौंदर्य बोध की कल्पना को साकार कर सकता था। अध्याय 12। यह 9 नवंबर की रात थी, उसके अपने 38वें जन्मदिन की पूर्व संध्या। जैसा कि वह बाद में अक्सर याद करता था, वह लगभग 11 बजे लॉर्ड हेनरी के घर से, जहां वह भोजन करके आया था, अपने घर लौट रहा था। रात ठंडी और धुंधली थी, इसलिए वह भारी फरों में लिपटा हुआ था। ग्रोसवेनर स्क्वायर और साउथ हॉन्डली स्ट्रीट के मोड़ पर एक आदमी धुंध में उसके पास से गुजरा, बहुत तेजी से चलता हुआ और अपने धूसर उल्स्टर का कॉलर ऊपर किए हुए। उसके हाथ में एक बैग था। डोरियन ने उसे पहचान लिया। वह बेसिल हॉलवर्ड था। उसके ऊपर अचानक एक अजीब सा भय छा गया, जिसका कारण वह समझ नहीं सका। उसने पहचान का कोई संकेत नहीं दिया और तेजी से अपने घर की दिशा में आगे बढ़ गया। लेकिन हॉलवर्ड ने उसे देख लिया था। डोरियन ने पहले उसे फुटपाथ पर रुकते सुना और फिर उसके पीछे तेजी से आते हुए। कुछ ही क्षणों में उसका हाथ उसके बाजू पर था। डोरियन, क्या अजीब संयोग है, मैं 9 बजे से तुम्हारी लाइब्रेरी में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आखिरकार मुझे तुम्हारे थके हुए नौकर पर दया आ गई, और जब वह मुझे बाहर छोड़ने आया तो मैंने उससे कहा कि वह सो जाए। मैं आधी रात की ट्रेन से पेरिस जा रहा हूँ और जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था। जब तुम मेरे पास से गुजरे तो मुझे लगा कि वह तुम ही हो, या यूं कहो कि तुम्हारा फरकोट। लेकिन मुझे पूरी तरह यकीन नहीं था। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? इस धुंध में, मेरे प्रिय बेसिल? अरे, मैं तो ग्रोसवेनर स्क्वायर तक को नहीं पहचान पा रहा। मुझे लगता है मेरा घर कहीं यहीं आसपास है, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल यकीन नहीं। मुझे अफसोस है कि तुम जा रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी लौट आओगे। नहीं, मैं 6 महीने के लिए इंग्लैंड से बाहर रहने वाला हूँ। मेरा इरादा है कि पेरिस में एक स्टूडियो ले लूँ और खुद को वहीं बंद कर लूँ, जब तक कि मैं अपने दिमाग में मौजूद एक बड़ी तस्वीर पूरी न कर लूँ। लेकिन मैं तुमसे अपने बारे में बात करने नहीं आया हूँ। लो, हम तुम्हारे दरवाजे पर पहुँच गए। मुझे एक पल के लिए अंदर आने दो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन क्या तुम्हारी ट्रेन छूट नहीं जाएगी? डोरियन ग्रे ने उदासीनता से कहा, सीढ़ियां चढ़ते हुए और अपनी चाबी से दरवाजा खोलते हुए। दीपक की रोशनी धुंध को चीरती हुई बाहर आ रही थी, और हॉलवर्ड ने अपनी घड़ी देखी।
मेरे पास बहुत समय है, उसने जवाब दिया। ट्रेन 12 बजकर 15 मिनट पर है और अब भी सिर्फ 11 बजे हैं। सच तो ये है कि मैं तुम्हें ढूंढने क्लब जा रहा था जब तुम मिल गए। देखो, मुझे सामान की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं अपना भारी सामान पहले ही भेज चुका हूँ। जो कुछ मेरे पास है, वह इसी बैग में है और मैं 20 मिनट में विक्टोरिया पहुंच सकता हूँ। डोरियन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। एक फैशनेबल चित्रकार के लिए यात्रा का क्या शानदार तरीका है। एक ग्लैडस्टोन बैग और एक उल्स्टर। अंदर आओ, नहीं तो धुंध घर के भीतर घुस आएगी। और हाँ, कोई गंभीर बात मत करना। आजकल कुछ भी गंभीर नहीं है, कम से कम होना तो नहीं चाहिए। हॉलवर्ड ने अंदर आते हुए सिर हिलाया और डोरियन के पीछे पीछे लाइब्रेरी में चला गया। बड़े खुले चूल्हे में लकड़ियों की तेज आग जल रही थी। दीपक जल रहे थे और एक छोटी मार्केटरी मेज पर चांदी का डच स्प्रिट केस खुला रखा था। साथ में सोडा वाटर के कुछ सिपन और बड़े कटे हुए कांच के गिलास भी। तुम्हारा नौकर मुझे बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस करा रहा था, डोरियन। उसने मुझे सब कुछ दिया जिसकी मुझे जरूरत थी, यहाँ तक कि तुम्हारी सबसे अच्छी सोने की नोक वाली सिगरेटें भी। वह बड़ा मेहमान नवाज आदमी है। मुझे वह उस फ्रांसीसी नौकर से कहीं ज्यादा पसंद है जो पहले तुम्हारे यहाँ था। वैसे वह फ्रांसीसी अब कहाँ गया? डोरियन ने कंधे उचकाए। मुझे लगता है उसने लेडी रेडली की नौकरानी से शादी कर ली और उसे पेरिस में एक अंग्रेज दर्जन के रूप में स्थापित कर दिया। मैंने सुना है कि वहाँ अब अंग्रेजियत का बड़ा फैशन है। फ्रांसीसियों की यह आदत कितनी मूर्खतापूर्ण लगती है ना? लेकिन तुम जानते हो, वह बिल्कुल बुरा नौकर नहीं था। मुझे वह कभी पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे उससे शिकायत भी नहीं थी। अक्सर हम ऐसी बातें कल्पना कर लेते हैं जो बिल्कुल बेतुकी होती हैं। वह वास्तव में मेरे प्रति बहुत समर्पित था और जाते समय काफ़ी दुखी भी लग रहा था। क्या तुम एक और ब्रांडी सोडा लोगे या हॉक सेल्टजर? मैं तो हमेशा हॉक सेल्टजर ही लेता हूँ। अगले कमरे में ज़रूर होगा। धन्यवाद, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चित्रकार ने कहा, अपनी टोपी और कोट उतारते हुए और उन्हें उस बैग पर डालते हुए जिसे उसने कमरे के कोने में रख दिया था। और अब, मेरे प्रिय मित्र, मैं तुमसे गंभीरता से बात करना चाहता हूँ। ऐसे भौहें मत चढ़ाओ, इससे मेरे लिए यह और कठिन हो जाता है। आखिर बात क्या है? डोरियन ने झुंझलाकर कहा और सोफे पर गिर सा पड़ा। मुझे उम्मीद है कि यह मेरे बारे में नहीं है। आज रात मैं खुद से ही ऊब चुका हूँ। काश मैं कोई और होता। यह तुम्हारे ही बारे में है, हॉलवर्ड ने अपनी गंभीर और गहरी आवाज में कहा। और मुझे तुमसे यह कहना ही होगा, मैं तुम्हें आधे घंटे से ज्यादा नहीं रोकूंगा। डोरियन ने आह भरी और एक सिगरेट जला ली। आधा घंटा, वह बुदबुदाया। यह तुमसे बहुत ज्यादा मांग नहीं है, डोरियन, और मैं यह पूरी तरह तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूं। मुझे लगता है कि तुम्हें यह जानना चाहिए कि लंदन में तुम्हारे बारे में सबसे भयानक बातें कही जा रही हैं। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता। मुझे दूसरों के बारे में होने वाले घोटाले पसंद हैं, लेकिन अपने बारे में होने वाले घोटाले मुझे दिलचस्प नहीं लगते। उनमें नवीनता का आकर्षण नहीं होता। उन्हें तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, डोरियन। हर सज्जन अपने अच्छे नाम की चिंता करता है। तुम नहीं चाहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में घृणित और पतित बातें करें। निस्संदेह, तुम्हारे पास अपना सामाजिक स्थान है, तुम्हारी संपत्ति है और ऐसी बहुत सी बातें हैं। लेकिन स्थान और धन ही सब कुछ नहीं होते। ध्यान रहे, मैं इन अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। कम से कम जब मैं तुम्हें देखता हूं तो उन पर विश्वास नहीं कर सकता। पाप ऐसी चीज है जो मनुष्य के चेहरे पर खुद लिख जाती है। उसे छिपाया नहीं जा सकता। लोग कभी कभी गुप्त दुर्गुणों की बात करते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं होती। अगर किसी दुष्ट आदमी में कोई बुराई है तो वह उसके मुंह की रेखाओं में, उसकी पलकों के झुकाव में, यहाँ तक कि उसके हाथों की बनावट में भी दिखाई देती है। कोई व्यक्ति
मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन तुम उसे जानते हो। पिछले वर्ष मेरे पास अपना चित्र बनवाने आया था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था और उस समय उसके बारे में कुछ नहीं सुना था। हालाँकि बाद में मैंने बहुत कुछ सुना। उसने मुझे अत्यंत ऊँची कीमत की पेशकश की। मैंने मना कर दिया। उसकी उँगलियों की बनावट में कुछ ऐसा था, जो मुझे घृणित लगा। अब मुझे पता है कि मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। उसका जीवन भयानक है, लेकिन तुम, डोरियन, अपने शुद्ध, उजले, मासूम चेहरे और अपनी अद्भुत, निश्चिंत युवावस्था के साथ, मैं तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी नहीं मान सकता। फिर भी मैं तुम्हें बहुत कम देखता हूँ और तुम अब स्टूडियो में भी नहीं आते। और जब मैं तुमसे दूर होता हूँ और लोगों को तुम्हारे बारे में ये भयानक बातें फुसफुसाते सुनता हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहूँ। डोरियन, ऐसा क्यों है कि बर्विक जैसा आदमी किसी क्लब के कमरे से तब बाहर चला जाता है जब तुम उसमें प्रवेश करते हो? ऐसा क्यों है कि लंदन के इतने सज्जन न तुम्हारे घर आते हैं और न तुम्हें अपने घर बुलाते हैं? तुम कभी लॉर्ड स्टेवली के मित्र हुआ करते थे। पिछले सप्ताह मैं उनसे एक रात्रि भोज में मिला। बातचीत के दौरान तुम्हारा नाम आया, उस लघु चित्रों के संदर्भ में जो तुमने डडली की प्रदर्शनी को उधार दिए हैं। स्टेवली ने होंठ सिकोड़ लिए और कहा कि तुम्हारे सौंदर्य बोध भले ही बहुत परिष्कृत हों, लेकिन तुम ऐसे आदमी हो जिससे किसी भी भली लड़की को परिचित नहीं कराया जाना चाहिए और जिसके साथ कोई भी पवित्र स्त्री एक ही कमरे में नहीं बैठनी चाहिए। मैंने उसे याद दिलाया कि मैं तुम्हारा मित्र हूं और उससे पूछा कि उसका मतलब क्या है। उसने मुझे बता दिया। उसने सबके सामने साफ साफ बता दिया। वह भयानक था। क्यों? तुम्हारी मित्रता युवा पुरुषों के लिए इतनी घातक सिद्ध होती है। गार्ड्स का वह बेचारा लड़का था जिसने आत्महत्या कर ली। तुम उसके घनिष्ठ मित्र थे। सर हेनरी एश्टन थे, जिन्हें बदनाम नाम के साथ इंग्लैंड छोड़ना पड़ा। तुम दोनों हमेशा साथ रहते थे। एड्रियन सिंगलटन का क्या हुआ और उसका वह भयानक अंत? लॉर्ड कैंट के इकलौते बेटे और उसके जीवन का क्या हुआ? मैं कल सेंट जेम्स स्ट्रीट में उसके पिता से मिला। वह शर्म और दुख से टूटा हुआ लग रहा था। और पर्थ के उस युवा ड्यूक का क्या हुआ? अब उसका जीवन कैसा है? कौन सा सज्जन उसके साथ उठना बैठना पसंद करेगा? बस करो, बेसिल। तुम ऐसी बातों की चर्चा कर रहे हो जिनके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। डोरियन ग्रे ने अपने होंठ काटते हुए और आवाज में असीम तिरस्कार के स्वर के साथ कहा। तुम पूछते हो कि बर्विक मेरे कमरे में आते ही बाहर क्यों चला जाता है? इसलिए कि मैं उसके जीवन के बारे में सब कुछ जानता हूं, न कि इसलिए कि वह मेरे बारे में कुछ जानता है। उसकी नसों में जो खून है, उसके रहते उसका जीवन चरित्र कैसे साफ हो सकता है? तुम मुझसे हेनरी एस्टन और युवा पर्थ के बारे में पूछते हो। क्या मैंने एक को उसके दुर्गुण सिखाए और दूसरे को उसका व्यभिचार? अगर केंट का मूर्ख बेटा अपनी पत्नी को सड़क से उठा लाता है, तो उसमें मेरा क्या दोष? अगर एड्रियन सिंगलटन अपने मित्र के नाम से कोई बिल लिख देता है, तो क्या मैं उसका रखवाला हूं? मुझे पता है इंग्लैंड में लोग कैसे बकवास करते हैं। मध्य वर्ग के लोग अपने भारी भरकम रात्रि भोज की मेजों पर अपनी नैतिक धारणाओं का प्रदर्शन करते हैं और अपने से ऊंचे लोगों के कथित व्यभिचारों की फुसफुसाहट करते हैं, ताकि यह दिखा सकें कि वे उच्च समाज में उठते बैठते हैं और उन्हीं लोगों से घनिष्ठ संबंध रखते हैं जिनकी वे निंदा करते हैं। इस देश में किसी आदमी के पास यदि विशिष्टता और बुद्धि हो, तो हर सामान्य आदमी की जबान उसके विरुद्ध चलने लगती है। और ये लोग जो खुद को नैतिकता का प्रतीक बनाते हैं, अपना जीवन कैसे बिताते हैं? मेरे प्रिय मित्र, तुम भूल जाते हो कि हम पाखंडियों के देश में रहते हैं। डोरियन, हॉलवर्ड चिल्लाया। यह मुद्दा नहीं है। मैं जानता हूं कि इंग्लैंड बुरा है और अंग्रेज समाज में बहुत सी गलतियां हैं। इसी कारण मैं चाहता हूं कि तुम श्रेष्ठ बने रहो, लेकिन तुम वैसे नहीं रहे। किसी आदमी का मूल्य इस बात से आंका जा सकता है कि उसका अपने मित्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे मित्र अपनी प्रतिष्ठा, अपनी अच्छाई और अपनी पवित्रता की भावना खोते हुए प्रतीत होते हैं। तुमने उनमें सुख के लिए
एक उन्माद भर दिया है। वे गहराइयों में गिर गए हैं, तुम उन्हें वहां ले गए। हाँ, तुम उन्हें वहां ले गए और फिर भी तुम मुस्कुरा सकते हो, जैसे अभी मुस्कुरा रहे हो। और इससे भी बुरा कुछ पीछे छिपा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम और हैरी अलग नहीं होते, कम से कम उसी कारण से, अगर किसी और कारण से नहीं। तुम्हें उसकी बहन का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए था। सावधान रहो बेसिल, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। मुझे बोलना ही होगा और तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम सुनोगे। जब तुम लेडी ग्वेंडोलिन से मिले थे, तब तक उसके नाम पर जरा सा भी कलंक नहीं लगा था। क्या अब लंदन में कोई भी सम्मानित स्त्री है जो उसके साथ पार्क में गाड़ी में घूमना चाहेगी? क्यों? उसके अपने बच्चों को भी अब उसके साथ रहने की अनुमति नहीं है। और भी कहानियां हैं, ऐसी कहानियां कि तुम्हें भोर के समय भयानक घरों से चुपके चुपके निकलते देखा गया है, और भेष बदलकर लंदन की सबसे गंदी जगहों में जाते हुए भी। क्या ये सच है? क्या ये सच हो सकते हैं? जब मैंने पहली बार ये बातें सुनी तो मैं हंस पड़ा। अब जब मैं इन्हें सुनता हूं तो वे मुझे कांपने पर मजबूर कर देती हैं। तुम्हारे देहाती घर का क्या? और वहां चलने वाले जीवन का क्या? डोरियन, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे बारे में क्या क्या कहा जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हें उपदेश देना नहीं चाहता। मुझे याद है, हैरी ने एक बार कहा था कि हर आदमी जो क्षण भर के लिए खुद को शौकिया पादरी बना लेता है, वह हमेशा इसी तरह से शुरू करता है और फिर अपना वचन तोड़ देता है। लेकिन मैं सचमुच तुम्हें उपदेश देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा जीवन जियो जिससे दुनिया तुम्हारा सम्मान करे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम साफ हो, हमामियो। तुम्हारा जीवन निष्कलंक हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उन भयानक लोगों से छुटकारा पालो जिनके साथ तुम उठते बैठते हो। ऐसे कंधे मत उचकाओ, इतने उदासीन मत बनो। तुम्हारा प्रभाव अद्भुत है, उसे भलाई के लिए उपयोग करो, बुराई के लिए नहीं। लोग कहते हैं कि जिस किसी के साथ तुम घनिष्ठ होते हो उसे भ्रष्ट कर देते हो, और यह कि केवल तुम्हारा किसी घर में प्रवेश करना ही काफी है कि उसके पीछे कोई ना कोई शर्मनाक घटना घटे। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, मैं कैसे जानूं, लेकिन लोग यही कहते हैं। मुझे ऐसी बातें बताई जाती हैं जिन पर शक करना भी मुश्किल लगता है। लॉर्ड ग्लॉस्टर ऑक्सफोर्ड में मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक थे। उन्होंने मुझे एक पत्र दिखाया था जो उनकी पत्नी ने मेंटोन में अपने विला में अकेले मरते समय उन्हें लिखा था। उस पत्र में तुम्हारा नाम उस सबसे भयानक स्वीकारोक्ति के साथ जुड़ा हुआ था जिसे मैंने कभी पढ़ा है। मैंने उससे कहा कि यह बेतुकी बात है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं और तुम ऐसी किसी चीज के काबिल ही नहीं हो सकते। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? मुझे आश्चर्य होता है कि क्या सचमुच मैं तुम्हें जानता हूं? इसका उत्तर देने से पहले मुझे तुम्हारी आत्मा देखनी होगी। मेरी आत्मा देखनी होगी। डोरियन ग्रे बुदबुदाया, सोफे से उछलकर खड़ा हो गया और भय से लगभग पीला पड़ गया। हाँ, हॉलवर्ड ने गंभीरता से कहा, और उसकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। तुम्हारी आत्मा देखनी होगी, लेकिन यह केवल भगवान ही कर सकते हैं। युवा आदमी के होंठों से उपहास की कड़वी हंसी फूट पड़ी। तुम खुद देखोगे, आज रात। उसने मेज से एक लैंप उठाते हुए कहा, आओ, ये तुम्हारी अपनी कृति है। तुम इसे क्यों नहीं देख सकते? बाद में चाहो तो सारी दुनिया को इसके बारे में बता देना। कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा, और अगर कर भी ले तो वे मुझे और भी अधिक पसंद करेंगे। मैं इस युग को तुमसे बेहतर जानता हूं, हालांकि तुम इसके बारे में इतनी उबाऊ बातें करते रहते हो। आओ, मैं कहता हूं, तुमने भ्रष्टाचार के बारे में बहुत बकवास कर ली। अब तुम उसे आमने सामने देखोगे। उसके हर शब्द में घमंड की पागलपन भरी झलक थी। उसने अपनी आदत के अनुसार लड़कों जैसी उद्दंडता से जमीन पर पैर पटका। उसे इस विचार से एक भयानक आनंद हो रहा था कि अब कोई और भी उसका रहस्य साझा करेगा, और वह आदमी जिसने वह चित्र बनाया था, जो उसकी सारी शर्म का मूल कारण था, अब जीवन भर उस भयानक स्मृति का बोझ उठाएगा कि उसने क्या किया था। हाँ, वह आगे बोला, उसके और करीब आकर
और उसकी कठोर आंखों में सीधे देखते हुए, मैं तुम्हें अपनी आत्मा दिखाऊंगा। तुम वह चीज देखोगे जिसे तुम समझते हो कि केवल भगवान ही देख सकते हैं। हॉलवर्ड पीछे हट गया। यह ईश्वर निंदा है डोरियन, वह चिल्लाया। तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। वे भयानक हैं और उनका कोई अर्थ नहीं है। तुम ऐसा सोचते हो? वह फिर हंस पड़ा। मैं ऐसा जानता हूं, और जहां तक आज रात मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, उसका सवाल है, वह सब तुम्हारे भले के लिए कहा है। तुम जानते हो कि मैं हमेशा तुम्हारा सच्चा मित्र रहा हूं। चित्रकार के चेहरे पर पीड़ा की एक टेढ़ी सी झलक दौड़ गई। वह एक क्षण के लिए रुक गया और उसके भीतर अचानक करुणा की एक तीव्र भावना उमड़ आई। आखिर उसे क्या अधिकार था कि वह डोरियन ग्रे के जीवन में झांकने की कोशिश करे? अगर अफवाहों का 10वां हिस्सा भी सच था, तो उसने कितना कष्ट सहा होगा। फिर वह सीधा खड़ा हुआ, चूल्हे के पास गया और वहां खड़ा होकर जलती लकड़ियों को देखने लगा, जिन पर बर्फ जैसी राख जमी थी और जिनके भीतर आग की धड़कती हुई लपटें थीं। मैं इंतजार कर रहा हूं बेसिल, युवक ने कठोर और स्पष्ट स्वर में कहा। वह मुड़ा। मुझे जो कहना है वह यह है, वह बोला। तुम्हें इन भयानक आरोपों का कोई उत्तर देना ही होगा जो तुम्हारे विरुद्ध लगाए जा रहे हैं। अगर तुम मुझे कहो कि वे शुरू से अंत तक बिल्कुल झूठे हैं, तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। उन्हें झुठला दो, डोरियन, उन्हें झुठला दो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूं? हे भगवान, मुझे यह मत बताओ कि तुम बुरे हो, भ्रष्ट हो और शर्मनाक जीवन जी रहे हो। डोरियन ग्रे मुस्कुरा दिया। उसके होठों पर तिरस्कार की एक हल्की रेखा उभर आई। ऊपर चलो बेसिल, उसने शांत स्वर में कहा। मैं अपने जीवन की रोज की घटनाएं एक डायरी में लिखता हूं, और वह उस कमरे से कभी बाहर नहीं जाती जिसमें वह लिखी जाती है। अगर तुम मेरे साथ चलो, तो मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा। अगर तुम चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा डोरियन। अब तो मेरी ट्रेन भी छूट गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कल चला जाऊंगा। लेकिन मुझसे यह मत कहो कि आज रात मैं कुछ पढ़ूं। मुझे केवल अपने प्रश्न का सीधा उत्तर चाहिए। वह तुम्हें ऊपर मिल जाएगा, मैं यहां नहीं दे सकता। तुम्हें ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। अध्याय 13। वह कमरे से बाहर निकला और ऊपर चढ़ने लगा। बेसिल हॉलवर्ड उसके बिल्कुल पीछे पीछे था। वे धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे लोग रात में स्वाभाविक रूप से चलते हैं। दिए की रोशनी दीवार और सीढ़ियों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। उठती हुई हवा से कुछ खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं। जब वे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, डोरियन ने दिया फर्श पर रख दिया और चाबी निकालकर ताले में घुमा दी। तुम सच में जानना चाहते हो बेसिल? उसने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, मुझे खुशी है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर कुछ कठोरता से जोड़ा। दुनिया में तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसे मेरे बारे में सब कुछ जानने का अधिकार है। मेरी जिंदगी पर तुम्हारा जितना असर रहा है, तुम सोच भी नहीं सकते। और दिया उठाकर उसने दरवाजा खोल दिया और अंदर चला गया। ठंडी हवा का एक झोंका उनके पास से गुजरा और रोशनी एक पल के लिए मटमैले नारंगी रंग की लौ बनकर तेज हो उठी। वह कांप गया। दरवाजा पीछे से बंद कर दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जब वह दिया मेज पर रख रहा था। हॉलवर्ड ने हैरानी से चारों ओर देखा। कमरा ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से उसमें कोई रहा ही ना हो। एक फीकी फ्लेमिश टेपेस्ट्री, एक पर्दे से ढकी तस्वीर, एक पुराना इतालवी संदूक और लगभग खाली किताबों की अलमारी। बस यही कुछ था वहां, एक कुर्सी और मेज के अलावा। जब डोरियन ग्रे मैंटल शेल्फ पर रखी आधी जली मोमबत्ती जला रहा था, उसने देखा कि पूरा कमरा धूल से भरा हुआ है और कालीन जगह जगह से फटा हुआ है। एक चूहा लकड़ी की पैनलिंग के पीछे खड़खड़ाता हुआ भागा। वहां सीलन की बदबू थी। तो तुम्हें लगता है कि सिर्फ भगवान ही आत्मा को देख सकता है बेसिल? उस पर्दे को हटाओ और तुम मेरी आत्मा देखोगे। जो आवाज बोल रही थी वह ठंडी और क्रूर थी। तुम पागल हो डोरियन, या फिर
कोई नाटक कर रहे हो। हॉलवर्ड ने भौहें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। तुम नहीं हटाओगे तो मुझे ही करना पड़ेगा, युवक ने कहा, और उसने पर्दे को उसके डंडे से खींचकर उतार दिया और जमीन पर फेंक दिया। चित्रकार के होंठों से भय की एक चीख निकल गई जब उसने धुंधली रोशनी में कैनवास पर उस भयानक चेहरे को अपनी ओर घूरते हुए देखा। उसके भाव में कुछ ऐसा था जिसने उसे घृणा और वितृष्णा से भर दिया। हे भगवान! वह डोरियन ग्रे का ही चेहरा था जिसे वह देख रहा था। वह भयावहता, जो भी थी, अभी तक उस अद्भुत सुंदरता को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाई थी। पतले होते बालों में अब भी कुछ सुनहरापन था और उस कामुक होंठों पर अब भी कुछ लालिमा थी। भीगी हुई आंखों में अब भी उनके नीलेपन की कुछ सुंदरता बाकी थी। तराशी हुई नाक और सधे हुए गले के सुंदर घुमाव अभी पूरी तरह मिटे नहीं थे। हाँ, वह खुद डोरियन ही था, लेकिन यह किया किसने? उसे अपना ही ब्रशवर्क पहचान में आ रहा था और फ्रेम भी उसी के डिजाइन का था। यह विचार भयानक था, फिर भी वह डर गया। उसने जली हुई मोमबत्ती उठाई और उसे चित्र के सामने ले गया। बाएं कोने में उसका अपना नाम चमकीले सिंदूरी रंग में बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। यह कोई घिनौनी नकल थी, कोई बदनाम करने वाली नीच व्यंग्य। उसने ऐसा कभी नहीं बनाया था, फिर भी ये उसका ही चित्र था। वह इसे जानता था और उसे ऐसा लगा जैसे उसका खून एक पल में आग से जमकर ठंडी बर्फ बन गया हो। उसका अपना चित्र! इसका मतलब क्या था? यह बदल कैसे गया? वह मुड़ा और बीमार आदमी जैसी आंखों से डोरियन ग्रे को देखने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी सूखी जीभ बोलने में असमर्थ लग रही थी। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा। वह ठंडे, चिपचिपे पसीने से भीगा हुआ था। युवक मैंटल शेल्फ के सहारे खड़ा था। उसे उस अजीब सी अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था जो उन लोगों के चेहरों पर दिखाई देती है जो किसी नाटक में पूरी तरह डूबे होते हैं जब कोई महान कलाकार अभिनय कर रहा हो। उसमें न सच्चा दुख था, न सच्ची खुशी। उसमें केवल दर्शक की तीव्र रुचि थी और शायद उसकी आंखों में विजय की एक हल्की झलक। उसने अपने कोट से फूल निकाल लिया था और उसे सूंघ रहा था या ऐसा दिखावा कर रहा था। इसका मतलब क्या है? आखिरकार हॉलवर्ड चिल्लाया। उसकी अपनी आवाज उसे अपने कानों में तीखी और अजीब लगी। सालों पहले जब मैं एक लड़का था, डोरियन ग्रे ने अपने हाथ में फूल को मसलते हुए कहा, तुम मुझसे मिले, मेरी तारीफ की और मुझे अपने अच्छे रूप पर घमंड करना सिखाया। एक दिन तुमने मुझे अपने एक दोस्त से मिलवाया जिसने मुझे जवानी के चमत्कार के बारे में बताया, और तुमने मेरा एक चित्र पूरा किया जिसने मुझे सुंदरता के चमत्कार से परिचित कराया, एक पागलपन भरे क्षण में जिसे आज भी मैं नहीं जानता कि मुझे उस पर पछतावा है या नहीं। मैंने एक इच्छा की, शायद तुम उसे प्रार्थना कहो। मुझे याद है, ओह, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। नहीं, ये बात असंभव है। कमरा नम है, कैनवास में सीलन लग गई है। जिन रंगों का मैंने इस्तेमाल किया था उनमें कोई घटिया खनिज झर रहा होगा। मैं कहता हूं, यह असंभव है। आह, असंभव क्या है? युवक बुदबुदाया, खिड़की के पास जाकर और अपना माथा ठंडी धुंध से दागदार कांच पर टिकाते हुए। तुमने मुझसे कहा था कि तुमने इसे नष्ट कर दिया है। मैं गलत था, इसने मुझे नष्ट कर दिया है। मुझे यकीन नहीं होता कि यह मेरा बनाया हुआ चित्र है। क्या तुम इसमें अपना आदर्श नहीं देख पा रहे? डोरियन ने कटुता से कहा। मेरा आदर्श, जैसा तुम कहते हो, जैसा तुम कहते थे। इसमें कुछ भी बुरा नहीं था, कुछ भी शर्मनाक नहीं था। तुम मेरे लिए ऐसा आदर्श थे जैसा मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। यह तो किसी दानव जैसा चेहरा है। यह मेरी आत्मा का चेहरा है। हे भगवान! कैसी चीज की मैंने पूजा की होगी। इसकी आंखें तो शैतान जैसी हैं। हम में से हर एक के भीतर स्वर्ग और नरक दोनों होते हैं। बेत्सिल, डोरियन ने निराशा के उन्मत्त इशारे के साथ पुकारा। हॉलवर्ड फिर से चित्र की ओर मुड़ा और उसे घूरने लगा। हे भगवान! अगर यह सच है, वह चिल्लाया,
और तुमने अपनी ज़िंदगी के साथ यही किया है, तो तुम उन लोगों से भी बदतर हो, जो तुम्हारे बारे में बुरा कहते हैं। उसने फिर से रोशनी कैनवास पर डाली और उसे ध्यान से देखने लगा। सतह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी, जैसी उसने छोड़ी थी, बिल्कुल अछूती। ऐसा लगता था कि यह सारी गंदगी और भयावहता भीतर से आई थी। किसी अजीब आंतरिक जीवन की जागृति के कारण पाप की बीमारियां धीरे-धीरे उसे खा रही थीं। पानी में सड़ती हुई लाश भी इतनी भयावह नहीं होती। उसका हाथ कांप गया और मोमबत्ती अपने होल्डर से गिरकर फर्श पर आ गिरी और वहीं सुलगने लगी। उसने उस पर पैर रखकर बुझा दिया। फिर वह मेज के पास रखी डगमगाती कुर्सी पर गिर पड़ा और अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। हे भगवान! डोरियन, क्या सबक है! कितना भयानक सबक! कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वह खिड़की के पास युवक की सिसकियां सुन सकता था। प्रार्थना करो, डोरियन, प्रार्थना करो। वह बुदबुदाया। हमें बचपन में क्या सिखाया गया था? हमें परीक्षा में न डाल, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारी बुराइयों को धो दे। चलो, हम इसे साथ में कहते हैं। तुम्हारे घमंड की प्रार्थना पूरी हुई है। तुम्हारे पश्चाताप की प्रार्थना भी पूरी होगी। मैंने तुम्हारी बहुत ज्यादा पूजा की। मुझे उसकी सजा मिली है। तुमने खुद की बहुत ज्यादा पूजा की। हम दोनों को सजा मिली है। डोरियन ग्रे धीरे धीरे मुड़ा और आंसुओं से धुंधली आंखों से उसकी ओर देखा। बहुत देर हो चुकी है बेसिल, वह हकलाते हुए बोला। कभी भी बहुत देर नहीं होती डोरियन। चलो घुटनों के बल बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें कोई प्रार्थना याद आए। क्या कहीं ऐसा कोई वचन नहीं है? चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग जैसे हों, फिर भी मैं उन्हें बर्फ की तरह सफेद कर दूंगा। अब उन शब्दों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। चुप! ऐसा मत कहो। तुम अपनी जिंदगी में बहुत बुराई कर चुके हो। हे भगवान! क्या तुम्हें वह अभिशप्त चीज हमें घूरती हुई नहीं दिख रही? डोरियन ग्रे ने चित्र की ओर देखा और अचानक बेसिल हॉलवर्ड के प्रति उसके भीतर एक अनियंत्रित घृणा का भाव उमड़ आया। जैसे यह भावना कैनवास पर बनी उस छवि ने उसके भीतर डाल दी हो। उन मुस्कुराते हुए होठों ने उसके कान में फुसफुसाकर उसे उकसाया हो। एक शिकार किए जा रहे जानवर की पागल भावनाएं उसके भीतर जाग उठी। और वह उस आदमी से जो मेज पर बैठा था, अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी चीज से जितनी नफरत नहीं की थी, उससे भी अधिक नफरत करने लगा। उसने बेतहाशा चारों ओर देखा। सामने रखे रंगीन संदूक के ऊपर कुछ चमका। उसकी नजर उस पर पड़ी। वह जानता था कि वह क्या है। वह एक चाकू था जिसे वह कुछ दिन पहले रस्सी काटने के लिए यहां लाया था और फिर अपने साथ ले जाना भूल गया था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और इस दौरान हॉलवर्ड के पास से गुजरा। जैसे ही वह उसके पीछे पहुंचा, उसने उसे उठा लिया और पलट गया। हॉलवर्ड अपनी कुर्सी पर जैसे उठने ही वाला था, थोड़ा सा हिला। वह उस पर झपटा और चाकू को उसके कान के पीछे वाली बड़ी नस में घोंप दिया। उसके सिर को मेज पर दबाते हुए और बार बार वार करता रहा। एक घुटी हुई कराह निकली और खून से घुटते हुए किसी की भयानक आवाज सुनाई दी। 3 बार फैले हुए हाथ झटके से ऊपर उठे, हवा में अजीब तरह से अकड़ी हुई उंगलियां हिलाते हुए। उसने उसे 2 बार और मारा, लेकिन आदमी हिला तक नहीं। कुछ फर्श पर टपकने लगा। वह कुछ पल रुका, अब भी सिर को दबाए हुए। फिर उसने चाकू मेज पर फेंक दिया और सुनने लगा। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, सिवाय उस घिसे हुए कालीन पर टप टप गिरती बूंदों के। उसने दरवाजा खोला और बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गया। घर बिल्कुल शांत था, कोई भी आसपास नहीं था। कुछ सेकंड तक वह रेलिंग पर झुककर नीचे गहरे उबलते अंधेरे के कुएं में झांकता रहा। फिर उसने चाबी निकाली और कमरे में लौट आया और अंदर से खुद को बंद कर लिया। वह चीज अब भी कुर्सी पर बैठी थी, झुके हुए सिर के साथ मेज पर झुकी हुई, पीठ उभरी हुई और लंबे अजीब से हाथ। अगर गर्दन में लाल फटी हुई दरार और मेज पर धीरे धीरे फैलता हुआ काला जमा हुआ खून न होता, तो कोई कह देता कि वह आदमी बस सो रहा है। यह सब कितनी जल्दी हो गया। उसे अजीब सी शांति महसूस हुई
और खिड़की के पास जाकर उसने उसे खोला और बालकनी पर कदम रखा। हवा ने धुंध को उड़ा दिया था और आकाश किसी विशाल मोर की पूंछ जैसा लग रहा था, जिसमें अनगिनत सुनहरी आंखों जैसे तारे चमक रहे थे। उसने नीचे देखा और एक पुलिस वाले को अपनी गश्त करते हुए देखा, जो अपनी लालटेन की लंबी रोशनी से शांत घरों के दरवाजों पर प्रकाश डाल रहा था। एक भटकती हुई घोड़ा गाड़ी का लाल धब्बा मोड़ पर चमका और फिर गायब हो गया। एक औरत फड़फड़ाती शॉल में रेलिंग के पास धीरे धीरे चल रही थी, चलते चलते लड़खड़ा रही थी। कभी कभी वह रुकती और पीछे मुड़कर देखती। एक बार उसने भारी आवाज में गाना शुरू कर दिया। पुलिस वाला उसके पास आया और उससे कुछ कहा। वह हंसती हुई लड़खड़ाते हुए चली गई। एक कड़वी हवा का झोंका पूरे चौक में फैल गया। गैस के लैंप टिमटिमाने लगे और नीले पड़ गए, और बिना पत्तों वाले पेड़ अपनी काली लोहे जैसी शाखाओं को इधर उधर हिलाने लगे। वह कांप उठा और वापस अंदर आ गया, अपने पीछे खिड़की बंद करते हुए। दरवाजे तक पहुंचकर उसने चाबी घुमाई और उसे खोल दिया। उसने मारे गए आदमी की ओर एक बार भी नहीं देखा। उसे लगा कि इस पूरे मामले का रहस्य यही है कि स्थिति को महसूस ही न किया जाए। वह दोस्त जिसने वह घातक चित्र बनाया था, जिसकी वजह से उसकी सारी पीड़ा थी, अब उसकी जिंदगी से चला गया था। बस इतना ही काफी था। फिर उसे दिए का ख्याल आया। वह एक अजीब सा दिया था, मूरिश कारीगरी का, फीके चांदी का बना हुआ, जिस पर चमकदार इस्पात की बेल बूटेदार नक्काशी जड़ी थी और जिसमें मोटे फिरोजे जड़े हुए थे। शायद उसके नौकर की नजर उस पर पड़ जाती और सवाल उठते। वह एक पल के लिए झिझका, फिर वापस मुड़ा और उसे मेज से उठा लिया। वह उस मरे हुए शरीर को देखे बिना नहीं रह सका। कितना स्थिर था वह। लंबे हाथ कितने भयावह रूप से सफेद दिख रहे थे। वह किसी भयानक मोम की मूर्ति जैसा लग रहा था। दरवाजा अपने पीछे बंद करके वह चुपचाप सीढ़ियां उतरने लगा। लकड़ी चरमराई और मानो दर्द से कराह उठी। वह कई बार रुका और इंतजार किया। नहीं, सब कुछ शांत था। वह सिर्फ उसके अपने कदमों की आवाज थी। जब वह लाइब्रेरी में पहुंचा, उसने कोने में बैग और कोट देखे। उन्हें कहीं छिपाना होगा। उसने लकड़ी की पैनलिंग में बने एक गुप्त खाने को खोला। एक ऐसा खांचा जिसमें वह अपने अजीब भेष रखा करता था, और उन्हें उसमें रख दिया। बाद में वह उन्हें आसानी से जला सकता था। फिर उसने अपनी घड़ी निकाली। 2 बजने में 20 मिनट बाकी थे। वह बैठ गया और सोचने लगा। हर साल, लगभग हर महीने, इंग्लैंड में लोग उसी काम के लिए फांसी पर चढ़ाए जाते थे जो उसने किया था। हवा में हत्या का एक पागलपन था। कोई लाल तारा धरती के बहुत करीब आ गया था, फिर भी उसके खिलाफ क्या सबूत था? बेसिल हॉलवर्ड 11 बजे घर से गया था। किसी ने उसे दोबारा अंदर आते नहीं देखा था। ज्यादातर नौकर सेल्बी रॉयल में थे। उसका निजी नौकर सोने चला गया था। पेरिस। हाँ, बेसिल पेरिस गया था, जैसा उसने तय किया था, आधी रात की ट्रेन से। उसकी अजीब संकोची आदतों के कारण कई महीनों तक किसी को शक भी नहीं होगा। महीनों। तब तक सब कुछ नष्ट किया जा सकता था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपना फर, कोट और टोपी पहनी और हॉल में चला गया। वहां वह ठिठक गया, बाहर फुटपाथ पर पुलिस वाले के भारी धीमे कदमों की आहट सुनते हुए और खिड़की में उसकी लालटेन की चमक को प्रतिबिंबित होते देखता हुआ। वह रुका रहा और अपनी सांस रोक ली। कुछ क्षण बाद उसने कुंडी हटाई और धीरे से बाहर निकल गया, अपने पीछे दरवाजा बहुत हल्के से बंद करते हुए। फिर उसने घंटी बजानी शुरू कर दी। लगभग 5 मिनट बाद उसका नौकर आया, आधा कपड़े पहने हुए और बहुत नींद में लग रहा था। तुम्हें जगाने के लिए माफ करना, फ्रांसिस, उसने अंदर आते हुए कहा। लेकिन मैं अपनी चाबी भूल गया था। क्या समय हुआ है? 2:10 सर, आदमी ने घड़ी की ओर देखते हुए और आंखें मिचमिचाते हुए जवाब दिया। 2:10? कितनी भयानक देर हो गई। तुम्हें मुझे कल 9 बजे जगा देना। मुझे कुछ काम करना है। ठीक है सर। क्या आज शाम कोई आया था? मिस्टर हॉलवर्ड, सर,
वे यहाँ 11 बजे तक रहे और फिर अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए चले गए। ओह! अफ़सोस कि मैं उनसे नहीं मिल पाया। क्या उन्होंने कोई संदेश छोड़ा? नहीं सर, बस इतना कहा कि अगर वे आपको क्लब में न पाएँ, तो पेरिस से आपको लिखेंगे। ठीक है फ्रांसिस, कल मुझे 9 बजे जगाना मत भूलना। नहीं सर, वह आदमी अपनी चप्पलों में घिसटता हुआ गलियारे से चला गया। डोरियन ग्रे ने अपनी टोपी और कोट मेज पर फेंक दिए और लाइब्रेरी में चला गया। 15 मिनट तक वह कमरे में इधर-उधर टहलता रहा, अपने होंठ काटते हुए, और सोचता रहा। फिर उसने शेल्फ से ब्लू बुक निकाली और उसके पन्ने पलटने लगा। एलन कैम्पबेल, 152, हर्टफोर्ड स्ट्रीट, मैफेयर। हाँ, वही आदमी था जिसकी उसे जरूरत थी। अध्याय 14। अगली सुबह 9 बजे उसका नौकर ट्रे में चॉकलेट का कप लेकर अंदर आया और खिड़कियों के शटर खोल दिए। डोरियन बिल्कुल शांति से सो रहा था, अपने दाहिने करवट लेटा हुआ, एक हाथ गाल के नीचे रखा हुआ। वह ऐसे लग रहा था जैसे कोई लड़का खेल या पढ़ाई से थक कर सो गया हो। उसे जगाने के लिए नौकर को उसके कंधे पर 2 बार हाथ रखना पड़ा, और जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई, मानो वह किसी सुखद सपने में खोया हुआ था। फिर भी उसने कोई सपना नहीं देखा था। उसकी रात किसी भी सुख या दुख के दृश्य से मुक्त थी। लेकिन जवानी बिना किसी कारण के भी मुस्कुरा देती है। यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। वह पलटा और अपनी कोहनी के सहारे टिककर चॉकलेट पीने लगा। नवंबर की मुलायम धूप कमरे में फैल रही थी। आकाश चमकदार था और हवा में एक सुखद गर्माहट थी। यह लगभग मई की सुबह जैसा लग रहा था। धीरे धीरे पिछली रात की घटनाएं खामोश, खून से सने कदमों के साथ उसके दिमाग में घुसने लगीं और भयानक स्पष्टता के साथ वहां फिर से बन गईं। उसने जो कुछ सहा था, उसकी याद से वह सिहर उठा, और एक पल के लिए बेसिल हॉलवर्ड के प्रति वही अजीब सी घृणा, जिसने उसे कुर्सी पर बैठे बैठे मार डालने पर मजबूर किया था, फिर से उसके भीतर लौट आई, और वह जुनून से ठंडा पड़ गया। मरा हुआ आदमी अब भी वहीं बैठा था, और अब धूप में भी। कितना भयानक था यह! ऐसी डरावनी चीजें अंधेरे के लिए होती हैं, दिन के लिए नहीं। उसे लगा कि अगर वह इस बात पर सोचता रहा कि वह क्या झेल चुका है, तो वह बीमार हो जाएगा या पागल हो जाएगा। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका आकर्षण उन्हें करने से ज्यादा उनकी याद में होता है। अजीब सी जीतें जो वासनाओं से ज्यादा अहंकार को संतुष्ट करती हैं, और बुद्धि को ऐसी खुशी देती है जो इंद्रियों को मिलने वाली किसी भी खुशी से अधिक होती है या कभी हो सकती है। लेकिन यह वैसा नहीं था। यह ऐसी चीज थी जिसे दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए, जिसे अफीम की तरह सुन्न कर देना चाहिए, जिसे गला घोंटकर खत्म कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह खुद इंसान का गला घोंट दे। जब आधा घंटा बजा, उसने अपने माथे पर हाथ फेरा और फिर जल्दी से उठकर कपड़े पहनने लगा, सामान्य से भी अधिक सावधानी के साथ, अपनी टाई और स्कार्फ पिन के चुनाव पर खास ध्यान देते हुए और अपनी अंगूठियां कई बार बदलते हुए। उसने नाश्ते पर भी काफी समय बिताया, अलग अलग व्यंजनों का स्वाद लेते हुए, अपने नौकर से सेल्बी के लिए नए यूनिफॉर्म के बारे में बात करते हुए, और अपने पत्रों को देखते हुए। कुछ पत्रों पर वह मुस्कुराया। 3 पत्र उसे उबाऊ लगे। एक पत्र उसने कई बार पढ़ा और फिर हल्की झुंझलाहट के साथ उसे फाड़ दिया। औरत की याददाश्त क्या भयानक चीज है, जैसा लॉर्ड हेनरी ने एक बार कहा था। जब उसने अपनी काली कॉफी खत्म कर ली, तो उसने धीरे से नैपकिन से अपने होंठ पोंछे, नौकर को रुकने का इशारा किया और मेज के पास जाकर बैठ गया और 2 पत्र लिखे। एक उसने अपनी जेब में रख लिया और दूसरा उसने नौकर को दे दिया। इसे 152 हर्टफोर्ड स्ट्रीट पर ले जाओ, फ्रांसिस, और अगर मिस्टर कैंपबेल शहर में ना हो, तो उनका पता ले आना। जैसे ही वह अकेला हुआ, उसने एक सिगरेट जलाई और कागज के एक टुकड़े पर रेखा चित्र बनाने लगा। पहले फूल, फिर वास्तुकला के कुछ हिस्से, और फिर इंसानी चेहरे। अचानक उसने देखा
कि हर चेहरा जो वह बना रहा था, उसमें बेसिल हॉलवर्ड से अजीब-सी समानता थी। वह भौहें चढ़ाकर उठा और बुकशेल्फ के पास गया और यूं ही एक किताब निकाल ली। उसने तय कर लिया था कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो जाए, वह उस घटना के बारे में नहीं सोचेगा। सोफे पर लेटते हुए उसने किताब के शीर्षक पृष्ठ को देखा। वह गौतिये की एपकेमोजेम्यम एमओए कामे थी, 4 पेंटियर का जापानी कागज़ वाला संस्करण, जिसमें जाकेमार की नक्काशी थी। उसकी जिल्द हल्के हरे चमड़े की थी, जिस पर सुनहरी जाली और बिंदीदार अनार का डिज़ाइन बना हुआ था। यह उसे एड्रियन सिंगलटन ने दी थी। पन्ने पलटते हुए उसकी नज़र लासेनियर के हाथ पर लिखी कविता पर पड़ी। वह ठंडा पीला हाथ, "तू सुप्लीस encore mal लवे", अपने मुलायम लाल बालों और द्वैत द फ़ोन के साथ। उसने अपनी सफ़ेद पतली उंगलियों की ओर देखा, अनायास ही हल्का सा सिहरते हुए, और आगे बढ़ गया, जब तक कि वह वेनिस पर लिखी उन सुंदर पंक्तियों तक नहीं पहुंचा। रंगों की एक सुरमाला पर मोतियों से भरा उफनता उड़िए, एड्रियाटिक की वीनस पानी से अपना गुलाबी सफ़ेद शरीर निकालती है। लहरों के नीले विस्तार पर स्पष्ट रेखा की धुन का अनुसरण करते हुए गुंबद फूलते हैं, गोल उभारों की तरह, जिन्हें प्रेम की आह उभार देती है। नाव किनारे लगती है और मुझे उतारती है, अपना रस्सा स्तंभ से बांधते हुए, एक गुलाबी मुखौटे के सामने, संगमरमर की सीढ़ियों पर। वे कितनी अद्भुत थीं! उन्हें पढ़ते हुए ऐसा लगता था जैसे कोई गुलाबी और मोती जैसे शहर की हरी जलधाराओं पर तैर रहा हो, चांदी के सिरे और लहराते पर्दों वाली काली गोंडोला में बैठा हुआ। मात्र वे पंक्तियां उसे उन फिरोजी नीली सीधी रेखाओं जैसी लग रही थीं, जो लीडो की ओर बढ़ते हुए पीछे पीछे चलती हैं। रंगों की अचानक चमक उसे उन पक्षियों की याद दिला रही थी, जिनके गले ओपल और इंद्रधनुष जैसे चमकते थे, जो ऊंचे छत्तेदार कैंपानिले के चारों ओर फड़फड़ाते रहते हैं, या धीमे धूल भरे बरामदों में बड़ी शान से चलते हैं। आधी बंद आंखों के साथ पीछे झुककर वह बार बार अपने आप से दोहराता रहा, एक गुलाबी मुखौटे के सामने, संगमरमर की सीढ़ियों पर। उन दो पंक्तियों में पूरा वेनिस समाया हुआ था। उसे वह पतझड़ याद आया जो उसने वहां बिताया था, और वह अद्भुत प्रेम जिसने उसे पागलपन भरी आनंददायक मूर्खताओं में डाल दिया था। हर जगह में रोमांस था, लेकिन वेनिस ऑक्सफोर्ड की तरह रोमांस के लिए केवल पृष्ठभूमि बनकर रहा था, और सच्चे रोमांटिक के लिए पृष्ठभूमि ही सब कुछ होती है, या लगभग सब कुछ। बेसिल कुछ समय तक उसके साथ था और टिंटोरेटो के प्रति पागल हो गया था। बेचारा बेसिल, एक आदमी के लिए मरने का कितना भयानक तरीका था। उसने आह भरी, किताब को फिर से उठाया और भूलने की कोशिश करने लगा। वह उन अबाबिलों के बारे में पढ़ने लगा जो स्मिर्ना के छोटे कैफे में अंदर बाहर उड़ती रहती हैं, जहां हाजी अपने अंबर के मनकों को गिनते बैठे रहते हैं, और पगड़ी पहने व्यापारी अपनी लंबी झालरदार पाइप पीते हुए आपस में गंभीर बातचीत करते हैं। उसने प्लेस डेला कॉनकॉर्ड के उस ओबेलिस्क के बारे में पढ़ा, जो अपने अकेले, धूपहीन निर्वासन में ग्रेनाइट के आंसू बहाता है, और उस गर्म कमल से ढके नील नदी के किनारे वापस जाने को तरसता है, जहां स्फिंक्स हैं, गुलाबी लाल आइबिस पक्षी हैं, सोने जैसे पंजों वाले सफेद गिद्ध हैं, और छोटे बैरिल जैसी आंखों वाले मगरमच्छ हैं, जो हरी भाप उठती कीचड़ पर रेंगते हैं। वह उन पंक्तियों पर सोचने लगा जो चुंबनों से दागदार संगमरमर से संगीत खींचते हुए उस विचित्र प्रतिमा का वर्णन करती हैं, जिसकी तुलना गौतिये एक कॉन्ट्राल्टो आवाज से करता है। वह मॉन्स्टर शर्मांत जो लूव्र के पोर्फिरी कक्ष में लेटी है। लेकिन कुछ समय बाद किताब उसके हाथ से गिर गई। वह बेचैन हो गया, और उस पर भय का एक भयानक दौरा पड़ गया। अगर एलन कैंपबेल इंग्लैंड में ना हुआ तो उसके लौटने में कई दिन लग जाएंगे। शायद वह आने से इनकार कर दे। तब वह क्या करेगा? हर एक क्षण बेहद महत्वपूर्ण था। वे 5 साल पहले कभी बहुत अच्छे दोस्त थे, लगभग अविभाज्य। फिर वह निकटता अचानक खत्म हो गई।
अब जब वे समाज में मिलते तो केवल डोरियन ग्रे ही मुस्कुराता, एलन कैंपबेल कभी नहीं। वह एक बेहद बुद्धिमान युवक था, हालांकि उसे दृश्य कलाओं की कोई खास समझ नहीं थी, और कविता की सुंदरता की जो थोड़ी बहुत समझ उसमें थी, वह उसने पूरी तरह डोरियन से ही पाई थी। उसकी मुख्य बौद्धिक रुचि विज्ञान में थी। कैम्ब्रिज में उसने अपना काफ़ी समय प्रयोगशाला में काम करते हुए बिताया था, और अपने वर्ष के नेचुरल साइंस ट्राइपोज में अच्छा स्थान प्राप्त किया था। वास्तव में वह अब भी रसायन विज्ञान के अध्ययन में पूरी तरह डूबा हुआ था, और उसकी अपनी एक प्रयोगशाला थी जिसमें वह पूरे दिन बंद रहता था, जिससे उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी, जिसने चाहा था कि वह संसद का सदस्य बने, और जिसके मन में यह अस्पष्ट धारणा थी कि रसायन जैव वह होता है जो दवाइयाँ तैयार करता है। वह एक उत्कृष्ट संगीतकार भी था, और वायलिन तथा पियानो दोनों ही अधिकांश शौकिया कलाकारों से बेहतर बजाता था। दरअसल संगीत ही वह चीज थी जिसने उसे और डोरियन ग्रे को पहली बार मिलवाया था। संगीत और वह अनिर्वचनीय आकर्षण जिसे डोरियन जब चाहे तब उत्पन्न कर सकता था, और वास्तव में अक्सर बिना जाने ही कर देता था। वे लेडी बर्कशायर के यहाँ उस रात मिले थे जब रूबिनस्टीन ने वहाँ वादन किया था, और उसके बाद वे अक्सर ओपेरा में साथ दिखाई देते थे, और जहाँ कहीं भी अच्छा संगीत होता था। 1.5 साल तक उनकी घनिष्ठता बनी रही। कैंपबेल हमेशा या तो सेल्बी रॉयल में होता था या ग्रोसवेनर स्क्वायर में। उसके लिए और कई अन्य लोगों के लिए भी डोरियन ग्रे जीवन की हर उस चीज का प्रतीक था जो अद्भुत और आकर्षक होती है। उनके बीच कभी कोई झगड़ा हुआ था या नहीं, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन अचानक लोगों ने देखा कि जब वे मिलते हैं तो लगभग बात नहीं करते, और कैंपबेल हर उस पार्टी से जल्दी चला जाता जहां डोरियन ग्रे मौजूद होता। वह बदल भी गया था, कभी कभी अजीब सा उदास रहता, संगीत सुनना उसे लगभग नापसंद लगता, और खुद कभी नहीं बजाता। ये कहकर टाल देता कि वह विज्ञान में इतना डूबा हुआ है कि अभ्यास के लिए समय ही नहीं है। और यह बात सच भी थी। हर दिन वह जीव विज्ञान में और अधिक रुचि लेने लगा, और उसका नाम एक दो बार कुछ वैज्ञानिक पत्रिकाओं में कुछ विचित्र प्रयोगों के संदर्भ में भी छपा। यही वह आदमी था जिसका डोरियन ग्रे इंतजार कर रहा था। हर सेकंड वह घड़ी की ओर देखता रहता। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, वह भयानक रूप से बेचैन होता गया। आखिरकार वह उठा और कमरे में इधर उधर टहलने लगा, एक सुंदर पिंजरे में बंद प्राणी की तरह। उसके कदम लंबे और दबे हुए थे, उसके हाथ अजीब तरह से ठंडे थे। यह इंतजार असहनीय हो गया। समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे शीशे के पैरों से रेंग रहा हो, जबकि वह खुद किसी भयानक तूफान से उड़ता हुआ किसी काले खाई के खुरदरे किनारे की ओर धकेला जा रहा हो। वह जानता था कि वहां उसका क्या इंतजार कर रहा है। वास्तव में वह उसे देख रहा था, और कांपते हुए उसने अपने गीले हाथों से अपनी जलती हुई पलकों को दबा लिया, मानो वह अपने दिमाग से देखने की शक्ति छीन लेना चाहता हो और आंखों को उनके गढ़ों में वापस धकेल देना चाहता हो। यह बेकार था। दिमाग का अपना आहार होता है जिस पर वह पलता है, और कल्पना, जो भय से विकृत हो गई थी, दर्द से एक जीवित प्राणी की तरह मरोड़ खाकर किसी गंदी कठपुतली की तरह नाच रही थी, और बदलते मुखौटों के पीछे से मुस्कुरा रही थी। फिर अचानक समय उसके लिए रुक गया। हाँ, वह अंधा, धीमी सांस लेने वाला प्राणी अब और नहीं रेंगा। और भयानक विचार समय के मर जाने पर तेजी से आगे दौड़ने लगे, और अपनी कब्र से एक विकृत भविष्य को खींचकर बाहर ले आए और उसे दिखाने लगे। वह उसे घूरता रहा। उसकी भयावहता ने उसे पत्थर बना दिया। आखिरकार दरवाजा खुला और उसका नौकर अंदर आया। उसने धुंधली आंखों से उसकी ओर देखा। मिस्टर कैंपबेल, सर, नौकर ने कहा। उसके सूखे होठों से राहत की एक सांस निकली, और उसके गालों में रंग लौट आया। उसे तुरंत अंदर भेजो, फ्रांसिस। उसे लगा कि वह फिर से अपने आप में लौट आया है। उसका कायरता भरा मूड खत्म हो चुका था। नौकर झुककर बाहर चला गया। कुछ ही क्षणों में एलन कैंपबेल अंदर आया, बहुत कठोर और कुछ पीला दिखता हुआ।
उसकी यह पीली रंगत उसके कोयले जैसे काले बालों और गहरी भौहों से और भी उभर रही थी। एलन, तुम्हारा आना बहुत अच्छा लगा। आने के लिए धन्यवाद। मेरा इरादा था कि मैं तुम्हारे घर कभी वापस ना आऊं, ग्रे। लेकिन तुमने कहा था कि यह जीवन मृत्यु का मामला है। उसकी आवाज कठोर और ठंडी थी। वह धीरे धीरे सोच समझ कर बोल रहा था। उसकी स्थिर टटोलती हुई नजर में तिरस्कार झलक रहा था, जो वह डोरियन की ओर डाले हुए था। उसने अपने हाथ अपनी अस्त्राखान कोट की जेबों में रखे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसने स्वागत के इशारे पर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, यह जीवन और मृत्यु का मामला है, एलन, और एक से अधिक लोगों के लिए। बैठो। कैंपबेल मेज के पास से एक कुर्सी पर बैठ गया और डोरियन उसके सामने बैठ गया। दोनों आदमियों की नजरें मिलीं। डोरियन की आंखों में असीम दया थी। वह जानता था कि जो वह करने जा रहा है वह भयानक है। एक तनावपूर्ण खामोशी के बाद वह आगे झुका और बहुत धीमी आवाज में बोला, लेकिन हर शब्द का असर उस आदमी के चेहरे पर देखता रहा जिसे उसने बुलाया था। एलन, इस घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बंद कमरे में, एक ऐसा कमरा जिसमें मेरे सिवा किसी का आना जाना नहीं है, एक मरा हुआ आदमी मेज पर बैठा है। उसे मरे हुए अब 10 घंटे हो चुके हैं। हिलना मत और मुझे इस तरह मत देखो। वह आदमी कौन है? वह क्यों मरा? कैसे मरा? ये बातें तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। तुम्हें जो करना है वह यह है। रुको, ग्रे, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। तुमने जो कहा वह सच है या झूठ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी भी तरह शामिल होने से साफ इनकार करता हूं। अपने भयानक राज अपने पास ही रखो। अब उनमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। एलन, तुम्हें दिलचस्पी लेनी ही पड़ेगी। इस मामले में तो तुम्हें लेनी ही होगी। मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है, एलन, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकता। तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो मुझे बचा सकते हो। मुझे मजबूरन तुम्हें इस मामले में शामिल करना पड़ रहा है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। एलन, तुम वैज्ञानिक हो। तुम्हें रसायन और ऐसी चीज़ों की जानकारी है। तुमने प्रयोग किए हैं। तुम्हें जो करना है वह यह है कि ऊपर जो है उसे नष्ट कर दो। उसे इस तरह नष्ट कर दो कि उसका एक भी निशान बाकी न रहे। किसी ने उस आदमी को घर में आते नहीं देखा। इस समय तो उसे पेरिस में समझा जा रहा है। कई महीनों तक उसकी कमी महसूस नहीं होगी, और जब उसकी कमी महसूस होगी तब तक यहाँ उसका कोई निशान नहीं होना चाहिए। तुम, एलन, तुम्हें उसे और उसकी हर चीज को मुट्ठी भर राख में बदल देना है, जिसे मैं हवा में उड़ा सकूं। तुम पागल हो, डोरियन। आह, मैं इंतजार कर रहा था कि तुम मुझे डोरियन कहो। मैं कह रहा हूं, तुम पागल हो। यह सोचने में पागल कि मैं तुम्हारी मदद के लिए उंगली भी उठाऊंगा, और इतना भयानक कबूलनामा करने में पागल। मैं इस मामले से, चाहे जो भी हो, बिल्कुल दूर रहूंगा। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दूंगा? मुझे क्या मतलब कि तुम किस शैतानी काम में लगे हुए हो। यह आत्महत्या थी, एलन। अच्छा हुआ, लेकिन उसे वहां तक किसने पहुंचाया? तुमने। मेरा तो यही ख्याल है। क्या तुम अब भी मेरे लिए यह करने से इनकार करते हो? बिल्कुल करता हूं। मैं इसका किसी भी तरह से हिस्सा नहीं बनूंगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे ऊपर कैसी बदनामी आती है। तुम इसके हकदार हो। मैं तुम्हें बदनाम होते देखकर दुखी नहीं होऊंगा, सार्वजनिक रूप से बदनाम होते हुए। तुमने दुनिया के सारे लोगों में से मुझसे ही यह कैसे कहने की हिम्मत की कि मैं इस भयावहता में शामिल हो जाऊं? मुझे लगा था कि तुम लोगों के स्वभाव को बेहतर समझते हो। तुम्हारे दोस्त लॉर्ड हेनरी वॉटन ने तुम्हें और जो भी सिखाया हो, मनोविज्ञान के बारे में तो कुछ खास नहीं सिखाया। कोई भी चीज़ मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए एक कदम भी उठाने को मजबूर नहीं कर सकती। तुम गलत आदमी के पास आए हो। अपने किसी और दोस्त के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। एलन, ये हत्या थी। मैंने उसे मारा है। तुम्हें नहीं पता उसने मुझे कितना कष्ट दिया था। मेरी जिंदगी जैसी भी है, उसे बनाने या बिगाड़ने में उसका हिस्सा बेचारे हैरी से कहीं ज्यादा था।
शायद उसका इरादा ऐसा न रहा हो, लेकिन नतीजा वही हुआ। हत्या। हे भगवान, डोरियन, तुम यहाँ तक पहुँच गए। मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगा। ये मेरा काम नहीं है। और वैसे भी मेरे कुछ किए बिना ही तुम्हारी गिरफ्तारी तय है। कोई भी अपराध बिना कोई मूर्खता किए नहीं होता। लेकिन मैं इससे बिल्कुल दूर रहूँगा। तुम्हें इससे जुड़ना ही होगा। ठहरो, एक पल, ठहरो, मेरी बात सुनो। सिर्फ सुनो, एलन। मैं तुमसे सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग करने को कह रहा हूँ। तुम अस्पतालों और शवगृहों में जाते हो और वहाँ की भयावह चीज़ें तुम्हें प्रभावित नहीं करती। अगर किसी भयानक विच्छेदन कक्ष या बदबूदार प्रयोगशाला में तुम्हें यह आदमी एक शीशे की मेज पर पड़ा मिलता, जिसमें खून बहने के लिए लाल नालियाँ बनी होती, तो तुम उसे बस एक बेहतरीन नमूना समझते। तुम्हारे चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, बल्कि तुम शायद यह महसूस करते कि तुम मानव जाति का भला कर रहे हो, या दुनिया के ज्ञान में वृद्धि कर रहे हो, या अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट कर रहे हो, या कुछ ऐसा ही। मैं तुमसे वही करने को कह रहा हूं जो तुम पहले भी कई बार कर चुके हो। सच तो यह है कि एक शरीर को नष्ट करना उस काम से कहीं कम भयानक होना चाहिए जो तुम आम तौर पर करते हो। और याद रखो, यह मेरे खिलाफ एकमात्र सबूत है। अगर यह मिल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और यह जरूर मिल जाएगा अगर तुमने मेरी मदद नहीं की। मुझे तुम्हारी मदद करने की कोई इच्छा नहीं है। तुम यह भूल रहे हो। मुझे इस पूरी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। एलन, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी स्थिति के बारे में सोचो। तुम्हारे आने से ठीक पहले मैं डर के मारे लगभग बेहोश हो गया था। हो सकता है किसी दिन तुम खुद भी डर को जानो। नहीं, उस बारे में मत सोचो। इस मामले को सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो। तुम यह नहीं पूछते कि जिन मृत शरीरों पर तुम प्रयोग करते हो वे कहाँ से आते हैं। अब भी मत पूछो। मैंने वैसे ही तुम्हें बहुत कुछ बता दिया है। लेकिन मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि यह कर दो। हम कभी दोस्त थे, एलन। उन दिनों की बात मत करो, डोरियन। वे मर चुके हैं। मरे हुए लोग कभी कभी ठहर जाते हैं। ऊपर वाला आदमी नहीं जाएगा। वह झुके हुए सिर और फैले हुए हाथों के साथ मेज पर बैठा है। एलन, एलन, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वे मुझे फांसी पर लटका देंगे। एलन, क्या तुम समझते नहीं? जो मैंने किया है उसके लिए वे मुझे फांसी दे देंगे। इस दृश्य को लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं है। मैं इस मामले में कुछ भी करने से साफ इनकार करता हूं। तुमसे यह उम्मीद करना ही पागलपन है। तुम इनकार करते हो? हाँ, मैं तुमसे विनती करता हूं, एलन। यह बेकार है। डोरियन ग्रे की आंखों में फिर वही दया की झलक आ गई। फिर उसने हाथ बढ़ाया, एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पर कुछ लिखा। उसने उसे 2 बार पढ़ा, सावधानी से मोड़ा और मेज के पार उसकी ओर सरका दिया। ये करने के बाद वह उठ खड़ा हुआ और खिड़की के पास चला गया। कैंपबेल ने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर कागज उठाया और उसे खोल लिया। जैसे ही उसने उसे पढ़ा, उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया और वह कुर्सी पर पीछे की ओर गिर पड़ा। उस पर एक अजीब सी मिचली छा गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल किसी खाली गुफा में खुद को मार डालने की हद तक धड़क रहा हो। 2-3 मिनट की भयानक खामोशी के बाद डोरियन मुड़ा और आकर उसके पीछे खड़ा हो गया, उसका हाथ उसके कंधे पर रखते हुए। मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है, एलन, वह बुदबुदाया। लेकिन तुमने मुझे कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। मेरे पास एक पत्र पहले से लिखा हुआ है। ये रहा, तुम पता देख सकते हो। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मुझे इसे भेजना पड़ेगा। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं इसे भेज दूंगा। तुम्हें पता है इसका क्या परिणाम होगा, लेकिन तुम मेरी मदद करने वाले हो। अब तुम्हारे लिए मना करना असंभव है। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैंने ऐसा किया। तुम कठोर, सख्त, अपमानजनक थे। तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसा किसी ने करने की हिम्मत नहीं की।
कम से कम किसी जीवित आदमी ने तो नहीं। मैंने सब सहा। अब शर्तें तय करने की बारी मेरी है। कैंपबेल ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। हाँ, अब शर्तें तय करने की बारी मेरी है एलन। तुम्हें पता है वे क्या हैं? बात बिल्कुल सरल है। आओ, खुद को इस बुखार में मत डालो। ये काम होना ही है। इसका सामना करो और इसे कर डालो। कैंपबेल के होठों से एक कराह निकली और वह पूरा कांप उठा। मैंटल पीस पर रखी घड़ी की टिक टिक उसे ऐसे लग रही थी जैसे समय को पीड़ा के अलग अलग कणों में बांट रही हो, जिनमें से हर एक असहनीय था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके माथे के चारों ओर लोहे का एक घेरा धीरे धीरे कसता जा रहा हो, मानो जिस अपमान की धमकी उसे दी जा रही थी वह पहले ही उस पर आ चुका हो। उसके कंधे पर रखा हाथ शीशे के हाथ जैसा भारी लग रहा था। यह असहनीय था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे कुचल देगा। आओ एलन, तुम्हें तुरंत फैसला करना होगा। मैं यह नहीं कर सकता, उसने यांत्रिक ढंग से कहा, मानो शब्द चीजों को बदल सकते हों। तुम्हें करना होगा। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। देर मत करो। वह एक पल के लिए झिझका। क्या ऊपर वाले कमरे में आग है? हाँ, वहां एस्बेस्टस वाला गैस फायर है। मुझे घर जाकर प्रयोगशाला से कुछ चीजें लानी होंगी। नहीं एलन, तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। जो तुम्हें चाहिए उसे एक कागज पर लिख दो और मेरा नौकर गाड़ी लेकर जाएगा और तुम्हारे लिए चीजें ले आएगा। कैंपबेल ने कुछ पंक्तियां लिखीं, उन्हें सुखाया और एक लिफाफे पर अपने सहायक का पता लिखा। डोरियन ने नोट उठाया और ध्यान से पढ़ा। फिर उसने घंटी बजाई और उसे अपने नौकर को दे दिया, यह आदेश देते हुए कि वह जितनी जल्दी हो सके वापस आए और सामान साथ लेकर आए। जैसे ही हॉल का दरवाजा बंद हुआ, कैंपबेल घबराकर चौंक उठा और कुर्सी से उठकर चिमनी के पास चला गया। वह किसी बुखार की तरह कांप रहा था। लगभग 20 मिनट तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। एक मक्खी कमरे में भिनभिना रही थी और घड़ी की टिक टिक हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। जब 1 बजा, कैंपबेल मुड़ा और डोरियन ग्रे की ओर देखा और देखा कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उस उदास चेहरे की पवित्रता और कोमलता में कुछ ऐसा था जिसने उसे क्रोधित कर दिया। तुम नीच हो, बिल्कुल नीच, वह बुदबुदाया। चुप रहो एलन, तुमने मेरी जान बचाई है, डोरियन ने कहा। तुम्हारी जान? हे भगवान, कैसी जिंदगी है वह। तुम एक भ्रष्टाचार से दूसरे भ्रष्टाचार तक गिरते गए हो और अब अपराध पर आकर खत्म हुए हो। जो मैं करने जा रहा हूं, जो तुम मुझे करने पर मजबूर कर रहे हो, उसमें मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहा। आह एलन, डोरियन ने आह भरते हुए कहा, काश तुम्हें मेरे लिए उतनी भी दया होती जितनी मुझे तुम्हारे लिए है। ये कहते हुए वह मुड़ गया और बगीचे की ओर देखने लगा। कैंपबेल ने कोई जवाब नहीं दिया। लगभग 10 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और नौकर अंदर आया, एक बड़ा महोगनी का बक्सा लेकर जिसमें रसायन थे, साथ ही इस्पात और प्लेटिनम की लंबी कुंडली और 2 अजीब आकार के लोहे के क्लैंप। क्या मैं ये चीजें यहीं रख दूं सर? उसने कैंपबेल से पूछा। हाँ, डोरियन ने कहा। और फ्रांसिस, मुझे तुमसे एक और काम कहना है। रिचमंड में वह आदमी कौन है जो सेल्बी के लिए ऑर्किड भेजता है? हार्डन सर। हाँ, हार्डन। तुम्हें तुरंत रिचमंड जाना होगा। हार्डन से मिलना होगा और उसे कहना कि जितने ऑर्किड मैंने मंगवाए हैं उससे दुगुने भेजे और जितने कम सफ़ेद हों उतना अच्छा। सच कहूं तो मुझे कोई भी सफ़ेद नहीं चाहिए। आज का दिन बहुत सुहावना है, फ्रांसिस, और रिचमंड बहुत खूबसूरत जगह है। वरना मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। कोई परेशानी नहीं सर। मुझे कब तक लौटना होगा? डोरियन ने कैंपबेल की ओर देखा। तुम्हारे प्रयोग में कितना समय लगेगा एलन? उसने शांत, उदासीन स्वर में पूछा। कमरे में किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी ने उसे अजीब सा साहस दे दिया था। कैंपबेल ने भौहें सिकोड़ लीं और अपने होंठ काटे। लगभग
5 घंटे, उसने जवाब दिया। तो फिर, फ्रांसिस, अगर तुम 7:30 बजे तक लौट आओ, तो ठीक रहेगा। या रुको, बस मेरे कपड़े तैयार करके रख देना। तुम्हारी शाम खाली रहेगी। मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगा, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। धन्यवाद सर, कहकर नौकर कमरे से चला गया। अब एलन, एक पल भी बर्बाद नहीं करना है। ये बक्सा कितना भारी है, मैं इसे उठा लेता हूँ। तुम बाकी चीजें ले आओ। वह तेजी से और आदेशात्मक स्वर में बोला। कैंपबेल उस पर हावी होता महसूस कर रहा था। वे दोनों साथ में कमरे से बाहर निकल गए। जब वे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, डोरियन ने चाबी निकाली और ताले में घुमा दी। फिर वह रुक गया और उसके चेहरे पर परेशानी का भाव आ गया। वह कांप उठा। मुझे नहीं लगता कि मैं अंदर जा पाऊंगा एलन, उसने बुदबुदाया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, कैंपबेल ने ठंडे स्वर में कहा। डोरियन ने दरवाजा आधा खोला। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अपने चित्र का चेहरा धूप में उसे घूरते हुए देखा। उसके सामने फर्श पर फटा हुआ पर्दा पड़ा था। उसे याद आया कि पिछली रात उसने अपनी जिंदगी में पहली बार उस घातक चित्र को छिपाना भूल गया था। और वह आगे बढ़ने ही वाला था कि एक सिहरन के साथ पीछे हट गया। वह घिनौनी लाल ओस क्या थी जो हाथों में से एक पर चमक रही थी, गीली और दमकती हुई, मानो कैनवास ने खून पसीने की तरह बहाया हो। कितना भयानक था वह। उसे उस पल यह उस शांत पड़ी चीज से भी ज्यादा भयानक लगा जो मेज पर फैली हुई थी, जिसकी विकृत छाया धब्बेदार कालीन पर दिखा रही थी कि वह हिल्ली नहीं थी, बल्कि वहीं थी जैसे उसने उसे छोड़ा था। उसने गहरी सांस ली, दरवाजा थोड़ा और खोला और आधी बंद आंखों और दूसरी ओर घुमाए हुए सिर के साथ जल्दी से अंदर चला गया, यह तय करते हुए कि वह मरे हुए आदमी की ओर एक बार भी नहीं देखेगा। फिर झुककर उसने सुनहरे और बैंगनी पर्दे को उठाया और सीधे चित्र पर डाल दिया। वह वहीं रुक गया, मुड़ने से डरते हुए, और उसकी आंखें उसके सामने के पैटर्न की जटिलताओं पर टिक गईं। उसने कैम्पबेल को भारी बक्सा, लोहे के औजार और बाकी चीजें अंदर लाते हुए सुना, जो उसके भयानक काम के लिए जरूरी थीं। वह सोचने लगा कि क्या वह और बेसिल हॉलवर्ड कभी मिले भी थे, और अगर मिले थे तो उन्होंने एक दूसरे के बारे में क्या सोचा होगा। अब मुझे अकेला छोड़ दो, उसके पीछे से एक कठोर आवाज आई। वह मुड़ा और जल्दी से बाहर निकल गया। बस इतना देख पाया कि मरे हुए आदमी को फिर से कुर्सी पर टिका दिया गया था और कैंपबेल एक पीले चमकते चेहरे को घूर रहा था। जैसे ही वह सीढ़ियां उतर रहा था, उसने ताले में चाबी घुमाने की आवाज सुनी। 7 बजने के काफी बाद कैंपबेल लाइब्रेरी में वापस आया। वह पीला था, लेकिन बिल्कुल शांत। मैंने वह कर दिया है जो तुमने मुझसे करने को कहा था, वह बुदबुदाया। और अब अलविदा, हम फिर कभी एक दूसरे से न मिलें। तुमने मुझे बर्बादी से बचा लिया एलन, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, डोरियन ने सरलता से कहा। जैसे ही कैंपबेल चला गया, वह ऊपर गया। कमरे में नाइट्रिक एसिड की भयानक गंध थी, लेकिन जो चीज मेज पर बैठी थी वह गायब हो चुकी थी। अध्याय 15। उस शाम 8:30 बजे, बेहद सजे धजे और कोट के बटन होल में पार्मा वायलेट्स का बड़ा गुच्छा लगाए, डोरियन ग्रे को झुककर सलाम करते नौकरों ने लेडी नार्बरो के ड्राइंग रूम में प्रवेश कराया। उसका माथा पागल कर देने वाली बेचैन नसों से धड़क रहा था और वह भीतर से बेहद उत्तेजित था। लेकिन जब उसने अपनी मेजबान का हाथ झुककर थामा, तो उसका व्यवहार हमेशा की तरह सहज और सुंदर था। शायद इंसान कभी इतना सहज नहीं लगता जितना तब जब उसे कोई भूमिका निभानी होती है। निश्चित ही उस रात डोरियन ग्रे को देखकर कोई यह विश्वास नहीं कर सकता था कि वह हमारे युग की किसी भी भयानक त्रासदी जितनी भयानक त्रासदी से गुजर चुका है। वे सुंदर सधे हुए हाथ कभी पाप के लिए चाकू नहीं पकड़ सकते थे, और वे मुस्कुराते हुए होंठ कभी ईश्वर और अच्छाई के लिए पुकार नहीं सकते थे। वह खुद भी अपने व्यवहार की शांति पर हैरान हुए बिना नहीं रह सका।
और एक पल के लिए उसने दोहरी जिंदगी के उस भयानक सुख को तीव्रता से महसूस किया। यह एक छोटी सी दावत थी जिसे लेडी नार्बरो ने जल्दी जल्दी में आयोजित किया था, जो एक बहुत बुद्धिमान स्त्री थी, जिनमें लॉर्ड हेनरी के शब्दों में असाधारण क्रूरता के अवशेष मौजूद थे। उन्होंने हमारे सबसे उबाऊ राजदूतों में से एक की एक उत्कृष्ट पत्नी होने का प्रमाण दिया था, और अपने पति को ठीक से एक संगमरमर के मकबरे में दफनाने के बाद, जिसे उन्होंने खुद डिजाइन किया था, और अपनी बेटियों की शादी कुछ धनी, थोड़े उम्रदराज पुरुषों से कर देने के बाद, अब वह खुद को फ्रांसीसी उपन्यास, फ्रांसीसी व्यंजन और जब भी मौका मिले फ्रांसीसी चातुर्य के आनंद में डुबो चुकी थीं। डोरियन उनके खास पसंदीदा लोगों में से एक था, और वह हमेशा उससे कहती थी कि उन्हें बहुत खुशी है कि वह उससे पहले जीवन में नहीं मिली। मुझे पता है मेरे प्रिय, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार कर बैठती, वह कहा करती थी, और तुम्हारे लिए अपनी टोपी तक हवा में उछाल देती। यह बहुत अच्छा हुआ कि उस समय तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया। वैसे भी हमारी टोपियां इतनी बेढंगी थीं, और मिल वाले इतने व्यस्त थे पैसे जुटाने में, कि मुझे कभी किसी के साथ छेड़छाड़ करने का मौका ही नहीं मिला। खैर, ये सब नार्बरो की गलती थी। वह बहुत ही कमजोर नजर के थे, और ऐसे पति को धोखा देने में कोई मजा नहीं जो कुछ देख ही नहीं सकता। उस शाम उनके मेहमान कुछ खास रोचक नहीं थे। असल में, जैसा कि उन्होंने एक बहुत पुराने पंखे के पीछे से डोरियन को समझाया, उनकी शादीशुदा बेटियों में से एक अचानक उनके पास रहने आ गई थी, और बात को और भी खराब करने के लिए वह अपने पति को भी साथ ले आई थी। मुझे यह बहुत ही बुरा लगता है मेरे प्रिय, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। बेशक, मैं हर गर्मियों में होमबर्ग से लौटकर उनके यहाँ ठहरती हूँ, लेकिन मेरे जैसी बूढ़ी औरत को कभी कभी ताज़ी हवा की ज़रूरत होती है, और फिर मैं सच में उन्हें जगा देती हूँ। तुम्हें नहीं पता वे वहाँ कैसी ज़िंदगी जीते हैं। वह बिल्कुल शुद्ध देहाती जीवन है। वे जल्दी उठते हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, और जल्दी सो जाते हैं क्योंकि सोचने के लिए बहुत कम होता है। रानी एलिजाबेथ के समय से वहाँ कोई घोटाला नहीं हुआ है, और इसलिए वे सब खाने के बाद सो जाते हैं। तुम उनके पास नहीं बैठोगे, तुम मेरे पास बैठोगे और मेरा मनोरंजन करोगे। डोरियन ने एक सुंदर सा प्रशंसा भरा वाक्य कहा, और कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। हाँ, यह इकनामो निश्चित ही एक उबाऊ दावत थी। दो लोगों को उसने पहले कभी नहीं देखा था, और बाकी में अर्नेस्ट हैरोडन था, जो लंदन के क्लबों में मिलने वाले उन मध्यम आयु के साधारण लोगों में से एक था जिनके कोई दुश्मन नहीं होते, लेकिन अपने दोस्तों को भी खास पसंद नहीं होते। लेडी रॉक्सटन, 47 वर्ष की एक बहुत सजी धजी औरत, टेढ़ी नाक वाली, जो हमेशा खुद को किसी घोटाले में फंसाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन इतनी साधारण दिखती थी कि उसकी बड़ी निराशा के लिए कोई भी उसके बारे में कुछ मानता ही नहीं था। मिसेज एर्लिन, एक महत्वाकांक्षी लेकिन महत्वहीन स्त्री, हल्की तुतलाहट के साथ और वेनिसी लाल बालों वाली। लेडी एलिस चैपमैन, उसकी मेजबान की बेटी, एक साधारण और नीरस लड़की, उन विशिष्ट ब्रिटिश चेहरों में से एक जिन्हें एक बार देखने के बाद कभी याद नहीं रखा जाता। और उसका पति, लाल गालों और सफेद दाढ़ी वाला एक प्राणी, जो अपने जैसे कई लोगों की तरह यह मानता था कि अत्यधिक खुश मिजाजी विचारों की पूरी कमी की भरपाई कर सकती है। उसे थोड़ा अफसोस हुआ कि वह आया, जब तक कि लेडी नार्बरो माउव रंग के कपड़े से ढके मैंटल शेल्फ पर रखी भड़कीली सुनहरी घड़ी की ओर देखते हुए, जो अजीब वक्रों में फैली हुई थी, यह न कह उठी, हेनरी वॉटन का इतना देर करना कितना बुरा है। मैंने आज सुबह ही यूं ही उसे संदेश भेजा था, और उसने वादा किया था कि वह मुझे निराश नहीं करेगा। यह कुछ सांत्वना देने वाला था कि हैरी आने वाला था, और जब दरवाजा खुला और उसने उसकी धीमी मधुर आवाज को किसी बनावटी माफी में आकर्षण भरते हुए सुना, तो उसे अब ऊब महसूस नहीं हुई। लेकिन खाने के दौरान वह कुछ भी नहीं खा सका। प्लेट पर प्लेट बिना छुई ही हटती चली गई।
लेडी नार्बरो उसे डांटती रहीं कि वह बेचारे एडोल्फ का अपमान कर रहा है, जिसने मेनू खास तुम्हारे लिए बनाया है। और कभी-कभी लॉर्ड हेनरी उसकी ओर देखकर उसकी खामोशी और खोए हुए अंदाज पर हैरान होता रहा। बीच-बीच में बटलर उसका गिलास शैंपेन से भर देता। वह उसे लालच से पीता रहा और उसकी प्यास बढ़ती ही गई। डोरियन, आखिरकार लॉर्ड हेनरी ने कहा, जब शॉर्ट फ्रॉइड परोसा जा रहा था, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। मुझे लगता है वह प्यार में है, लेडी नारबरो चिल्लाई, और मुझसे बताने से डर रहा है कि कहीं मैं जल ना जाऊं। वह बिल्कुल सही है, मैं सच में जल जाऊंगी। प्रिय लेडी नारबरो, डोरियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पूरे 1 हफ्ते से प्यार में नहीं पड़ा हूं। असल में तब से नहीं, जब से मैडम द फेरोल शहर छोड़कर गई हैं। तुम मर्द उस औरत पर कैसे फिदा हो सकते हो? बूढ़ी महिला ने कहा। मैं सच में इसे समझ नहीं पाती। सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आपको तब से जानती है जब आप छोटी लड़की थीं, लेडी नारबरो, लॉर्ड हेनरी ने कहा। वह हमारे और आपके छोटे फ्रॉक वाले दिनों के बीच की एकमात्र कड़ी है। उसे मेरे छोटे फ्रॉक बिल्कुल याद नहीं है, लॉर्ड हेनरी, लेकिन मुझे वह वियना में 30 साल पहले बहुत अच्छी तरह याद है। और वह तब कितनी खुली पोशाक पहनती थी। वह अब भी वैसी ही है, उसने अपनी लंबी उंगलियों में एक जैतून लेते हुए जवाब दिया। और जब वह बहुत शानदार पोशाक पहनती है, तो वह किसी खराब फ्रांसीसी उपन्यास के डीलक्स संस्करण जैसी लगती है। वह सच में अद्भुत है और आश्चर्यों से भरी हुई है। परिवार के प्रति उसका लगाव भी असाधारण है। जब उसके तीसरे पति की मृत्यु हुई, तो उसके बाल शोक में बिल्कुल सुनहरे हो गए। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हैरी? डोरियन चिल्लाया। यह तो एक बहुत ही रोमांटिक व्याख्या है, मेजबान हंसते हुए बोली। लेकिन उसका तीसरा पति, लॉर्ड हेनरी, क्या तुम कहना चाहते हो कि फेरोल उसका चौथा पति है? बिल्कुल, लेडी नार्बरो। मुझे इस पर जरा भी विश्वास नहीं। तो फिर मिस्टर ग्रे से पूछिए, वह उसके सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। क्या यह सच है, मिस्टर ग्रे? वह मुझे यही भरोसा दिलाती है, लेडी नार्बरो, डोरियन ने कहा। मैंने उनसे पूछा था कि क्या मार्गरीट द नवारे की तरह उन्होंने उनके दिलों को संरक्षित करके अपनी कमर पर लटका रखा है। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि उनमें से किसी के पास दिल था ही नहीं। 4 पति, मेरी कसम, यह तो बहुत ज्यादा उत्साह है। मैं उसे बहुत ज्यादा दुस्साहस कहता हूँ, डोरियन ने कहा। ओह, वह तो हर चीज में काफी दुस्साहसी है, मेरे प्रिय। और फेरोल कैसा है? मैं उसे नहीं जानती। बहुत सुंदर औरतों के पति अपराधी वर्ग से होते हैं, लॉर्ड हेनरी ने अपनी वाइन की चुस्की लेते हुए कहा। लेडी नार्बरो ने अपने पंखे से उन्हें हल्के से मारा। लॉर्ड हेनरी, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता कि दुनिया कहती है कि आप बहुत ही दुष्ट हैं। लेकिन कौन सी दुनिया ऐसा कहती है? लॉर्ड हेनरी ने भौहें उठाते हुए पूछा। यह तो सिर्फ अगली दुनिया ही हो सकती है। इस दुनिया और मेरे बीच तो बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं जिन जिन लोगों को जानती हूँ, सब कहते हैं कि आप बहुत दुष्ट हैं, बूढ़ी महिला ने सिर हिलाते हुए कहा। लॉर्ड हेनरी कुछ क्षण गंभीर दिखे। यह सच में बहुत भयानक है, उन्होंने आखिरकार कहा। आजकल लोग हमारे पीछे हमारे बारे में ऐसी बातें कहते फिरते हैं जो बिल्कुल सच होती हैं। क्या वह सुधार से परे नहीं है? डोरियन ने कुर्सी पर आगे झुकते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि है, उसकी मेजबान ने हंसते हुए कहा। लेकिन सच में, अगर आप सब लोग मैडम द फेरोल की इस हास्यास्पद तरीके से पूजा करते रहेंगे, तो मुझे भी फैशन में रहने के लिए फिर से शादी करनी पड़ेगी। आप कभी फिर शादी नहीं करेंगी, लेडी नार्बरो,
लॉर्ड हेनरी ने बीच में कहा, आप बहुत ज़्यादा खुश थीं। जब कोई औरत फिर से शादी करती है, तो इसलिए कि वह अपने पहले पति से नफ़रत करती थी। जब कोई आदमी फिर से शादी करता है, तो इसलिए कि वह अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था। औरतें अपनी किस्मत आज़माती हैं, पुरुष उसे जोखिम में डालते हैं। नारबरो परफेक्ट नहीं था, बूढ़ी महिला ने कहा। अगर वह होता, तो आप उससे प्यार नहीं करती, मेरी प्रिय महिला, जवाब आया। औरतें हमें हमारी कमियों के लिए प्यार करती हैं। अगर हमारे पास काफ़ी कमियां हों, तो वे हमें हर चीज़ के लिए माफ़ कर देती हैं, यहाँ तक कि हमारी बुद्धि के लिए भी। मुझे डर है कि ये कहने के बाद आप मुझे फिर कभी खाने पर नहीं बुलाएंगी, लेडी नारबरो। लेकिन यह बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है, लॉर्ड हेनरी। अगर हम औरतें आप लोगों को आपकी कमियों के लिए प्यार न करें, तो आप सब कहाँ होते? आप में से कोई भी शादीशुदा ना होता। आप सब बेचारे कुंवारे रह जाते। हालांकि इससे आप में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आजकल सारे शादीशुदा मर्द कुंवारों की तरह जीते हैं और सारे कुंवारे शादीशुदा मर्दों की तरह। फिन दे सेकल, लॉर्ड हेनरी बुदबुदाए। फिन दु ग्लोब, उनकी मेजबान ने जवाब दिया। काश यह सच में फिन दु ग्लोब होता, डोरियन ने आह भरते हुए कहा। जिंदगी एक बहुत बड़ी निराशा है। अरे मेरे प्रिय, लेडी नार्बरो ने दस्ताने पहनते हुए कहा, मुझे यह मत बताओ कि तुम जिंदगी से ऊब चुके हो। जब कोई आदमी ऐसा कहता है, तो इसका मतलब होता है कि जिंदगी उससे ऊब चुकी है। लॉर्ड हेनरी बहुत दुष्ट हैं और कभी कभी मैं चाहती हूँ कि मैं भी होती। लेकिन तुम अच्छे बनने के लिए बने हो। तुम इतने अच्छे लगते हो। मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढनी होगी। लॉर्ड हेनरी, क्या आपको नहीं लगता कि मिस्टर ग्रे को शादी कर लेनी चाहिए? मैं हमेशा उससे यही कहता रहता हूँ, लेडी नार्बरो, लॉर्ड हेनरी ने झुककर कहा। तो हमें उसके लिए कोई अच्छी जोड़ी ढूंढनी होगी। मैं आज रात डेब्रेट को ध्यान से देखूंगी और सभी योग्य युवतियों की एक सूची बनाऊंगी। उनकी उम्र के साथ, लेडी नार्बरो, डोरियन ने पूछा। बिल्कुल, उनकी उम्र के साथ, थोड़ा बहुत संपादन करके। लेकिन इसमें कोई जल्दी नहीं की जानी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि यह वही हो जिसे दी मॉर्निंग पोस्ट एक उचित संबंध कहता है। और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। लोग खुशहाल शादी के बारे में कैसी बकवास करते हैं, लॉर्ड हेनरी ने कहा। एक आदमी किसी भी औरत के साथ खुश रह सकता है, जब तक कि वह उससे प्यार न करे। अरे, आप कितने निंदक हैं, बूढ़ी महिला ने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाते हुए और लेडी रक्सटन की ओर सिर हिलाते हुए कहा। आपको जल्दी ही फिर मेरे साथ भोजन पर आना होगा। आप सच में एक शानदार टॉनिक हैं, सर एंड्रयू की दी हुई दवा से कहीं बेहतर। लेकिन आपको मुझे यह भी बताना होगा कि आप किन लोगों से मिलना चाहते हैं। मैं चाहती हूं कि वह एक बेहद सुखद सभा हो। मुझे ऐसे पुरुष पसंद हैं जिनका भविष्य हो और ऐसी स्त्रियां जिनका अतीत हो, उसने जवाब दिया। या आपको लगता है कि इससे वह सिर्फ औरतों की महफिल बन जाएगी? मुझे डर है कि हाँ, वह हंसते हुए खड़ी हुई। हजार माफिया, मेरी प्रिय लेडी रक्सटन, उसने जोड़ा। मैंने देखा ही नहीं कि आपने अपनी सिगरेट खत्म नहीं की। कोई बात नहीं, लेडी नार्बरो, मैं वैसे भी बहुत ज्यादा धूम्रपान करती हूँ। अब मैं खुद को सीमित करने वाली हूँ। कृपया ऐसा मत कीजिए, लेडी रक्सटन, लॉर्ड हेनरी ने कहा। संयम एक घातक चीज है। पर्याप्त उतना ही बुरा है जितना एक भोजन। पर्याप्त से अधिक एक दावत जितना अच्छा होता है। लेडी रक्सटन ने उन्हें जिज्ञासा से देखा। आपको किसी दोपहर आकर मुझे यह समझाना होगा, लॉर्ड हेनरी। यह एक बहुत दिलचस्प सिद्धांत लगता है, वह बोली और कमरे से बाहर चली गईं। अब ध्यान रहे कि आप लोग राजनीति और घोटालों में ज्यादा देर न लगा दें, लेडी नार्बरो ने दरवाजे से पुकारा। अगर ऐसा किया तो हम ऊपर जरूर झगड़ेंगे। पुरुष हंस पड़े और मिस्टर चैपमैन,
मेज के सिरे से गंभीरता से उठकर ऊपर की ओर आ गए। डोरियन, ग्रे ने अपनी जगह बदली और जाकर लॉर्ड हेनरी के पास बैठ गया। मिस्टर चैपमैन ने ऊंची आवाज में हाउस ऑफ कॉमन्स की स्थिति पर बात करना शुरू कर दिया। वह अपने विरोधियों पर ठहाके लगा रहा था। डॉक्ट्रिनेयर शब्द, जो ब्रिटिश मन के लिए भय से भरा हुआ था, उसके भाषण के बीच बीच में बार बार आता रहा। एक अनुप्रासिक उपसर्ग उसके भाषण का आभूषण बन गया था। उसने विचारों की चोटियों पर यूनियन जैक लहरा दिया। जाति की विरासत में मिली मूर्खता, जिसे वह हंसते हुए अंग्रेजी सामान्य समझ कहता था, को समाज का सही सहारा बताया गया। लॉर्ड हेनरी के होंठों पर एक मुस्कान उभरी और वह मुड़कर डोरियन की ओर देखने लगे। अब तुम ठीक हो मेरे प्रिय मित्र? उन्होंने पूछा। खाने के समय तुम कुछ अस्वस्थ लग रहे थे। मैं बिल्कुल ठीक हूं हैरी, मैं थका हुआ हूं, बस इतना ही। कल रात तुम बहुत आकर्षक लग रहे थे। छोटी डचेस तुम पर पूरी तरह मोहित है। उसने मुझे बताया कि वह सेल्बी आ रही है। उसने 20 तारीख को आने का वादा किया है। क्या मॉनमाउथ भी वहां होगा? ओह हाँ हैरी, वह मुझे बेहद उबाऊ लगता है, लगभग उतना ही जितना वह उसे लगता है। वह बहुत होशियार है, एक औरत के लिए कुछ ज्यादा ही होशियार। उसमें कमजोरी का वह अनिर्वचनीय आकर्षण नहीं है। मिट्टी के पांव भी मूर्ति के सोने को कीमती बनाते हैं। उसके पांव बहुत सुंदर हैं, लेकिन वे मिट्टी के नहीं हैं। अगर चाहो तो उन्हें सफेद चीनी मिट्टी के पांव कह सकते हो। वे आग से गुजर चुके हैं, और जो चीज आग नष्ट नहीं करती उसे कठोर बना देती है। उसने बहुत कुछ देखा है। उसकी शादी को कितना समय हुआ है? डोरियन ने पूछा। वह खुद कहती है, एक युग, लेकिन कुलीनता की सूची के अनुसार ये 10 साल है। हालांकि मॉनमाउथ के साथ 10 साल एक युग जैसे ही रहे होंगे। ऊपर से समय भी जुड़ा हुआ। और कौन आ रहा है? ओह, विल्लौबी दंपत्ति, लॉर्ड रग्बी और उनकी पत्नी, हमारी मेजबान जेफरी क्लाउस्टन। वही सामान्य लोग। मैंने लॉर्ड ग्रोट्रियन को भी बुलाया है। मुझे वह पसंद है, लॉर्ड हेनरी ने कहा। बहुत से लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे वह आकर्षक लगता है। वह कभी कभी बहुत ज्यादा सजे धजे होने की भरपाई हमेशा अत्यधिक शिक्षित होकर कर देता है। वह एक बहुत आधुनिक प्रकार का आदमी है। मुझे नहीं पता वह आ पाएगा या नहीं हैरी। उसे शायद अपने पिता के साथ मोंटे कार्लो जाना पड़े। आह, लोगों के रिश्तेदार कितनी मुसीबत होते हैं। उसे आने के लिए कहो। वैसे डोरियन, तुम कल रात बहुत जल्दी चले गए थे। तुम 11 बजे से पहले ही निकल गए थे। उसके बाद तुमने क्या किया? क्या तुम सीधे घर चले गए थे? डोरियन ने जल्दी से उसकी ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। नहीं हैरी, उसने आखिरकार कहा। मैं लगभग 3 बजे घर पहुंचा। क्या तुम क्लब गए थे? हाँ, उसने जवाब दिया। फिर उसने अपने होंठ काटे। नहीं, मेरा मतलब वह नहीं है। मैं क्लब नहीं गया था। मैं यूं ही घूमता रहा। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या किया। तुम कितने जिज्ञासु हो हैरी। तुम हमेशा जानना चाहते हो कि कोई क्या कर रहा था। मैं हमेशा भूलना चाहता हूं कि मैंने क्या किया था। अगर तुम सही समय जानना चाहते हो, तो मैं 2:30 बजे घर पहुंचा। मैं अपनी चाबी घर पर ही छोड़ आया था और मेरे नौकर को दरवाजा खोलना पड़ा। अगर तुम्हें इस बात का कोई प्रमाण चाहिए, तो तुम उससे पूछ सकते हो। लॉर्ड हेनरी ने कंधे उचकाए। मेरे प्रिय मित्र, जैसे मुझे कोई फर्क पड़ता हो। चलो, ड्राइंग रूम में चलते हैं। नहीं, धन्यवाद मिस्टर चैपमैन, मुझे शेरी नहीं चाहिए। डोरियन, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। मुझे बताओ, क्या बात है? आज रात तुम खुद जैसे नहीं लग रहे। मेरी चिंता मत करो हैरी। मैं चिड़चिड़ा हूं और मेरा मूड खराब है। मैं तुमसे कल या परसों मिलने आऊंगा। लेडी नार्बरो से मेरी माफी कह देना। मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं घर जा रहा हूं। मुझे घर जाना है। ठीक है डोरियन, शायद मैं तुमसे कल चाय के समय मिलूंगा। टचेस आ रही है।
मैं आने की कोशिश करूँगा, हैरी। यह कहकर वह कमरे से निकल गया। जब वह अपनी गाड़ी में अपने घर लौट रहा था, उसे महसूस हुआ कि वह भय, जिसे उसने समझा था कि उसने दबा दिया है, फिर से लौट आया है। लॉर्ड हेनरी के साधारण सवालों ने उसकी नसों को एक पल के लिए ढीला कर दिया था और उसे अपनी हिम्मत की ज़रूरत थी। जो चीज़ें खतरनाक थीं, उन्हें नष्ट करना ही था। वह सिहर उठा। वह उन्हें छूने के विचार से भी नफ़रत करता था। फिर भी यह करना ही था। उसने यह समझ लिया और जब उसने अपनी लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद कर लिया, तो उसने उस गुप्त खाने को खोला, जिसमें उसने बेसिल हॉलवर्ड का कोट और बैग छिपा दिया था। आग तेज़ी से जल रही थी। उसने उसमें एक और लकड़ी डाल दी। जलते हुए कपड़ों और चमड़े की गंध भयानक थी। सब कुछ जलाने में उसे 45 मिनट लगे। अंत में वह चक्कर और मिचली महसूस करने लगा और तांबे के छिद्रित पात्र में कुछ अल्जीरियाई धूप जलाकर उसने अपने हाथ और माथे को ठंडे कस्तूरी सुगंधित सिरके से धोया। अचानक वह चौंक उठा। उसकी आंखें अजीब तरह से चमकने लगीं और उसने घबराहट में अपने निचले होंठ को काटा। दो खिड़कियों के बीच एक बड़ा फ्लोरेंटाइन अलमारी रखी थी, जो ऑबनूस की बनी थी और हाथी दांत और नीले लेपिस से जड़ी हुई थी। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई ऐसी चीज हो जो आकर्षित भी करे और डराए भी, जैसे उसमें कुछ ऐसा हो जिसकी उसे चाह भी हो और जिससे वह लगभग घृणा भी करता हो। उसकी सांस तेज हो गई। उस पर एक पागलपन भरी लालसा छा गई। उसने एक सिगरेट जलाई और फिर उसे फेंक दिया। उसकी पलकें झुक गईं, इतनी कि लंबी पलकें उसके गाल को छूने लगीं। फिर भी वह अलमारी को देखता रहा। आखिरकार वह सोफे से उठा, जिस पर वह लेटा हुआ था, उसके पास गया और उसे खोलकर एक छिपे हुए स्प्रिंग को दबाया। एक त्रिकोणीय दराज धीरे धीरे बाहर आई। उसकी उंगलियां अपने आप उसकी ओर बढ़ीं, भीतर गईं और किसी चीज पर बंद हो गईं। वह काले और सुनहरी धूल जैसी लाह से बना एक छोटा चीनी डिब्बा था, बहुत बारीकी से बनाया हुआ, जिसकी सतह पर मुड़ी हुई लहरों के डिजाइन थे और रेशमी डोरियों पर गोल क्रिस्टल और गूंथे हुए धातु के धागों के झुमके लगे थे। उसने उसे खोला। अंदर हरे रंग का एक लेप था, मोम जैसा चमकदार, जिसकी गंध अजीब तरह से भारी और टिकाऊ थी। कुछ क्षणों तक वह ठिठका रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जमी हुई मुस्कान थी। फिर कांपते हुए, जबकि कमरे का वातावरण बेहद गर्म था, वह सीधा खड़ा हुआ और घड़ी की ओर देखा। 12 बजने में 20 मिनट बाकी थे। उसने डिब्बा वापस रख दिया, अलमारी के दरवाजे बंद किए और अपने शयन कक्ष में चला गया। जब आधी रात धुंधली हवा में कांस्य की चोटों जैसी ध्वनि कर रही थी, डोरियन ग्रे, साधारण कपड़े पहने हुए और गले में मफलर लपेटे, चुपचाप अपने घर से निकल गया। बॉन्ड स्ट्रीट में उसे एक अच्छी घोड़ी वाली घोड़ा गाड़ी मिली। उसने उसे रोका और धीमी आवाज में गाड़ीवान को एक पता बताया। आदमी ने सिर हिलाया। यह मेरे लिए बहुत दूर है, वह बुदबुदाया। ये लो एक सोने का सिक्का, डोरियन ने कहा। अगर तुम तेज चलाओगे तो एक और मिलेगा। ठीक है सर, आदमी ने जवाब दिया। आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। और जब उसका यात्री बैठ गया, तो उसने घोड़ी को मोड़ा और तेजी से नदी की ओर बढ़ चला। अध्याय 16। ठंडी बारिश शुरू हो गई और धुंधली स्ट्रीट लाइट्स टपकती धुंध में भयानक लग रही थीं। शराब खाने अभी अभी बंद हो रहे थे और धुंधले से आदमी और औरतें उनके दरवाजों के बाहर टूटी फूटी टोलियों में जमा थे। कुछ बारों से भयानक हंसी की आवाज आ रही थी। कहीं कहीं शराबी झगड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे। हैंडसम गाड़ी में पीछे की ओर लेटे हुए, अपनी टोपी को माथे तक खींचे हुए, डोरियन ग्रे सुस्त आंखों से इस महान शहर की गंदी शर्म को देख रहा था और कभी कभी वह अपने आप से वही शब्द दोहराता था जो लॉर्ड हेनरी ने उससे उनकी पहली मुलाकात के दिन कहे थे। इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को ठीक करना और आत्मा के माध्यम से इंद्रियों को। हाँ, यही रहस्य था। उसने अक्सर इसे आजमाया था और अब फिर से आजमाएगा। वहां अफीम के अड्डे थे, जहां भुला देने का सौदा खरीदा जा सकता था। भयावह जगह जहां पुराने पापों की याद को नए पापों के
पागलपन से मिटाया जा सकता था। चांद आकाश में नीचे झुका हुआ था, एक पीली खोपड़ी की तरह। समय समय पर कोई विशाल विकृत बादल अपना लंबा हाथ फैलाकर उसे ढक लेता था। गैस के लैंप कम होते जा रहे थे और सड़कें और संकरी और उदास होती जा रही थीं। एक बार गाड़ीवान रास्ता भटक गया और उसे आधा मील पीछे लौटना पड़ा। घोड़ा जब कीचड़ के गड्ढों में से गुजरता तो उससे भांप उठती। गाड़ी की खिड़कियों पर धूसर धुंध जम गई थी। इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को ठीक करना और आत्मा के माध्यम से इंद्रियों को, ये शब्द उसके कानों में कैसे गूंज रहे थे? उसकी आत्मा तो सचमुच मरने की हद तक बीमार थी। क्या सच में इंद्रियां उसे ठीक कर सकती थीं? निर्दोष खून बहाया गया था। उसका प्रायश्चित क्या हो सकता था? आह, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं था। लेकिन भले ही क्षमा असंभव हो, भूल जाना अब भी संभव था। और उसने ठान लिया था कि वह भूल जाएगा, उस चीज को कुचल देगा, उसे ऐसे खत्म कर देगा जैसे कोई उस सांप को कुचल देता है जिसने उसे डंसा हो। आखिर बेसिल को उससे इस तरह बात करने का क्या अधिकार था? उसे दूसरों का न्यायाधीश किसने बनाया था? उसने ऐसी बातें कही थीं जो भयानक थीं, असहनीय थीं। गाड़ी आगे बढ़ती रही, हर कदम पर जैसे धीमी होती जा रही थी। उसने ऊपर की खिड़की खोली और गाड़ीवान को तेज चलाने के लिए पुकारा। अफीम की वह भयानक भूख उसे भीतर से कुतरने लगी। उसका गला जल रहा था और उसके नाजुक हाथ घबराहट में आपस में मरोड़ खाने लगे। उसने अपनी छड़ी से घोड़े को पागलों की तरह मारा। गाड़ीवान हंसा और कोड़ा चलाया। उसने भी जवाब में हंसी छोड़ी और गाड़ीवान चुप हो गया। रास्ता अंतहीन लग रहा था और सड़कें किसी फैले हुए मकड़ी के काले जाले जैसी। एक रास्ता असहनीय हो गई और जैसे जैसे धुंध घनी होती गई, वह डरने लगा। फिर वे सुनसान ईंट भट्टों के पास से गुजरे। यहाँ धुंध हल्की थी और वह अजीब बोतल जैसी भट्टियों को देख सकता था, जिनमें से आग की नारंगी पंखे जैसी जीभें निकल रही थीं। उनके गुजरते ही एक कुत्ता भौंका और दूर अंधेरे में कोई भटका हुआ समुद्री पक्षी चीखा। घोड़ा एक गड्ढे में फिसला, फिर किनारे हटकर दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद वे कच्ची सड़क छोड़कर फिर उबड़-खाबड़ पक्की सड़कों पर खड़खड़ाते हुए चलने लगे। ज्यादातर खिड़कियां अंधेरी थीं, लेकिन कभी-कभी किसी रोशनी वाले पर्दे के पीछे अजीब सी परछाइयां दिखाई देती थीं। वह उन्हें जिज्ञासा से देखता रहा। वे किसी विशाल कठपुतलियों की तरह हिलती थीं और जीवित चीजों की तरह इशारे करती थीं। उसे उनसे नफरत थी। उसके दिल में एक सुस्त क्रोध भर गया। जब वे एक मोड़ मुड़े तो एक औरत ने खुले दरवाजे से उन पर कुछ चिल्लाया और दो आदमी लगभग 100 गज तक गाड़ी के पीछे दौड़े। गाड़ीवान ने उन पर कोड़ा चलाया। कहा जाता है कि जुनून इंसान को गोल गोल सोचने पर मजबूर कर देता है। सचमुच डोरियन ग्रे के कटे हुए होंठ बार बार उन्हीं सूक्ष्म शब्दों को दोहराते रहे जो आत्मा और इंद्रियों की बात करते थे, जब तक कि उसे उनमें अपने मन की पूरी अभिव्यक्ति न मिल गई और उसने बौद्धिक सहमति के सहारे उन भावनाओं को सही ठहरा दिया जो बिना किसी औचित्य के भी उसके स्वभाव पर हावी रहती। उसके दिमाग के हर कोने में वही एक विचार फैलता गया और जीने की वह जंगली इच्छा, जो मनुष्य की सबसे भयानक इच्छाओं में से एक है, उसके हर कांपते हुए नस और रेशे में ताकत बनकर दौड़ गई। जो कुरूपता कभी उसे इसलिए नापसंद थी क्योंकि वह चीजों को वास्तविक बना देती थी, अब उसी कारण से उसे प्रिय लगने लगी। क्रूरता ही एकमात्र वास्तविकता थी। वह अश्लील झगड़ा, वह घिनौना अड्डा, अव्यवस्थित जीवन की कच्ची हिंसा, चोरों और बहिष्कृतों की घृणितता, ये सब अपने तीव्र यथार्थ के कारण कला के सुंदर रूपों और गीतों की स्वप्निल छायाओं से कहीं अधिक सजीव थे। उसे इन्हीं की जरूरत थी भूल जाने के लिए। 3 दिन में वह मुक्त हो जाएगा। अचानक गाड़ी एक झटके के साथ एक अंधेरी गली के मुहाने पर रुक गई। घरों की नीची छतों और टेढ़ी मेढ़ी चिमनियों के ऊपर जहाजों के काले मस्तूल उठे हुए थे। सफेद धुंध की लहरें भूतियां पालों की तरह रस्सियों से लिपटी हुई थीं। यही कहीं है, सर, है ना? गाड़ीवान ने खिड़की से झांकते हुए
भारी आवाज में पूछा। डोरियन चौंका और चारों ओर देखने लगा। हाँ, यही ठीक है, उसने जवाब दिया और जल्दी से उतरकर गाड़ीवान को वादा किया हुआ अतिरिक्त पैसा देकर घाट की ओर तेजी से चल पड़ा। इधर उधर कुछ बड़ी व्यापारिक जहाजों के पिछले हिस्से पर लालटेनें टिमटिमा रही थीं। उनकी रोशनी पानी के गड्ढों में हिलती और टूटती हुई दिखाई दे रही थी। बाहर जाने वाले एक स्टीमर से लाल चमक आ रही थी, जिसमें कोयला भरा जा रहा था। फिसलन भरी सड़क गीले रेनकोट जैसी लग रही थी। वह बाईं ओर तेजी से बढ़ा, बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। लगभग 7-8 मिनट में वह एक छोटे जर्जर मकान के पास पहुंचा, जो दो सूनी फैक्ट्रियों के बीच फंसा हुआ था। ऊपर की एक खिड़की में एक दिया जल रहा था। वह रुका और एक खास तरह की दस्तक दी। कुछ देर बाद उसे गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी और जंजीर खुलने की आवाज आई। दरवाजा चुपचाप खुला और वह बिना कुछ कहे अंदर चला गया, उस ठिगनी विकृत आकृति की ओर देखे बिना, जो उसके गुजरते ही साय में सिमट गई। हॉल के अंत में एक फटा हुआ हरा पर्दा लटक रहा था, जो बाहर से आई तेज हवा में हिल रहा था। उसने उसे हटाया और एक लंबे नीची छत वाले कमरे में प्रवेश किया, जो कभी किसी तीसरे दर्जे के नृत्य हॉल जैसा लगता था। तेज चुभती हुई गैस लाइट्स, जो मक्खियों से सने शीशों में धुंधली और विकृत दिखाई दे रही थीं, दीवारों के चारों ओर लगी थीं। उनके पीछे टेढ़े मेढ़े टिन के गंदे रिफ्लेक्टर लगे थे, जो कांपते हुए प्रकाश के गोल घेरे बना रहे थे। फर्श पीले भूरे बुरादे से ढका था, जो जगह जगह पैरों तले कुचल कर कीचड़ बन गया था और गिरे हुए शराब के काले धब्बों से सना हुआ था। कुछ मलय लोग एक छोटे कोयले के चूल्हे के पास बैठकर हड्डियों के काउंटर से खेल रहे थे और बकबक करते हुए अपने सफेद दांत दिखा रहे थे। एक कोने में एक नाविक अपनी बाहों में सिर छिपाए मेज पर फैला पड़ा था और उस सस्ते रंगे हुए बार के पास, जो एक पूरी दीवार पर फैला था, दो थकी हुई औरतें एक बूढ़े आदमी का मजाक उड़ा रही थीं, जो घृणा भरे भाव से अपने कोट की बाहें झाड़ रहा था। इसे लगता है जैसे इसके ऊपर लाल चींटियां चढ़ गई हैं। उनमें से एक हंसी जब डोरियन उनके पास से गुजरा। वह आदमी उसे डर के साथ देखने लगा और सिसकने लगा। कमरे के अंत में एक छोटी सी सीढ़ी थी, जो एक अंधेरे कमरे की ओर जाती थी। जैसे ही डोरियन उसके चरमराते 3 पायदानों पर चढ़ा, अफीम की तेज गंध उससे टकराई। उसने गहरी सांस ली और उसकी नाक के पंख आनंद से फड़क उठे। अंदर जाते ही एक युवा आदमी, जिसके चिकने पीले बाल थे और जो एक दिए के पास झुककर लंबी पतली पाइप जला रहा था, ने उसकी ओर देखा और हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। तुम यहाँ, एड्रियन? डोरियन ने बुदबुदाया। और कहाँ हो सकता हूँ, उसने उदासीनता से जवाब दिया। अब कोई भी मुझसे बात नहीं करता। मुझे लगा था तुम इंग्लैंड छोड़ चुके हो। डार्लिंगटन कुछ करने वाला नहीं है। मेरे भाई ने आखिरकार बिल चुका दिया। जॉर्ज भी अब मुझसे बात नहीं करता। मुझे परवाह नहीं, उसने आह भरते हुए जोड़ा। जब तक यह चीज है, किसी को दोस्तों की जरूरत नहीं होती। शायद मेरे बहुत ज्यादा दोस्त थे। डोरियन सिहर उठा और चारों ओर उन अजीब आकृतियों को देखने लगा, जो फटे हुए गद्दों पर विचित्र मुद्राओं में पड़ी थीं। मुड़े हुए अंग, खुले हुए मुंह, खाली निस्तेज आंखें, ये सब उसे आकर्षित कर रहे थे। वह जानता था कि वे किन अजीब स्वर्गों में पीड़ा सह रहे हैं और किस तरह के सुस्त नरक उन्हें किसी नए आनंद का रहस्य सिखा रहे हैं। वे उससे बेहतर स्थिति में थे। वह विचारों में कैद था। स्मृति किसी भयानक बीमारी की तरह उसकी आत्मा को खा रही थी। समय समय पर उसे ऐसा लगता था जैसे बेसिल हॉलवर्ड की आंखें उसे देख रही हों। फिर भी वह वहां ठहर नहीं सकता था। एड्रियन सिंगलटन की मौजूदगी उसे परेशान कर रही थी। वह ऐसी जगह जाना चाहता था जहां कोई उसे पहचान न सके। वह खुद से भागना चाहता था। मैं दूसरी जगह जा रहा हूं, उसने कुछ देर बाद कहा। घाट पर? हाँ, वह पागल औरत वहां जरूर होगी। अब उसे यहां नहीं आने देते। डोरियन ने कंधे उचकाए।
मैं उन औरतों से तंग आ गया हूँ जो मुझसे प्यार करती हैं, जो मुझसे नफ़रत करती हैं। वे कहीं ज़्यादा दिलचस्प होती हैं और फिर वहाँ का माल भी बेहतर है। लगभग वही है। मुझे वह बेहतर लगता है। आओ, कुछ पीते हैं, मुझे कुछ चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, युवक ने बुदबुदाया। कोई बात नहीं। एड्रियन सिंगलेटन थकान से उठा और डोरियन के पीछे-पीछे बार तक आया। एक आधा नस्लीय आदमी, फटी हुई पगड़ी और मैले कोट में भयानक मुस्कान के साथ। उनके सामने ब्रांडी की बोतल और 2 गिलास रख गया। औरतें पास आ गईं और बकबक करने लगीं। डोरियन ने उनसे मुंह फेर लिया और धीमी आवाज में एड्रियन सिंगलटन से कुछ कहा। एक औरत के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान उभरी। आज तो बहुत घमंड है, उसने ताना मारा। भगवान के लिए मुझसे बात मत करो, डोरियन चिल्लाया, जमीन पर पैर पटकते हुए। तुम्हें क्या चाहिए? पैसे? लो, ये रहे। मुझसे फिर कभी बात मत करना। औरत की बुझी हुई आंखों में एक पल के लिए लाल चिंगारियां चमकीं, फिर बुझ गईं और वे फिर से निस्तेज हो गईं। उसने सिर झटका और लालच से सिक्के समेट ली। उसकी साथी उसे ईर्ष्या से देख रही थी। कोई फायदा नहीं, एड्रियन सिंगलेटन ने आह भरते हुए कहा। मुझे वापस जाने का मन नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं यहाँ ठीक हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे लिखना, ठीक है? डोरियन ने कुछ देर बाद कहा। शायद। तो फिर शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, युवक ने जवाब दिया, सीढ़ियां चढ़ते हुए और अपने सूखे मुंह को रुमाल से पोंछते हुए। डोरियन दर्द भरे चेहरे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उस औरत के रंगे हुए होठों से एक भयानक हंसी फूटी, जिसने उसके पैसे लिए थे। लो, शैतान का सौदा जा रहा है, वह भारी आवाज में हिचकते हुए बोली। चुप रहो, उसने जवाब दिया। मुझे ऐसा मत कहो। उसने उंगलियां चटकाईं। प्रिंस चार्मिंग कहलाना पसंद है ना? वह उसके पीछे चिल्लाई। उसकी बात सुनकर वह उनींदा नाविक उछलकर खड़ा हो गया और घबराकर चारों ओर देखने लगा। दरवाजा बंद होने की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह पीछा करने के लिए बाहर भागा। डोरियन ग्रे फुहार भरी बारिश में घाट के किनारे किनारे तेजी से चलता रहा। एड्रियन सिंगलटन से मुलाकात ने उसे अजीब तरह से प्रभावित किया था और वह सोचने लगा कि क्या उस युवक की बर्बादी सच में उसी के कारण हुई थी, जैसा बेसिल हॉलवर्ट ने उससे कहा था। उसने अपने होंठ काटे और कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में उदासी आ गई। फिर भी आखिर उसे इससे क्या फर्क पड़ता था? जीवन बहुत छोटा है कि कोई दूसरे के पापों का बोझ अपने ऊपर उठाए। हर आदमी अपनी जिंदगी जीता है और उसकी कीमत खुद चुकाता है। बस अफसोस यही है कि काय से कि एक गलती की कीमत बार बार चुकानी पड़ती है। सचमुच, बार बार। मनुष्य के साथ अपने व्यवहार में भाग्य कभी अपना हिसाब बंद नहीं करता। ऐसे क्षण होते हैं, मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं, जब पाप की इच्छा, या जिसे दुनिया पाप कहती है, किसी स्वभाव पर इतनी हावी हो जाती है कि शरीर का हर रेशा, जैसे मस्तिष्क की हर कोशिका, भयानक आवेगों से भर उठती है। ऐसे क्षणों में स्त्री पुरुष अपनी इच्छा की स्वतंत्रता खो देते हैं। वे अपने भयानक अंत की ओर वैसे ही बढ़ते हैं जैसे कोई यंत्र चलता है। उनसे चुनाव की शक्ति छीन ली जाती है और अंतरात्मा या तो मर जाती है, या यदि जीवित रहती भी है तो केवल विद्रोह को आकर्षक बनाने और अवज्ञा को मोहक बनाने के लिए। क्योंकि सभी पाप, जैसा कि धर्मशास्त्री हमें बार बार याद दिलाते हैं, अवज्ञा के पाप होते हैं। जब वह उच्च आत्मा, वह बुराई का प्रभात तारा, स्वर्ग से गिरा था, तो वह एक विद्रोही के रूप में ही गिरा था। निर्दयी, बुराई पर केंद्रित, कलुषित मन और विद्रोह के लिए भूखी आत्मा के साथ डोरियन ग्रे आगे बढ़ता गया, अपने कदम तेज करता हुआ। लेकिन जैसे ही वह एक अंधेरी मेहराब में मुड़ा, जो उसे अक्सर उस बदनाम जगह तक पहुंचने का छोटा रास्ता देती थी जहां वह जा रहा था, उसे अचानक पीछे से पकड़ लिया गया और
इससे पहले कि वह अपना बचाव कर पाता, उसे दीवार से जोर से टिका दिया गया। उसके गले पर एक क्रूर हाथ जकड़ा हुआ था। वह जान बचाने के लिए बेतहाशा छटपटाया और एक भयानक प्रयास से उसने कसती हुई उंगलियों को झटक दिया। अगले ही पल उसने रिवॉल्वर की क्लिक की आवाज सुनी और एक चमकती हुई नली को सीधे अपने सिर की ओर तनी हुई देखा, और सामने एक ठिगना गठीला आदमी खड़ा था। तुम क्या चाहते हो? उसने हाँफते हुए कहा। चुप रहो, आदमी ने कहा। अगर तुम हिले तो मैं गोली मार दूंगा। तुम पागल हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने सिबिल वैन की जिंदगी बर्बाद कर दी, जवाब मिला। और सिबिल वैन मेरी बहन थी, उसने आत्महत्या कर ली। मुझे पता है, उसकी मौत का जिम्मेदार तुम हो। मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मेरे पास कोई सुराग नहीं था, कोई निशान नहीं। जो दो लोग तुम्हारा हुलिया बता सकते थे, वे मर चुके थे। मुझे तुम्हारे बारे में सिर्फ वही नाम पता था जिससे वह तुम्हें पुकारती थी। आज रात मैंने उसे संयोग से सुन लिया। अपने भगवान से माफी मांग लो, क्योंकि आज रात तुम्हारी मौत तय है। डोरियन ग्रे डर से बीमार सा हो गया। मैं उसे कभी नहीं जानता था, वह हकलाया। मैंने उसका नाम तक नहीं सुना। तुम पागल हो। बेहतर होगा कि तुम अपने पाप स्वीकार कर लो, क्योंकि जैसे मैं जेम्स वैन हूं, वैसे ही तुम मरने वाले हो। एक भयानक क्षण था। डोरियन को समझ नहीं आया कि क्या कहे या क्या करे। घुटनों के बल बैठो, आदमी गुर्राया। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूं अपने भगवान से माफी मांगने के लिए। बस 1 मिनट। मैं आज रात भारत के लिए जहाज पर जा रहा हूं, और पहले मुझे अपना काम पूरा करना है। 1 मिनट, बस इतना ही। डोरियन के हाथ उसके किनारों पर ढीले पड़ गए। डर से जकड़ा हुआ, वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अचानक उसके दिमाग में एक जंगली उम्मीद कौंधी। रुको, वह चिल्लाया। कितने साल पहले तुम्हारी बहन मरी थी? जल्दी बताओ। 18 साल, आदमी ने कहा। तुम क्यों पूछ रहे हो? सालों से क्या फर्क पड़ता है? 18 साल, डोरियन ग्रे हंसा। उसकी आवाज में विजय की हल्की झलक थी। 18 साल। मुझे उस रोशनी के नीचे ले जाओ और मेरा चेहरा देखो। जेम्स वैन एक पल के लिए हिचकिचाया, समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है। फिर उसने डोरियन ग्रे को पकड़ा और उसे मेहराब से बाहर खींच लिया। हवा से डगमगाती उस मंद रोशनी में भी वह अपनी भयानक भूल को देख सका, क्योंकि जिस आदमी को वह मारने आया था, उसके चेहरे पर अब भी युवावस्था की ताजगी थी। उसकी मासूमियत पूरी तरह अछूती थी। वह 20 साल के किसी लड़के से ज्यादा नहीं लग रहा था, शायद उससे भी छोटा, या कम से कम उतना ही जितनी उम्र उसकी बहन की थी जब वे सालों पहले अलग हुए थे। यह साफ था कि यह वही आदमी नहीं हो सकता जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और पीछे लड़खड़ा गया। हे भगवान, हे भगवान, वह चिल्लाया। मैं तो तुम्हारी हत्या कर ही देता। डोरियन ग्रे ने लंबी सांस ली। तुम एक भयानक अपराध करने के कगार पर थे, मेरे दोस्त। उसने कठोरता से उसे देखते हुए कहा। इसे एक चेतावनी समझो कि अपने हाथों से बदला मत लो। मुझे माफ कर दीजिए सर, जेम्स वैन बुदबुदाया। मुझसे गलती हो गई। उस अभिशप्त जगह में सुनी गई एक बात ने मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया। बेहतर होगा कि तुम घर जाओ और उस पिस्तौल को रख दो, नहीं तो मुसीबत में पड़ सकते हो, टोरियन ने कहा, मुड़ते हुए और धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ते हुए। जेम्स वैन फुटपाथ पर खड़ा रह गया, भय से कांपता हुआ। कुछ देर बाद एक काली परछाई जो टपकती दीवार के साथ साथ सरक रही थी, रोशनी में आई और चुपके चुपके उसके पास आ गई। उसे अपने हाथ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ और वह चौंक कर मुड़ा। वह उन औरतों में से एक थी जो बार में पी रही थी। तुमने उसे मारा क्यों नहीं? उसने फुफकारते हुए कहा, अपना थका हुआ चेहरा उसके बिल्कुल पास लाते हुए।
मैंने देखा था, तुम उसका पीछा कर रहे थे, जब तुम डेली के यहाँ से भागे थे। बेवकूफ़! तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। उसके पास बहुत पैसा है और वह बहुत बुरा आदमी है। वह आदमी नहीं है जिसे मैं ढूँढ रहा हूँ, उसने जवाब दिया। और मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए। मुझे एक आदमी की जान चाहिए। जिस आदमी की जान मुझे चाहिए, वह अब करीब 40 का होगा। यह तो एक लड़के से ज़्यादा नहीं है। भगवान का शुक्र है कि उसके खून से मेरे हाथ नहीं रंगे। औरत कड़वाहट से हंसी। लड़का, वह व्यंग्य से बोली। अरे आदमी, करीब 18 साल हो गए जब प्रिंस चार्मिंग ने मुझे यह बना दिया जो मैं हूं। तुम झूठ बोल रही हो, जेम्स वेन चिल्लाया। उसने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। भगवान की कसम, मैं सच कह रही हूं, वह चिल्लाई। भगवान की कसम, अगर यह सच ना हो तो मैं गूंगी हो जाऊं। वही सबसे बुरा है जो यहां आता है। लोग कहते हैं कि उसने अपनी खूबसूरत शक्ल के बदले अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है। करीब 18 साल हो गए जब मैं उससे मिली थी। तब से वह ज्यादा नहीं बदला, लेकिन मैं बदल गई हूं। उसने एक बीमार सी मुस्कान के साथ कहा। तुम इसकी कसम खाती हो? मैं कसम खाती हूं, उसके मुंह से भारी आवाज में निकला। लेकिन उसे मेरे बारे में मत बताना, वह गिड़गिड़ाई। मैं उससे डरती हूं। मुझे आज रात के ठिकाने के लिए कुछ पैसे दे दो। वह उसे गाली देते हुए उससे छूट गया और गली के मोड़ की ओर भागा। लेकिन डोरियन ग्रे गायब हो चुका था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत भी गायब हो चुकी थी। अध्याय 17। एक हफ्ते बाद डोरियन ग्रे सेल्बी रॉयल के कंजर्वेटरी में बैठा था और मॉनमाउथ की सुंदर डचेस से बात कर रहा था, जो अपने पति 60 साल के थके हारे दिखने वाले आदमी के साथ उसके मेहमानों में शामिल थी। चाय का समय था और मेज पर रखे बड़े लेस से ढके लैंप की मुलायम रोशनी उस नाजुक चीनी बर्तन और हथौड़े से बने चांदी के बर्तन को रोशन कर रही थी, जिन पर डचेस मेजबानी कर रही थी। उसके सफेद हाथ कपों के बीच कोमलता से घूम रहे थे और उसके भरे हुए लाल होंठ उस बात पर मुस्कुरा रहे थे जो डोरियन ने उससे धीरे से कही थी। लॉर्ड हेनरी रेशमी कपड़े से ढकी बेंत की कुर्सी पर पीछे झुके हुए उन्हें देख रहे थे। आड़ू रंग के दीवान पर लेडी नार्बरो बैठी थीं और ड्यूक द्वारा अपने संग्रह में जोड़े गए ब्राजील के आखिरी भृंग के बारे में उसकी व्याख्या को सुनने का नाटक कर रही थीं। 3 युवा पुरुष सजे धजे स्मोकिंग सूट में कुछ महिलाओं को केक परोस रहे थे। इस सभा में 12 लोग थे और अगले दिन और भी आने वाले थे। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? लॉर्ड हेनरी ने मेज की ओर आते हुए और अपना कप रखते हुए कहा। उम्मीद है डोरियन ने तुम्हें मेरी हर चीज का नाम बदलने की योजना के बारे में बताया होगा, ग्लैडिस। ये एक बहुत ही शानदार विचार है। लेकिन मैं अपना नाम नहीं बदलवाना चाहती, हैरी, डचेस ने अपनी अद्भुत आंखों से उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। मैं अपने नाम से पूरी तरह संतुष्ट हूं और मुझे यकीन है कि मिस्टर ग्रे को भी होना चाहिए। मेरी प्रिय ग्लैडिस, मैं दुनिया में किसी भी कीमत पर तुम्हारा या उसका नाम नहीं बदलूंगा। दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट हैं। मैं तो मुख्य रूप से फूलों के बारे में सोच रहा था। कल मैंने अपने बटन होल के लिए एक ऑर्किड तोड़ा। वह एक अद्भुत धब्बेदार चीज थी, 7 घोर पापों जितनी प्रभावशाली। एक अनजाने में मैंने माली से उसका नाम पूछ लिया। उसने कहा कि वह रॉबिन्सोनियाना का एक शानदार नमूना है, या कुछ उतना ही भयानक। यह एक दुखद सच्चाई है कि हमने चीजों को सुंदर नाम देने की क्षमता खो दी है। नाम ही सब कुछ है। मैं कभी कामों से झगड़ा नहीं करता। मेरा झगड़ा सिर्फ शब्दों से है। यही कारण है कि मुझे साहित्य में अश्लील यथार्थवाद से नफरत है। जो आदमी फावड़े को फावड़ा कह सकता है, उसे उसी का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। वही उसके लायक है। तो फिर हम आपको क्या कहें, हैरी? उसने पूछा। इनका नाम है प्रिंस पैराडॉक्स, डोरियन ने कहा। मैंने तो इन्हें तुरंत पहचान लिया,
डचेस ने कहा। मैं ये सुनना नहीं चाहता। लॉर्ड हेनरी हंसते हुए एक कुर्सी पर बैठ गए। एक बार कोई नाम लग जाए तो उससे बचा नहीं जा सकता। मैं इस उपाधि को अस्वीकार करता हूँ। राजघराने त्याग नहीं करते। सुंदर होंठों से चेतावनी आई। तो तुम चाहती हो कि मैं अपने सिंहासन की रक्षा करूं? हाँ, मैं कल की सच्चाइयां देता हूं। मुझे आज की गलतियां ज्यादा पसंद हैं। उसने जवाब दिया। तुमने मुझे निरुत्तर कर दिया, ग्लैडिस। उसने कहा, उसके मूड की चंचलता को अपनाते हुए। तुम्हारी ढाल को, हैरी, तुम्हारे भाले को नहीं। मैं कभी सुंदरता के खिलाफ युद्ध नहीं करता। उसने हाथ हिलाते हुए कहा। यही तुम्हारी गलती है, हैरी। मुझ पर विश्वास करो। तुम सुंदरता को बहुत ज्यादा महत्व देते हो। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं मानता हूं कि सुंदर होना अच्छा होने से बेहतर है, लेकिन दूसरी ओर कोई भी मुझसे ज्यादा तैयार नहीं है यह मानने के लिए कि अच्छा होना बदसूरत होने से बेहतर है। तो बदसूरती सात घोर पापों में से एक है, डचेस ने कहा। फिर तुम्हारी ऑर्किड वाली उपमा का क्या होगा? बदसूरती सात घोर गुणों में से एक है, ग्लैडिस। तुम एक अच्छी टोरी होने के नाते उन्हें कम मत समझो। बियर, बाइबल और सात घोर गुणों ने हमारी इंग्लैंड को वह बनाया है जो वह है। तो तुम्हें अपना देश पसंद नहीं है? उसने पूछा। मैं उसमें रहता हूं ताकि तुम उसकी बेहतर आलोचना कर सको। क्या तुम चाहती हो कि मैं उसके बारे में यूरोप का फैसला मान लूं? उसने पूछा। वे हमारे बारे में क्या कहते हैं? कि टार्टूफ इंग्लैंड आकर दुकान खोल चुका है। क्या यह तुम्हारा विचार है, हैरी? मैं तुम्हें दे देता हूं। मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। यह बहुत सच है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे देशवासी किसी भी वर्णन को पहचानते नहीं हैं। वे व्यवहारिक हैं। वे व्यवहारिक से ज्यादा चालाक हैं। जब वे अपना हिसाब बनाते हैं तो मूर्खता को धन से और बुराई को पाखंड से संतुलित कर लेते हैं। फिर भी हमने महान काम किए। अभिनवान काम किए हैं। महान काम हम पर थोपे गए हैं, ग्लैडिस। हमने उनका बोझ उठाया है। सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज तक। उसने सिर हिलाया। मुझे अपनी जाति पर विश्वास है, वह बोली। वह सिर्फ आगे बढ़ने वालों के बचने का उदाहरण है। उसमें विकास है। मुझे पतन अधिक आकर्षक लगता है। और कला का क्या? उसने पूछा। वह एक बीमारी है। प्रेम एक भ्रम। धर्म विश्वास का फैशनेबल विकल्प। आप संशयवादी हैं। कभी नहीं। संशय ही विश्वास की शुरुआत है। तो आप क्या हैं? परिभाषित करना सीमित करना है। मुझे कोई संकेत दीजिए। धागे टूट जाते हैं। तुम इस भूल भुलैया में रास्ता भटक जाओगी। आप मुझे उलझा देते हैं। चलिए किसी और के बारे में बात करते हैं। हमारे मेजबान एक अच्छा विषय है। सालों पहले उन्हें प्रिंस चार्मिंग कहा जाता था। ओह, मुझे उसकी याद मत दिलाओ, डोरियन ग्रे ने कहा। आज हमारे मेजबान कुछ अजीब लग रहे हैं, डचेस ने हल्का लाल होते हुए कहा। मुझे लगता है कि वह सोचते हैं कि मॉनमाउथ ने मुझसे शादी केवल वैज्ञानिक कारणों से की, जैसे किसी आधुनिक तितली का सबसे अच्छा नमूना चुन लिया हो। तो उम्मीद है कि वह आपको पिन से नहीं चुभोएगा, डचेस। डोरियन हंस पड़ा। ओह, मेरी नौकरानी तो यह काम पहले ही कर देती है, मिस्टर ग्रे, जब वह मुझसे नाराज होती है। और वह आपसे किस बात पर नाराज होती है, डचेस? सबसे छोटी छोटी बातों पर, मिस्टर ग्रे। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ। आम तौर पर इसलिए कि मैं 9:15 बजे आती हूँ और उससे कहती हूँ कि मुझे 8:30 तक तैयार होना है।
यह तो उसकी बहुत नाइंसाफ़ी है। आपको उसे पहले से बता देना चाहिए। मैं हिम्मत नहीं कर सकती मिस्टर ग्रे। क्यों? वही तो मेरे लिए टोपी बनाती है। आपको याद है जो मैंने लेडी हिलस्टोन की गार्डन पार्टी में पहनी थी? आपको याद नहीं, लेकिन यह अच्छा है कि आप ऐसा दिखावा कर रहे हैं। खैर, उसने उसे कुछ भी नहीं से बना दिया था। सारी अच्छी टोपियाँ कुछ भी नहीं से ही बनती हैं। जैसे सारी अच्छी प्रतिष्ठाएँ। ग्लैडिस, लॉर्ड हेनरी ने बीच में कहा, हर प्रभाव जो कोई पैदा करता है, उसे एक दुश्मन दे देता है। लोकप्रिय होने के लिए साधारण होना पड़ता है। औरतों के साथ ऐसा नहीं है, डचेस ने सिर हिलाते हुए कहा। औरतें दुनिया पर राज करती हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हम साधारण लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम औरतें, जैसा कोई कहता है, अपने कानों से प्रेम करती हैं, जैसे आप पुरुष अपनी आंखों से करते हैं। अगर आप कभी प्रेम करते भी हैं, मुझे तो लगता है कि हम कुछ और करते ही नहीं। डोरियन ने बुदबुदाया। आह, तो आप कभी सच में प्रेम नहीं करते, मिस्टर ग्रे। डचेस ने बनावटी उदासी के साथ कहा। मेरी प्रिय ग्लैडिस, लॉर्ड हेनरी ने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? रोमांस पुनरावृत्ति पर जीवित रहता है, और पुनरावृत्ति किसी इच्छा को कला में बदल देती है। इसके अलावा हर बार जब कोई प्रेम करता है, वही एकमात्र बार होता है जब उसने कभी प्रेम किया हो। वस्तु का अंतर जुनून की एकता को नहीं बदलता, वह उसे और तीव्र बना देता है। जीवन में हम अधिक से अधिक एक ही महान अनुभव पा सकते हैं, और जीवन का रहस्य है उस अनुभव को जितनी बार हो सके दोहराना। यहां तक कि जब कोई उससे घायल हो चुका हो। हैरी, डचेस ने थोड़ी देर बाद पूछा। खासकर जब कोई उससे घायल हुआ हो, लॉर्ड हेनरी ने जवाब दिया। डचेस ने मुड़कर डोरियन ग्रे की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी अभिव्यक्ति थी। आप इस बारे में क्या कहते हैं, मिस्टर ग्रे? उसने पूछा। डोरियन एक पल के लिए झिझका। फिर उसने सिर पीछे फेंक दिया और हंस पड़ा। मैं हमेशा हैरी से सहमत होता हूं, डचेस। यहां तक कि जब वह गलत हो। हैरी कभी गलत नहीं होता, डचेस। और क्या उसका दर्शन आपको खुश करता है? मैंने कभी खुशी की तलाश नहीं की। खुशी किसे चाहिए? मैंने तो आनंद की तलाश की है। और पाया है, मिस्टर ग्रे। अक्सर, बहुत ज्यादा बार। डचेस ने आह भरी। मैं शांति की तलाश में हूं, उसने कहा। और अगर मैं जाकर कपड़े नहीं बदलूंगी, तो आज शाम मुझे वह नहीं मिलेगी। मैं आपके लिए कुछ ऑर्किड ले आता हूं, डचेस, डोरियन ने कहा, अचानक खड़े होते हुए और कंजर्वेटरी में आगे बढ़ते हुए। तुम उससे बहुत बेशर्मी से फ्लर्ट कर रही हो, लॉर्ड हेनरी ने अपनी कजिन से कहा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वह बहुत आकर्षक है। अगर वह आकर्षक न होता, तो कोई युद्ध ही न होता। तो ग्रीक बनाम ग्रीक। मैं ट्रॉय वालों की तरफ हूं। उन्होंने एक औरत के लिए लड़ाई लड़ी थी। वे हार गए थे। कैद से भी बुरी चीजें होती हैं, उसने जवाब दिया। तुम बहुत ढीली लगाम से दौड़ रही हो। रफ्तार ही जीवन देती है, उसने तुरंत उत्तर दिया। मैं आज रात इसे अपनी डायरी में लिखूंगा। क्या? कि जला हुआ बच्चा आग से प्रेम करता है। मैं तो जली भी नहीं हूं। मेरे पंख अभी भी सुरक्षित हैं। तुम उनका इस्तेमाल हर चीज के लिए करती हो, उड़ान के अलावा। साहस पुरुषों से औरतों में आ गया है। यह हमारे लिए एक नया अनुभव है। तुम्हारा एक प्रतिद्वंद्वी है। कौन? वह हंसा। लेडी नार्बरो, उसने फुसफुसाया। वह उसे बेहद चाहती है। तुम मुझे डर से भर देते हो। प्राचीनता की अपील हम जैसे रोमांटिक लोगों के लिए घातक होती है। रोमांटिक? तुम में तो विज्ञान के सारे तरीके हैं।
पुरुषों ने हमें शिक्षित किया है, लेकिन तुम्हें समझाया नहीं है। हमें एक लिंग के रूप में वर्णित करो, उसने चुनौती दी। रहस्यों के बिना स्फिंक्स। वह मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। मिस्टर ग्रे, कितनी देर लगा रहे हैं? उसने कहा। चलो, चलकर उनकी मदद करें। मैंने अभी तक उन्हें अपनी ड्रेस का रंग नहीं बताया है। आह, तुम्हें अपनी ड्रेस उनके फूलों के अनुसार चुननी चाहिए, ग्लैडिस। वह तो समय से पहले आत्मसमर्पण होगा। रोमांटिक कला अपने चरम से शुरू होती है। मुझे पीछे हटने का एक मौका रखना होगा। पार्थियन अंदाज में। उन्होंने रेगिस्तान में सुरक्षा पाई थी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। औरतों को हमेशा चुनाव का अधिकार नहीं मिलता, उसने जवाब दिया। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि कंजर्वेटरी के दूर छोर से एक दबा हुआ कराहने की आवाज आई, जिसके बाद किसी भारी चीज के गिरने की धप्प सी आवाज सुनाई दी। सब लोग चौंक कर खड़े हो गए। डचेस भय से जड़ हो गई और लॉर्ड हेनरी आंखों में डर लिए लहराते पाम के बीच से दौड़ पड़े और देखा कि डोरियन ग्रे फर्श पर औंधे मुंह बेहोश पड़ा है, मानो मर गया हो। उसे तुरंत नीले ड्राइंग रूम में ले जाया गया और एक सोफे पर लिटा दिया गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया और उसने उलझन भरी नजर से चारों ओर देखा। क्या हुआ? उसने पूछा। ओह, मुझे याद है। क्या मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, हैरी? वह कांपने लगा। मेरे प्रिय डोरियन, लॉर्ड हेनरी ने जवाब दिया, तुम बस बेहोश हो गए थे। बस इतना ही। तुमने खुद को बहुत थका लिया होगा। तुम्हें नीचे डिनर के लिए नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। नहीं, मैं नीचे आऊंगा, उसने कहा, उठने की कोशिश करते हुए। मैं नीचे ही आऊंगा। मुझे अकेला नहीं रहना चाहिए। वह अपने कमरे में गया और तैयार हुआ। जब वह खाने की मेज पर बैठा तो उसके व्यवहार में एक अजीब सी बेपरवाह खुशी थी, लेकिन बीच बीच में डर की एक लहर उसके अंदर दौड़ जाती थी। जब उसे याद आता कि कंजर्वेटरी की खिड़की से चिपका हुआ जैसे कोई सफ़ेद रुमाल हो, उसने जेम्स वैन का चेहरा उसे घूरते हुए देखा था। अध्याय 18। अगले दिन वह घर से बाहर नहीं निकला और सच तो यह है कि उसने ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताया, मरने के एक जंगली डर से बीमार सा और फिर भी जीवन के प्रति उदासीन। पीछा किए जाने, फंसाए जाने, तलाशे जाने की भावना उस पर हावी होने लगी थी। अगर पर्दा हवा में जरा भी हिलता तो वह कांप उठता। शीशे जड़ी खिड़कियों से टकराकर उड़ते हुए सूखे पत्ते उसे अपने ही टूटे हुए संकल्पों और उग्र पछतावों जैसे लगते। जब वह अपनी आंखें बंद करता तो उसे फिर वही नाविक का चेहरा धुंधले कांच के पीछे झांकता दिखाई देता और भय फिर से उसके दिल पर अपना हाथ रख देता। लेकिन शायद यह केवल उसकी कल्पना थी जिसने रात में प्रतिशोध को जन्म दिया था और सजा के उन भयानक रूपों को उसके सामने खड़ा कर दिया था। वास्तविक जीवन अराजक था, लेकिन कल्पना में कुछ भयानक तर्क होता है। कल्पना ही है जो पश्चाताप को पाप के पीछे पीछे चलने पर मजबूर करती है। कल्पना ही है जो हर अपराध को उसके विकृत परिणामों के साथ जोड़ देती है। तथ्य कि साधारण दुनिया में बुरे लोग दंडित नहीं होते और अच्छे लोगों को पुरस्कार नहीं मिलता। सफलता शक्तिशाली को मिलती है और असफलता कमजोर पर थोप दी जाती है। बस यही सच है। इसके अलावा अगर कोई अजनबी घर के आसपास घूम रहा होता तो नौकरों या चौकीदारों ने उसे देख लिया होता। अगर फूलों की क्यारियों में कोई पदचिह्न मिले होते तो माली ने इसकी सूचना दी होती। हाँ, ये सिर्फ कल्पना थी। सिबिल वैन का भाई उसे मारने के लिए वापस नहीं आया था। वह अपने जहाज पर सवार होकर किसी सर्द समुद्र में डूब गया होगा। उससे तो वह सुरक्षित था। आखिर वह आदमी यह जानता ही नहीं था कि वह कौन है। जान ही नहीं सकता था। उसकी जवानी का मुखौटा उसे बचा गया था। फिर भी अगर यह केवल भ्रम था तो ये सोचकर कितना भयावह लगता था कि अंतरात्मा ऐसे डरावने भूत खड़े कर सकती है, उन्हें दृश्य रूप दे सकती है और उन्हें हमारे सामने चला सकती है। उसका जीवन कैसा होगा अगर दिन रात उसके अपराध की परछाइयां
उसे शांत कोनों से घूरती रहे, छिपी जगहों से उसका मजाक उड़ाए, दावत में बैठे समय उसके कान में फुसफुसाए और सोते समय बर्फ जैसे हाथों से उसे जगा दे। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, वह डर से पीला पड़ गया और उसे लगा जैसे हवा अचानक ठंडी हो गई हो। ओह! किस पागलपन के क्षण में उसने अपने दोस्त की हत्या कर दी थी। उस दृश्य की याद ही कितनी भयानक थी। उसने सब कुछ फिर से देखा। हर वीभत्स विवरण और भी भयावह होकर उसके सामने लौट आया। समय की काली गुफा से भयानक और लालिमा में लिपटा हुआ उसके पाप का चित्र उभर आया। जब लॉर्ड हेनरी 6 बजे आए, तो उन्होंने उसे ऐसे रोते पाया जैसे उसका दिल टूट जाएगा। तीसरे दिन तक उसने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। उस सर्द सुबह की साफ, देवदार की सुगंध से भरी हवा में कुछ ऐसा था जिसने उसकी प्रसन्नता और जीवन के प्रति उत्साह को वापस ला दिया। लेकिन ये केवल वातावरण की भौतिक परिस्थितियां नहीं थीं जिन्होंने यह बदलाव किया। उसकी अपनी प्रकृति उस पीड़ा की अधिकता के खिलाफ विद्रोह कर चुकी थी, जो उसकी शांति की पूर्णता को बिगाड़ने और नष्ट करने आई थी। सूक्ष्म और नाजुक स्वभाव वाले लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। उनकी तीव्र भावनाएं या तो उन्हें तोड़ देती हैं या झुका देती हैं। वे या तो मनुष्य को मार देती हैं या खुद मर जाती हैं। उथले दुख और उथले प्रेम बने रहते हैं। महान प्रेम और दुख अपनी ही प्रचुरता से नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा उसने खुद को यह यकीन दिला लिया था कि वह भयभीत कल्पना का शिकार था और अब वह अपने डर को कुछ दया और काफी हद तक तिरस्कार के साथ देखता था। नाश्ते के बाद वह 1 घंटे तक डचेस के साथ बगीचे में टहलता रहा और फिर शिकार पार्टी में शामिल होने के लिए पार्क के पार गाड़ी से गया। घास पर पड़ी ठंडी पाले की परत नमक जैसी चमक रही थी। आसमान नीले धातु के उल्टे प्याले जैसा था। सरकंडों से घिरी समतल झील के किनारे बर्फ की एक पतली परत जमी हुई थी। देवदार के जंगल के मोड़ पर उसने डचेस के भाई सर जेफरी क्लाउस्टन को देखा, जो अपनी बंदूक से खाली कारतूस निकाल रहा था। वह गाड़ी से कूद पड़ा और घोड़े को घर भेजने के लिए नौकर से कहकर सूखी झाड़ियों और खुरदरी वनस्पति के बीच से अपने मेहमान की ओर बढ़ा। क्या अच्छा शिकार मिला, जेफरी? उसने पूछा। ज्यादा अच्छा नहीं, डोरियन। लगता है ज्यादातर पक्षी खुले मैदान की ओर चले गए हैं। शायद दोपहर के बाद बेहतर होगा, जब हम नई जगह जाएंगे। डोरियन उसके साथ साथ टहलने लगा। तेज सुगंधित हवा, जंगल में चमकती भूरी और लाल रोशनी, समय समय पर सुनाई देती शिकारियों की कर्कश आवाजें और उसके बाद बंदूकों की तेज आवाजें, ये सब उसे मोह रहे थे और उसे एक सुखद स्वतंत्रता का एहसास दे रहे थे। वह खुशी की बेपरवाही और आनंद की ऊंची उदासीनता से भर गया था। अचानक उनके सामने लगभग 20 गज की दूरी पर सूखी घास के एक ढेर से अपने काले सिरे वाले कान खड़े किए हुए और लंबी पिछली टांगों के बल उछलते हुए एक खरगोश निकला। वह एल्डर के झुरमुट की ओर भागा। सर, जेफरी ने बंदूक कंधे पर रखी, लेकिन उस जानवर की गति में कुछ ऐसा था जिसने डोरियन ग्रे को अजीब तरह से आकर्षित कर लिया और वह तुरंत चिल्लाया, उसे मत मारो, जेफरी, उसे जीने दो। क्या बकवास है, डोरियन? उसके साथी ने हंसते हुए कहा और जैसे ही खरगोश झाड़ियों में घुसा, उसने गोली चला दी। 2 आवाजें सुनाई दी, एक घायल खरगोश की, जो भयानक होती है, और दूसरी एक आदमी की पीड़ा भरी चीख, जो उससे भी अधिक भयानक होती है। हे भगवान! मैंने किसी शिकारी को मार दिया! सर, जेफरी चिल्लाया। कितना मूर्ख आदमी था जो बंदूकों के सामने आ गया। वहां गोली चलाना बंद करो! उसने जोर से पुकारा। एक आदमी घायल हो गया है। मुख्य चौकीदार हाथ में डंडा लिए दौड़ता हुआ आया। कहाँ सर? वह कहाँ है? उसने चिल्लाते हुए पूछा। उसी समय पूरी पंक्ति में गोली चलना बंद हो गया। यहाँ, सर जेफरी ने गुस्से में कहा, झाड़ियों की ओर बढ़ते हुए। आखिर तुम अपने लोगों को पीछे क्यों नहीं रखते? पूरे दिन का शिकार खराब कर दिया। डोरियन उन्हें देखता रहा जब वे
झाड़ियों में घुसकर शाखाओं को हटाते हुए आगे बढ़े। कुछ ही क्षणों में वे बाहर आए और एक शरीर को घसीटते हुए धूप में ले आए। डोरियन भय से मुंह फेर गया। उसे लगा जैसे दुर्भाग्य उसका पीछा कर रहा हो। उसने सर जेफरी को यह पूछते सुना कि क्या वह आदमी सचमुच मर गया है, और चौकीदार का हाँ में जवाब। जंगल उसे अचानक चेहरों से भरा हुआ लगा। अनगिनत पैरों की आहट और धीमी आवाज़ों की भनभनाहट सुनाई दे रही थी। एक बड़ा तांबे सी छाती वाला तीतर उनके ऊपर से उड़ता हुआ निकला। कुछ क्षणों बाद, जो उसकी व्याकुल अवस्था में उसे अनंत पीड़ा के घंटों जैसे लगे, उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। वह चौंक पड़ा और मुड़कर देखा। डोरियन, लॉर्ड हेनरी ने कहा, मुझे लगता है कि आज के लिए शिकार बंद कर देना चाहिए। इसे जारी रखना अच्छा नहीं लगेगा। काश ये हमेशा के लिए बंद हो जाए, हैरी, उसने कड़वाहट से जवाब दिया। यह सब बहुत भयानक और क्रूर है। क्या वह आदमी? वह वाक्य पूरा नहीं कर सका। मुझे डर है कि हाँ, लॉर्ड हेनरी ने कहा। उसे पूरी गोली छाती में लगी। वह लगभग तुरंत ही मर गया होगा। चलो, घर चलते हैं। वे लगभग 50 गज तक बिना कुछ बोले साथ साथ चलते रहे। फिर डोरियन ने लॉर्ड हेनरी की ओर देखा और भारी आह भरते हुए कहा, यह एक बुरा संकेत है, हैरी, बहुत बुरा संकेत। क्या? लॉर्ड हेनरी ने पूछा। ओह! ये दुर्घटना, मेरा ख़्याल है, मेरे प्रिय मित्र, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ये आदमी की अपनी गलती थी। वह बंदूकों के सामने क्यों आया? और फिर इसका हमसे क्या लेना-देना? यह जेफ़री के लिए थोड़ी असुविधाजनक बात है। बेशक, बीटरों को गोली मारना ठीक नहीं। इससे लोग सोचते हैं कि कोई खराब निशानेबाज़ है, और जेफ़री ऐसा नहीं है। वह बहुत सीधा निशाना लगाता है। लेकिन इस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। डोरियन ने सिर हिलाया। यह एक बुरा संकेत है, हैरी। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम में से किसी के साथ कुछ भयानक होने वाला है। शायद मेरे साथ। उसने अपनी आंखों पर हाथ फेरते हुए कहा, मानो दर्द में हो। बुजुर्ग आदमी हंस पड़ा। दुनिया में एक ही भयानक चीज है, ऊब, डोरियन। वही एक पाप है जिसके लिए कोई क्षमा नहीं। लेकिन हमें उससे पीड़ित होने की संभावना नहीं है जब तक ये लोग रात के खाने पर इस विषय पर बकबक न करें। मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि इस विषय पर बात करना मना है। और जहां तक संकेतों की बात है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। भाग्य हमें कोई चेतावनी नहीं देता। वह या तो बहुत बुद्धिमान है या बहुत क्रूर। और फिर तुम्हारे साथ भला क्या हो सकता है, डोरियन? तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो कोई आदमी चाह सकता है। ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी जगह लेना ना चाहे। ऐसा कोई नहीं है जिसकी जगह मैं लेना ना चाहूं, हैरी। ऐसे मत हंसो। मैं सच कह रहा हूं। वह बेचारा किसान जो अब भी मरा है, मुझसे बेहतर स्थिति में है। मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे मौत के आने से डर लगता है। उसके भयानक पंख मुझे इस भारी हवा में अपने चारों ओर घूमते हुए महसूस होते हैं। हे भगवान! क्या तुम्हें वहां पेड़ों के पीछे एक आदमी दिखाई नहीं दे रहा, जो मुझे देख रहा है, मेरा इंतजार कर रहा है? लॉर्ड हेनरी ने उस दिशा में देखा जिधर कांपते हुए दस्ताने पहने हाथ इशारा कर रहा था। हाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं माली को तुम्हारा इंतजार करते हुए देख रहा हूं। शायद वह तुमसे पूछना चाहता है कि आज रात मेज पर कौन से फूल सजाए जाए। तुम कितने बेवजह घबराए हुए हो, मेरे प्रिय मित्र। तुम्हें शहर लौटने पर मेरे डॉक्टर से मिलना चाहिए। डोरियन ने राहत की सांस ली जब उसने माली को पास आते देखा। आदमी ने अपनी टोपी छुई, एक पल के लिए हिचकिचाते हुए लॉर्ड हेनरी की ओर देखा, और फिर एक पत्र निकालकर अपने मालिक को दे दिया। डचेस साहिबा ने कहा है कि जवाब का इंतजार करूं, उसने धीरे से कहा। डोरियन ने पत्र अपनी जेब में रख लिया। उन्हें कह दो कि मैं आ रहा हूं, उसने ठंडे स्वर में कहा। आदमी मुड़ा और तेजी से घर की ओर चला गया। औरतों को खतरनाक काम करने का कितना शौक होता है, लॉर्ड हेनरी हंसा। यही उनकी एक ऐसी खूबी है जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। एक औरत दुनिया के किसी भी आदमी से फ्लर्ट कर सकती है,
बस शर्त ये है कि दूसरे लोग उसे देख रहे हों। तुम्हें खतरनाक बातें कहने का कितना शौक है, हैरी। इस बार तुम बिल्कुल गलत हो। मुझे डचेस बहुत पसंद है, लेकिन मैं उससे प्रेम नहीं करता। और डचेस तुमसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन तुम्हें कम पसंद करती है। इसलिए तुम दोनों का मेल बिल्कुल सही है। तुम बेकार की बातें कर रहे हो, हैरी, और किसी भी अफवाह का कोई आधार नहीं होता। हर अफवाह का आधार एक अनैतिक सच्चाई होती है। लॉर्ड हेनरी ने सिगरेट जलाते हुए कहा। तुम किसी को भी कुर्बान कर दोगे, हैरी, सिर्फ एक चुटीली बात के लिए। दुनिया खुद ही अपने को बलि चढ़ा देती है। जवाब आया। काश मैं प्रेम कर पाता, डोरियन ग्रे ने गहरी वेदना भरी आवाज में कहा। लेकिन लगता है मैंने अपने जुनून को खो दिया है और अपनी इच्छाओं को भूल गया हूँ। मैं अपने आप में ही इतना उलझ गया हूँ कि मेरा अपना व्यक्तित्व ही मेरे लिए बोझ बन गया है। मैं भागना चाहता हूँ, कहीं दूर जाना चाहता हूँ, सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। यहाँ आना ही मेरी मूर्खता थी। मेरा ख्याल है कि मैं हार्वी को तार भेजूंगा कि नौका तैयार रखे। नौका पर इंसान सुरक्षित रहता है। किससे सुरक्षित, डोरियन? तुम किसी परेशानी में हो, मुझे क्यों नहीं बताते कि क्या बात है? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी मदद करता। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, हैरी, उसने उदासी से कहा। और शायद यह सिर्फ मेरी कल्पना ही है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने मुझे विचलित कर दिया है। मुझे एक भयानक आभास हो रहा है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। क्या बकवास है! उम्मीद है कि ऐसा ही हो, लेकिन मैं यह भावना दूर नहीं कर पा रहा हूँ। आह! डचेस आ रही हैं। एक दर्जी के बने हुए गाउन में आर्टेमिस की तरह लग रही हैं। देखिए, हम वापस आ गए हैं, डचेस। मुझे सब पता चल गया है, मिस्टर ग्रे, उसने कहा। बेचारे जेफरी बहुत परेशान हैं और ऐसा लगता है कि आपने उन्हें खरगोश को न मारने के लिए कहा था। कितना अजीब है। हाँ, यह बहुत अजीब था। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों कहा। शायद कोई सनक थी। वह बहुत सुंदर जीव था, लेकिन मुझे अफसोस है कि उन्होंने आपको उस आदमी के बारे में बताया। यह बहुत भयानक विषय है। ये एक परेशान करने वाला विषय है, लॉर्ड हेनरी ने बीच में कहा। इसमें कोई मनोवैज्ञानिक मूल्य नहीं है। अब अगर जेफरी ने यह काम जानबूझकर किया होता, तो कितना दिलचस्प होता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानना चाहूंगा जिसने सच में हत्या की हो। हैरी, आप कितने भयानक हैं, डचेस ने कहा। क्या ऐसा नहीं है, मिस्टर ग्रे? हैरी, मिस्टर ग्रे फिर से बीमार लग रहे हैं। वह बेहोश होने वाले हैं। डोरियन ने खुद को संभालने की कोशिश की और मुस्कुराया। कुछ नहीं है, डचेस, उसने धीमे स्वर में कहा। मेरी नसें बहुत कमजोर हो गई हैं, बस इतना ही। शायद आज सुबह मैं ज्यादा चल लिया। मैंने हैरी की बात नहीं सुनी। क्या वह बहुत बुरी थी? आप मुझे किसी और समय बता दीजिएगा। मुझे लगता है मुझे जाकर थोड़ा लेटना चाहिए। आप मुझे माफ करेंगी, है ना? वे उस बड़ी सीढ़ी तक पहुंच चुके थे जो कंजर्वेटरी से टेरेस की ओर जाती थी। जैसे ही कांच का दरवाजा डोरियन के पीछे बंद हुआ, लॉर्ड हेनरी ने अपनी उनिंदी आंखों से डचेस की ओर देखा। क्या आप उससे बहुत प्रेम करती हैं? उसने पूछा। उसने कुछ देर तक कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि खड़ी होकर दृश्य को निहारती रही। काश मैं जान पाती, उसने अंततः कहा। उसने सिर हिलाया। जान लेना घातक होगा। अनिश्चितता ही आकर्षित करती है। धुंध चीजों को अद्भुत बना देती है। कोई रास्ता भटक भी सकता है। सभी रास्ते एक ही जगह पर जाकर खत्म होते हैं, मेरी प्रिय ग्लैडिस। वह क्या है? मोहभंग। वह तो मेरे जीवन की शुरुआत ही थी, उसने आह भरते हुए कहा। और वह तुम्हारे पास ताज पहनकर आई थी। मैं इन स्ट्रॉबेरी पत्तियों से थक गई हूं। वे तुम पर जंचती हैं, सिर्फ लोगों के सामने। तुम उन्हें मिस करोगी, लॉर्ड हेनरी ने कहा।
मैं एक पंखुड़ी भी नहीं छोड़ूंगी। मॉनमाउथ के कान हैं। बुढ़ापा सुनने में कमजोर होता है। क्या वह कभी ईर्ष्यालु नहीं हुआ? काश वह होता। वह इधर-उधर देखने लगा, जैसे कुछ खोज रहा हो। आप क्या ढूंढ रहे हैं? उसने पूछा। आपकी तलवार का बटन, उसने जवाब दिया। आपने उसे गिरा दिया है। वह हंस पड़ी। मेरे पास अब भी मुखौटा है। वह आपकी आंखों को और भी सुंदर बना देता है, उसका उत्तर था। वह फिर हंसी। उसके दांत लाल फल में सफेद बीजों जैसे चमक उठे। ऊपर अपने कमरे में डोरियन ग्रे सोफे पर लेटा हुआ था। उसके शरीर के हर कांपते रेशे में डर समाया हुआ था। जीवन अचानक उसके लिए इतना भयानक बोझ बन गया था कि वह उसे सहन नहीं कर पा रहा था। उस बदकिस्मत बीटर की भयानक मौत, जिसे झाड़ियों में किसी जंगली जानवर की तरह गोली मार दी गई थी, उसे अपनी ही मौत का संकेत लग रही थी। लॉर्ड हेनरी के व्यंग्यपूर्ण मजाक में कही गई बात ने उसे लगभग बेहोश कर दिया था। 5 बजे उसने अपने नौकर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह उसके सामान को रात की ट्रेन के लिए बांध दे और 8:30 बजे गाड़ी तैयार रखे। उसने तय कर लिया था कि वह सेल्बी रॉयल में एक और रात नहीं बिताएगा। यह एक अशुभ जगह थी। यहाँ मौत धूप में भी चलती थी। जंगल की घास खून से दागी हुई थी। फिर तो उसने लॉर्ड हेनरी को एक पत्र लिखा, जिसमें बताया कि वह डॉक्टर से मिलने शहर जा रहा है और उनसे कहा कि उसकी अनुपस्थिति में मेहमानों का ख्याल रखें। जब वह उसे लिफाफे में रख ही रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसके नौकर ने बताया कि मुख्य चौकीदार उससे मिलना चाहता है। वह भौहें सिकोड़कर अपने होंठ काटने लगा। उसे अंदर भेजो, उसने कुछ क्षणों की झिझक के बाद कहा। जैसे ही आदमी अंदर आया, डोरियन ने दराज से अपनी चेकबुक निकाली और उसे सामने खोल लिया। मेरा ख्याल है कि तुम आज सुबह की उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में आए हो, थॉर्नटन, उसने पेन उठाते हुए कहा। जी सर, चौकीदार ने जवाब दिया। क्या वह बेचारा आदमी शादीशुदा था? क्या उसके ऊपर कोई निर्भर था? डोरियन ने ऊब भरे स्वर में पूछा। अगर ऐसा है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि वे लोग परेशान हों, और मैं उन्हें उतनी रकम भेज दूंगा जितनी तुम जरूरी समझो। हमें नहीं पता वह कौन था सर। मैं इसी बारे में आपसे मिलने आया हूं। नहीं जानते वह कौन था? डोरियन ने उदासीनता से कहा। क्या मतलब? क्या वह तुम्हारे आदमियों में से नहीं था? नहीं सर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। लगता है कोई नाविक था सर। डोरियन ग्रे के हाथ से पेन गिर गया और उसे लगा जैसे उसका दिल अचानक धड़कना बंद हो गया हो। नाविक? वह चिल्लाया। तुमने कहा नाविक? जी सर। लगता है वह किसी तरह का नाविक था। दोनों हाथों पर गोदने बने हुए हैं और वैसा ही कुछ। उसके पास कुछ मिला? डोरियन ने आगे झुककर घबराई हुई आंखों से उसे देखते हुए कहा। कुछ जिससे उसका नाम पता चल सके? कुछ पैसे थे सर, ज्यादा नहीं, और एक रिवॉल्वर। कोई नाम नहीं मिला। देखने में ठीक ठाक आदमी था सर, लेकिन थोड़ा खुरदरा। हम समझते हैं कोई नाविक था। डोरियन खड़ा हो गया। एक भयानक आशा उसके भीतर कौंधी। उसने उसे बेतहाशा थाम लिया। शरीर कहाँ है? वह चिल्लाया। जल्दी, मुझे तुरंत देखना है। होम फार्म के एक खाली अस्तबल में है सर। लोग ऐसी चीजें अपने घर में रखना पसंद नहीं करते। कहते हैं कि लाश अशुभ होती है। होम फार्म, तुरंत वहां जाओ और मेरा इंतजार करो। किसी नौकर से कहो कि मेरा घोड़ा तैयार करे। नहीं, रहने दो। मैं खुद ही अस्तबल चला जाऊंगा। इससे समय बचेगा। 15 मिनट के अंदर ही डोरियन ग्रे पूरी रफ्तार से लंबी सड़क पर दौड़ रहा था। पेड़ उसके पास से किसी भूतिया जुलूस की तरह गुजरते लग रहे थे और अजीब परछाइयां उसके रास्ते में गिर रही थीं। एक बार घोड़ी एक सफेद खंभे से चौंक गई
और लगभग उसे गिरा ही दिया। उसने उसे चाबुक से मारा। वह तीर की तरह अंधेरे को चीरती हुई दौड़ी। उसके खुरों से पत्थर उड़ रहे थे। आखिरकार वह होम फार्म पहुंच गया। आंगन में दो आदमी खड़े थे। वह घोड़े से कूद पड़ा और लगाम एक आदमी को थमा दी। सबसे दूर वाले अस्तबल में एक रोशनी जल रही थी। उसे लगा जैसे वही शरीर वहां है, और वह जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ा और कुंडी पर हाथ रख दिया। वह एक पल के लिए ठिठक गया, यह महसूस करते हुए कि वह एक ऐसी खोज के कगार पर है जो या तो उसकी जिंदगी बना देगी या बिगाड़ देगी। फिर उसने दरवाजा खोल दिया और अंदर चला गया। एक कोने में बोरी के ढेर पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, जिसने मोटी कमीज और नीली पतलून पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर एक दागदार रुमाल रखा था। एक बोतल में फंसी मोमबत्ती उसके पास टिमटिमा रही थी। डोरियन ग्रे कांप उठा। उसे लगा कि वह खुद उस रूमाल को हटाने की हिम्मत नहीं कर सकता, और उसने एक नौकर को बुलाया। इस चीज को उसके चेहरे से हटाओ, मैं देखना चाहता हूं, उसने दरवाजे के चौखट को पकड़ते हुए कहा। जब नौकर ने ऐसा किया तो वह आगे बढ़ा। उसके मुंह से खुशी की एक चीख निकल गई। झाड़ियों में जिसे गोली लगी थी वह जेम्स वेन था। वह कुछ मिनटों तक उस लाश को देखता रहा। जब वह वापस घर की ओर लौटा, उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानता था कि अब वह सुरक्षित है। अध्याय 19। तुम्हारा यह कहना कि तुम अच्छे बनने जा रहे हो बिल्कुल बेकार है, लॉर्ड हेनरी ने कहा, अपने सफेद उंगलियों को गुलाब जल से भरे लाल तांबे के कटोरे में डुबोते हुए। तुम वैसे ही बिल्कुल परफेक्ट हो। कृपया बदलो मत। डोरियन ग्रे ने सिर हिलाया। नहीं हैरी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत भयानक काम किए हैं। अब मैं और नहीं करूंगा। मैंने कल से अच्छे काम शुरू कर दिए हैं। कल तुम कहाँ थे? गांव में हैरी। मैं अकेले एक छोटे से सराय में ठहरा हुआ था। मेरे प्रिय मित्र, लॉर्ड हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा, गांव में तो कोई भी अच्छा बन सकता है। वहां कोई प्रलोभन नहीं होता। यही कारण है कि जो लोग शहर से बाहर रहते हैं वे बिल्कुल असभ्य होते हैं। सभ्यता हासिल करना बिल्कुल आसान काम नहीं है। आदमी केवल दो तरीकों से वहां पहुंच सकता है, एक संस्कृति के माध्यम से और दूसरा भ्रष्टाचार के माध्यम से। गांव के लोगों के पास इन दोनों में से किसी का भी अवसर नहीं होता, इसलिए वे जड़ हो जाते हैं। संस्कृति और भ्रष्टाचार, डोरियन ने दोहराया। मैंने दोनों का अनुभव किया है। अब मुझे यह सोचकर डर लगता है कि वे कभी साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि अब मेरा एक नया आदर्श है। हैरी, मैं बदलने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं बदल चुका हूं। तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारा अच्छा काम क्या था, या तुमने कहा था कि तुमने एक से ज्यादा किए हैं, उसके साथी ने पूछा, अपनी प्लेट में बीज वाले स्ट्रॉबेरी का एक छोटा लाल ढेर रखते हुए और छेददार चम्मच से उन पर सफेद चीनी छिड़कते हुए। मैं तुम्हें बता सकता हूं हैरी, यह ऐसी कहानी नहीं है जो मैं किसी और को बता सकूं। मैंने किसी को बख्श दिया। ये सुनने में घमंडी लगता है, लेकिन तुम समझते हो मेरा मतलब। वह बहुत सुंदर थी और बहुत हद तक सिबिल वेन जैसी थी। मुझे लगता है कि वही बात मुझे पहले उसकी ओर आकर्षित कर गई। तुम्हें सिबिल याद है ना? कितना पुराना लगता है वह सब। खैर, हेटी हमारी ही सामाजिक श्रेणी की नहीं थी। बेशक, वह बस एक गांव की लड़की थी, लेकिन मैं सच में उससे प्रेम करता था। मुझे पूरा यकीन है कि मैं उससे प्रेम करता था। इस अद्भुत मई के महीने में मैं हफ्ते में 2 या 3 बार उससे मिलने जाता था। कल वह मुझसे एक छोटे से बाग में मिली। सेब के फूल उसके बालों पर गिर रहे थे और वह हंस रही थी। आज सुबह भोर में हम साथ भाग जाने वाले थे, लेकिन अचानक मैंने तय किया कि मैं उसे वैसा ही फूल जैसा छोड़ दूं जैसा मैंने उसे पाया था। मुझे लगता है कि इस भावना की नवीनता ने तुम्हें सच्चा आनंद दिया होगा, डोरियन, लॉर्ड हेनरी ने बीच में कहा। लेकिन
मैं तुम्हारी इस कहानी का अंत खुद बता सकता हूँ। तुमने उसे अच्छे उपदेश दिए और उसका दिल तोड़ दिया। यही तुम्हारे सुधार की शुरुआत थी। हैरी, तुम बहुत भयानक हो। तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। हेटी का दिल नहीं टूटा है। बेशक वह रोई और वगैरह, लेकिन उस पर कोई कलंक नहीं है। वह पडिटा की तरह अपने पुदीने और गेंदे के बगीचे में जी सकती है। और एक बेवफा फ्लोरिजेल के लिए रोती रहेगी। लॉर्ड हेनरी ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए हंसकर कहा, मेरे प्रिय डोरियन, तुम्हारे मूड बहुत अजीब तरह से बचकाने हैं। क्या तुम सोचते हो कि यह लड़की अब कभी अपने ही वर्ग के किसी आदमी के साथ सच में संतुष्ट हो पाएगी? मेरा ख्याल है कि वह किसी दिन किसी खुरदरे गाड़ीवान या मुस्कुराते हुए हलवाहे से शादी कर लेगी। खैर, तुमसे मिलना और तुमसे प्रेम करना उसे अपने पति से घृणा करना सिखा देगा और वह दुखी रहेगी। नैतिक दृष्टिकोण से मैं तुम्हारे इस महान त्याग को बहुत महत्व नहीं देता। शुरुआत के तौर पर भी यह कमजोर है। और फिर तुम्हें कैसे पता कि हेटी इस समय किसी तारे भरे तालाब में सुंदर कुमुदिनियों के बीच ओफेलिया की तरह तैर नहीं रही? मैं यह सब नहीं सुन सकता, हैरी। तुम हर चीज का मजाक उड़ाते हो और फिर सबसे भयानक त्रासदियों की कल्पना करते हो। अब मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें बताया। मुझे परवाह नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। मुझे पता है कि मैंने सही किया। बेचारी हेटी, आज सुबह जब मैं खेत के पास से गुजरा तो मैंने खिड़की पर उसका सफेद चेहरा देखा, जैसे चमेली की एक डाली। अब इस बारे में और बात मत करो और मुझे ये समझाने की कोशिश मत करो कि जो पहला अच्छा काम मैंने इतने सालों में किया है, जो पहला छोटा सा त्याग मैंने कभी किया है, वह वास्तव में किसी तरह का पाप है। मैं बेहतर बनना चाहता हूँ। मैं बेहतर बनूंगा। अब मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। शहर में क्या हो रहा है? मैं कई दिनों से क्लब नहीं गया हूँ। लोग अभी भी बेचारे बेसिल के गायब होने की चर्चा कर रहे हैं। मुझे तो लगा था कि अब तक वे इससे ऊब चुके होंगे। डोरियन ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा और अपने लिए शराब डालते हुए। मेरे प्रिय मित्र, वे इस पर सिर्फ 6 हफ्तों से बात कर रहे हैं और ब्रिटिश जनता में इतनी मानसिक शक्ति नहीं है कि वह हर 3 महीने में एक से ज्यादा विषयों पर विचार कर सके। हालांकि हाल ही में वे बहुत भाग्यशाली रहे हैं। उन्हें मेरा तलाक का मामला मिला और एलन कैंपबेल की आत्महत्या। अब उनके पास एक कलाकार का रहस्यमय गायब होना है। स्कॉटलैंड यार्ड अब भी इस बात पर जोर दे रहा है कि वह आदमी जो 9 नवंबर की आधी रात की ट्रेन से पेरिस गया था, वही बेचारा बेसिल था। और फ्रांसीसी पुलिस कहती है कि बेसिल कभी पेरिस पहुंचा ही नहीं। मेरा ख्याल है कि 2 हफ्तों में हमें बताया जाएगा कि उसे सैन फ्रांसिस्को में देखा गया है। ये अजीब बात है कि जो भी गायब होता है उसके बारे में कहा जाता है कि उसे सैन फ्रांसिस्को में देखा गया। वह जरूर बहुत अद्भुत शहर होगा और उसमें अगले संसार के सारे आकर्षण होंगे। तुम्हें क्या लगता है, बेसिल के साथ क्या हुआ? डोरियन ने पूछा, अपनी बरगंडी वाइन को रोशनी में उठाकर देखते हुए और यही स्नो ये सोचते हुए कि वह इस विषय पर इतनी शांति से कैसे बात कर पा रहा है। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है। अगर बेसिल खुद को छिपाना चाहता है तो यह मेरा मामला नहीं है। अगर वह मर गया है तो मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहता। मौत ही एक ऐसी चीज है जो मुझे डराती है। मैं उससे नफरत करता हूँ। क्यों? युवा आदमी ने थके हुए स्वर में कहा। क्योंकि, लॉर्ड हेनरी ने कहा, अपनी नाक के पास सोने की जालीदार विनेग्रेट बॉक्स को ले जाते हुए, आजकल इंसान हर चीज से बच सकता है सिवाय उसके। 19वीं सदी में मौत और भद्दापन ही दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। चलो म्यूजिक रूम में कॉफी पीते हैं। डोरियन, तुम्हें मेरे लिए शोपां बजाना होगा। जिस आदमी के साथ मेरी पत्नी भागी थी वह शोपां बहुत खूबसूरती से बजाता था। बेचारी विक्टोरिया, मुझे उससे बहुत लगाव था। उसके बिना घर थोड़ा सूना लगता है। बेशक शादीशुदा जिंदगी सिर्फ एक आदत होती है, एक बुरी आदत। लेकिन फिर भी इंसान अपनी सबसे बुरी आदतों के खोने का भी अफसोस करता है, शायद सबसे ज्यादा उन्हीं का।
वे हमारे व्यक्तित्व का एक ज़रूरी हिस्सा होती है। डोरियन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेज से उठकर दूसरे कमरे में चला गया और पियानो पर बैठकर अपनी उंगलियां काले सफ़ेद हाथीदांत की चाबियों पर फेरने लगा। जब कॉफ़ी आ गई, तो वह रुक गया और लॉर्ड हेनरी की ओर देखते हुए बोला, हैरी, क्या कभी तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल आया कि बेसिल की हत्या हुई थी? लॉर्ड हेनरी ने जम्हाई ली। बेसिल बहुत लोकप्रिय था और हमेशा वाटरबरी घड़ी पहनता था। उसे क्यों मारा जाता? वह इतना बुद्धिमान नहीं था कि उसके दुश्मन हो। बेशक उसमें चित्रकला की अद्भुत प्रतिभा थी, लेकिन कोई आदमी वेलास्केज की तरह पेंट कर सकता है और फिर भी बेहद उबाऊ हो सकता है। बेसिल सच में थोड़ा उबाऊ था। उसने मुझे सिर्फ एक बार दिलचस्प लगा था, जब उसने कई साल पहले मुझसे कहा था कि उसे तुमसे एक पागलपन भरा लगाव है और तुम उसकी कला की मुख्य प्रेरणा हो। मुझे बेसिल से बहुत लगाव था, डोरियन ने उदासी भरी आवाज में कहा। लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी हत्या हुई थी, है ना? ओह, कुछ अखबार ऐसा कहते हैं। मुझे यह बिल्कुल भी संभव नहीं लगता। मैं जानता हूँ कि पेरिस में कुछ भयानक जगह हैं, लेकिन बेसिल ऐसा आदमी नहीं था जो वहाँ जाता। उसमें कोई जिज्ञासा ही नहीं थी। यही उसकी सबसे बड़ी कमी थी। तुम क्या कहोगे, हैरी, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने बेसिल की हत्या की है? युवा आदमी ने कहा। उसने बोलने के बाद उसे ध्यान से देखा। मैं कहूँगा, मेरे प्रिय मित्र, कि तुम एक ऐसे किरदार का अभिनय कर रहे हो जो तुम पर झांचता नहीं। हर अपराध भद्दा होता है, जैसे हर भद्दापन एक अपराध है। तुम्हारे अंदर हत्या करने की प्रवृत्ति नहीं है, डोरियन। अगर इससे तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचती है, तो मुझे खेद है। लेकिन यह सच है, अपराध केवल निचले वर्गों का होता है। मैं उन्हें बिल्कुल दोष नहीं देता। मेरा ख्याल है कि उनके लिए अपराध वही है जो हमारे लिए कला है, असाधारण अनुभूतियां पाने का एक तरीका। अनुभूतियां पाने का एक तरीका? तो क्या तुम सोचते हो कि कोई आदमी जिसने एक बार हत्या की हो, वही अपराध फिर से कर सकता है? ऐसा मत कहो। ओह, अगर कोई चीज बार बार की जाए तो वह आनंद बन जाती है, लॉर्ड हेनरी हंसते हुए बोला। यह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक है। हालांकि मेरा ख्याल है कि हत्या हमेशा एक गलती होती है। इंसान को कभी वह काम नहीं करना चाहिए जिसके बारे में वह रात के खाने के बाद बात न कर सके। लेकिन चलो, बेचारे बेसिल की बात छोड़ते हैं। काश मैं यह मान पाता कि उसका अंत उतना रोमांटिक था जितना तुम कह रहे हो, लेकिन मैं नहीं मान सकता। मेरा ख्याल है कि वह किसी बस से गिरकर सीन नदी में गिर गया होगा और कंडक्टर ने मामला दबा दिया होगा। हाँ, शायद उसका यही अंत हुआ। मैं उसे अभी देख सकता हूँ, उन फीके हरे पानी के नीचे पीठ के बल लेटा हुआ। उसके ऊपर भारी नावें तैर रही हैं और लंबे लंबे पौधे उसके बालों में उलझ रहे हैं। जानते हो, मुझे नहीं लगता कि वह और अच्छा काम कर पाता। पिछले 10 सालों में उसकी पेंटिंग बहुत गिर गई थी। डोरियन ने आह भरी और लॉर्ड हेनरी कमरे में टहलते हुए एक अजीब से जावा तोते के सिर को सहलाने लगे। एक बड़ा धूसर पंखों वाला पक्षी, जिसकी कलगी और पूंछ गुलाबी थी और जो बांस की डंडी पर संतुलन बनाए हुए था। जैसे ही उसकी नुकीली उंगलियां उसे छूतीं, वह अपनी झुर्रीदार सफेद पलकों को कांच जैसी काली आंखों पर गिरा देता और आगे पीछे झूलने लगता। हाँ, वह मुड़कर बोला, जेब से रूमाल निकालते हुए। उसकी पेंटिंग बिल्कुल गिर गई थी। मुझे लगता है उसमें कुछ कमी आ गई थी। उसमें आदर्श खत्म हो गया था। जब तुम और वह अच्छे दोस्त नहीं रहे, तब वह भी अच्छा कलाकार नहीं रहा। तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? शायद वह तुम्हें बोर करता था। अगर ऐसा है, तो उसने तुम्हें कभी माफ नहीं किया होगा। बोर करने वालों की यही आदत होती है। वैसे उस शानदार चित्र का क्या हुआ जो उसने तुम्हारा बनाया था? मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे उसके पूरा होने के बाद कभी देखा। ओह, अब याद आया। तुमने कई साल पहले बताया था कि तुमने उसे सेल्बी भेज दिया था और वह रास्ते में खो गया या चोरी हो गया। तुम्हें वह कभी वापस नहीं मिला?
कितनी अफ़सोस की बात है। वह सच में एक बेहतरीन कृति थी। मुझे याद है कि मैं उसे खरीदना चाहता था। काश! मैंने खरीद लिया होता। वह बेसिल के सबसे अच्छे दौर की पेंटिंग थी। उसके बाद उसका काम खराब चित्रकला और अच्छे इरादों का अजीब मिश्रण बन गया, जो किसी आदमी को एक विशुद्ध ब्रिटिश कलाकार कहलाने के लिए पर्याप्त होता है। क्या तुमने उसके लिए विज्ञापन दिया था? देना चाहिए था। मुझे याद नहीं, डोरियन ने कहा। शायद दिया होगा, लेकिन मुझे वह कभी पसंद नहीं आया। मुझे अफ़सोस है कि मैंने उसके लिए बैठकर पोंछ दिया। उसकी याद मुझे नफ़रत से भर देती है। तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो? वह मुझे किसी नाटक की कुछ अजीब पंक्तियों की याद दिलाता था। शायद हैमलेट। वे कैसे हैं? जैसे दुःख की एक तस्वीर, एक चेहरा जिसमें दिल नहीं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही था। लॉर्ड हेनरी हँस पड़े। अगर कोई आदमी जीवन को कलात्मक ढंग से जीता है, तो उसका मस्तिष्क ही उसका दिल होता है, उन्होंने कहा, एक आराम कुर्सी में धँसते हुए। डोरियन ग्रे ने सिर हिलाया और पियानो पर कुछ धीमे सुर छेड़ दिए। जैसे दुःख की एक तस्वीर, उसने दोहराया। एक चेहरा जिसमें दिल नहीं। बुजुर्ग आदमी पीछे झुक गया और आधी बंद आंखों से उसे देखने लगा। वैसे डोरियन, उसने थोड़ी देर बाद कहा, अगर आदमी पूरी दुनिया पाले और वह पंक्ति कैसे है, अपनी ही आत्मा खो दे, तो उसे क्या लाभ? संगीत एकदम बिगड़ गया और डोरियन ग्रे चौंक उठा, अपने मित्र को घूरते हुए। तुम मुझसे यह क्यों पूछ रहे हो, हैरी? मेरे प्रिय मित्र, लॉर्ड हेनरी ने भौहें उठाते हुए कहा, मैंने तुमसे यह इसलिए पूछा क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम मुझे इसका जवाब दे सको। बस इतना ही। पिछले रविवार मैं पार्क से गुजर रहा था और मार्बल आर्च के पास कुछ फटेहाल लोग एक घटिया से सड़क प्रवचनकर्ता को सुन रहे थे। जब मैं वहां से गुजरा, तो मैंने उस आदमी को अपने श्रोताओं से यह सवाल चिल्लाते हुए सुना। मुझे यह काफी नाटकीय लगा। लंदन इस तरह के अजीब प्रभावों से भरा हुआ है। एक बरसाती रविवार, मैकिन्टॉश पहने एक अनगढ़ ईसाई, टपकती छतरियों की टूटी छत के नीचे पीले चेहरों की भीड़ और तीखी हिस्टीरिक आवाज में हवा में उछाली गई एक शानदार पंक्ति। यह अपने ढंग से सच में बहुत अच्छा था, एकदम प्रभावशाली। मैंने सोचा था कि उस भविष्यवक्ता से कहूं कि कला की आत्मा होती है, लेकिन मनुष्य की नहीं। लेकिन मुझे डर है, वह मुझे समझ नहीं पाता। ऐसा मत कहो हैरी। आत्मा एक भयानक सच्चाई है। इसे खरीदा, बेचा और बदला जा सकता है। इसे झड़ दिया जा सकता है या पूर्ण बनाया जा सकता है। हम में से हर एक के भीतर एक आत्मा है। मैं यह जानता हूं। क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है, डोरियन? पूरा यकीन। अच्छा, तो फिर ये एक भ्रम ही होगा। जिन चीजों के बारे में हम पूरी तरह निश्चित होते हैं, वे कभी सच नहीं होती। यही आस्था की विडंबना है और रोमांस का सबक। तुम कितने गंभीर हो। इतने गंभीर मत बनो। तुम्हारा और मेरा हमारी इस युग की अंधविश्वासों से क्या लेना देना? नहीं, हमने आत्मा में विश्वास करना छोड़ दिया है। मुझे कुछ सुनाओ। कोई नॉकटर्न बजाओ, डोरियन। और बजाते बजाते मुझे धीमी आवाज में बताओ कि तुमने अपनी जवानी कैसे बनाए रखी है। जरूर तुम्हारे पास कोई रहस्य है। मैं तुमसे केवल 10 साल बड़ा हूं और मैं झुर्रियों से भरा, थका हुआ और पीला दिखता हूं। तुम सच में अद्भुत हो, डोरियन। तुम आज जितने आकर्षक लग रहे हो, उतने कभी नहीं लगे। तुम मुझे उस दिन की याद दिलाते हो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम थोड़े ढीठ थे, बहुत शर्मीले और बिल्कुल असाधारण। तुम बदले हो, बेशक, लेकिन रूप में नहीं। काश तुम मुझे अपना रहस्य बता देते। अपनी जवानी वापस पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सिवाय व्यायाम करने, जल्दी उठने या सम्मानजनक बनने के। जवानी, उसके जैसा कुछ नहीं। यह कहना बेतुका है कि जवानी अज्ञान होती है। अब मैं जिन लोगों की राय को सम्मान से सुनता हूँ, वे मुझसे बहुत छोटे लोग हैं। वे मुझसे आगे लगते हैं। जीवन ने उन्हें अपने नवीनतम चमत्कार दिखा दिए हैं। जहां तक बूढ़ों की बात है, मैं हमेशा उनसे असहमत रहता हूं। यह मैं सिद्धांत के तौर पर करता हूं। अगर तुम
उनसे किसी ऐसी चीज़ पर राय पूछो जो कल हुई हो, तो वे बड़े गंभीर होकर तुम्हें 1820 के विचार बताते हैं, जब लोग ऊंचे कॉलर पहनते थे, हर चीज़ पर विश्वास करते थे और कुछ भी नहीं जानते थे। तुम जो बजा रहे हो, वह कितना सुंदर है। मुझे आश्चर्य होता है। क्या शोपा ने इसे मयोर्का में लिखा था, जहां समुद्र विला के चारों ओर रोता था और खारी बूंदें खिड़कियों से टकराती थीं? यह अद्भुत रूप से रोमांटिक है। यह कितना सौभाग्य है कि हमारे पास एक कला अब भी बची है जो नकल नहीं करती। मत रुको, मुझे आज रात संगीत चाहिए। मुझे लगता है कि तुम युवा अपोलो हो और मैं मार्सियास हूं जो तुम्हें सुन रहा है। मेरे अपने भी दुख हैं डोरियन, जिनके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। बुढ़ापे की त्रासदी, यह नहीं कि इंसान बूढ़ा हो जाता है, बल्कि यह कि वह अंदर से अब भी जवान रहता है। कभी कभी मैं अपनी ही सच्चाई पर हैरान हो जाता हूँ। डोरियन, तुम कितने खुश हो, तुम्हारी जिंदगी कितनी अद्भुत रही है। तुमने हर चीज का भरपूर स्वाद लिया है। तुमने अंगूरों को अपने तालू पर कुचल दिया है। तुमसे कुछ भी छिपा नहीं रहा। और फिर भी ये सब तुम्हारे लिए संगीत की ध्वनि से ज्यादा कुछ नहीं रहा। इसने तुम्हें बिगाड़ा नहीं है। तुम अब भी वैसे ही हो। मैं वैसा नहीं हूं हैरी। हाँ, तुम वैसे ही हो। मुझे हैरानी होती है कि तुम्हारी बाकी जिंदगी कैसी होगी। त्याग करके इसे खराब मत करो। इस समय तुम एक परिपूर्ण रूप हो। अपने आप को अधूरा मत बनाओ। तुम अभी बिल्कुल निष्कलंक हो। तुम्हें सिर हिलाने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कि तुम हो। और फिर डोरियन, खुद को धोखा मत दो। जीवन इच्छा या इरादे से नहीं चलता। जीवन नसों, रेशों और धीरे धीरे बने उन कोशिकाओं का मामला है जिनमें विचार छिपा रहता है और जुनून अपने सपने देखता है। तुम खुद को सुरक्षित समझ सकते हो और अपने को मजबूत मान सकते हो, लेकिन किसी कमरे या सुबह के आसमान का एक रंग, कोई खास खुशबू जिसे तुमने कभी पसंद किया था और जो सूक्ष्म यादें लेकर आती है, किसी भूली हुई कविता की एक पंक्ति जो तुम्हें फिर मिल जाए, किसी संगीत के टुकड़े की एक लय जिसे तुमने बजाना छोड़ दिया हो। मैं तुमसे कहता हूँ डोरियन, हमारी जिंदगियां इन्हीं चीज़ों पर निर्भर करती हैं। ब्राउनिंग ने कहीं इसके बारे में लिखा है। लेकिन हमारे अपने इंद्रिय ही इन्हें हमारे लिए रच लेते हैं। ऐसे क्षण आते हैं जब सफ़ेद लाइलैक की खुशबू अचानक मेरे पास से गुजरती है और मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे अजीब महीना फिर से जीना पड़ता है। काश मैं तुम्हारी जगह ले सकता डोरियन। दुनिया ने हम दोनों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, लेकिन उसने हमेशा तुम्हारी पूजा की है और हमेशा करती रहेगी। तुम उस चीज़ का रूप हो जिसे यह युग खोज रहा है और जिसे पाने से ये डरता भी है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने कभी कुछ नहीं किया, ना कोई मूर्ति बनाई, ना कोई चित्र, ना अपने आप से बाहर कुछ भी पैदा किया। जीवन ही तुम्हारी कला रहा है। तुमने खुद को संगीत बना लिया है। तुम्हारे दिन तुम्हारे सोनेट हैं। डोरियन पियानो से उठ खड़ा हुआ और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, हाँ, जीवन अद्भुत रहा है, लेकिन मैं अब वैसी जिंदगी नहीं जीने वाला हैरी। और तुम मुझसे ये बढ़ा चढ़ाकर बातें मत करो। तुम मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते। मुझे लगता है अगर जानते तो तुम भी मुझसे मुंह मोड़ लेते। तुम हंस रहे हो, मत हंसो। तुमने बजाना क्यों बंद कर दिया डोरियन? वापस जाओ और वह नॉकटर्न फिर से बजाओ। उस बड़ी शहद रंग की चांद को देखो जो धुंधली हवा में लटक रही है। वह तुम्हारा इंतजार कर रही है कि तुम उसे मोहित करो, और अगर तुम बजाओगे तो वह धरती के और करीब आ जाएगी। नहीं बजाओगे तो चलो क्लब चलते हैं। शाम बहुत अच्छी रही है और हमें इसका अंत भी अच्छे से करना चाहिए। व्हाइट्स में कोई है जो तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। यंग लॉर्ड पूल, बॉर्नमाउथ का बड़ा बेटा। उसने तुम्हारी टाई की नकल भी कर ली है और मुझसे तुम्हारा परिचय कराने की गुजारिश की है। वह बहुत आकर्षक है और कुछ कुछ तुम्हारी याद दिलाता है। उम्मीद है ऐसा नहीं होगा, डोरियन ने आंखों में उदासी के साथ कहा। लेकिन मैं आज रात थक गया हूं हैरी। मैं क्लब नहीं जाऊंगा। लगभग 11 बजने वाले हैं और मैं जल्दी सोना चाहता हूं।
रुको भी, तुमने आज जितना अच्छा कभी नहीं बजाया। तुम्हारे स्पर्श में कुछ अद्भुत था, उसमें पहले से कहीं ज़्यादा अभिव्यक्ति थी। ये इसलिए है क्योंकि मैं अच्छा बनने जा रहा हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पहले ही थोड़ा बदल चुका हूँ। तुम मेरे लिए नहीं बदल सकते डोरियन, लॉर्ड हेनरी ने कहा। तुम और मैं हमेशा दोस्त रहेंगे। फिर भी तुमने एक बार मुझे एक किताब से जहर दे दिया था। मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। हैरी, मुझसे वादा करो कि तुम वह किताब कभी किसी और को नहीं दोगे। वह नुकसान करती है। हमारे प्रिय मित्र, तुम सच में उपदेश देने लगे हो। जल्द ही तुम धर्म परिवर्तित लोगों और उपदेशकों की तरह घूमोगे, लोगों को उन पापों से सावधान करते हुए जिनसे तुम खुद ऊब चुके हो। तुम इतने मनमोहक हो कि ऐसा नहीं कर सकते। और फिर इसका कोई फायदा नहीं। तुम और मैं वही हैं जो हम हैं, और वही रहेंगे जो हमें होना है। जहां तक किताब से जहर देने की बात है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। कला का कर्मों पर कोई प्रभाव नहीं होता। वह कर्म करने की इच्छा को ही नष्ट कर देती है। वह शानदार ढंग से निष्फल होती है। जिन किताबों को दुनिया अनैतिक कहती है, वे वही किताबें हैं जो दुनिया को उसका अपना शर्मनाक चेहरा दिखाती हैं। बस इतना ही। लेकिन हम साहित्य पर चर्चा नहीं करेंगे। कल आ जाना। मैं 11 बजे घुड़सवारी के लिए जा रहा हूँ। हम साथ जा सकते हैं। और उसके बाद मैं तुम्हें लेडी ब्रैंक्सहोम के यहाँ दोपहर के भोजन पर ले जाऊंगा। वह बहुत आकर्षक महिला है और कुछ टेपेस्ट्री खरीदने के बारे में तुमसे सलाह लेना चाहती है। ध्यान रखना, आना जरूर। या फिर हम अपनी छोटी डचेस के साथ दोपहर का भोजन करें। वह कहती है कि अब तुम उससे मिलते ही नहीं। शायद तुम ग्लैडिस से ऊब गए हो। मुझे तो लगा था तुम हो जाओगे। उसकी चतुर जुबान कभी कभी परेशान करती है। खैर, किसी भी हाल में 11 बजे आ जाना। क्या मुझे सच में आना होगा हैरी? बिल्कुल। पार्क अभी बहुत सुंदर है। मुझे नहीं लगता कि जब से मैं तुमसे मिला था, तब से इतनी अच्छी लाइलैक खिले हों। ठीक है, मैं 11 बजे आ जाऊंगा, डोरियन ने कहा। गुड नाइट, हैरी। दरवाजे तक पहुंचकर वह एक पल के लिए रुका, जैसे उसे कुछ और कहना हो। फिर उसने आह भरी और बाहर चला गया। अध्याय 20। वह एक सुहानी रात थी, इतनी गर्म कि उसने अपना कोट बांह पर डाल लिया और गले में अपना रेशमी स्कार्फ भी नहीं पहना। जब वह सिगरेट पीता हुआ घर की ओर टहल रहा था, तो शाम के कपड़ों में दो नौजवान उसके पास से गुजरे। उसने उनमें से एक को दूसरे से फुसफुसाते हुए सुना, वह डोरियन ग्रे है। उसे याद आया कि पहले उसे कितना अच्छा लगता था जब लोग उसकी ओर इशारा करते थे, या उसे घूरते थे, या उसके बारे में बातें करते थे। अब वह अपना ही नाम सुन सुनकर थक गया था। उस छोटे से गांव का आधा आकर्षण, जहां वह हाल ही में अक्सर जाता रहा था, यही था कि वहां कोई नहीं जानता था कि वह कौन है। वह अक्सर उस लड़की से, जिसे उसने अपने प्रेम में फंसा लिया था, कहता था कि वह गरीब है, और उसने उस पर विश्वास कर लिया था। उसने एक बार उससे यह भी कहा था कि वह बुरा है, और वह उस पर हंस पड़ी थी और बोली थी कि बुरे लोग हमेशा बहुत बूढ़े और बहुत बदसूरत होते हैं। कैसी हंसी थी उसकी, बिल्कुल उस थ्रश पक्षी के गाने जैसी। और वह अपनी सूती पोशाकों और बड़े बड़े हैट्स में कितनी सुंदर लगती थी। वह कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उसके पास वह सब कुछ था जो उसने खो दिया था। जब वह घर पहुंचा, तो उसने पाया कि उसका नौकर उसका इंतजार कर रहा है। उसने उसे सोने भेज दिया और खुद लाइब्रेरी के सोफे पर गिर पड़ा और लॉर्ड हेनरी की कही हुई कुछ बातों के बारे में सोचने लगा। क्या यह सच था कि आदमी कभी बदल नहीं सकता? उसके भीतर अपने बचपन की निष्कलंक पवित्रता के लिए एक तीव्र लालसा उठी। उसका गुलाब सा उजला बचपन, जैसा लॉर्ड हेनरी ने कभी उसे कहा था। वह जानता था कि उसने खुद को दागदार कर लिया है, अपने मन को भ्रष्टता से भर लिया है, और अपनी कल्पना को भयावह बना दिया है। कि वह दूसरों पर एक बुरा प्रभाव रहा है, और उसे इसमें एक भयानक आनंद भी मिला है। और जिन जिंदगियों ने उसकी जिंदगी को छुआ था, उनमें से सबसे सुंदर और सबसे आशाजनक जिंदगियों को उसने कलंकित किया था। लेकिन
क्या यह सब अपूरणीय था? क्या उसके लिए कोई आशा नहीं थी? आह! किस भयानक घमंड और जुनून के क्षण में उसने यह प्रार्थना की थी कि उसका चित्र उसके जीवन का बोझ उठाए और वह स्वयं शाश्वत यौवन की निष्कलंक चमक बनाए रखे। उसकी सारी असफलता उसी के कारण थी। उसके लिए बेहतर होता कि उसके जीवन का हर पाप तुरंत और निश्चित दंड लेकर आता। दंड में शुद्धि होती है। हमें हमारे पापों के लिए क्षमा करो, नहीं, बल्कि हमें हमारी बुराइयों के लिए दंड दो। यही एक न्यायप्रिय ईश्वर से मनुष्य की प्रार्थना होनी चाहिए। वह अजीब सा नक्काशीदार दर्पण जो लॉर्ड हेनरी ने उसे कई साल पहले दिया था, मेज पर रखा था और उसके चारों ओर सफेद अंगों वाले क्यूपिड वैसे ही हंस रहे थे जैसे पहले हंसा करते थे। उसने उसे उठाया, जैसे उसने उस भयावह रात में उठाया था जब उसने पहली बार उस घातक चित्र में बदलाव देखा था और आंसुओं से धुंधली आंखों से उसके चमकते हुए सतह में देखा। कभी किसी ने, जिसने उससे बहुत गहरा प्रेम किया था, उसे एक पागलपन भरा पत्र लिखा था जिसके अंत में ये उपासना भरे शब्द थे: दुनिया बदल गई है क्योंकि तुम हाथी दांत और सोने से बने हो। तुम्हारे होंठों की वक्रता इतिहास को फिर से लिख देती है। ये वाक्य उसकी याद में लौट आए और वह उन्हें बार बार दोहराने लगा। फिर उसे अपनी ही सुंदरता से घृणा हो गई और उसने दर्पण को फर्श पर फेंक दिया और अपने पैर के नीचे उसे चांदी के टुकड़ों में तोड़ दिया। उसकी सुंदरता ही उसकी बर्बादी का कारण थी। उसकी सुंदरता और वह यौवन जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। अगर ये दोनों चीजें ना होती तो शायद उसका जीवन कलंक से मुक्त होता। उसकी सुंदरता उसके लिए केवल एक मुखौटा थी, उसका यौवन केवल एक छलावा। आखिर यौवन होता ही क्या है? एक कच्चा, अधपका समय, सतही भावनाओं और बीमार विचारों का समय। उसने इसकी वर्दी क्यों पहनी? यौवन ने उसे बिगाड़ दिया था। बेहतर था कि वह अतीत के बारे में न सोचे। उसे कोई बदल नहीं सकता था। उसे अपने बारे में और अपने भविष्य के बारे में सोचना था। जेम्स वैन सेल्बी के चर्चयार्ड में एक अनाम कब्र में दफन था। एलन कैंपबेल ने एक रात अपनी प्रयोगशाला में खुद को गोली मार ली थी, लेकिन उस रहस्य को उजागर नहीं किया था जिसे जानने के लिए उसे मजबूर किया गया था। बेसिल हॉलवर्ड के गायब होने को लेकर जो हलचल थी, वह भी जल्द ही शांत हो जाएगी। वह पहले ही कम हो रही थी। वह पूरी तरह सुरक्षित था। और सच तो यह था कि बेसिल हॉलवर्ड की मृत्यु ही उसके मन पर सबसे अधिक बोझ नहीं थी। उसे सबसे अधिक परेशान कर रही थी उसकी अपनी आत्मा की जीवित मृत्यु। बेसिल ने वह चित्र बनाया था जिसने उसकी जिंदगी बिगाड़ दी थी। वह उसे इसके लिए कभी माफ नहीं कर सकता था। सब कुछ उसी चित्र ने किया था। बेसिल ने उससे ऐसी बातें कही थीं जो असहनीय थीं, और फिर भी उसने उन्हें सहन किया था। हत्या तो बस एक पल का पागलपन थी। जहां तक एलन कैंपबेल का सवाल था, उसका आत्महत्या करना उसका अपना फैसला था। उसने खुद चुना था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। एक नई जिंदगी, यही वह चाहता था। यही वह इंतजार कर रहा था। शायद उसने इसकी शुरुआत कर भी दी थी। कम से कम उसने एक निर्दोष चीज को बख्श दिया था। वह अब कभी मासूमियत को नहीं लुभाएगा। वह अच्छा बनेगा। जब उसने हित्ती मर्टन के बारे में सोचा तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उस बंद कमरे में रखा चित्र बदल गया होगा। क्या वह अब भी उतना ही भयानक होगा जैसा पहले था? शायद अगर उसका जीवन शुद्ध हो जाए तो वह चेहरे से हर बुरे भाव का निशान मिटा सकेगा। शायद बुराई के निशान पहले ही मिट चुके हों। वह जाकर देखेगा। उसने मेज से लैंप उठाया और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी खोली, उसके अजीब तरह से युवा दिखने वाले चेहरे पर खुशी की एक मुस्कान चमक उठी और कुछ पल के लिए उसके होंठों पर ठहर गई। हाँ, वह अच्छा बनेगा। और वह भयानक चीज जिसे उसने छिपा कर रखा था, अब उसके लिए डर का कारण नहीं रहेगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। वह चुपचाप भीतर गया, हमेशा की तरह दरवाजा पीछे से बंद कर लिया और चित्र पर से बैंगनी पर्दा हटा दिया। उसके मुंह से दर्द और आक्रोश की एक चीख निकल गई। उसे कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया, सिवाय इसके कि आंखों में चालाकी की एक झलक थी और होंठों पर कपटीपन की मुड़ी हुई रेखा।
वह चीज़ अब भी घृणित थी, अगर संभव हो तो पहले से भी अधिक घृणित। और हाथ पर जमी लाल ओस और भी चमकीली लग रही थी, जैसे अभी-अभी ताज़ा खून गिरा हो। फिर वह काँप उठा। क्या यह सिर्फ़ उसका अहंकार था, जिसने उससे उसका एकमात्र अच्छा काम करवाया था? या कोई नई अनुभूति पाने की इच्छा, जैसा लॉर्ड हेनरी ने अपनी व्यंग्यपूर्ण हँसी के साथ कहा था? या वह प्रवृत्ति कि कोई भूमिका निभाई जाए, जो कभी-कभी हमें अपने से बेहतर काम करने को प्रेरित करती है? या शायद ये सब? और वह लाल दाग पहले से बड़ा क्यों हो गया था? वह किसी भयानक बीमारी की तरह उँगलियों की झुर्रियों पर फैलता हुआ प्रतीत हो रहा था। चित्र के पैरों पर भी खून था, जैसे वह टपका हो। उस हाथ पर भी खून था, जिसने चाकू नहीं पकड़ा था। स्वीकार करे? क्या इसका मतलब था कि उसे स्वीकार करना चाहिए, खुद को समर्पित कर देना और मौत की सज़ा पाना? वह हँस पड़ा। उसे यह विचार ही भयानक लगा। और फिर अगर वह स्वीकार भी कर ले, तो कौन उस पर विश्वास करेगा? मारे गए आदमी का कहीं कोई निशान नहीं था। उससे जुड़ी हर चीज़ नष्ट कर दी गई थी। उसने खुद नीचे की चीज़ें जला दी थीं। दुनिया बस यही कहेगी कि वह पागल है। अगर वह अपनी बात पर अड़ा रहा, तो वे उसे बंद कर देंगे। फिर भी उसका कर्तव्य था कि वह स्वीकार करे, सार्वजनिक अपमान सहे और सार्वजनिक प्रायश्चित करे। एक ईश्वर था जो मनुष्य से कहता है कि वह अपने पाप धरती पर भी स्वीकार करे, सिर्फ स्वर्ग में नहीं। जब तक वह अपना पाप खुद न बताए, तब तक कोई भी चीज़ उसे शुद्ध नहीं कर सकती थी। उसका पाप? उसने कंधे उचका दिए। बेसिल हॉलवर्ड की मृत्यु उसे बहुत छोटी बात लग रही थी। वह तो हित्ती मर्टन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि यह दर्पण, उसकी आत्मा का यह दर्पण, अन्यायी था। अहंकार, जिज्ञासा, कपट, क्या उसके त्याग में इन सब के अलावा कुछ और भी था? कुछ और भी था, कम से कम उसे ऐसा लगता था। लेकिन कौन बता सकता था? नहीं, और कुछ नहीं था। अहंकार में उसने उसे छोड़ दिया था। कपट में उसने अच्छाई का मुखौटा पहना था। जिज्ञासा के लिए उसने आत्मसंयम की परीक्षा ली थी। अब वह यह सब समझ गया था। लेकिन यह हत्या, क्या यह जीवन भर उसका पीछा करेगी? क्या वह हमेशा अपने अतीत के बोझ तले दबा रहेगा? क्या वह सचमुच स्वीकार करेगा? कभी नहीं। उसके खिलाफ अब सिर्फ एक ही सबूत बचा था, वह चित्र। वही सबूत था, वह उसे नष्ट कर देगा। उसने उसे इतने लंबे समय तक क्यों संभाल कर रखा? कभी उसे बदलते और बूढ़ा होते देखना अच्छा लगता था। हाल के दिनों में उसे ऐसा कोई सुख नहीं मिला था। वह रातों को उसकी नींद छीन लेता था। जब वह बाहर होता, तो उसे डर लगा रहता था कि कहीं कोई और उसे ना देख ले। उसने उसके जुनूनों पर उदासी छा दी थी। उसकी मात्र स्मृति ने आनंद के कई क्षण बिगाड़ दिए थे। वह उसके लिए अंतरात्मा की तरह था। हाँ, वह अंतरात्मा था। वह उसे नष्ट कर देगा। उसने इधर-उधर देखा और वह चाकू देखा जिससे उसने बेसिल हॉलवर्ड को मारा था। उसने उसे कई बार साफ किया था, यहाँ तक कि उस पर कोई दाग नहीं बचा था। वह चमक रहा था, दमक रहा था। जैसे उसने चित्रकार को मारा था, वैसे ही वह चित्रकार की कृति को भी मारेगा और उसके साथ जुड़ी हर चीज़ को। वह अतीत को मार देगा और जब अतीत मर जाएगा, तो वह मुक्त हो जाएगा। वह इस विकृत आत्मा के जीवन को समाप्त कर देगा और उसके भयानक चेतावनियों के बिना वह शांति पा लेगा। उसने चाकू उठाया और चित्र पर वार कर दिया। एक चीख सुनाई दी और फिर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि डर के मारे नौकर जाग गए और अपने कमरों से बाहर निकल आए। नीचे चौक में से गुजर रहे दो सज्जन रुक गए और उस बड़े घर की ओर देखने लगे। वे आगे बढ़े, एक पुलिस वाले से मिले और उसे साथ ले आए। उस आदमी ने कई बार घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऊपर की एक खिड़की में रोशनी के अलावा पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद वह चला गया और पास के बरामदे में खड़ा होकर देखने लगा। ये किसका घर है, कांस्टेबल? उन दोनों में से बड़े ने पूछा। मिस्टर डोरियन ग्रे का, सर, पुलिस वाले ने जवाब दिया। वे एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ गए और मुस्कुराए। उनमें से एक सर हेनरी एस्टन का चाचा था। घर के भीतर नौकरों के हिस्से में आधे कपड़ों में नौकर आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। बूढ़ी मिसेस लीफ रो रही थी और अपने हाथ मसल रही थी।
फ्रांसिस का चेहरा मौत की तरह पीला था। लगभग 15 मिनट बाद वह कोचमैन और एक फुटमैन को लेकर ऊपर गया। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने आवाज़ लगाई। सब कुछ शांत था। अंत में दरवाज़ा तोड़ने की असफल कोशिश के बाद वे छत पर चढ़े और बालकनी में उतर आए। खिड़कियां आसानी से खुल गईं। उनके कुंडे पुराने थे। अंदर प्रवेश करने पर उन्होंने दीवार पर अपने मालिक का वही शानदार चित्र देखा, जैसा उन्होंने आखिरी बार देखा था, अपनी अद्भुत जवानी और सुंदरता में। फर्श पर एक मृत आदमी पड़ा था, शाम के कपड़ों में, जिसके दिल में चाकू ढंसा हुआ था। उसका चेहरा सूखा, झुर्रियों से भरा और घृणित था। जब तक उन्होंने उसकी उंगलियों की अंगूठियां नहीं देखी, तब तक वे पहचान नहीं पाए कि वह कौन था।